सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2015 का जेई एडवांस का पेपर जो आईआईटी बॉम्बे ने कंडक्ट करवाया था। 24 मई 2015 को ये कंडक्ट हुआ था। उस टाइम पर पेपर ऑफलाइन मोड में होते थे, पैनल पेपर ओएमआर शीट पर फिल किए जाते थे। आजकल सीबीटी मोड पर होते हैं, उस टाइम पर ऐसा नहीं था। ये वही साल है जब फर्स्ट टाइम -2 की पेनल्टी शुरू हुई थी एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर। जी बिल्कुल, ये फर्स्ट ईयर था, पहली बार जब किसी पर क्वेश्चन पर गलत करने पर पेनल्टी -2 मार्क की थी। और एक और ख़ास बात, 2015 में कोई पार्शियल मार्किंग नहीं थी। 2016 के बाद से पार्शियल मार्किंग शुरू हुई है। 2015 अब तक के जो स्टूडेंट्स, सोचो स्टूडेंट्स के बारे में जो 2015 की प्रिपरेशन कर रहे थे, वो उन्होंने उसके पहले साल के पेपर्स ट्राई किए होंगे। ऑफलाइन मोड में पेपर था और वहाँ पहली बार वो -2 की मार्किंग एमसीक्यू सेक्शन देख रहे हैं, पेपर 1 के अंदर भी, पेपर 2 के अंदर भी, जहाँ पर -2 की मार्किंग है, पेनल्टी है और सही करने पर +4 था और पार्शियल मार्किंग नहीं थी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो स्टूडेंट्स को इसके अंदर थोड़ा मार्क्स स्कोर करने के अंदर डिफ़िकल्टीज फेस हुई थी। और इसी साल में अगर हम बात करें तो कैलकुलस का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था। इंटीग्रेशन के आपको कई सारे सवाल आपको इन पेपर्स के अंदर दिखेंगे, पेपर 1 पेपर 2 में दोनों में जॉइंट। मिक्सिंग बहुत अच्छी की गई है, चाहे कोऑर्डिनेट की मिक्सिंग जो है कैलकुलस के साथ की गई हो, ये मिक्सिंग बहुत अच्छे से की गई है। जो मैच द कॉलम पूछे गए हैं वहाँ पर हर ऑप्शन ए जो PQRS होते हैं हमारे पास, वो सब +2 मार्क्स के थे। मतलब हर एक मैच द कॉलम 8 मार्क्स का बन रहा था। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स ने काफ़ी स्कोर किया था। जैसे हर साल आईआईटी जेई वाले पेपर कंडक्ट कराने के बाद जेई रिपोर्ट रिलीज करते हैं, 2015 की जेई रिपोर्ट मुझे नहीं मिली। रिपोर्ट्स मिली लेकिन क्वेश्चन वाइज डेटा उसके अंदर नहीं दिया हुआ था, जो कि हर साल रहता है। रिपोर्ट है, मेरा कहने का मतलब ये है, जो हर साल मैं हर क्वेश्चन के बाद आपको बताता हूँ ना कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इतने स्टूडेंट ने सही किया, इतने स्टूडेंट्स ने गलत किया, उसका एक्सप्लिसिट डेटा यहाँ पे नहीं दिया गया था। शायद मुझे ऐसा लगता है कि उसका रीज़न ये था कि जो -2 की पेनल्टी थी, उसकी वजह से स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स या जो उनका एक तरीके से जो परफॉर्मेंस है वो उतना बेटर नहीं रहा होगा, शायद इसीलिए उसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया। वरना हर बार 2013, 14, 12, 11, 15 छोड़ के 16, 17, 18 टिल 25, 26 हमेशा वो हर क्वेश्चन का बाइफर्केशन देते हैं। इस साल नहीं दिया था एक्सप्लिसिटली, क्योंकि -2 की पेनल्टी थी, तो बहुत स्टूडेंट्स के बहुत गंदे गंदे मार्क्स भी आए होंगे, ऐसा भी मुझे लगता है। ठीक है, तो 2015 की लर्निंग मेरे हिसाब से ये है कि यहाँ पे आप देखोगे आईआईटी बॉम्बे का ये पेपर था तो कैलकुलस काफ़ी ज़्यादा था, स्पेशली कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपको अच्छा दिखेगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन दिखेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगा, कॉनिक आपको अच्छे से दिखेगा, प्रोबेबिलिटी भी आपको अच्छे से यहाँ पर दिखने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप अप्रोच, इस पेपर को आप अप्रोच कीजिएगा। उसी के साथ साथ कुछ बातें मुझे आपको और बतानी है कि जो अपनी मैथमेटिक्स का इकोसिस्टम है, उसमें मैं आपको कुछ बातें और बताता हूँ। पहली बात तो आपको बुक्स का पता ही है कि आप अपनी जेई की प्रिपरेशन के लिए जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं, ये सब आपके लिए अवेलेबल हैं, जिससे कि आप अपनी जेई की प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। ये नंबर्स ईयर बाय ईयर चेंज होते चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हर साल नए क्वेश्चन इनमें ऐड होते चले जाते हैं। ये आपकी जो हमेशा सदाबहार बुक्स हैं, ये आपके पास हमेशा रहेंगी, जो भी टाइमली बेसिस पर अपडेट होती रहती है। तो अपनी जेई की प्रिपरेशन अगर आपको पसंद है, करना चाहते हैं कि ढंग का रिजल्ट आए, ऐसे नहीं कि सिर्फ नाम के लिए फॉर्म भर रखा है या नाम के लिए जेई की प्रिपरेशन करें, अगर आप सच में चाहते हैं तो दिस इज़ द रिसोर्स जो आपको बहुत हेल्प करेगा। इसी के साथ अगर आपको थ्योरी में डाउट्स आते हैं तो ऑल दीज थ्योरी जो लेक्चर्स हैं, ये सब आपके लिए अवेलेबल है। कि सब बुक ले ली लेकिन समझने में दिक्कत ये आती है कि पढ़े कैसे, उसको कैसे, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कितना पढ़े ताकि जेई एडवांस तक पहुँचे, क्योंकि हर चैप्टर को पढ़ाया तो बोर्ड लेवल पे भी जा सकता है, जेई मेन पर भी और जेई एडवांस पर भी। तो यू कैन ऑलवेज एक्सेस टू दिस वीडियो लाइब्रेरी जो आपको अपनी ऐप पर मिल जाएगी। वहाँ जाके आप इन सबको इन्वेस्ट कीजिए अपने अंदर और सीखिए। सीखना ज़रूरी है, टाइम रहते सीख जाओगे तो रिवीजन का अच्छा टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, फिर आता है कि सब बुक्स के साथ साथ बेसिक मॉड्यूल हम सॉल्व करना चाहते हैं, कोटा का कुछ स्पेशल क्या है तो मैं आपको बता दूं। आपके पास क्लास 11th के ये सारे क्वेश्चंस, हम इसमें से आपके ये सारे चैप्टर्स हमारे कोटा मॉड्यूल सीरीज में आपको ऐप पर दिख जाएंगे। इनमें से कई और चैप्टर हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ये सब भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये टाइमली बेसिस पर अपडेट होती रहती है, इनको यूटिलाइज कीजिए। आपके जेई प्रिपरेशन में अगर आप फर्स्ट टाइम चैप्टर पढ़ रहे हैं या आपको लगता है कि थ्योरी में रिवाइज करना है, कोई एक बुक के साथ साथ मॉड्यूल सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये वो मॉड्यूल्स हैं कोटा के जो ऑलमोस्ट सभी इंस्टीट्यूट के सेम हैं,
इनको बंसल सर ने डेवलप किया था, जो जेई के लिए बहुत सिंक में है, सारी प्रोफाइल्स आपके लिए कवर करते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। सिमिलरली क्लास 12th के लिए भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी कई सारे चैप्टर्स हैं, ये ऊपर के तीनों भी कवर हो चुके हैं। वी आर कीप ऑन फिलिंग दिस चैप्टर्स, तो ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। बाकी आप देखिए 2015 के जो सॉल्यूशंस हमने बनाए हैं, जी जान से आपको प्रोवाइड करवाए हैं, अच्छे से हर क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो आपको मल्टीपल अप्रोचेस भी देखने की वहाँ पर ज़रूरत दिखेगी कि मैंने कैसे मल्टीपल अप्रोचेस से क्वेश्चन बताए हैं। वो सब ज़रूरत है आपकी जेई की प्रिपरेशन के लिए, ये आपको सीखना है। कैसे भी करके अगर आप मल्टीपल मेथड्स की अप्रोच अपने दिमाग के अंदर डेवलप करेंगे, जो ओवरनाइट नहीं डेवलप होने वाली है, टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, लिखे हुए क्वेश्चन से डेटा कैसे रिट्रीव करते हैं, ये प्रोसेस मैंने आपको इन सॉल्यूशंस के अंदर बताया है। तो इसके लिए ही ये सब चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट हो जाती है। कहना यही चाहूँगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट पहले कर लें, फिर सॉल्यूशन देखें। अगर आप मैक्सिमम लर्निंग चाहते हैं तो पहले क्वेश्चन को ढंग से अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद फिर उसका आप सॉल्यूशन देखिए, तो फिर देखिएगा आपकी लर्निंग किस तरीके से एनहेंस होके जाएगी। बेस्ट विशेस मेरी तरफ से, कीप लर्निंग। जे एडवांस 2015 पेपर 1 का एक क्वेश्चन है जो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर पूछा गया है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5/4 cos स्क्वायर 2x प्लस cos पावर 4x प्लस sin पावर 4x प्लस cos पावर 6x प्लस sin पावर 6x इज इक्वल टू 2 इन द इंटरवल फ्रॉम 0 to 2 पाई। ये हम चाहते हैं कि हम इसको यहाँ पे इस तरीके से एड्रेस करें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन जो जे एडवांस 2025 पेपर 1 के अंदर पूछा है, जहां पर हमें न्यूमेरिक रेस्पॉन्स कैटेगरी के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या मार्किंग स्कीम है आप देख लीजिए, सिंगल डिजिट में इसका आंसर आएगा, सही करने पर +4 था, और अगर बाकी सारे केसेस के अंदर इसका मार्क 0 मिलने वाला, यानी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इस इक्वेशन को गौर से देखेंगे, जितना सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं उतना बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये टर्म यहाँ लिखी गई है यहाँ पावर 6 भी लिखा गया है, तो सबसे पहले हम इसी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, करेक्ट। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो cos पावर 4 आएगा, साइन पावर 4 आएगा, फिर 2ab भी माइनस के साथ आएगा, -2 आता है, cos स्क्वायर x आता है और साइन स्क्वायर x आता है। ये डेटा 1 बन जाएगा और ये आपके पास से रिजल्ट आ जाएगा, साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। बात इसकी करते हैं, यहाँ पावर 6 लिखा गया है, इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, इस पूरे का होल क्यूब हम बनाएंगे। तो यहाँ देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला बताइएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसकी पावर क्यूब करेंगे तो cos पावर 6 आ जाएगा, इसकी पावर क्यूब करेंगे तो साइन पावर भी 6 आ जाएगा। फिर आएगा आपके पास है a प्लस बी का होल क्यूब में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी आता है, वो टर्म हमें यहाँ से माइनस करनी होगी। तो जितने अच्छे से हमें ये सारे फॉर्मूले पता है, उतनी हमारी स्पीड यहाँ पर मेंटेन करेगी। ये डेटा है, सिंप्लीफाई होगा तो देखिएगा ये बन जाएगा 1 और ये डेटा भी 1 है, 1 माइनस 3 टाइम्स cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x आपके पास से रिजल्ट बनेगा, ठीक है, अंडरस्टूड। ये डेटा हमने बना दिया। आते हैं इसके सॉल्यूशन पार्ट पर कि क्या अब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखें, कैसे इसको सिंप्लीफाई करें। तो फर्स्ट डेटा इज रिटर्न एज 5/4 cos स्क्वायर 2x, ठीक है। अब ये जो सेकंड वाली जो दो टर्म्स का समेशन है, इसको हमने देख लिया है, क्या लिखा हुआ है ये, इट्स गोइंग टू बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ठीक। फिर अपने पास एक और दो टर्म्स का समेशन है, उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ये डेटा आपके पास है, सामने लिखा गया है 2, सामने जो लिखा गया है वो है 2, ठीक है। इस वाले 1 से ये वाला 1 कैंसिल है और ये वाला 2 भी आपके पास से कैंसिल आउट हो जाता है, अंडरस्टूड। चलिए बनाते हैं इसको, क्या बनाए, ये है 5/4
कॉस स्क्वायर 2x, यहाँ 2 और 3 मिलके 5 बन जाएगा, 5 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, जिसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5/4 हमने बना दिया और यहाँ डेटा बनाया 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, 5/4 से 5/4 कैंसिल है, कॉस स्क्वायर 2x आपके पास है, यहाँ पर साइन 2x है, साइन स्क्वायर 2x आपके पास होल स्क्वायर में आ जाएगा। सो अल्टीमेटली वी आर हैविंग जस्ट अ सिंपल इक्वेशन tan स्क्वायर 2x एज 1। ये डेटा आपके पास से निकल के आता है। तो जो जैसा एक्सप्रेशन गिवन है उसके हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले यूटिलाइज करते हुए हमने पहले इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ हम पहुँचे। कौन से फॉर्मूले हम यूटिलाइज कर रहे हैं वो मैं आपको फिर से बता दूँ। हमने एक तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है उसको लिखने की कोशिश की है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, जो यहाँ पर प्रोसेस बनाया है। वहीं अगर हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब भी लिखा गया है तो वो आपके पास बनेगा a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab एंड a प्लस बी। ये भी रिजल्ट आपके पास है। तो इन दो फॉर्मूलों को यूटिलाइज करते हुए सिंप्लीफिकेशन के बाद हम यहाँ आते हैं। अब बनाइए ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 और ये होता है आपके पास से tan स्क्वायर π/4 45 डिग्री। जनरल सॉल्यूशन 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/4, आप x पर जाएंगे, n π/2 प्लस माइनस π/8 आपके पास से डेटा बना। अब हमें क्या काउंटिंग करनी है, 0 से 2 पाई के बीच में कितने सॉल्यूशंस आएंगे वही हमारी यहाँ पर फाइनल काउंटिंग आंसर बनेगा। तो इसके लिए हम अगले पेज पर चलते हैं और जो डेटा हमारे पास लिखा गया है वो है x इक्वल टू n π/2 प्लस माइनस π/8। यही है, एक बार मैच कर लें। यस, x अपने पास लिखा गया है 0 से लेके 2 पाई के बीच में। ठीक है, चलिए ढूंढना शुरू करते हैं आंसर। सबसे पहले हम n को ही 0 रख लेते हैं, तो फिर मेरे पास यहाँ से डेटा बनेगा। अगर मैंने 0 रखा है तो प्लस π/8 को हम अकाउंटेबल कंसीडर करेंगे, माइनस π/8 हम रिजेक्ट कर देंगे। n की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव हमें आंसर चाहिए तो नेगेटिव रखने से बात बनेगी नहीं, -1 रखेंगे तो इस इंटरवल में नहीं आएगा। 1 हमने रखा, वी आर हैविंग π/2 प्लस माइनस π/8। आप अगर प्लस पिक करते हैं तो यहाँ पर 4 और ये आपके पास से 5 π/8 आपके पास से बनेगा। और अगर आपने माइनस से पिक किया, 4 से अगर आपने यहाँ पर रखा तो 4 यहाँ पर आएगा, माइनस करने के बाद ये बनता है 3 π/8। ऑल्दो हमें सिर्फ काउंटिंग से मतलब है तो आप सिर्फ एग्जैक्ट डेटा ना निकाल के काउंट भी कर सकते हैं। n की वैल्यू हमने 2 रखी, 2 रखेंगे तो आपके पास आएगा पाई प्लस माइनस π/8। फिर से आपके दो आंसर्स आएंगे, एक आएगा 7 π/8 जब आप माइनस लेंगे, प्लस लेंगे आपके पास से तो 9 π/8। दोनों इसी इंटरवल में है 0 से 2 पाई। n इक्वल टू 3 अगर हम लेते हैं तो आपके पास डेटा बनेगा 3 π/2 प्लस माइनस π/8। ये दोनों आंसर्स आपके पास एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, डायरेक्टली बात बोल देना कितने आंसर्स आएंगे किताब में लिखने के लिए आसान होता है, और स्टूडेंट को तो हर बार उसको चेक करके देखना पड़ता है कि सच में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों एक्सेप्टेबल हैं। आप प्लस वाला डेटा रखेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 और 3 12 होता है। वी आर गेटिंग दिस एज 13 π/8 अगर हम प्लस लेते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास से 12 आता है, 12 माइनस 1 करेंगे 11 π/8 आता है। दोनों एक्सेप्टेबल है। आगे चलें, n की वैल्यू अब हमने यहाँ पर 4 पिक की। 4 जब हम यहाँ पर रखेंगे तो आपके पास से यहाँ से डेटा बनता है 2 पाई प्लस माइनस π/8। तो आपके पास डेटा बनेगा 2 पाई प्लस π/8। एक तो ये इंटरवल के बाहर चला गया है और सेकेंड वाला है आपके पास 2 पाई माइनस π/8। यस, दिस इज एक्सेप्टेबल, 15 π/8। ठीक है, सो लेट काउंट देम, कितने फाइनल आंसर्स आए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। वी आर हैविंग 8 सॉल्यूशंस।
सो 2015 पेपर 1 का ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन न्यूमेरिक रेस्पॉन्स इंटीजर टाइप के अंदर पूछा गया, उसका फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है 8। अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के हिसाब से, और अगर आप ट्रिगो को बेसिक मानकर चलते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा इसका कैलकुलस में भी होगा। तो अच्छे से टाइम स्पेंड कीजिए क्लास 11th के अंदर जब आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाता है। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। आपको किसी पर्टिकुलर कोर्स के अंदर अगर रिक्वायरमेंट है पर इसको पढ़ने के लिए, तो आप में ट्रिग्नोमेट्री वाले बुक यूज में ले सकते हैं और उसके वीडियो कोर्सेज भी आप काम में ले सकते हैं। कीप सॉल्विंग। Let the curve C be the mirror image of parabola y square is equal to 4x with respect to the line x plus y plus 4 equal to 0. If A and B are the points of intersection of C with the line y equal to -5, then the distance between capital A and capital B. Question asked in JEE Advanced 2015 पेपर 1। न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर पूछा गया जहां पर 0 से 9 के बीच में इंटीग्रल आंसर्स आएंगे और सही करने पर +4 की मार्किंग है और गलत करने पर देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग। सही करने पर +4, नहीं कुछ भी, अब अदर केसेस देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। पर आंसर जो भी आने वाला है वो सिंगल डिजिट इंटीजर इसका आंसर आएगा, ये बात हमें समझाएंगी। पैराबोला कोऑर्डिनेट का एक क्वेश्चन है जहां पर इमेज की बात हो रही है। यहाँ पर मैं आपको 2 मेथड्स बताऊंगा। कितने? 2 मेथड्स, ठीक है। सेकंड वाला जो मेथड है उससे आंसर आप देखिएगा क्या जल्दी आया या फिर कम टाइम लगा, वो दैट वी विल डिस्कस, है ना। शुरुआत से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यूजिंग द फर्स्ट वे। अब देखो यहाँ हो क्या रहा है, फर्स्ट मेथड हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। आपको कर्व से निकालना है जो कि मिरर इमेज है, किसकी? पैराबोला की। इस पैराबोला की मिरर इमेज हमें लेनी है। ये बनाया मैंने यहाँ पर पैराबोला। पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। यहाँ पर अगर आप कोई भी पॉइंट लेना चाहेंगे, पैराबोला पर पॉइंट लिया जाता है 80 स्क्वायर 280। और क्योंकि यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, तो मैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट अगर लूंगा तो वो t स्क्वायर 2t बन जाएगा। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। t को चेंज करते जाइए, आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जो सब इसी कर्व के ऊपर लाई करते हैं। तो किसी लाइन के अबाउट एक पॉइंट की इमेज लेना आसान होता है, तो हमने इस कर्व को पॉइंट फॉर्मेट में चेंज कर दिया कि यहाँ पर x की वैल्यू t स्क्वायर है और y की वैल्यू 2t है। कोई भी कर्व हो पॉइंट्स को बनाने से ही बनता है। तो यहाँ पर हम जिस लाइन के अबाउट इमेज चाहते हैं, ये है x प्लस y, तो ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये वो लाइन है। अब हम चाहते हैं इसकी इमेज ली जाए, तो हर पॉइंट की इमेज यहाँ आएगी, हर पॉइंट की इमेज यहाँ बननी चाहिए, तब जाके वो मिरर इमेज बनेगा, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर पैरामेट्रिक पॉइंट अज्यूम कर लिया है। अब हम इसकी इमेज यहाँ पर बना लेते हैं। सो लेट्स डिस्कस द इमेज ऑफ पॉइंट P विच इज t स्क्वायर 2t अबाउट द लाइन जो है x प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इमेज का फॉर्मूला लगाएंगे, x माइनस x1 अपॉन x कोफिशिएंट 1, y माइनस y1, y का कोफिशिएंट 1, -2 आता है, ये t स्क्वायर है, 2t है, प्लस 4 आता है। x और y के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का सम हम यहाँ बना देंगे, यहाँ से डेटा आता है। -t स्क्वायर यहाँ से कैंसिल होगा, x की वैल्यू आपके पास से 2t माइनस 4 होती है। यहाँ पे आप जाइए, t स्क्वायर -4 आता है आपके पास, ठीक है। x की वैल्यू आई आपके पास -2t माइनस 4, y की वैल्यू आपके पास -t स्क्वायर -4। अब हमें क्या करना है, x और y में रिलेशन चाहिए, तो सिंपल सी बात है, यहाँ से t को एलिमिनेट कर देते हैं। तो चलिए t को एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ 2t है आपके पास से, -4 माइनस x आपके पास बनेगा। सो वैल्यू ऑफ t इज कमिंग एज 2 माइनस x बाई 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ t। हमें स्क्वायर भी करना है, 4 आता है, x स्क्वायर बाय 4 आता है 2ab। तो यहाँ पर आपके पास जो कॉम्बिनेशन बनेगा +2x का बनेगा, एंड इट इज -4, ठीक है। आप देखिएगा कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है, यहाँ पर क्या ये डेटा बनने वाला है। t का स्क्वायर था 4, x स्क्वायर बाय 4, 2ab आपके पास 2x है। आगे चलते, -4 विल कम एज -8, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 -2x आपके पास से बनेगा। सिंप्लीफाई करते हैं, इस साइड लेकर आते हैं, हमारे पास ग्राफ आ गया है।
So we are having this as 4y is equal to minus x square minus 8x minus 32. ये आ गया वो कर्व C जिसका नाम दिया गया है. So this is कर्व C. Yes or no? ये कर्व C आपके पास आ गया. अब पढ़ते आगे क्या पूछा है. अब पूछा है A and B are the point of intersection of C with respect to the line y equal to -1. अब y equal to -1 आप -5 आपको दिया गया है. आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दीजिए. रखिए यहाँ पर. तो -20 आएगा. माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 32. सिंप्लीफाई कीजिए. ये इधर चला जाएगा तो आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12. फैक्टराइजेशन की तरफ हम निकल पड़े हैं. 12 के फैक्टर 6 और 2 होता है. सम करते हैं तो 8 आता है. अब जितनी अच्छी हमारी कैलकुलेशन होगी उतना जल्दी हम आंसर तक पहुंचेंगे, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ कॉन्सेप्ट से बात नहीं बनेगी. हमारे पास उसको सॉल्व करने के लिए टाइम जिसका कम होगा वो जल्दी आंसर की तरफ पहुंचेगा. तो टाइम बचाना है ताकि जो सवाल आधे आधे एग्जाम में रह जाता है उनको हम कंप्लीट कर पाएं. ठीक है, ये आ गया आपके पास. 2 पॉइंट्स आगे. सो नाउ वी आर हैविंग पॉइंट्स ए एंड बी. पॉइंट ए आपके पास है -2, -5. पॉइंट बी आपके पास है -6, -5. तो ए बी डिस्टेंस, जो डिस्टेंस हमसे निकालने को बोला है, आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दीजिए. क्योंकि y कोऑर्डिनेट सेम है तो आप देख सकते हैं -2 एंड -6, ये डिफरेंस अगर हम लेंगे तो हमारे पास प्यार भरा आंसर आ गया है 4. दिस इज आवर फाइनल आंसर. तो एक पैराबोला का लाइन के अबाउट इमेज लिया. पैराबोला पैरामेट्रिक में कन्वर्ट किया. इस पर हर जगह ये पॉइंट यहाँ पर लाई करता है. आप इस लाइन के अबाउट इमेज लेंगे तो ये यहाँ भी आएगा P डैश इमेज. ये पॉइंट आया आपके पास P डैश. दिस वाज द पॉइंट जो x और ty की टर्म्स में आ रहा था, t की टर्म्स में, x और y के कोऑर्डिनेट. तो ये कर्व C बना. फिर सॉल्व किया y इक्वल टू -5 के साथ. फिर पॉइंट से डिस्टेंस निकाली. जैसा मैंने शुरू में बोला कि मेरे पास इसका सेकंड मेथड भी है. क्या हम इसको थोड़ा और स्मार्टली कर सकते हैं, ये हम सोचने की कोशिश करते हैं. तो देखो, अभी एक पैराबोला था जिसका एक लाइन थी अपने पास x + y + 4 = 0. इसके अबाउट इमेज लिया. क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस के अंदर हम इंटरेस्टेड है. डिस्टेंस के अंदर मतलब कोऑर्डिनेट नहीं पूछा है, डिस्टेंस पूछा है. ठीक है, तो डिस्टेंस का तो फिर हम थोड़ा सोचते हैं. तो ये जो कर्व C है, इस पैराबोला की इमेज आया इधर, और फिर इस इमेज लाइन को y इक्वल टू -5 एक लाइन थी. कौन सी लाइन थी? y इक्वल टू -5 लाइन, जो कैसी होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन. x इक्वल टू कॉन्स्टेंट वर्टिकल लाइन होती है, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन होती है. जब इस कर्व C को इससे जहां कट किया होगा वो पॉइंट A एंड B थे. अब मैं आपको इसी का सेकंड मेथड बताता हूं. ठीक है, तो देखिएगा, ये लाइन और ये आपका यहाँ पर कहीं पर कुछ पैराबोला था, और यहाँ पर ये इसका कर्व C. ठीक है, ये हम सीख रहे थे. अब सुनिएगा, ये लाइन हमें मालूम है और इसके अबाउट एक लाइन यहाँ पर बनने वाली है. दैट लाइन इज y इक्वल टू -5. इसने इस कर्व C को कट किया 2 पॉइंट्स पर, A एंड B. करेक्ट, यही बात है. तो ये जो A और B है, ये पूरा कर्व यहाँ पर इधर इमेज आया है, और ये डिस्टेंस AB हमसे पूछी जा रही है. सही बात है. इस लाइन का स्लोप क्या है ये आप देख लीजिए. इस लाइन का स्लोप आपके पास है x + y + 4 = 0, यानी ये 45 डिग्री पर नेगेटिव x एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड होगी. ऐसे होगी अगर हम इसका एग्जैक्टली प्लॉटिंग देखें यहाँ पर, तो इसका ये एंगल आपका 45 डिग्री होगा. क्योंकि मैं y इक्वल टू कितना बात कर रहा हूँ, y इक्वल टू -5, ये है y इक्वल टू -5, तो इसके साथ भी एंगल 45 डिग्री होगा. तो अगर मैं इस लाइन का इसके अबाउट इमेज लेने की सोचूं, इस लाइन का, अभी मैं कर्व की इमेज ले रहा था, ध्यान से सुनिएगा. अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन का इस लाइन के अबाउट इमेज लूंगा तो ये बन जाएगी लाइन. ठीक है, वर्टिकल लाइन आ जाएगा. तो क्या हम पहले इस पॉइंट को निकाल सकते हैं जहां पर ये दोनों मिलते हैं? दिस इज y इक्वल टू -5 एंड दिस लाइन इज -5 रखिए यहाँ पर y की जगह, तो आपके पास से 1 आता है. सो दिस पॉइंट इज कमिंग एज 1, -5. ठीक है, 1, -5.
सो दिस पॉइंट इज कमिंग एज 1, -5। तो ये 45 पर है, इमेज लेंगे तो इधर भी एंगल 45 पर आएगा, और ये 90 बन गया तो फिर ये लाइन आपके पास से वर्टिकल लाइन बन जाएगी। वर्टिकल लाइन इस पॉइंट से पास होगी तो उसके कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 1 आ जाएंगे। बात आई समझ में? तो यहाँ से ये जो लाइन बनेगी ये वर्टिकल लाइन आ जाएगी, इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू 1। तो हमने ये जो कर्व बना, अब इस बार पैराबोला की इमेज नहीं ले रहे हैं, हम इस लाइन की इमेज यहाँ लेने वाले हैं। ये जहाँ a और b पर कट करते हैं, अब ये कट करेंगे a डैश और b डैश पर। कहाँ कट करेंगे? ए डैश और बी डैश पर, क्योंकि ये एक दूसरे के इमेज हैं। तो जितनी डिस्टेंस ए बी बनेगी उतनी ही डिस्टेंस ए डैश बी डैश भी बनेगी। क्या इस बात पे आप एग्री करते हैं? करेक्ट बात है। तो अब हमारे पास कुछ नहीं करना, जो पैराबोला है वो हमारे पास लिखा हुआ है, वो है y² इज इक्वल टू 4x। कर्व की इमेज c लेकर आने चाहते थे, इसकी इमेज लाइन के अबाउट 4, ये y इक्वल टू -5 से सॉल्व करते हैं। अब हम y इक्वल टू -5 की इस लाइन के अबाउट इमेज ले लिए हैं, तो वो x इक्वल टू 1 आया है। ठीक है, तो मैं ये बात लिख भी देता हूं कि इमेज ऑफ लाइन y इज इक्वल टू -5 अबाउट द लाइन x प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 आ गया है, तो यहां से आप इसको इसके साथ सॉल्व कीजिए। तो मेरे पास y² की वैल्यू 4 है, मेरे पास y यहां से आपके पास +-2 आते हैं। a डैश आपके पास 1, 2 बनेगा, b डैश आपके पास 1, -2 बनेगा। तो जो हमें रिक्वायर्ड है ए बी, वो किसके बराबर होगा? वही a डैश b डैश के भी बराबर होगा। आप डिस्टेंस निकाल दीजिए, ये आपके पास से 4 आ जाएगा। ये भी आपके पास से कितना निकल के आ गया? 4 निकल के आ गया। तो कौन सा मेथड अच्छा लगा आपको, फर्स्ट या सेकंड? पैराबोला की इमेज ना लेके हमने इस लाइन के साथ ये जो जहां कट हुआ है इसकी इमेज इधर ले लिया है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम ही होगा। तो फिर यहाँ a डैश b डैश निकाल देंगे, तो यहाँ पर ये आसान है, x इक्वल टू 1 को इसके साथ सॉल्व करना, पॉइंट से आगे डिस्टेंस आ जाएगी। ओके, तो देखा आपने सेकंड वाला मेथड रिलेटिवली ज़्यादा इजी है। फर्स्ट वाला मेथड थोड़ा टाइम टेकिंग था, बनाया। आने दोनों चाहिए एग्जाम के अंदर, मेथड्स हमें दोनों एग्जाम के अंदर आने चाहिए सॉल्व करने के लिए। ओके, ठीक है। सो कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग, और ऐसे और बेहतरीन चीज़ें सीखने के लिए कनेक्टेड रहिएगा हमेशा। The minimum number of times a fair coin needs to be tossed so that the probability of getting at least 2 heads is at least 0.96। ये क्वेश्चन हमें जी एडवांस 2015 पेपर 1 न्यूमेरिक रेस्पॉन्स, जहां पर ऑप्शन आंसर्स आपके सिंगल इंटीजर्स में आएंगे, वहां पूछा गया है। मार्किंग इसकी +4 है सही करने पर, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जो भी आंसर्स आपके पास आएंगे सिंगल डिजिट में आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स 0 और नॉन नेगेटिव बोलना चाहूंगा तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं उसको हम ध्यान से देखेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ फेयर कॉइन नीड्स टू बी टॉस्ड, सो इट हैज एटलीस्ट 2 हेड्स एज एटलीस्ट 0.96। तो यहाँ पर 2 बार तो वर्ड एटलीस्ट यूज में लिया है, 1 बार वर्ड मिनिमम लिया है, तो टॉस किया जा रहा है बार बार। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ टॉसिंग आपको करनी है। सो लेट्स से लेट कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स। ठीक है, n बार सिक्के को उछाला गया है, नो प्रॉब्लम, और हमें n की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो पता रहे कि चाहते क्या है, ये हमें निकालना है। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? फेयर कॉइन है, यानी हेड और टेल आने के चांसेस इक्वल है, ये इस वर्ड का मतलब है। तो इसको समझ के हम आगे बढ़ेंगे। इन सभी सॉल्यूशंस में आपको एक ही बात सिखाता हूँ, एक क्वेश्चन गिवन होता है तो उसको अप्रोच कैसे करते हैं, सोचते कैसे हैं। डायरेक्टली सॉल्यूशन जब सामने आ जाता है तो पता नहीं चलता, इसलिए लिखा कैसे। तो मैं आपको वही लाइन बाय लाइन पूरे क्वेश्चन को डिकोड करना सिखाता हूँ, चाहे चैप्टर वो कोई सा भी हो। अप्रोच अगर आप सेम रखेंगे, कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं तो सवाल बनेंगे, वरना एक प्रॉब्लम आ जाती है कि सर थ्योरी तो लगता है कि क्लियर है लेकिन सर सवाल नहीं बनते हैं। ठीक है, तो आइएगा। तो फेयर कॉइन है, हेड एंड टेल की इक्वल चांसेस हैं। इसका मतलब ये है
कि अगर हम हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालें और टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालें, दैट इज 1/2। ठीक है, टॉसिंग किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। अब आइए यहां पर, अब हम चाहते हैं कि जब n बार उछाला है आपने, सो एटलीस्ट 2 हेड्स हमारे पास आ जाएं। जब n बार उछालेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम क्या आया, सेकेंड टाइम क्या बना, थर्ड टाइम क्या आया, फोर्थ टाइम क्या बना, n-1 टाइम क्या हुआ और nth टाइम्स क्या आता है, उसमें से कम 2 हेड आने चाहिए। सो एटलीस्ट 2 हेड। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपको नजर आती हैं? हो सकता है कि सर सारे ही टेल आ जाए, हो सकता है कि यहाँ पर n-1 टेल आए, 1 हेड आए, हो सकता है n-2 आपके पास टेल आए और 2 हेड आए। ऐसे बहुत सारे केसेस यहाँ पर बनेंगे। एक ये भी केस बनेगा सारे ही हेड आ जाए, सारे ही टेल आ जाए, है ना। तो बहुत सारे केसेस यहाँ बनने वाले। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एटलीस्ट 2 हेड आए। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटीज का सम कितना बनेगा, 1। कितना बनेगा, 1। तो मैं आपसे चाह रहा हूं कि आपके कम से कम 2 हेड आए। तो ये क्या होना चाहिए, 1 माइनस नो हेड्स, एक बार भी हेड ना आए, और एग्जैक्टली 1 हेड आए। अगर हमने ये केस 1 में से हटा दिया तो क्या हमारे पास ये बात इक्वल बन जाएगी। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 हेड्स, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, n-1 हेड एंड टोटल n हेड्स। करेक्ट। ठीक है, इस बात का ऐसे भी समझ सकते हो कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सभी का जब सम निकलेगा, इसका मतलब ये होगा कि नो हेड, प्रोबेबिलिटी बनेगी 1 हेड, प्रोबेबिलिटी बनेगी 2 हेड, है ना। बता रहा हूं आपको, प्रोबेबिलिटी बनेगी 3 हेड। अगर आपको ऊपर वाली लाइन में दिक्कत है तो मैं समझाने के लिए सारा लिख रहा हूं। यहां बनेगा n-1 हेड्स, फिर अब ये भी बनेगा कि सारे के सारे हेड्स आ गए। जब हमने सारी पॉसिबिलिटीज ले ली हैं तो सबकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, 1। जब मैं एटलीस्ट 2 लिखता हूं, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड बाय एटलीस्ट, कम से कम, मिनिमम। मैंने बोला आपके एटलीस्ट 2 मार्क्स आए हैं, इसका मतलब क्या है, या तो 2 आए हैं, 2 से ज़्यादा भी आए हैं। तो ये सब आपके पास केसेस जितने लिखे गए हैं, ये सब आपके एटलीस्ट 2 हैं, 2, 3, 2 एंड 2 मोर। तो दिस इज योर एटलीस्ट, दिस इज एटलीस्ट 2 हेड्स। सो अंडरस्टूड, क्या बनी बात, ये एटलीस्ट 2 है। ये दोनों केसेस आपके पास 1 में से माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास ऊपर वाली कंडीशन आ जाएगी। करेक्ट, बात बनी। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो प्रोबेबिलिटी है जहां हम बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट 2 हेड्स आपके पास आए, यहां है 1, एक बार भी हेड नहीं आना चाहिए, तो हर बार क्या आया होगा, टेल। ठीक है, तो जहां पर बाइनरी प्रोबेबिलिटी का आपको यूटिलाइजेशन करना होगा कि यहां पर जब एक बार भी हेड नहीं आया है तो इसका मतलब टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दोबारा फिर से 1/2, दोबारा फिर से 1/2, ऐसे करते करते आपके पास n टाइम्स हर बार आपको यहाँ पर हेड लिखना होगा, टेल की प्रोबेबिलिटी लिखनी होगी ताकि एक बार भी हेड ना आए। माइनस एक बार हेड आया तो ये कॉइन उछालने का कार्यक्रम n बार हुआ था। अब हो सकता है कि वो 1 हेड फर्स्ट प्लेस पर ही आ गया, शुरू में ही आ गया, हो सकता है सेकंड टाइम आए, हो सकता है थर्ड टाइम आए, हो सकता है कि फोर्थ टाइम आए, हो सकता है कि लास्ट वाले टाइम आए, हो सकता है सेकंड लास्ट टाइम आया हो। तो उन n सीक्वेंसेज में एक बार nc1 एक बार आपके पास हेड आया होगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी है हाफ, और बाकी बचे हुए टाइम आपके पास से बनेगा टेल। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी हुई 1/2 पावर n-1। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमारे पास बना। तो इस प्रोबेबिलिटी को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम यहां से 1/2 पावर n, n ऊपर आता है 1/2 पावर n, ये डेटा हमारे पास बनता है। अंडरस्टूड। अब देखो इस प्रोबेबिलिटी के बारे में एक और वर्ड लिखा है इंग्लिश में। सो गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स इज एटलीस्ट 0.96। अब ये जो डेटा लिखा है इसको समझना है कि ये क्या हुआ है। तो ये 0.96 है, यानी दिस डेटा, इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू या इससे ग्रेटर ही रहेगा। सो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.96।
So this is greater than or equal to 0.96. So is at least 0.96, so it is greater than or equal to 0.96. अब हमारे पास ये इनइक्वालिटी बन गई है जिसको कि हमें सॉल्व करना है। तो अगर आप इसको देखें तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ यहाँ पर, फिर हम इसको सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। 1 माइनस दिस डेटा, यहाँ 2 पावर n आपके पास से कॉमन आ जाएगा, n+1 अपॉन 2 पावर n, तो ये आपके पास यहाँ बनेगा 2 पावर n एंड इट इज 0.04 n+1। ये 2 पावर n आपके पास आता है, 4/100 आपके पास आता है, यहाँ आपके पास है 2 पावर n, 25 आपके पास है और ये है n+1। अब इस इनइक्वालिटी को जो सबसे छोटा n सेटिस्फाई करेगा वो वर्ड पूछा गया है, मिनिमम। तो इसके लिए हम वेरीफाई करते हैं, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आप सोचिए क्या 1 सेटिस्फाई करेगा? नहीं, यहाँ 2 आ जाएगा, वहाँ 50 आ जाएगा। आप 3 रख के देखिए, क्योंकि और कोई तरीका है नहीं, एक तरफ एक्सपोनेंशियल एक तरफ लीनियर लिखा हुआ है। तो आप थोड़ा डिटेल्स रखते हुए चलिए, आप अगर 3 रखेंगे तो आपके पास यहाँ 8 आता है, यहाँ आपके पास ये बन जाएगा, गलत बात है। आगे चलिए 4 रखिए, 4 से भी बात बनेगी नहीं क्योंकि 16 ही बनेगा। 5 रखेंगे 32, आप 5 रख के देखिए तो आपके पास यहाँ 32 आता है, या 5 + 1 150 आता है, ये भी गलत है। आगे चलिए 6 रख के देखिए, 2 पावर 6 अगर आप करते हैं तो आपके पास आता है 64। 6 आपने यहाँ पर रखा तो ये 175 आपके पास आता है। आप यहाँ पर 7 रखिए, 7 2 पावर 7 आप रखेंगे तो 128 आता है। 7 यहाँ पर रखेंगे तो 8 आता है आपके पास से, और 8 आपके पास से बनेगा ये 200, ये भी गलत है। 128 200 से छोटा होता है, ग्रेटर की बात नहीं है। 8 अगर हमने रखा, फर्स्ट टाइम 8 रखा, 2 पावर 8 कितना होता है सोच के बताइएगा। ये आपके पास है 256 आता है। आप 8 यहाँ रखेंगे तो 9 आता है, 25 × 9 आपके पास है 225 आता है। यस, दिस इज ट्रू। 256 की वैल्यू 225 से ग्रेटर होती है, ये वाली बात मिनिमम वैल्यू 8 पर जाकर हमें पता चला है। सो n का अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है तो दिस विल कम एज एन 8। तो हमारे पास यहाँ पर 8 आता है। तो टॉप क्लास क्वेश्चन है, ब्रिलियंट क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की टेस्टिंग भी होगी। 2 जगह वर्ड एटलीस्ट लिखा है, फिर n की मिनिमम वैल्यू पूछी है। लेकिन ऐसे कई सवाल जे एडवांस में तो पूछने शुरू किए थे, इसके बाद मेंस वालों ने ऐसे सवाल कई सारे पूछे हुए हैं। तो मैथ्स का पेपर आप जानते हैं कि दोनों में ही अच्छा आता है, तो इसको आप ग्रिप बनाइए। और ऐसे कई सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आप जब इनको एक साथ सॉल्व करेंगे ना तो दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन, ये जो कॉइन वाले ऐसे क्वेश्चन जो कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के होते हैं, जहाँ पे एटलीस्ट वर्ड लिखा रहता है, जैसे यहाँ पर कॉइन उछाला है, इसके ऐसे भी सवाल बनते हैं जहाँ पर बॉम्बार्डिंग की जाती है, टारगेट किया जाता है, फायरिंग की जाती है, वो सारे सवाल भी इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे n फायर किए हैं, बताइए क्या सक्सेस प्रोबेबिलिटी होगी, कितने फायर करने चाहिए, वो सब इसी के ऊपर होते हैं। तो ध्यान से पढ़िए, यहाँ एटलीस्ट 2 हेड थे, तो 2 हेड का मतलब 1 माइनस नो हेड्स माइनस एग्जैक्टली 1 हेड, इनकी प्रोबेबिलिटीज लिखिए। और ये एटलीस्ट 0.96 है, दैट वी नीड टू फिगर इट आउट कि हम कैसे इसको लिखें। तो ये थी आपकी कंडीशन, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.96। सिंप्लीफाई करके फिर हम पहुंचे यहाँ पर कि इसका केसेस क्या बना है। ये आपको हिट एंड ट्रायल से ही देखना होगा। आप 8 से आगे कभी भी चले जाओ, ये बात हमेशा ट्रू होगी, क्योंकि वो लीनियर है। यहाँ एक्सपोनेंशियल लिखा है, थोड़े वैल्यूज के बाद एक्सपोनेंशियल बहुत ट्रिमेंडसली इन्फिनिटी की तरफ जाता है, इसके पास हायर वैल्यूज होती हैं। तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी हायर देन दिस डेटा। पर आफ्टर और इक्वल टू 8 किसी पास आते ही ये वैल्यू ऐसा होना शुरू हो जाता है। सो मिनिमम वैल्यू वी आर गोइंग टू मार्क 8 एज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो किसी भी चैप्टर से डरे नहीं और हर कॉन्सेप्ट को ढंग से सीखते हुए चलिए। कीप लर्निंग। Let n be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that all the girls stand consecutively in the queue. Let m be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that exactly 4 girls stand consecutively in the queue.
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m बाई n। ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन, पीएनसी के ऊपर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जो जेई एडवांस 2015 पेपर 1 का ये सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करते हैं, एक एक लाइन को डिकोड करते हैं और इस अरेंजमेंट की प्रॉब्लम को कंक्लूड करते हैं। लिखा है कि एन विद नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन स्टैंड इन ए क्यू सच ए वे ऑल द गर्ल्स स्टैंड आर कॉन्जिक्यूटिवली इन द क्यू। ये हो गया आपके पास से एन के बारे में। तो जो 5 बॉयज हैं 5 गर्ल्स हैं, हम ये चाहते हैं, इसका मतलब है कि क्यू में इनको रखना है। क्यू की बात होती है तो क्यू लीनियर होती है, क्यू सर्कुलर क्यू की बात यहां नहीं होगी, तो इसका मतलब यही माना जाएगा कि लाइन में बात कर रहे हैं, तो मतलब दे आर लीनियर अरेंजमेंट की बात हो रही है। कंडीशन ये है कि जितनी भी गर्ल्स है सब एक साथ आए। सो लेट्स से गर्ल्स हैं G1 G2 G3 G4, ऑब्वियस सी बात है गर्ल्स हैं तो डिस्टिंक्ट ही कंसीडर होंगे, ये सब एक साथ आनी चाहिए, तो हमें इन सबको एक बॉक्स की तरह कंसीडर करेंगे। फिर बॉयज भी हैं B1 B2 B3 B4 B5, क्योंकि इनको एक साथ रखना है, सो दे ऑल आर गोइंग टू काउंट एज 1। सबको एक साथ असाइन कर दिया, फिक्स कर दिया। बॉयज के बीच में ऐसा कुछ नहीं है कि सारे बॉयज एक साथ आएंगे। सो 1 2 3 4 5 6, आपके पास हो गए 6 फैक्टोरियल। और ऐसा जरूरी नहीं है कि G1 सबसे पास में ही रहे, G1 G2 इनके इंटरनल अरेंजमेंट भी आपस में होंगे, हो सकता है G5 यहाँ आ जाए। G1 G2 G3 G4 G5 का मतलब उनके नाम है। G1 लिखा है, इसका मतलब ये मतलब नहीं कि फर्स्ट वाली गर्ल सबसे आगे ही रहेगी, इनके ऑर्डर आपस में चेंज किए जा सकते हैं। सो इनका इंटरनल अरेंजमेंट की वजह से 5 फैक्टोरियल और आएगा। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स। इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स जो एक साथ हमको रखना है, ऑल गर्ल्स आर कॉन्जिक्यूटिवली इन अ क्यू, एक साथ एक क्यू में रहेंगे, साथ में रहेंगे, टुगेदर रहेंगे, तो ये आपस में 5 फैक्टोरियल से कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं कि जीवन अपनी पोजीशन आपस में जितने तरीके से बनाएंगे। ये आपके पास कॉम्बिनेशन आया एन का। आगे चलते हैं, लेट्स डिस्कस एम क्या पूछा। एम में पूछा है नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स स्टैंड इन अ क्यू सच दैट exactly 4 girls stand consecutively in the queue। अब हम चाहते हैं exactly 4 girls। तो इसको आप ऐसे समझिए कि आप क्लास में एज ए टीचर हैं और आपके सामने 5 बॉयज 5 गर्ल्स हैं, तो पहले पांचों गर्ल्स को एक साथ बोला था, तो पांचों को एक क्यू में बना दिया, फिक्स कर दिया, बंडल कर दिया, असाइन कर दिया, 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6, टोटल हो गया 6 फैक्टोरियल। गर्ल्स जहां भी बैठेंगे एक साथ बैठेंगे क्यू के अंदर, और फिर इनका इंटरनल अरेंजमेंट हो गया। अब यहाँ बोला है कि 5 गर्ल्स की जगह 4 गर्ल्स एक साथ होनी चाहिए, 4 गर्ल्स। तो फिर बात आएगी उन पांचों में डिस्कशन होगा, जैसे मैं पूछता हूँ कि भाई 5 गर्ल्स एक तरफ आ जाइए, तो 4 गर्ल्स, तो जब मैं 5 में से 5 सेलेक्ट करूंगा तो एक ही तरीका है, लेकिन अगर मैं ये पूछता हूँ कि 5 में से 4 सेलेक्ट करूंगा तो फिर वहां डिस्कशन होगा कि किसको छोड़ना है, क्योंकि 5 में से 4 एक तरफ आएंगे तो एक छूट जाएगा, तो यहाँ आएगा सिलेक्शन। तो हम चाहते हैं कि 4 गर्ल्स एक साथ रहें, तो हो सकता है कि ऐसा G1 हो, G3 हो, G4 हो, G5 हो, ये एक साथ आ जाए और G2 अलग हो जाए। तो क्या ये अकेला ऑप्शन है? नहीं, एक ऑप्शन ये भी आएगा जब G1 अलग हो जाए और बाकी 4 साथ में हो, G3 अलग हो जाए, G4 अलग हो जाए, G5 अलग हो जाए। सो आउट ऑफ दीज 5 गर्ल्स हमें 4 सेलेक्ट की, कर सकते हैं सेलेक्ट, सेलेक्ट हो गया, ठीक है, ये 4 एक साथ आ गए, G2 अभी अलग है। हम ये चाहते हैं कि ये चारों एक साथ आए, तो सबसे पहले हम जो बॉयज हैं जिनकी कोई कंडीशन नहीं है उनको सबसे पहले अरेंज कर दिया, ठीक है। तो 5C4 से हमने गर्ल्स को पिक किया, कौन सी 4 गर्ल्स एक साथ रहेंगी, ये मैं लिख रहा हूं, एम का डेटा यहां चल रहा है, 4 गर्ल्स टुगेदर, ठीक है। बॉयज को अरेंज कर दिया, 5 बॉयज हैं 5 फैक्टोरियल, ये हो गया बॉयज का अरेंजमेंट, ठीक है। अब क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि जब इनका अरेंजमेंट हो
तो 4 गर्ल्स ही साथ में आनी चाहिए। इसका मतलब ये चारों कभी भी G2 के साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये G2 के साथ आ गई फिर तो पांचों गर्ल्स साथ साथ आ जाएंगी। यस और नो? अगर मैं इन चारों को G2 के साथ कंबाइन कर दूंगा फिर तो पांचों गर्ल्स साथ में आ जाएंगी। अगर हम सिर्फ 4 चाहते हैं, एग्जैक्टली 4, इसका मतलब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कभी भी साथ साथ नहीं आनी चाहिए। दे शुड नॉट कम टुगेदर। इसका मतलब हमें इनके जो गैप्स हैं वहां पर अगर हमने इन दोनों को अरेंज किया तो फिर ये कभी भी साथ साथ नहीं आएंगी। यस और नो? तो हमारे पास गैप्स कितने हैं? 5 लोगों के बीच में लीनियरली अगर रखा है तो गैप्स बनेंगे 6। बॉयज अरेंज हो चुके हैं, तो यहाँ मेरे पास 6 गैप्स हैं और मुझे लेने हैं 2 गैप्स। 2 गैप्स में एक तो ये पूरे की पूरी चारों गर्ल्स एक साथ जाके बैठेंगे और ये अकेली गर्ल जाएंगे। तो 2 गैप्स आप जैसे ही चूज करेंगे 5C2, ये आपने किया है गैप सिलेक्शन। आपने जैसे ये चूज कर लिया, सपोज करो ये वाला चूज कर लिया, तो अब क्या होगा? 2 गैप्स है। गैप का मतलब ये नहीं कि उनके बीच में एक ही जना बैठेगा, ऐसा कुछ नहीं है, चेयर्स अरेंजमेंट नहीं है। अगर ये सेलेक्ट हो गया तो यहाँ पर ये चारों जाके इनके बीच में बैठ सकते हैं। तो B1 B2 के बीच में ये 4 गर्ल्स एक साथ जाके क्यू में रहेंगे। तो आपके हमने 2 गैप सेलेक्ट किए हैं, आपके पास चॉइसेस भी 2 हैं, आप इनको अरेंज कर देंगे 2 फैक्टोरियल से। अब क्या सब चीजें हो गई? सब चीजें हो गई। से पहले हमने 4 गर्ल्स जो 5 गर्ल्स में से 4 सेलेक्ट कर ली, ग्रुप बना दिया उनका, बॉयज को अरेंज कर दिया, गैप सेलेक्ट हो गया, गैप में इन दोनों को बैठा दिया। लेकिन एक चीज बचा है, आपने यहाँ इन गर्ल्स की कॉम्बिनेशन इंटरनल अरेंजमेंट बनाए थे, तो इन चारों के भी तो इंटरनल अरेंजमेंट बनेंगे। इनटू आएगा 4 फैक्टोरियल, दिस इज इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स। ये 4 फैक्टोरियल से आपके पास डेटा बनेगा। सो m का डेटा अगर आप देखेंगे तो 5C4 की वैल्यू 5 आती है, 5 फैक्टोरियल। 6C2 की वैल्यू आपके पास है 15 आती है, ये 2 आता है, और ये है आपके पास है 4 फैक्टोरियल। करेक्ट? अब हमें क्या निकालना है फाइनली? m/n में हम इंटरेस्टेड हैं, तो m/n यहाँ पर हम कंप्यूट कर लेते हैं। सो लेट मी राइट दिस एज 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, 15 इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल है। 6 फैक्टोरियल को मैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख लेता हूँ, और यहाँ भी एक 5 फैक्टोरियल है जिसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं। 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 फैक्टोरियल कैंसिल। यहाँ पे आप 2 से इसको कैंसिल करेंगे कितनी बार? 3 टाइम्स। 3 से ये कैंसिल होगा 5 टाइम्स, 5 से ये कैंसिल है 5, तो आपके पास फाइनल आंसर 5 आता है। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 5। न्यूमेरिक रेस्पॉन्स सिंगल डिजिट 0 से 9 के बीच में इसके आंसर्स आए। जेईई एडवांस 2015 पेपर 1, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, आंसर आता है 5। पीएनसी का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पूछा गया था, जहाँ पर हमने, ये तो आसान था, एन तो काफ़ी स्टूडेंट्स कर लेते हैं, यहाँ पर एम के अंदर, एन के अंदर और एम में थोड़ा फंसते हैं, पर ये बहुत रूटीन क्वेश्चन है, क्लासेस वगैरह सब में कराया जाता है। आप अगर को नहीं कराया है, गैप मेथड नहीं पढ़ा है, तो थ्योरी को रिवाइज कीजिए, सीखिए इन कॉन्सेप्ट को, ज़रूर आप बात बनेगी। तो 4 गर्ल्स चाहिए थी, तो पहले सेलेक्ट किया, बॉयज़ को अरेंज किया, गैप्स काउंट किए कि 2 फैक्टोरियल किस लिए आया है, इन दोनों में से किसको कहाँ बैठाओगे, जो टिक किया मैंने वहाँ पर 2 तरीके हैं, है ना, पहले या बैठ जाए ये बैठ जाए, या ये बैठ जाए ये बैठ जाए। 4 फैक्टोरियल इनका इंटरनल अरेंजमेंट। पीएनसी में फैक्टोरियल फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करने से बात नहीं बनेगी, वहाँ पे आप उस फैक्टोरियल का मीनिंग भी लिखिए। अगर आपने ये आदत डाल ली तो पीएनसी आपका फेवरेट चैप्टर हो जाएगा, इसका जैसा चैप्टर नहीं है। और पीएनसी प्रोबेबिलिटी ऐसे चैप्टर हैं जब आपको कई वर्ष हो जाएंगे ना जेईई दिए हुए भी, तब भी इनका खौफ दिमाग में रहता है कि हाँ यार पीएनसी प्रोबेबिलिटी में पता ही नहीं चलता था कैसे आंसर्स आते थे। ठीक है, पर लेकिन जिसको एक बार इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है उनके फेवरेट बन जाते हैं ये। ठीक है, तो ऐसे एरोज बना बना के लॉजिक्स लिखिए किस वजह से ये लिखा है। अगर आपने इस वाई का आंसर कर लिया कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, तो फिर आप समझ जाएंगे कि ये हाउ कैसे इसको प्लान किया जाता है। सो कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। If the normals of the parabola y square is equal to 4x drawn at endpoints of a lattice rectum are,
tangents to the circle x minus 3 whole square plus y plus 2 whole square is equal to r square, then find the value of r square। क्वेश्चन पूछा गया जेईई एडवांस 2015 पेपर 1 के अंदर। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर हमसे एक सर्कल और पैराबोला दोनों का मिक्स प्रॉब्लम है। जिस कैटेगरी में पूछा गया है वो है आपके पास सिंगल डिजिट में इसके आंसर्स आएंगे 0 से लेके 9 तक, और सही करने पर +4 की मार्किंग थी और गलत करने पर 0 मार्क्स, यानी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं और देखते हैं क्या हमसे पूछा गया है। नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है, किस पर? पैराबोला पर। कहां पर? एट द एंड ऑफ लेटस रेक्टम। ओके, लेटस रेक्टम पर। लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स आपको याद है क्या होते हैं? अगर मैंने पैराबोला बनाया, यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट्स होते हैं, ये फोकस रहता है, ये लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स होते हैं, लेट्स कॉल देम ए एंड बी। ये आपके पास रहते हैं 80, ये होता है a,0। ठीक है, जनरल पॉइंट नहीं अज्यूम करना है, लेटस रेक्टम के पॉइंट्स बनाने। एक तो ये एंगल 90 होता है, ये आपके पास से a,2a, और यहाँ वाला पॉइंट a,-2a रहता है। जो पैराबोला हमारे पास है वहां से हम क्लियरली 4x लिखा है, तो a का वैल्यू 1 है। So this point is known to us, it is 1,2, and this point is 1,-2। तो पॉइंट्स तो आ चुके हैं, छोटा सा डिस्कशन टेंजेंट का करना है। तो आइए, टेंजेंट अगर हम लिखना चाहते हैं इस पैराबोला पर, तो आप बताइए इस पर टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा? टेंजेंट की अगर हम बात करेंगे तो टेंजेंट लिखी जाती है y1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस x1। करेक्ट? अगर ऑन द पॉइंट बात करें, y² y1 और x को हाफ x प्लस x1 से चेंज कर देते हैं। ऐसा करने से मुझे यहाँ टेंजेंट का स्लोप 2/y1 नजर आता है, तो आप समझ गए नॉर्मल इसका परपेंडिकुलर होता है, तो -y1/2 से बात बन जाएगी। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ पॉइंट ए की, जो है 1,2। तो पहले वाले का स्लोप निकाल दीजिए, फर्स्ट वाले का स्लोप y1 है आपके पास से, -2/2, डेटा आया -1, तो हम लिखेंगे नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस y1 x माइनस x1। सो मेरे पास इक्वेशन आई x प्लस y इज इक्वल टू 3। दिस इज द नॉर्मल नंबर 1। सिमिलरली सेकेंड वाले नॉर्मल के लिए पॉइंट है 1,-2, सो b पॉइंट इज 1,-2। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल 2 ये आएगा आपके पास -y1, तो ये आएगा -2/2 विच इज कमिंग एज 1। तो नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, ये आपके पास से आता है नॉर्मल नंबर 2। नॉर्मल नंबर 2, दोनों नॉर्मल्स आगे। अब आगे पढ़ते हैं क्या पूछा है। अब ये जो नॉर्मल्स निकाले हमने फर्स्ट एंड सेकेंड, दीज आर टेंजेंट टू द सर्कल। अब आप आइए सर्कल पर, सर्कल का सेंटर निकालिए 3,-2, रेडियस निकालिए r आता है। ठीक है, अब अगर ये टेंजेंट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये अगर टेंजेंट है तो क्या होगा? अगर सर्कल को कोई लाइन टच करके जा रही है तो फिर उसके सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है वो रेडियस के बराबर आता है। सेंटर यहाँ पे पता चल चुका है कितना है, तो इसलिए जो परपेंडिकुलर है d, ये हम निकाल देंगे। क्या फॉर्मूला है? लाइन आपको पता है, तो यहाँ से आप लिखेंगे, ये आपके पास कॉन्सेप्ट बन जाएगा 1 + 1, यहाँ से आइए रेडियस। सो लेट्स कैलकुलेट, वी आर हैविंग r is 2/√2, डेटा बनेगा √2। हमें r² निकालना है, डेटा आपके पास आ जाएगा 2। तो यही पूछा है r², दिस इज आवर फाइनल आंसर। रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है, पर कई बार क्या होता है स्टूडेंट इस बात से डर जाते हैं कि सर पैराबोला सर्कल के साथ मिक्स पूछा है, कॉनिक सेक्शन की सवाल नॉर्मल भी पूछ लिया है सर। तो डरने की जरूरत नहीं है, बेसिक लड़ाई तो हमें लड़नी ही है कि यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप नॉर्मल के स्लोप में क्या रिलेशन है, उसको निकाला। हमें सेकेंड इक्वेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमने फर्स्ट से ही सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस ही निकालनी थी, रेडियस के लिए एक टेंजेंट पता है तो बहुत है।
इसको भी बचाया जा सकता था जो हमने यहाँ पर बनाया है नॉर्मल की इक्वेशन को भी, सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर। तो याद रखिए जब भी मल्टी स्टारर मूवी होती है ना, एक ही क्वेश्चन में 2-3 चैप्टर मिक्स होंगे, तो फिर सबका थोड़ा थोड़ा पोर्शन ही पूछा जाएगा। जैसे मूवी में अगर सिंगल हीरो मूवी तो उसकी स्क्रीन लेंथ ज़्यादा होगी, लेकिन बहुत सारे हीरोज एक साथ आ जाएंगे जैसे अवेंजर मूवी है, तो फिर सबका थोड़ा 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 30-30 मिनट्स का रोल रह जाएगा। तो इसलिए हर चैप्टर को एवरेज लेवल तक जरूर सीखिए, तो ज़रूर फिर आप देखिएगा आपके काफ़ी हाई चांसेस हो जाएंगे कि आप जेई एडवांस के अंदर, जेई मेंस के अंदर उसमें अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है, तो फाइनल आंसर हम यहाँ पर मार्क कर रहे हैं 2। ठीक है, कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। Let f is defined from R to R be a function defined by fx as greatest integer x, so if x is lesser than or equal to 2, and 0 if x is greater than 2, where greatest integer x is the greatest integer less than or equal to x. If integer from -1 to 2, x times f of x square upon 2 plus f of x plus 1 dx, then find the value of 4i minus 1। एक डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर जहां पर एक फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास गिवन है कि अगर ये लेस देन और इक्वल टू 2 होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और 2 से ग्रेटर है तो फिर ये वैल्यू 0 आती है। ये हमारे सामने एक फंक्शन की डेफिनेशन है। एक इंटीग्रेशन हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन कहता है -1 से 2 के बीच में आप इंटीग्रेशन कीजिए, और एक्सप्रेशन ऐसा है कि x टाइम्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 1। तो इसको मैं पहले थोड़ा यार लिख लेता हूँ, और फिर थोड़ा फंक्शन का एनालिसिस हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखो, अगर फंक्शन के डेफिनेशन अलग अलग x के लिए अलग अलग आ रही है तो फिर हमें उसको ब्रेक करना होता है जाके हम उसकी एक्चुअल डेफिनेशन पिक कर सके। तो यहाँ जैसे हम इंटीजर्स पर ग्रेटेस्ट इंटीजर को इशू आता है तो सबसे पहले हम -1 से 0 में इसको ब्रेक कर सकते हैं, अगला हम 0 से 1 में ब्रेक कर सकते हैं, और हम ऐसे आगे चलते जाएंगे और देखेंगे। अब देखिए कहानी क्या है। जब मैं x को -1 से 0 के बीच में रखता हूं तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, अब अटेंशन यहाँ पे कीजिएगा, यहाँ पर x का स्क्वायर लिखा गया है, तो -1 से 0 है, स्क्वायर करेंगे तो 0 से 1 आएगा। करेक्ट, तो f के अंदर 0 से 1 रखा हमने, f के अंदर 0 से 1 रखेंगे तो ये इस कैटेगरी में जा रहा है, लेसर देन 2 में। 0 से 1 2 से छोटा होता है, तो इस कैटेगरी में जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या बनेगी, उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 बन जाएगी। तो जब ये बनेंगे तो यहाँ पर सिचुएशन ये बनेगी कि आपके पास यहाँ तो x रहेगा लेकिन ये डेटा आपके पास 0 बन जाएगा। अब आगे कुछ भी बने फर्क नहीं पड़ता, आपने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये पूरा फंक्शन गया। आगे चलते हैं, अब बन गए हम 0 से 1, x की वैल्यू 0 से 1 है, एक्स स्क्वायर भी 0 से 1 होगा। करेक्ट, 0 से 1 फिर इस कैटेगरी में जाएंगे, यहाँ पर आएगा 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर से हमारे पास से 0 आता है। अब आगे कुछ भी लिखा हुआ हो यहाँ पर हमें उसका एनालिसिस करने की ज़रूरत ही नहीं है एफ ऑफ एक्स प्लस 1 की, तो क्यों एफर्ट डालें, एग्जाम में टाइम भी बचाना है ना। तो यहाँ पर ये पूरा 0, ये भी 0, खत्म। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और वहाँ 2 लिखा हुआ है, तो जब मैं एफ ऑफ एक्स स्क्वायर निकालूंगा क्या फ़र्क पड़ेगा आप मुझे बताइए। जब मैं एफ ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने पहुंचूंगा तो कहानी ये बन जाएगी कि यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर बन जाएगा और ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो अब 1 से मुझे कहीं पे इसको ब्रेक, मैं सीधा 2 नहीं जा सकता। अगर मैं 1 से 2 रखूंगा x को तो एक्स स्क्वायर 1 से 4 चला जाता है। बात आती समझ में। अगर x की वैल्यू 1 से 2 है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, x की वैल्यू 1 से 2 है तो एक्स स्क्वायर 1 से 4 है। 4 के पहले ये ब्रेक हो जाएगा, 2 तक अलग डेफिनेशन है और 2 से ग्रेटर होगा तो अलग डेफिनेशन है। तो फिर हम इसको 1 से लेकर चलते हैं पहले √2। तो हो ये रहा है कि अगर x की वैल्यू 1 से √2 है तो फिर आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से 2 है। आई बात समझ। और यहीं पर अगर हम देखें तो और x प्लस 1 की वैल्यू कैसे बन जाएगी, x प्लस 1 की वैल्यू आपके पास से बनेगी दिस डेटा। करेक्ट, तो एक्स स्क्वायर 1 से 2 है, ये रहा, तो 1 से 2 यहाँ डेफिनेशन है। एक्स स्क्वायर 1 से 2 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बनेगा उसका, 1। तो यहाँ आपके पास x आएगा और ये बनेगा आपके पास, इस बार आपके पास 1 बना, अब तक दोनों बार ये 0 था।
अपॉन में लिखा है 2। अब आगे चलिए, x की वैल्यू 1 से √2 है, x प्लस 1 की वैल्यू 2 से ग्रेटर होगी। तो अगर यहां पर f ऑफ x प्लस 1 लिखा गया है, इस डेटा को देखिए आप, तो इसका इनपुट 2 से ज़्यादा है, और फंक्शन का इनपुट अगर 2 से ज़्यादा होता है तो फिर वैल्यू कितनी आती है? 0। बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल है ये। तो यहाँ पर आएगा आपके पास है 0। बात आई समझ में? जब x की वैल्यू 1 से √2 है तो x स्क्वायर 1 से 2 जाएगा। इस डेफिनेशन में आप रहेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 रहता है। और जब हम यहाँ पर x प्लस 1 भी लिखा है, x यहाँ है, x प्लस 1 2 से ग्रेटर हो जाएगा, और अगर ये 2 से ग्रेटर इनपुट इसका हो गया तो फिर ये 0 बन जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर f ऑफ x प्लस 1 का भी फंक्शन बनाकर देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ ये बनेगा x प्लस 1 लेसर देन 2, x प्लस 1 ग्रेटर देन 2, 0। अंडरस्टूड? ठीक है, और थोड़ा थोड़ा सोच कर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर डेटा √2 से 2 के बीच में रहेगा तब क्या होगा? ये x की वैल्यूज हैं। किसकी वैल्यूज है? x की वैल्यूज हैं। √2 से 2 स्क्वायर करेंगे तो 2 से 4 आएगा। और आप जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर ये x को रखा है, √2 की वैल्यू, ये x की वैल्यूज है, मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर कि x हमारे पास इतना है, तो x स्क्वायर कितना होगा? 2 से लेके 4 तक। और x स्क्वायर जब 2 से ग्रेटर होता है तो फंक्शन 0 बन जाता है। फिर से हमारे पास यहाँ पर ये डेटा 0 बन गया है, तो कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। तो पहला 0, दूसरा 0, लास्ट वाला भी 0, ये बना आपके पास x/2। x/2 को इंटीग्रेट करिए, एक्स स्क्वायर बाई 4, 1 से लेके √2 आपके पास आएगा। लास्ट वाला डेटा भी आपका 0 है। सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, 2 - 1/4 आता है, यानी 1/4 डेटा आपके पास आता है। ये है आपके पास i। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास डेटा बनता है 4i की वैल्यू 1 है, यानी डेटा बनेगा 4i - 1, 0। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्योंकि ये कंस्ट्रेंट थी कि आंसर जो भी आएगा सिंगल डिजिट पे आएगा, 0 से लेकर 9 तक। तो ये प्रेशर एग्जामिनर के ऊपर है कि आंसर को मॉडिफाई करें। आजकल जो न्यूमरिक रिस्पॉन्स आते हैं वो डेसिमल के बाद भी 2 डिजिट तक चले जाते हैं, तो ये कंपल्शन नहीं है उनको इंटीजर बनाना पड़े। अगर उस कैटेगरी में आया है कि इंटीजर आंसर आएगा तो एग्जामिनर इस कैलकुलेशन का ध्यान रखेगा। इसीलिए क्या पूछा हमसे? 4i - 1, वरना इंटीजर की वैल्यू कितनी आ रही थी? 1/4, 0.25। ठीक है, तो 0 हमारा इसका फाइनल आंसर निकल के आ रहा है। तो 4i - 1 की वैल्यू 0 आती है। इंटीजर 0 नहीं आया है, इंटीग्रेशन 0 नहीं आया, इंटीग्रेशन की वैल्यू तो 1/4। तो यहाँ पर फंक्शन का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो क्वेश्चन इंटीग्रेशन का नहीं है, क्वेश्चन फंक्शन के एनालिसिस का है। इंटीग्रेशन तो एक लाइन का था, x/2 का इंटीग्रेशन x²/4। तो कई बार स्टूडेंट ये सोचते रहते हैं इंटीग्रेशन टफ आया। इंटीग्रेशन टफ नहीं आया, इस फंक्शन का एनालिसिस करना डिफिकल्ट हो गया। यहाँ पर f(x) गिवन हो, f ऑफ x² का एनालिसिस करना, f ऑफ x प्लस 1 का एनालिसिस करना, दिस इज लर्निंग। इंटीग्रेशन तो एक लाइन में हो गया आपका, x/2 का था। ठीक है, तो कई से मिसकंसेप्शन में ना रहे कि ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, ये क्वेश्चन आपके फंक्शन के एनालिसिस का है। तो जितना अच्छा आपका फंक्शन चैप्टर होगा, जब आप f ऑफ x² का एनालिसिस करना सीखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर को सीखेंगे, ये बेस है, ये कोर चीज़ें हैं कैलकुलस की, इन पर मेहनत कीजिए। तो देखिए आपके पास आगे आने वाले चैप्टर्स, उनके ऊपर जो बेस्ड हैं उसमें आपकी स्पीड कितनी तेज हो जाएगी, आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, कीप लर्निंग। Cylinder container is to made from a certain solid material with the following constants. It has a fixed inner volume of V millimeter cube, has a 2 mm thick solid wall and is open at the top. The bottom of the container is a solid circular disc of thickness 2 mm and is of radius equal to the outer radius of the container. If the volume of the material used to make the container is minimum when the inner radius of the container is 10 mm, then the value of V/250/pi. ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया जे एडवांस 2015 पेपर 1, जहां पर सिंगल डिजिट के अंदर इसके आंसर्स आएंगे 0 से लेके 9 के बीच में। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, सही करने पर +4 भी थे।
ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं कि एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, सिलेंडर है भाई, बना लीजिए। सिलेंड्रिकल कंटेनर है, हम बनाने लगे इसको कि सिलेंडर कैसे होता है, उस हिसाब से बनाया। सिलेंडर को आगे बनाने के पहले फिर भी कोशिश करते हैं, एक बार फिर से सवाल पढ़ ले क्या पूछा है। Cylindrical container is to be made from a solid material with the following constant. It has a fixed inner volume. Okay. इसका fixed inner volume है। Inner volume क्यों बोला गया है? देखिए, has a 2 mm thick solid wall and it is open at the top. Okay, यहाँ ये open है। एग्जाम में ये जो रीडिंग कैपेसिटी है, जो रीडिंग की स्किल है, वो हमारी अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन, पीएनसी की क्वेश्चन, एओडी की क्वेश्चन, 3D के क्वेश्चन, जिसमें लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम्स होती है, उसके अंदर हम स्किल डेवलप कर सकें। जल्दी से उसको समझना, बार बार उसको अंडरलाइन करते हुए नहीं चलना कि क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और जो पूछा गया है वही सॉल्व करना अपने मन से। या कोई क्वेश्चन हमने पुराना सॉल्व किया, उससे रिलेट करने की कोशिश ना करें। जो एक्चुअल पूछा गया है पहले उसको समझें कि पूछा क्या है, उसके बाद हम पुराना जो हमें कॉन्सेप्ट आते हैं उससे हम रिलेट करेंगे। ऊपर से ये ओपन है, ठीक है। क्या बोला है कि इट हैज अ 2 mm थिक सॉलिड वॉल। ओके, द बॉटम ऑफ द कंटेनर इज अ सॉलिड सर्कुलर डिस्क ऑफ थिकनेस 2 mm एंड इज ऑफ रेडियस इक्वल टू द आउटर रेडियस ऑफ कंटेनर। देखो, हो ये रहा है, ये तो हो गया इनर, जो आपके पास जो फिक्स्ड वॉल्यूम है। यहां पर 2 mm का एक थिक वॉल बनाया गया है, ठीक है, बना सकते हैं। और जो बॉटम है वहां पर भी एक सर्कुलर अरेंजमेंट है, जो बॉटम है, ठीक है, समझते हैं बात को। और एक थिकनेस आपको पास यहां भी बनाई गई है, ठीक है। तो ये यहां पर इस तरीके से इधर जा रहा है और ये इस साइड भी इधर आने वाला है। तो मटेरियल कहाँ पे आएगा? अंदर वाला जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स्ड है, तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं। और यहां बोला भी क्या है, आप देखिए, इनर रेडियस 10 mm होनी चाहिए। हमेशा नहीं, तब होगा जब मटेरियल यूज्ड इज मिनिमम। जब मिनिमम मटेरियल यूज किया जाएगा तब इनर रेडियस आपके पास 10 आएगा। तो हमने इसको अज्यूम किया, लेट्स से दिस इज r एंड लेट्स टेक दिस हाइट इज l, ठीक है। तो फिक्स्ड वॉल्यूम जो है इनर वाला, इनर वॉल्यूम, उसका हमने फॉर्मूला लिखा, पाई रेडियस आर स्क्वायर एल। ये हो गया पाई आर स्क्वायर, हाइट हो गई एल, ये हो गया आपके पास से वॉल्यूम भी, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब मटेरियल कहां पर है ये आप सोचिए। ये जो सिलेंडर है इसके बाहर 2 mm की थिकनेस बनाई गई है। तो हम क्या करें, जो बिगर वाला सिलेंडर है उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। बिगर वॉल्यूम, बिगर सिलेंडर का वॉल्यूम जो है, ठीक है। तो इसको बनाया हमने वी डैश, बताइए क्या बनेगा, वी नॉट बना लेते हैं, वी डैश से शायद डेरिवेटिव वाली फील आएगी। तो अब रेडियस r था, थिकनेस 2 है, तो रेडियस होगी कितनी, रेडियस इसकी होगी कितनी, रेडियस इसकी हो चुकी है r+2। तो आपके पास बनेगा पाई r+2 का होल स्क्वायर। और देखिए बेस पर क्या है, जो सरफेस था वहां पर भी 2 mm की डिस्क कंसीडर की गई है। देखो, कंटेनर इज अ सॉलिड सर्कुलर डिस्क ऑफ 2 mm थिक, और रेडियस जो ली गई है, जो आउटर रेडियस है कंटेनर की यहां पर, तो जो बेस है वहां पर भी मटेरियल है, तो मटेरियल वहां भी यूटिलाइज हुआ, हमें उसका भी वॉल्यूम लिखना होगा। पहले हम यहाँ बात करें, तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास से इतना था, अब ये लेंथ बढ़ गया है बाहर, तो जो डेप्थ नीचे बढ़ा है वो बन गया r+2 l+2, क्योंकि नीचे डिस्क भी है। तो बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ये बन गया r+2 और ये बेस, ठीक है, ये बन गई अपने पास कहानी। अब बताइए मटेरियल कहाँ है। अगर हम बिगर जो वॉल्यूम हमने निकाला है उसमें से इनर वॉल्यूम को हटा दें तो पूरे मटेरियल का आपके पास निकल के आ जाएगा। अंडरस्टूड? मैंने बिगर जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम निकाल दिया, जिसमें क्या हुआ, r+2 तो रेडियस बढ़ गई, और जो हाइट थी, क्योंकि नीचे भी 2 mm की थिकनेस है, तो l की जगह l+2। सो मटेरियल
So let's say this is R, f of R, this is the material. एक फंक्शन हम बना रहे हैं जिसमें मटेरियल यूज्ड हुआ है, विच इज गोइंग टू बी v नॉट माइनस v. पाई आपके पास है, ये है r+2 का होल स्क्वायर है, r+2 माइनस आप करेंगे इसको पाई r स्क्वायर l, माइनस करते हैं और इस मटेरियल को r के टर्म्स में लेकर आने की मैं कोशिश करता हूं. इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आप देखेंगे यहां से पाई स्क्वायर RL तो कैंसिल हो जाएगा यहां पर, फिर ये L बचेगा 4 पाई L R+1. ठीक है, तो R स्क्वायर L कैंसिल हो गया. अब ये 2 से मल्टीप्लाई इसको करना था, L से इसको मल्टीप्लाई किया, अब फिर 2 से तो पूरा ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपके पास डेटा बनेगा 2 पाई R+2 का होल स्क्वायर. ये डेटा है, ऐसा एक्सप्रेशन यहां पर बन रहा है. ठीक है, सवाल दिमाग में आपके ये आ सकता है कि सर वेरिएबल क्या है यहां पर, चेंज क्या हो रहा है? अरे जो इनर वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है, जो इसकी थिकनेस है वो 2 mm है, और ये फिक्स होने के बाद ये जो R और L है ना, ये वेरिएबल है. लेकिन ये इस तरह के वेरिएबल हैं कि रेडियस का स्क्वायर और लेंथ L करते हैं तो वो प्रोडक्ट कांस्टेंट आता है. इस तरह के कंस्ट्रेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है. R एंड L आर वेरिएबल. तो हमारे पास मटेरियल यूज का एक्सप्रेशन आ चुका है, इसको मिनिमम करना है. ये भी दिया गया है कि मिनिमम कीजिए आप. इसके बाद मिनिमम करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन वेरिएबल सिंगल में होना चाहिए. या आप नोटिस करेंगे तो ये जो L हमारे पास लिखा है, दिस इज नाउ अ डिफरेंट वेरिएबल. तो सेम वेरिएबल में लेके आओ, इस L से इस डेटा को रखिए क्योंकि V फिक्स्ड है. तो हमारे पास एक्सप्रेशन यहाँ पर f ऑफ R का बनेगा. तो अगर आप देखें तो ये मैं लिखूंगा 4 पाई V. ठीक है, और L की जगह रखूंगा तो बाय R स्क्वायर, और आपके पास आएगा इट इज R+1 प्लस 2 पाई R+2 होल स्क्वायर. ये एक्सप्रेशन है. क्या अभी हमारे पास सारे डेटा R में आगे हैं? बिल्कुल सही, यही हमें चाहिए भी. तो बनाते हैं इसको और आगे लिखते हैं. 4 पाई V मैंने बनाया, इट इज 1 बाई R प्लस 1 बाई R स्क्वायर. 2 पाई आपके पास है, ये है R+2 का होल स्क्वायर. ये डेटा आपने बना दिया. ठीक है, अब इसको मिनिमम करना है. यहाँ पे देखिए मिनिमम करना है, मिनिमम करेंगे तो इनर रेडियस 10 आनी चाहिए. तो ये मटेरियल का एक्सप्रेशन आ चुका है. अब इसको मिनिमम, जहां मैक्सिमम मिनिमा होता है वहां डेरिवेटिव 0 आ जाता है. ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं. तो आएगा, देखिएगा, तो इसका डेरिवेटिव हमने निकाला तो आया f' इज इक्वल टू, देखिएगा 2 पाई V है, 4 पाई V है, आपके पास 1 बाई R लिखा है, डेटा बनेगा -1 अपॉन R स्क्वायर, -2 अपॉन R क्यूब, और पास में लिखा है 2 पाई प्लस R+2 का होल स्क्वायर. तो 2 पाई है 2 टाइम्स R+2. ठीक है, ये डेटा लिखा हुआ है. आगे बढ़ते हैं बात. ठीक है, अब ये आना चाहिए 0, और कब आएगा? जब R की वैल्यू 10 है. ध्यान से पढ़िए. द कंटेनर हैज मिनिमम मटेरियल यूज्ड इफ इनर रेडियस ऑफ द कंटेनर इज 10 mm. तो इसको R की वैल्यू 10 करने पर ये डेरिवेटिव 0 आना चाहिए. तो चलिए इस 10 को रख देते हैं, बात बन जाएगी. यहाँ है 4 पाई V 1 बाय 100 माइनस 2 बाय 1000 प्लस 4 पाई 10 प्लस 2 विल बिकम 12. ठीक है, आइए बना दीजिए इसको. यह है 4 पाई V, 1000 आपके पास आता है, 10 आप लिखेंगे तो -12 आपके पास आता है, प्लस 48 पाई आपके पास से डेटा है. 4 से कैंसिल कीजिए, ये भी 48 आता है. ठीक है, तो सीक्वेंशियली प्रोसेस बनाओगे तो बात बन जाएगी. 48, ये भी 48 है, 48 आप कैंसिल कर लीजिए, 48 V बाय 1000, 48 आपके पास से पाई. ठीक है, तो सारे डेटा ठीक चल रहे हैं, कोई गड़बड़ कोई परेशानी? एक बार देख ले कि कोई दिक्कत कहीं पर किसी तरह की ना हो. हाँ, यहाँ पर देखो ये गड़बड़ हो गया. क्या छोटा सा गड़बड़ दिखा आपको? यहाँ पे जब हमने L का वैल्यू रखा है तो आपके पास यहाँ पर V बाय पाई स्क्वायर आना चाहिए ना, तो यहाँ पर पाई है, इट इज पाई हियर. तो ये वाला पाई आपका एलिमिनेट हो जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा. तो आगे वाला जो पाई है वो डेटा नहीं आएगा.
तो हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों भाई, हटा देते हैं इसको, ये वाला पाई आपके पास नहीं आएगा, बाकी ठीक चल रहा है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 48 से 48 आपके पास कैंसिल हो गया है। v बाय आप यहाँ पर अगर डिवाइड करके देखेंगे तो यहाँ पाई है और यहाँ आपके पास 1000 भी लिखा हुआ है, या आप v की वैल्यू निकाल दीजिए सिंप्लीफाई यहाँ से करके, तो हमारे पास v का वैल्यू आता है 1000 पाई। हम क्या चाहते हैं, हम ये डेटा कंप्यूट करना चाहते हैं, तो आ जाइए, v का वैल्यू है 1000 पाई, आप 250 पाई से डिवाइड कर रहे हैं, पाई से पाई चला जाएगा, 4 आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत अच्छी सहूलियत थी कि हमें पता था कि आंसर 0 से 9 के बीच में सिंगल डिजिट आएगा। तो अगर बाय चांस नहीं आ रहा है तो यह हिंट है कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, ज़्यादा चांसेस उसी के रहते हैं, या फिर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक ही हो गई शुरुआत में, तो आप चेक कर सकते हैं। 4 इसका फाइनल आंसर निकल के आ रहा है। सवाल बहुत अच्छा है। फाइनल एग्जाम में जब ऐसे सवाल आते हैं ना, तो सबसे पहले स्टूडेंट पता है क्या, सवाल चाहे आसान ही हो, देखिए जब इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखी रहती है ना, तो वो सोचता रहा कौन पढ़ेगा, क्या पूछ रहे हैं, सिलेंडर बना रहे हैं, पिरामिड बना रहे हैं, प्रिज्म बना रहे हैं, क्या हो रहा है। हर जगह लाइन में लिखा रहना, ये तभी हो पाएगा अगर आपने कूलिंग टाइम में, जब कोई प्रेशर नहीं है, तब इनकी अच्छे से प्रैक्टिस की है, प्लस उसी प्रैक्टिस को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिफाइन भी किया है कि मॉक टेस्ट देते टाइम भी आपने उसकी आदत डाली है, तभी ये सवाल बनेंगे। दे ऑल आर प्रैक्टिस डिपेंडेंट, स्पेशली दिस लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स टेक्स टाइम। तो उसको आप स्ट्रगल कीजिए, उसको फेस कीजिए, लड़िए, उससे मुकाबला कीजिए, तो बात बन जाएगी। तो यहाँ बढ़िया सवाल था कि इनर वॉल्यूम इसका जो था फिक्स था, तो आर और एल थे वेरिएबल, 2 mm की थिकनेस का एक आउटर लेयर बनाया, नीचे डिस्क बना दी, तो बिगर वॉल्यूम जो है उसका वो बन गया, घटा दिया तो मटेरियल निकल के आ गया। मटेरियल का एक्सप्रेशन बना, बस यहाँ पर आधी जंग खत्म हो जाती है। मटेरियल आ गया, फिर तो डिफरेंशिएट ही करना है, और आर और एल जो है ये वेरिएबल है, एक्सप्रेशन के बाद डिफरेंशिएट किया, और जब मिनिमम आता है तब बता दिया गया है कि इसकी इनर रेडियस 10 mm होती है, तो उसको हमने यहाँ पर यूटिलाइज किया। ब्रिलियंट क्वेश्चन, कीप सॉल्विंग, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। आई विल डेफिनेटली बूस्ट योर मैथमेटिक्स till your final exam. Keep learning. Let capital F is equal to integration from x to x square plus pi by 6 2 cos square t dt for all x belongs to real number. F is from 0 to 1 by 2 to defined as 0 to infinity. Be a continuous function from a belongs to 0 to 1 by 2. If f dash of a plus 2 is the area of region bounded by x equal to a, y equal to 0, y equal to fx and x equal to a, then they are asking for f of 0 is. J Advanced 2015 पेपर 1 का क्वेश्चन है, जिसके अंदर सिंगल डिजिट के अंदर आंसर्स आएगा, 0 से 9 के बीच में कुछ भी। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, सही करने पर +4 मार्क्स मिलने वाले थे, मिलेंगे हर स्टूडेंट को। तो चलिए इस क्वेश्चन को फिर से एड्रेस करते हैं, कैसे हम क्वेश्चन को बनाएं, क्वेश्चन को पिक कैसे करते हैं, कहाँ पर उसका हिंट लिखा होता है, यही स्मार्टनेस, और ये प्रैक्टिस से ही आपको आएगी। आपकी नज़रें तेज हो जाएंगी, आप हर डेटा को जब ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी हमारे पास यहाँ पर कैपिटल एफ एक्स गिवन है, आप देखिए यहाँ से, मैं इसको रीराइट कर लेता हूँ, हो सकता है विजिबिलिटी आपको थोड़ी कम हो। यहाँ एक्स है, यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई 6, यहाँ 2 आपके पास आता है, ये है कॉस स्क्वायर टी डी टी आपके पास है। हम इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं। 2 कॉस स्क्वायर टी को आप डबल एंगल में चेंज कर सकते हैं, तो आपके पास कॉस 2t बन जाएगा, और वहाँ से ये बात पूरी सिंप्लीफाई होके आगे आ सकती है। ठीक है, जैसे आप चाहें तो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, वरना आप इसको लेबनीज रूल से डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि ये ज़्यादा कुछ नहीं, ये आपके पास से ये डेटा लिखा गया है, 1 + cos 2t लिखा हुआ है, आप इंटीग्रेट भी कर सकते हैं और चाहें तो इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन जो है 1 का बन जाएगा t, ठीक है, और यहाँ पर आप बनाएंगे इसको तो ये बनेगा साइन ऑफ 2t बाई 2, यहाँ x रहेगा, यहाँ रहेगा x स्क्वायर प्लस पाई बाई 6। ठीक, तो देखिएगा ये डेटा बनेगा आपके पास f ऑफ x, दोनों का आप डिफरेंस लेंगे तो डेटा बनता है x स्क्वायर प्लस पाई बाई 6 माइनस x। यहाँ फर्स्ट वाला डेटा आप रखेंगे तो ये बनेगा 1/2, मेरे पास रहेगा साइन ऑफ 2x का स्क्वायर प्लस पाई बाई 3
माइनस साइन ऑफ 2x। ये हमने यहाँ पर फंक्शन निकाल दिया कैपिटल एफ एक्स। हम उसको डिफरेंशिएट करके भी आगे बात कर सकते हैं, वो भी बात है। पूछा क्या है वो देखते हैं। एफ डैश ए प्लस 2 इज द एरिया। ओके, इंटीग्रेशन के साथ साथ क्वेश्चन एरिया का भी है। एरिया का भी है। रीजन बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 होता है आपका y एक्सिस, y इक्वल टू 0 होता है x एक्सिस, ठीक है। और y इक्वल टू एफ एक्स और x इक्वल टू a, इन सब से सराउंडेड जो एरिया इनक्लोज्ड होगा उसकी बात हमें करनी है। आपको मालूम है एरिया और डेफिनेट इंटीग्रेशन में डिफरेंस क्या है? एरिया और डेफिनेट इंटीग्रेशन की डिफरेंस ये है कि अगर हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं तो एल्जेब्रिक सम आता है। यहाँ जो हम बात करने वाले हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, ये हुआ आपके पास एफ डैश ए प्लस 2। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को। तो आप जब एरिया बनाएंगे ना तो x की वैल्यू 0 से लेके x की वैल्यू a, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से a आ जाएगा। एरिया में लिखना है तो आपको यहाँ पर मॉड लगाना होगा। क्या लगाना होगा? मॉड है। अब फिर मॉड को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये एग्जामिनर का हिसाब किताब, उनको बताना पड़ेगा कि मॉड कैसे ओपन होगा। और बता दिया है अगर आप ध्यान से देखें तो। f का आउटपुट 0 से इन्फिनिटी में आ रहा है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि एफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अब जिसको ये बात नहीं पता कि एरिया में मॉड आता है, तो उसने डायरेक्ट लिख दिया तो उसका सिर्फ तुक्के में सही हुआ है। समझिए, बाई चांस किसी को पता ही नहीं है तो ये मॉड भी क्या प्लस से ओपन होगा बिकॉज ऑफ दिस। और जिसको नहीं पता, जिसने डायरेक्ट ही लिख दिया, तो उसका तो क्या कर सकते हैं, उसका भी सही हो गया। पर एक्चुअल कॉन्सेप्ट सीखिए। तो यहाँ पर एरिया इंटीग्रेशन में रिलेशन एरिया, फिर फंक्शन को भी मॉड लगा दीजिए, एरिया आपके पास आ जाता है। फंक्शन नॉन नेगेटिव है, ओपन हो गया प्लस के साथ। यहाँ हमारे पास डेटा लिखा हुआ है। अब हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं एफ ऑफ 0, जो यहाँ लिखा गया है। तो अब हम यहाँ पर लेबनीज को बुलाना चाहेंगे ताकि डिफरेंशिएशन हो। सो नाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग इट। तो एफ डबल डैश ए आपके पास है, 2 का हो गया 0। यहाँ बनेगा एफ ऑफ ए, और ए का डेरिवेटिव 1 होता है और 0 का 0 होता है। मुझे यहाँ पर 0 निकालना है, तो हमारे पास कंफर्म हो गया कि वी आर इंटरेस्टेड कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू एफ डबल डेरिवेटिव 0 से बात निकाली जाए। ठीक, तो हमें एफ कैपिटल एफ का डिफरेंशिएशन करना है। ये मैंने आपको यहाँ पर इंटीग्रेट करके फंक्शन ला दिया है। ठीक है, आप चाहते तो आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके भी बात बना सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप इसको इंटीग्रेट करके फिर डिफरेंशिएशन करें। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये रिक्वायर्ड था इंटीग्रेशन करना? इसी कोई ज़रूरत हमें नहीं थी। इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड कि हम इसको इंटीग्रेट करें, क्योंकि जो हमें निकालना है वहाँ पर इसके लिए डबल डेरिवेटिव पूछा गया है। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव पूछा गया है, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि इन सब में क्या टाइम लगेगा। टाइम लगेगा तो फिर एग्जाम में किसी और क्वेश्चन में टाइम कम पड़ जाएगा हमें सॉल्व करते टाइम। तो लर्निंग है हमारी ये, कि सीधा दिखा है तो सीधा इंटीग्रेशन मत करो। आपको आता है दैट्स फाइन, पहले ये तय करना है कि पूछा क्या है। पूछने में हमें डबल डेरिवेटिव की ज़रूरत है, तो फिर हम यहाँ पर इसका सीधा डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो लेबनीज रूल से होगा। तो आप देखिएगा, सबसे पहले आएगा एफ डैश एक्स, या आप रखेंगे तो पहले 2 लिखा हुआ है, डेटा बनेगा 2 कॉस स्क्वायर, फिर आपके पास से एक्स स्क्वायर प्लस 5/6, और फिर इसका डेरिवेटिव आता है 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स आपके पास आता है, और x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, ये डेटा बन गया। सिंप्लीफाई करें, सो वी आर हैविंग एफ डैश एक्स एज आपके पास बनता है 4x कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5/6 2 कॉस स्क्वायर एक्स। करें डबल डिफरेंशिएशन, वन मोर टाइम इज रिक्वायर्ड। तो पहले x का हो जाएगा 1, तो ये डेटा हमारे पास बनकर आएगा। फिर हम x को छोड़ देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का करेंगे तो ये बनेगा 2 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5/6। ठीक है, फिर कॉस का बनेगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5/6, और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा आपके पास से 2x। ठीक है, और लास्ट वाला और डिफरेंशिएशन आपके पास से
4 cos x और फिर sin x भी आपके पास रहेगा। हम इंटरेस्टेड हैं कि डबल डेरिवेटिव जीरो पर पूछा जाए, तो आप देखिए कितना आसानी से आंसर आ रहा है। जीरो रखते ही ये पूरी कहानी जीरो हो जाएगी, और यहाँ भी साइन जीरो है, ये भी जीरो चला जाएगा। यहाँ से आपके पास डबल डेरिवेटिव का जीरो पर डेटा निकल के आ जाएगा। आप कितना, वो आप देखिए, एफ डबल डेरिवेटिव अगर जीरो पे पूछा जाए, यहाँ पर ये कॉस आपके पास बनेगा 4, और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर π/6। जीरो है तो ये पूरा टर्म जीरो है, और जीरो पर ये वाली पूरी टर्म भी जीरो है। कॉस 30 डिग्री लिखा हुआ है जिसकी वैल्यू √3/2 होती है। तो ये डेटा अगर आप और बनाना चाहेंगे तो आपके पास एफ डबल डेरिवेटिव जीरो पर डेटा निकालेंगे, 4 है, ये √3/2 का फुल स्क्वायर बन जाएगा। फाइनली हमारे पास 3 आंसर आने वाला। यहाँ पे आप देखें, वी आर गोइंग टू मार्क 3 एज द फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। आपको क्या आता है वो बात अलग है। आपको इंटीग्रेशन आता था, आपने बना दिया, क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। तो जबरदस्ती शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या होगा ना, मार्क्स उतने ही मिलेंगे और हमें टाइम बचाना। टाइम बचाएंगे तो हम सवाल पेपर में जितने और छोटे छोटे क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन हमारे जो आधे इनकम्प्लीट हैं, पार्शली सॉल्व हैं, उनको आंसर तक पहुंचाना है। आंसर आएगा तभी मार्क्स आएंगे। इस बारे में हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो लिखा गया उसको फोकस्ड होकर रखिए। क्या पूछा है उसको सबसे पहले एड्रेस करें। तो अगर मैं इसकी जगह इसका एनालिसिस पहले कर लेता तो 2-3 पार्ट्स इन्फॉर्मेशन थी, तो यहाँ से डेरिवेटिव दिख जाता तो हम इसको करने से बच जाते। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत सी सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, एक गलत रास्ता पकड़ लिया तो क्या नुकसान है, और ये उतना ज़्यादा आप इसके अंदर एक्सपर्ट होते चले जाएंगे जितना ज़्यादा आप उसको फेस करेंगे। सो कीप सॉल्विंग, कीप लर्निंग, आई एम ऑलवेज विद यू। Let X and Y be two arbitrary 3x3 non-zero skew-symmetric matrices and Z be an arbitrary 3x3 non-zero symmetric matrix. Then which one of the following matrices is an skew-symmetric? Then there are 4 options. First one says y cube z power 4 minus z power 4 y cube. ऐसे करके 4 ऑप्शंस हमें गिवन है। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2025 पेपर 1 के अंदर पूछा है, जहां से एक से ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं। मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें तो आप देखिएगा, बहुत ही डिफिकल्ट नेगेटिव मार्किंग आप देख सकते हैं। सही करने पर आपको +4 मिलेगा, और अदर केसेस में 0 है, लेकिन -2 आपको मिलेगा बाकी सारे केसेस के अंदर। अगर आपने एक भी गलत ऑप्शन आपने मार्क कर दिया तो आपको -2 मिल जाएगा। ये फर्स्ट ईयर था 2015 के अंदर जब फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स ने डायरेक्टली एग्जाम में जाकर -2 की मार्किंग फर्स्ट टाइम देखी थी। वहाँ पर कोई पार्शियल मार्किंग नहीं थी। इसके बाद जो ईयर्स आए थे 2016, 2017, इसके बाद से कई वर्षों तक अब तक वहाँ पर पार्शियल मार्किंग इनेबल रही है। पर ये फर्स्ट टाइम 2014 के बाद 2015 के अंदर -2 की मार्किंग यहाँ पर आई थी। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। क्या पूछा गया है। एक्स एंड वाई आर द टू आर्बिट्री कांस्टेंट 3x3 नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका मतलब यह है कि उसका ट्रांसपोज देने पर उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, प्रीवियस वैल्यू। एक्स के बारे में समझाया है, तो एक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो -x बन जाएगा। वाई का ट्रांसपोज लेंगे तो -y बन जाएगा। लेकिन z बोला गया है सिमेट्रिक है, तो z का ट्रांसपोज अगर हम लेंगे तो क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो फिर ये आपके पास से z रहनी चाहिए। ठीक है, अब एक एक करके हमें यहाँ पता करना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, होनी चाहिए। तो बात यहाँ भी यही करनी है कि कुछ जो मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज उनको यूटिलाइज करेंगे। ट्रांसपोज हमें यहाँ पर इन सबका लेना होगा। बात करते हैं पहले वाले ऑप्शन की। लेट्स कॉल दिस एज अ पी मैट्रिक्स, जो है y क्यूब z पावर 4 z पावर 4 y पावर क्यूब। हमने अगर इसका ट्रांसपोज लिया, ये डेटा हमने बनाया और इसका ले लिया हमने ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज आएगा कैसे। यहाँ पर ट्रांसपोज रहता है और इस पर भी ट्रांसपोज रहेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है
तो एक प्रॉपर्टी है, उसको भी हम एड्रेस कर लेते हैं। कभी अगर ए बी का ट्रांसपोज आपको लेना हो तो फिर ये बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज बन जाता है। ठीक है, तो फिर यहां से अगर आप जाएंगे तो ये भी मल्टीप्लाई में है, तो आपके पास ये बनेंगे z पावर 4 का ट्रांसपोज, फिर y पावर क्यूब का ट्रांसपोज, माइनस यहाँ भी ऑर्डर चेंज होगा, y क्यूब का ट्रांसपोज और z पावर 4 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज अंदर आ जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ट्रांसपोज के बाद पावर 4 है, ट्रांसपोज का पावर क्यूब है, ट्रांसपोज का पावर क्यूब आपके पास है, ट्रांसपोज का पावर 4 आपके पास है। क्योंकि z सिमेट्रिक है तो सेम रहेगा, लेकिन y जो है वहाँ पे माइनस वाई आपके पास बनता है, तो ये आपके पास सेम रहेगा। ये माइनस वाई है, क्यूब रहेगा, माइनस वाई है, क्यूब रहेगा, z रहेगा, पावर 4 बनेगा। ठीक है, ये नेगेटिव, बाकी दोनों प्लस। अब देखिए माइनस साइन बाहर आया आपके पास, माइनस z पावर 4 y पावर क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, y पावर क्यूब z पावर 4 आपके पास लिखा गया है। ये आपके पास है डेटा। तो क्या हमारे पास सेम आया? आप ऑब्जर्व कीजिए, y क्यूब z पावर 4 z पावर 4 y क्यूब आपके पास डेटा है, ये सेम अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये इसका नेगेटिव है। देखिए थोड़ा यहाँ से, या सेम आ गया है, सेम आ गया है, सेम आ गया है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। सो ट्रांसपोज लेने पर अगर हमारे पास सेम आया है, इसका मतलब वो है सिमेट्रिक। क्या हम सिमेट्रिक ढूंढ रहे हैं? अगर सिमेट्रिक हम ढूंढ रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक, ए इसका आंसर नहीं होगा, ए इसका आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ सकते हैं बी ऑप्शन की तरफ। तो बी ऑप्शन में हम इसको क्यू कंसीडर कर लेते हैं, जो है x पावर 44 y पावर 44 लिया हमने इसी का ट्रांसपोज, तो आपके पास आया x पावर 44 y पावर 44 ट्रांसपोज लिया, तो फिर क्या होगा, ये ट्रांसपोज आपके पास सेपरेट हो जाएगा। x की पावर ट्रांसपोज आपके पास से 44 आता है, यहां पर भी 44 आता है। x का ट्रांसपोज आप लेंगे, क्योंकि x कैसा है देख लीजिए एक बार, x हमारे पास क्यू सिमेट्रिक है, y आपके पास क्यू सिमेट्रिक है, z आपके पास सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे ट्रांसपोज लेंगे तो फिर यहाँ से माइनस एक्स की पावर 44 आता है, y का ट्रांसपोज लेंगे तो माइनस वाई की पावर भी 44 आता है, माइनस साइन खत्म हो जाता है, ये आपके पास से डेटा बनता है, सेम आ गया। तो जैसा था वापस से सेम आ गया। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि Q का अगर हमने ट्रांसपोज लिया तो ये हमारे पास से सेम आता है, तो फिर ये भी सिमेट्रिक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा, ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा, ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। तो फिर हमारा आंसर कैसे बनना चाहिए? हमारा आंसर बनेगी स्क्यू सिमेट्रिक। प्रोसीड करते हैं हम सी और डी ऑप्शन की तरफ। ठीक है, सी और डी में इस वाले को हमने ले लिया कि ये मैट्रिक्स है R, x पावर 4 z पावर 3 और z पावर 3 x पावर 4। फिर से वही तरीका, ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, इस पूरे पर ट्रांसपोज आएगा, ट्रांसपोज आएगा तो फिर ये सेपरेट होगा, x पावर 4 z पावर क्यूब का ट्रांसपोज, माइनस आपके पास z पावर क्यूब x पावर 4 का ट्रांसपोज। क्योंकि ये प्रोडक्ट में लिखे गए हैं तो फिर ये पलट जाएंगे, यहाँ पर ट्रांसपोज आएगा, यहाँ x पावर 4 है, इसका भी ट्रांसपोज आएगा, x पावर 4 आपके पास से ट्रांसपोज है, z पावर क्यूब ये भी ट्रांसपोज है, रिवर्स में यूजिंग द प्रॉपर्टी जो भी मैंने बताई आपको कि ए बी का ट्रांसपोज लेना हो तो रिवर्स में आते हैं। और ठीक है, आगे बढ़े। अब ये देखिए पावर से ना इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, z पावर t पावर क्यूब बनेगा, x पावर t पावर 4 बनेगा, x पावर t पावर 4 बन जाएगा, z पावर t पावर क्यूब बनेगा। z और x के बारे में फिर से इंफॉर्मेशन देख लीजिए, क्या था, x और y कैसे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक है, और z कैसा है, सिमेट्रिक। तो ये तो z ही रहेगा, लेकिन ये नेगेटिव आएगा, माइनस आगे पहुंचे, ये नेगेटिव आएगा, पावर 4 है, लेकिन ये सेम रहेगा। तो आप नोटिस कर लीजिए क्या बात बनी, पावर 4 है तो माइनस साइन डिसअपियर हो जाएगा,
जेड क्यूब एक्स पावर 4, यहाँ से एक्स पावर 4 जेड क्यूब आता है। अब आप मैच कर लीजिए, ये है डेटा आपके पास। तो क्या डिफरेंसेस है, क्या नेगेटिव आया है पॉजिटिव आया, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। एक्स पावर 4 जेड क्यूब या यहाँ पर लिखा गया है, अगर हम यहाँ पर माइनस साइन अगर हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो ये कहानी बनेगी। तो आप लिख सकते हैं कि आर का ट्रांसपोज नेगेटिव आ रहा है, इसलिए इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक ही हम ढूंढने निकले हैं, ए और बी ऑप्शन नहीं आए थे, सी ऑप्शन हमारे पास यहां से बन रहा है। अब बचा है डी, इसको हमने अज्यूम कर लिया कि ये है एस मैट्रिक्स, तो आप इसका लीजिए ट्रांसपोज। तो आपके पास एक्स पावर 23 का ट्रांसपोज बन जाएगा और y पावर 23 का भी ट्रांसपोज बन जाएगा। तो यहां से ट्रांसपोज अंदर ले सकते हैं, 23 को पावर्स को बाहर ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स और वाई के बारे में इंफॉर्मेशन देख लीजिए, एक्स और वाई दोनों कैसे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ट्रांसपोज लेने पर इनकी वैल्यू प्रीवियस नेगेटिव आ जाएगी, प्रीवियस वाले डेटा का नेगेटिव। माइनस साइन 23 पावर है तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, एक्स पावर 23 वाई पावर 23, यह आपके पास से एस टी आता है और ये आपके पास माइनस एस बन जाएगा। तो कैसा हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक, डी इज करेक्ट। स्क्यू सिमेट्रिक वही हमें मार्क करना है। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ रहे हैं सी डी। ये 2015 पेपर 1 एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन था जब स्टूडेंट्स ने ट्राई किया होगा, जिसपे -2 मार्किंग थी, कोई पार्शियल मार्किंग नहीं थी, एक भी गलत ऑप्शन आपने मार्क कर दिया। इवन ये भी आपके आंसर सी डी आया है, अगर आपने सिर्फ सी मार्क कर दिया और डी सॉल्व नहीं किया तब भी आपको -2 मिलेगा। आपने सिर्फ डी मार्क कर दिया जो कि सही है, पार्शियल मार्किंग में आपको मार्क्स मिलते हैं अगर पार्शियल मार्किंग इनेबल, लेकिन अगर आपने सिर्फ डी मार्क किया है, वो करेक्ट आंसर सी डी है, तो भी आपको -2 मार्क मिला था उस टाइम पे। तो बच्चों में बिल्कुल डर का माहौल था आफ्टर द पेपर। ओके, कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। मैट्रिसेस का एक कॉन्सेप्ट वाइज तो ईजी है, पर मार्किंग इसको डिफिकल्ट और थोड़ा सा मार्क्स स्कोर करने के अंदर मार्किंग स्कीम का एक क्रूशियल रोल होता है। कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो हम इसको बना सकते हैं, डूएबल है। और मार्किंग, पार्शियल मार्किंग इनेबल है, डिसेबल है, ये काफ़ी हद तक आपकी जो मार्क्स आएंगे उसको कंट्रोल करती है। और इवन दो आपको सेम कॉन्सेप्ट आते हैं दोनों सिनारियों के अंदर, और मार्किंग स्कीम अगर अलग अलग है तो फिर इसका रोल प्ले हो सकता है। ठीक है, कीप लर्निंग। Which one of the following values of alpha satisfy the equation? And determinant says 1 plus alpha whole square, 1 plus 2 alpha whole square, 1 plus 3 alpha whole square, 2 plus alpha whole square, 2 plus 2 alpha whole square, 2 plus 3 alpha whole square, 3 plus alpha whole square, 3 plus 2 alpha whole square, 3 plus 3 alpha whole square इज इक्वल टू -648 अल्फा, और हमें यहाँ पे अल्फा निकाल के दिखाना है। क्वेश्चन में यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है -2 की, 2015 में फर्स्ट टाइम -2 की नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुई थी, कोई पार्शियल मार्किंग नहीं थी। सही करोगे तो +4 मिलेंगे, और एक भी गलत ऑप्शन आपने मार्क कर दिया या फिर सारे करेक्ट ऑप्शंस आपने मार्क नहीं किए तो भी आपको -2 की मार्किंग इसके अंदर थी। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। इसको अप्रोच करने के मैं आपको 2 तरीके सिखाऊंगा। पहला मेथड मैं आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से करके दिखाऊंगा, और दूसरा मैं आपको इसे प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स में लिख कर स्प्लिट करूंगा, उससे करेंगे। फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको कौन सा पसंद आया, कौन सा इजी आप एग्जाम में अगर आता तो किससे आप ट्राई करते। सो दे आर गोइंग टू बी 2 मेथड्स। तो फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ERT, दैट मीन्स एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम सवाल को बनाएंगे। यहाँ पर होल स्क्वायर अगर आप देखें तो ये 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, 1 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा। तो यहाँ अगर हम देखें तो रो वाइज चलना ठीक रहेगा या कॉलम वाइज, ये इस बात पर डिपेंड करता है, जिससे हमारा डेटा सिंप्लीफाइड रहे। और ज़्यादातर अगर हमारे पास जीरो कहीं से क्रिएट हो जाए तो फिर इसको सॉल्व करना ईजी रहेगा। है ये क्वेश्चन सिंपल सा कि डिटर्मिनेंट को इसके इक्वल करके इक्वेशन आएगी, सॉल्व करके निकालना है, पर इसको सिंप्लीफाई करने के ही मार्क्स इस सवाल के अंदर पूछे गए हैं। तो अगर मैं कॉलम वाइज जाता हूं तो 4 अल्फा स्क्वायर है, यहाँ अल्फा स्क्वायर है, डिफरेंस लेने से अल्फा स्क्वायर कैंसिल नहीं होता है। लेकिन अगर मैं इसको रो वाइज सिंप्लीफाई करने की सोचता हूं तो आप देखिएगा यहाँ अल्फा स्क्वायर, यहाँ भी अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 कांस्टेंट आएगा, यहाँ 1 आएगा, 3 बचेगा।
4 अल्फा बचेगा होल स्क्वायर के बाद, यहाँ 2 अल्फा बचेगा। तो ऐसे अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं रो वाइज तो फिर चांसेस है, देखो 4 अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर, 9 अल्फा स्क्वायर 9 अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, 4 अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर। तो रो वाइज अगर हम बात बनाते हैं तो बात बन जाएगी। तो पहला ऑपरेशन है R2 अप्लाई करते हैं हम, R2 माइनस R1, और R3 को भी अप्लाई हम ऐसे ही करते हैं कि हम R3 माइनस R1 के साथ इसको ओपन करेंगे। तो पहला डिटर्मिनेंट में लिखने लगा, फर्स्ट वाला जो है इसको अब आप ओपन करके ही लिख लीजिए, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, 1 प्लस 4 अल्फा प्लस 4 अल्फा स्क्वायर, 1 प्लस 6 अल्फा प्लस 9 अल्फा स्क्वायर। अब जितना हम इसको समझ पाएंगे उतना जल्दी हम लिख देंगे। यहाँ 4 अल्फा स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, 4 अल्फा है, यहाँ 2 अल्फा है, आपके पास 2 अल्फा बचेगा, 4 है, यहाँ 1 है, आपके पास 3 बचता है। 4 अल्फा स्क्वायर कैंसिलिंग आउट, यहाँ 4 है, 8 अल्फा आता है, और यहाँ 4 है, बचा आपके पास 4 अल्फा। 4 माइनस 1 करेंगे 3 बन जाएगा। यहाँ देखिए 6 से डबल करते हैं 12 आता है, 12 में से 6 जाएगा तो 6 अल्फा बचेगा, प्लस 3 भी आता है। इस पे चलते हैं, अल्फा स्क्वायर कैंसिलिंग आउट, यहाँ आपके पास 6 अल्फा आता है, यहाँ 2 अल्फा है, आपके पास बचता है 4 अल्फा। 9 है, 1 जाएगा, 8 बचेगा आपके पास। यहाँ देखिएगा 4 अल्फा स्क्वायर कैंसिलिंग, 6 से 12 अल्फा आता है, 12 में से 4 जाएगा तो आपके पास बचता है 8 अल्फा, प्लस 9 माइनस 1 आपके पास से 8 आता है। यहाँ 9 है आपके पास से, और उसका डबल करते हैं 18 आता है, 18 और यहाँ पर है 6, तो आपके पास से बचता है 12 अल्फा प्लस 8 आपके पास से आएगा। ठीक है, तो एक सिंप्लीफिकेशन हो गया है फर्स्ट राउंड। आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो आप देखिए 2 अल्फा है, यहाँ 4 अल्फा है, यहाँ 4 अल्फा है, यहाँ 8 अल्फा है, 6 अल्फा है, 12 अल्फा है, डबल चल रहा है, यहाँ भी इसका देखा जाए तो डबल चल रहा है। तो कैसे इसको प्रोसीड करें जिससे हम और इसको सिंप्लीफाई करें, सोचते हुए चलना है। जो सोच पाएगा वो देश के टॉप इंजीनियर्स में काउंट हो जाएगा। बस हिम्मत रखिए, थोड़ा सा डरना नहीं है, हारना नहीं है, लगे रहना है। थिंग्स विल बी फाइन विल यू। तो यहाँ पर थोड़ा देखिए, तो मैं हम एक काम करते हैं, इसका डबल सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, इसका डबल यहाँ, इसका डबल यहाँ। तो एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, एक और ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। सो लेट्स यूज आफ्टर दिस, आई वुड से R2 R3 एज R3 माइनस, इसका डबल सब्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, 2 टाइम्स R2, ये बात बना देते हैं, इस ऑपरेशन को अप्लाई कर देते हैं। R3 में इसका डबल सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए। अब देखना 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ये 2 अल्फा प्लस 3 आपके पास है, इसका डबल आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 अल्फा चला जाएगा, 3 का डबल 6 होता है, यहाँ आपके पास 2 बचेगा। यहाँ आपके पास है 4 अल्फा प्लस 3, इसका डबल 8 अल्फा चला गया, यहाँ से भी 2 आता है, इसका डबल आपके पास है 6 अल्फा प्लस 3 आता है, डबल कीजिए आपके पास फिर से 2 आता है। ये डेटा आपके पास आया। अब क्या किया जाए, अब आप चाहें तो यहाँ 0 क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि 2 और 2 लिखा हुआ है, तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, आप देखो, अगर आपने 2 बार रोज में ऑपरेशन लगा दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कॉलम में शिफ्ट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। C3 माइनस C1 कीजिएगा, और C2 में भी C2 माइनस C1 हम करेंगे। तो आपके पास यहाँ 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर आता है, 2 अल्फा प्लस 3 है, और यहाँ 2 है। डिफरेंस लीजिए, 2 माइनस 2 इज 0, अल्फा स्क्वायर यहाँ से चला जाएगा, डेटा बनेगा आपके पास से 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, यहाँ से 3 से 3 चला जाएगा, आपके पास 2 अल्फा आता है, 2 से 2 चला गया, डेटा आता है 0। लास्ट वाला ये भी डेटा आपके पास 0 है। आप यहाँ से आपके पास जाएंगे, डेटा बनता है 4 अल्फा, और यहाँ से यहाँ आप जाएंगे तो बात बनती है 8 अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पर 2 अल्फा है, यहाँ से आपके पास 4 अल्फा है। ये डिटर्मिनेंट आपके पास बना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें 2 जीरोस दिख रही हैं, तो फिर ज़्यादा लालच ना करते हुए थर्ड के अलोंग हम इसको ओपन कर देंगे, तो आपके पास डेटा बनेगा 2, और इसका कोफैक्टर हम यहाँ पर लिखने जाएंगे, तो बनेगा 4 अल्फा, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, 2 अल्फा आपके पास है, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा,
-648 अल्फा आपके पास डेटा बनेगा। ठीक, आगे बनाते हैं बात। यहाँ 2 अल्फा है, यहाँ पे 2 अल्फा है, बाहर आके आपके पास से 4 अल्फा बन जाएगा। यहाँ 2 लिखा हुआ है। 648 टाइम्स अल्फा आपके पास बनेगा। ठीक है, 4 अल्फा से 4 अल्फा कैंसलिंग आउट। अब आप देख पा रहे हैं सिंपल के ऊपर डेटा आने वाला है। यहाँ आप जाएंगे तो -2 आपके पास बचेगा, तो यहाँ से -8 अल्फा क्यूब आपके पास आता है और 648 अल्फा भी आपके पास आया। ठीक है, अब देखिए अल्फा के बारे में हमें डेटा ढूंढने हैं कि क्या बनेगा। माइनस माइनस सब कैंसिल आपके पास होने वाले हैं। आपके पास दिखता है अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 81 टाइम्स अल्फा। दिस इज व्हाट यू आर हैविंग। और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक अल्फा तो 0 है और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 81 है, यानी अल्फा आपके पास से +-9 आता है। +-9 -4 आंसर नहीं है, 9 आपका आंसर है, -9 आंसर है, 4 भी आंसर नहीं। तो फाइनल आंसर हमारे पास यहां से निकल के आता है BC। तो दैट्स आवर फाइनल आंसर BC। आपने अगर इनमें से सिर्फ बी मार्क किया तो पार्शियल मार्किंग वाले केस में जो आजकल पैटर्न चल रहा है आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन 2015 में आपको बता दूं मैं कि सिर्फ सही करने पर ही आपको मार्क्स मिलते, बाकी सब केसेस में -2 था। तो अगर आपने इसे पार्शियली मार्क किया होता तो -2 की पेनल्टी थी। खौफ का माहौल था पूरा 2015 के पेपर के बाद स्टूडेंट्स के बीच में मार्किंग स्कीम को लेके। बिल्कुल है, सिर्फ BC मार्क करते हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे +4। इसके अलावा आपने कुछ भी मार्क कर दिया आपको -2 की पेनल्टी थी। समझ गए? ऐसे कई सवाल पेपर 1 में भी थे, पेपर 2 में भी थे। बट ठीक है, उनको टॉप स्टूडेंट्स लेने हैं तो स्टूडेंट्स तो उतने ही पिक हुए। लेकिन कई बार एक अच्छा स्टूडेंट इसमें पैनिक में आ जाता है कि अटेम्प्ट कैसे करें। डिपेंड तो उसी पर रहता है कि उसने मॉक टेस्ट कैसे दिए, है ना। तो इसीलिए जेईई एडवांस में खास बात है कि मार्किंग स्कीम उनके हाथ में रहती है, तो उस बात का ध्यान रखिए, उसकी स्ट्रैटेजी बनाते हुए चलिए। फर्स्ट मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आते हैं हम सेकंड मेथड की तरफ और इसको देखना चाहेंगे कि इसको कैसे और हम दूसरे तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो लेट्स प्रोसीड फॉर द सेकंड मेथड, जिसमें हम इसको प्रोडक्ट ऑफ दो डिटर्मिनेंट्स के बीच में ओपन करेंगे। तो पहला मैं थोड़ा इसको ओपन करके लिख लेता हूं कि किस तरीके से हमारे पास लिखे गए हैं। डिटर्मिनेंट को मैंने यहां पर ओपन किया। ओके, सो मैं ये कहता हूं कि हमें इसको प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक करना है। ओपन तो मैंने कर दिया। तो जब हम दो डिटर्मिनेंट्स में इसको ब्रेक करेंगे, कोई ERT नहीं लगाना चाहते, तो फिर ये रो बाय रो से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ वाला यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला सेकंड रो से, ये वाला थर्ड रो से। तो इस फर्स्ट रो से ही तीनों का मल्टीप्लाई होगा। तो हमें कुछ कॉमन दिखना चाहिए फर्स्ट रो के अंदर। तो अगर आप कुछ कॉमन देखना चाहें तो आपको 1 अल्फा और अल्फा स्क्वायर सब जगह नजर आ रहा है। अगर आप ध्यान दें तो ये ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 1 अल्फा और अल्फा स्क्वायर सब जगह नजर आ रहा है। 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर। आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो शायद आप पहचान पाए कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो आप देखेंगे वी आर गेटिंग 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर दिखता है। फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये 1 2 1 बनता है। यहाँ वाले से आप देखिए तो आपके पास 1 4 4 बनता है। यहाँ पे आप देखिए तो ये 1 6 9 बनता है। ठीक है, इन सब का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास फर्स्ट रो आ जाता है। हो सकता है कि इसके अंदर कुछ और चेंजेस भी करने पड़े। इस बात को वेरीफाई जस्टिफाई सेकंड रो करेगा। अब ये डेटा कैसा आया है वो हमें देखना है। हमारे पास लिखा है 1 2 1, तो यहाँ हमें 1 चाहिए 4 के साथ, तो यहाँ 4 आना चाहिए। यहाँ 4 अल्फा है लेकिन यहाँ पास 2 पहले से लिखा हुआ, तो हमें 2 अल्फा लिखना होगा ताकि 4 अल्फा बन जाए। अल्फा स्क्वायर है, यहाँ 1 है अल्फा स्क्वायर। मैच करके देखते हैं क्या प्रोडक्ट बना। तो 4 + 4 अल्फा + अल्फा स्क्वायर, करेक्ट। अब इसका मल्टीप्लाई सेकंड से होगा तो देखिएगा 4 + 8 अल्फा + 4 अल्फा स्क्वायर, 4 + 8 अल्फा + 4 अल्फा स्क्वायर। अब इसका लास्ट वाले से 4 + 12 अल्फा
प्लस 9 अल्फा स्क्वायर, करेक्ट। अब आते हैं इस वाले पर, तो 1 था, 4 था, कांस्टेंट टर्म में अगले वाली नंबर 9 आना चाहिए। यहाँ 6 अल्फा लिखा हुआ है, तब ये मल्टीप्लाई होगा कितना, देखो यार 2 अल्फा था तो अल्फा लिखा है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट आना चाहिए तो ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर, ठीक है। तो एक अल्फा स्क्वायर लिखा है तो हमारे पास भी यहाँ पर अल्फा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर आ गया प्लस 9 आ गया, अल्फा स्क्वायर आ गया प्लस 9 आ गया। 6 अल्फा लिखा है, यहाँ 2 पहले से है तो फिर मुझे यहाँ पर 3 अल्फा लिखना होगा। आप मैच कर सकते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा, इस वाले का सेकंड से मल्टीप्लाई करिए तो 9 प्लस 12 अल्फा प्लस 4 अल्फा स्क्वायर, 9 प्लस 18 अल्फा प्लस 9 अल्फा स्क्वायर, डन। तो हमने इसको दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अब हमें इसको सॉल्व करना है, इस वाले को भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ से अल्फा स्क्वायर कॉमन है, यहाँ से आप अल्फा भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर, या तो सीधा सॉल्व कर लें या फिर एक काम कर सकते हैं कि सब्सट्रैक्ट कर ले तो 2 जीरो क्रिएट हो जाएंगे, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, या फिर 2 डिटर्मिनेंट के हिसाब से हम इसको बना लें। तो जैसा आप बोले वैसा हम इसको बनाकर देख सकते हैं, ठीक है। सो आई एम हैविंग अल्फा क्यूब कॉमन आ रहा है अपने पास फर्स्ट वाले से, और डिटर्मिनेंट जो बनेगा उसको हम देख लेते हैं, 1 1 1 4 2 1 9 3 1 यहाँ पर, और इसको सॉल्व कर लेते हैं सेकंड वाले को। तो आपके पास बनेगा 1, दिस इज 36 एंड दिस इज 24, 12 आपके पास आता है, ठीक है। अगले चलते हैं 2 पर, 9 माइनस 5, 9 माइनस 4 इज 5, 5 का डबल करते हैं तो 10 आता है, ठीक है। लास्ट वाले पे चलते हैं, आपके पास से 6 माइनस 4 आपके पास से बनेगा, ठीक है, तो आता है 2। ये रेट आपके पास से क्रिएट होता है। यहाँ हमने देखा आया आपके पास अल्फा क्यूब है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो वी आर गेटिंग 2 माइनस 1, लास्ट पर पहुंचे 4 माइनस 5 प्लस 5, लास्ट वाला 12 आपके पास आता है, और यहाँ पर 18 है, माइनस 6 आता है, यहाँ पर 4 आता है आपके पास से, 14 माइनस 4 इज 14 माइनस 10 इज 4। सामने लिखा हुआ है 648, इस बारे में भी बात करनी है। माइनस आपके पास है 648 टाइम्स अल्फा, तो देखिएगा अल्फा क्यूब हमने लिखा, यहाँ पर आपके पास 5 है और यहाँ है आपके पास -7, तो -2 बनेगा मल्टीप्लाई 4 के साथ, और 648 अल्फा आपके पास और है, माइनस साइन हटा देंगे, 8 यहाँ से 81 टाइम्स अल्फा आपके पास लिखा गया है, ये डेटा आपके पास। अल्फा की वैल्यू 0 है और अल्फा स्क्वायर आपके पास से 81 आता है, यानी अल्फा की वैल्यू आपके पास से +-9 आपके पास से बनेगी। +-9 है तो बी है, और ये -9 आता है, 9 एंड -9, ठीक है। ये दोनों हमारे पास इसके आंसर्स नहीं आएंगे, फाइनल आंसर्स हमारे पास आएंगे 9 एंड -9। तो सेकंड, आप इसको प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट से भी ब्रेक करके सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं। अब आप डिसाइड कीजिए ये मेथड आपको ठीक लगा, या फिर आप जो ERT से सॉल्व करके लेकर आते हैं इससे आप सॉल्व करना चाहते हैं, चॉइस आपके पास है। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं। मार्किंग स्कीम थोड़ी क्रूशियल है, -2 की पेनल्टी है, अगर आपने एक भी आधा पार्शियल आंसर दिया तब भी, एक भी ऑप्शन गलत मार्क कर दिया तब भी। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग, एंजॉय कीजिए इस प्रोसेस को जो जेई की प्रिपरेशन की है, ठीक है। कीप लर्निंग। In R cube, consider the planes P1 y equal to 0, P2 x plus z equal to 1, and P3 is a plane different from P1 and P2, which passes through the intersection of P1 and P2 if the distance of point 1, 0, 1, 0 from P3 is 1, and the distance of a point alpha, beta, gamma from P3 is 2, then which one of the following relations is an R true? ये हमसे पूछा गया है। जेईई एडवांस 2015 पेपर 1 का एक क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा है, 3D ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड है, प्लेन्स के ऊपर बेस्ड है। मार्किंग स्कीम, इसकी यहाँ पर कोई पार्शियल मार्किंग नहीं थी, यही वो पहला साल है जब -2 का ब्रूटल मार्किंग आई थी। अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्टली सही ऑप्शंस मार्क किए तभी आपको मार्क्स मिलेंगे +4, बाकी सभी केसेस में आपको -2 की पेनल्टी थी।
जैसे इसका आंसर अगर दो ऑप्शन आते हैं, सपोज कीजिए BC आता है, तो यहाँ पर अगर आपने सिर्फ B मार्क किया तो पार्शियल मार्किंग नहीं था, -2 ही मिलना है तब भी। मतलब आपका आंसर बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, तभी मार्क्स मिलेंगे। और एक भी गलत मार्क करोगे जब तो -2 है ही है। चलिए, तो टू प्रोसीड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, पढ़िए क्या पूछा है। कंसीडर द प्लेन P1 एंड P2। ठीक है, दो प्लेन हैं हमारे पास, P1 एंड P2। हुआ क्या है, एक P3 प्लेन है डिफरेंट फ्रॉम दीज टू विच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2। दो प्लेन के इंटरसेक्शन से P3 प्लेन पास होता है। क्या सिचुएशन हो रहा है, आइए देखते हैं। ये हुआ हमारा फर्स्ट प्लेन और यहां पर है हमारे पास ये सेकंड प्लेन। दो प्लेन के से पास होने पर इनकी एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होती है। ये है वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इट इज P1, इट इज P2। इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से एक P3 प्लेन और पास होता है। अच्छा, एक और प्लेन पास करवाना है, ठीक है करवा देते हैं। ये रहा आपके पास एक और प्लेन पास करवा दिया, इट इज P3। तो यहां पर आपके पास फैमिली ऑफ प्लेन्स का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। फैमिली ऑफ लाइंस जैसे होती है वैसे ही फैमिली ऑफ प्लेन्स कि P3 की इक्वेशन आप P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 करके लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। या फिर आप ऐसे नहीं तो आप इसको P2 प्लस लैम्डा टाइम्स P1 भी करके भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। लैम्डा वहां अप्लाई करेंगे जहां पर कोफिशिएंट कम हो। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर P2 का डेटा अगर आप रखना चाहें, P2 आपके पास से आप यहां से डेटा रखिए, ये बनेगा x प्लस जेड माइनस 1। ध्यान से ये 1 इधर आएगा, फिर लैम्डा है और ये y आपके पास लिखा गया है। तो इक्वेशन क्लियर है, x प्लस लैम्डा y प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द प्लेन नंबर 3। अब आगे बढ़िए, पॉइंट है 0 1 0 जिसकी P3 से डिस्टेंस 1 आती है। लेट्स कॉल दिस एज अ पॉइंट 1 0 1। ये डिस्टेंस अगर आप इससे निकालेंगे तो वो 1 आएगी। तो जो 2D में हम पढ़ते हैं ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लाइन की अगर हम एक पॉइंट है x1 y1 की पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर उसको z में एक्सटेंड कर दे तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला प्लेन के लिए वैलिड हो जाता है। यहाँ से आप सेटिस्फाई कीजिएगा, पहले 0 है, फिर लैम्डा है, z भी 0 है, -1 है, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 आपके पास डेटा है। दिस इज कमिंग एज 1, दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 1। बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं और ले चलते हैं आंसर तक। क्या बात बनेगी, यहाँ मैं इसको पहुंचा तो मेरे पास मॉड ऑफ लैम्डा -1 की वैल्यू रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लिखा गया है। स्क्वायर कर लेते हैं, लैम्डा स्क्वायर हम कैंसिल कर देंगे, आपके पास से -12 लैम्डा का वैल्यू आता है। ठीक है, ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आप देखिएगा -12 रखेंगे ना तो हमारे पास प्लेन आएगा 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ P3। अभी यहाँ पे सवाल खत्म नहीं हुआ, अभी हमसे एक बात और पूछिए। सेम डिस्टेंस की बात ही पूछी जा रही है कि भाई अब इसकी ना डिस्टेंस निकालिए, अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा से P3 के डिस्टेंस 2 आती है, फिर कौन सा रिलेशन ट्रू होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हम यहाँ पर एक और पॉइंट बी अज्यूम करेंगे जो दिया गया है वैसे अल्फा बीटा गामा, और हम इस डिस्टेंस को कंप्यूट करते हैं। तो यहाँ से आप डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से y टाइम्स बीटा, y की जगह हम बीटा रखेंगे, यहाँ है 2 गामा माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट सबका स्क्वायर करके, और ये डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 2, ये 2 आपके पास आया। तो ये 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा माइनस 2, 4 प्लस 4 इज 8 प्लस 1 इज 9, 9 का रूट लेंगे 3 आएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा, मॉड हट जाएगा आपके पास से। सो 2 अल्फा माइनस बीटा 2 गामा माइनस 2 का वैल्यू प्लस माइनस 6 आता है। तो एक बार प्लस ले लेंगे तो 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा, आपके पास प्लस 6 है तो वो इधर आके -8 बनेगा, और एक बार हम माइनस साइन पिक करेंगे
तो ये -6 रहेगा, यहाँ आके +6 बनेगा, +6 में जब -2 जाएगा तो बचेगा +4। सो ये दो ऑप्शंस हमारे पास जनरेट होते हैं। अब आप आराम से ऑप्शन देखिए, मैच कीजिए। 2 अल्फा प्लस बीटा, दिस इज रॉन्ग। 2 अल्फा प्लस बीटा, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। 2 अल्फा माइनस बीटा, करेक्ट। +2 गामा +4, करेक्ट, ये ऑप्शन है। 2 अल्फा माइनस बीटा +2 गामा -8, ये भी करेक्ट है। तो हमारे पास यहाँ पर फाइनल आंसर बी डी आता है। फॉर्मेट की बात बता दें, अगर आपने एग्जैक्टली बी डी मार्क किया तब +4 मार्क्स मिलेगा, बाकी सभी केसेस में आपको -2 है अटेम्प्ट करते थे। अगर सिर्फ बी मार्क करोगे तो भी -2 था उस टाइम की मार्किंग के हिसाब से। इसीलिए पार्शियल मार्किंग को नेक्स्ट ईयर 2016 से के बाद से वहाँ पर इनेबल कर दिया, ताकि कुछ भी अगर किसी ने अटेम्प्ट किया है, ट्राई किया है, कॉन्सेप्ट जानता है, तो उसको कुछ तो मार्क्स मिले। ठीक है, क्योंकि रादर देन गिविंग देम -2 इज नॉट जस्टिफाइबल। 2015 ही वो पहला साल था जब सिर्फ पार्शियल मार्किंग नहीं थी और डायरेक्टली पेनल्टी थी -2 की। सवाल आपको कैसा लगा? आई होप आपने देखा हो कि फैमिली ऑफ प्लेन्स के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे हमने डिस्कशन किया है इसी का, लैम्डा की वैल्यूज आने के बाद डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। फेयरली सिंपल क्वेश्चन है। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग, लेकिन इस सिंपल क्वेश्चन, सिंपल कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ते हैं तभी मेहनत से वो सॉल्व होंगे, और फाइनल एग्जाम में सॉल्व करने के लिए भी एफर्ट लगते हैं। एफर्ट है तो बात बनेगी। Keep learning, keep solving. In R cube, let L be the straight line passing through the origin. Suppose that all the points on L are at a constant distance from two planes, P1, x plus 2y minus z plus 1 equal to 0, and P2, 2x minus y plus z minus 1 is equal to 0. Let M be the locus of feet of perpendiculars drawn from the points on L to the plane P1. Then which one of the following points lies on M? ये क्वेश्चन पूछा गया है। 4 ऑप्शंस हमारे पास है, एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन आज दिन जेई एडवांस 2015 एमसीक्यू सेक्शन, जहाँ पर एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हैं। अगर हम इसको गलत करते हैं तो हमारे पास -2 की पेनल्टी भी है, सही करने पर +4 पे। और सबसे बड़ी बात, पार्शियल मार्किंग नहीं थी। ये वो पहला साल था जब पार्शियल मार्किंग इनेबल नहीं थी। ठीक है, चलिए पहले इस क्वेश्चन को देखें तो ये 3D एंड ज्योमेट्री का एक चैप्टर है जहां से क्वेश्चन पूछा गया है। प्लेन्स के ऊपर बात हो रही है, एक एक लाइन को डिकोड करते हैं और सबसे पहले हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि क्या पूछा गया है। लेट एल बी द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, एक लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है, ध्यान रखेंगे, उसको बोला गया है स्ट्रेट लाइन एल। ओके, सपोज दैट ऑल द पॉइंट्स ऑन लाइन एल आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम टू प्लेन्स। दो प्लेन हमारे पास है जिससे इस लाइन की, देखो, ऑल द पॉइंट्स ऑन लाइन एल आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस। ठीक है, तो पहले इस बात को समझें कैसा कब होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई प्लेन आपके पास दिया गया है, ठीक है, एक प्लेन आपके पास है और एक लाइन है, लाइन ने आके इसको कट कर दिया। तो क्या सभी पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स ऑन लाइन एल आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस? किसी प्लेन से किसी लाइन के ऊपर सभी पॉइंट्स से अगर हम डिस्टेंसेस निकालें तो ये तो अलग अलग आते हैं, लेकिन कौन सा केस होगा जब ये सेम आएंगे, इक्वल आएंगे? एनी आइडिया? अगर ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल हो जाए, अगर ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल हो जाए तो यहां से अगर आप परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करके देखेंगे तो फिर ये हमेशा कैसे आएंगे? सेम आएंगे। फिर ये हमेशा कैसे आएंगे? सेम आएंगे। तो ये बात सबसे पहले क्लियर हो गई क्या, कि ये जो लाइन है ये इन दोनों प्लेन्स के पैरेलल होनी चाहिए। यहां पर समझते हैं, सपोज दैट ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन एल आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम टू प्लेन्स। क्योंकि अगर पैरेलल नहीं है तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सब से इसके डिस्टेंसेस अलग अलग आने वाली है। हम चाहते हैं कि इक्वल डिस्टेंस आए, तो ये अगर प्लेन है तो लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए, तभी ऐसा होगा कि सभी पॉइंट्स जो लाइन के ऊपर हैं उनकी इक्वल डिस्टेंस मेंटेन होगी। तो सबसे पहली बात तो ये हमने इसको क्लियर कर दिया कि हाँ भाई ऐसा होने वाला है। अब पढ़ते हैं आगे। अब देखो, दो प्लेन है, क्या ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं? आराम से देखें, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट दोनों के अंदर सेम प्रोपोर्शनल नहीं है, अलग अलग है, यानी इंटरसेक्ट करते हैं। तो पहला वाला मैंने एक प्लेन बनाया, यहाँ पर मैं गया और मैंने फर्स्ट प्लेन यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर दिया।
पहला प्लेन बन गया। अब हम यहाँ पर एक सेकंड प्लेन बनाते हैं। सेकंड प्लेन थोड़ा एक बड़ा प्लेन बना दिया, ये सेकंड प्लेन बना दिया, ठीक है। अब ये जो लाइन है इसकी पोजीशनिंग कैसे होगी? ये लाइन कुछ इस तरीके से होगी कि जो लाइन L है ये पैरेलल रहेगी P1 के भी, और लाइन L है ये पैरेलल रहेगी P2 के भी, करेक्ट। अच्छा, प्लेन की तो डायरेक्शन होती नहीं है, प्लेन के परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन होती है, इसको नॉर्मल कहते हैं। तो अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है, इसका मतलब ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी n1 नॉर्मल के, और यही लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी n2 नॉर्मल के भी, जिनके नॉर्मल्स के परपेंडिकुलर प्लेन के पैरेलल है, तो ये जो नॉर्मल होगा उसके साथ लाइन का 90 डिग्री बनेगा। तो लाइन की डायरेक्शंस आपको पता चल गई कि ये दोनों के नॉर्मल्स के परपेंडिकुलर हैं। तो एक वेक्टर ऐसा जो ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया जाए, ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि जो एल है ये पैरेलल हो जाएगा अगर हम n1 क्रॉस n2 यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। तो n1 क्रॉस n2 क्या है? इनके नॉर्मल के डीआरएस आप निकालिए। यहाँ से नॉर्मल के डीआरएस वही जो XYZ होता है, यानी i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। यहाँ से आप n2 लिख सकते हैं, n2 आपके पास आएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। एंड लेट्स कैलकुलेट दिस i j k। 1 2 माइनस 1, यहाँ पर 2 माइनस 1 1, तो मेरे पास यहाँ से 2 आता है और ये 1 जाएगा, तो आपके पास i कैप। फिर जे कैप हम बनाना चाहते हैं तो ये 1 आता है, यहाँ से आपके पास 2 बनेगा तो 3 बनेगा माइनस जे कैप। के हम निकालेंगे -1 -4 आता है -5 के कैप। तो हमारे पास जो लाइन L है इसके डीआरएस आपके पास आ गए। 1 -3 -5 लिख लीजिए, या फिर आप -1 3 एंड 5 लिख लीजिए। ये दो डीआरएस हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये वाला लिख लीजिए या ये वाला लिख लीजिए। अंडरस्टूड? ठीक है, ये दो बात हमने यहाँ पे लिख दी। अब आगे चलते हैं, अब आगे हम चाहते क्या है वो बात करते हैं। लाइन एल के बारे में एक और खास बात पता है कि लाइन एल किससे पास होती है? ओरिजिन से पास होती है। तो हम लाइन एल की इक्वेशन अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ओरिजिन से पास होगा x -0 अपॉन -1, y -0 अपॉन 3 एंड z -5 अपॉन z -0 अपॉन 5। लाइन एल की इक्वेशन हमने बना दी। एक बात और आपने नोटिस की, जो लाइन है जो दोनों प्लेन्स के पैरेलल है, जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होती है दोनों प्लेन की, जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी दोनों प्लेन्स की, ये है दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ये भी तो यही होती है, ये लाइन भी ऐसी होती है जो दोनों प्लेन्स के जो कट करते हैं जहां से वहां से पास होती है, और दोनों के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी क्योंकि दोनों प्लेन में एग्जिस्ट करती है। तो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये दोनों कैसे होंगी? पैरेलल। ये दोनों लाइंस कैसे हो जाएंगी अपने पास से? पैरेलल हो जाएंगी। दे बोथ ऑफ देम विल बिकम पैरेलल। इतना हम यहाँ से बात कह सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि हाँ ये दोनों लाइंस यहाँ से पैरेलल आएंगे। सो दिस लाइंस आर आल्सो पैरेलल। दिस लाइन L इज पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक, अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, क्या पूछा है। सो लाइन L ओरिजिन से पास होती है, बिल्कुल लाइन L की इक्वेशन आ गई है जो यहाँ से कांस्टेंट डिस्टेंस पर है इन दोनों प्लेन से, इसको हमने समझ लिया है। कांस्टेंट डिस्टेंस की बात हुई है, इसका मतलब ये है कि वो पैरेलल है, ठीक है, और हमने इसकी इक्वेशन भी बना ली। अब आगे पढ़ते हैं। लेट M बी द लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर। लेट M be the focus of feet of perpendicular drawn from the points on L। L के ऊपर पॉइंट से वहां से फीट ऑफ परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है टू द प्लेन P1। ये M उसका लोकस बनेगा। ओके, समझते हैं। अब देखिए, अगर मैं यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता जो कि L लाइन किसके पैरेलल है? P1 के। तो ये सारे परपेंडिकुलर आप यहाँ ड्रॉ कर दीजिए। तो एक तरीके से एक प्लेन के पैरेलल एक लाइन है। मैं जब बहुत सारे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा? इस लाइन का प्रोजेक्शन आ जाएगा उसके ऊपर। आपकी बात समझ में आती है? देखो, मैं कहना चाहता हूं कि ये मेरे पास प्लेन P1 है, एक लाइन है अपने पास यहाँ पर L। अगर मुझे इसका प्रोजेक्शन लेना है यहाँ पर तो क्या होगा? परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर देता हूं मैं यहाँ पर कि परपेंडिकुलर्स ड्रॉ हो गए।
तो एक लाइन आपके पास लोकस यहाँ पर कंस्ट्रक्ट होगा पूरा का पूरा। सो दिस लोकस इज गोइंग टू बी एल डैश। तो यहां से एक एक पॉइंट से हम यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, एक एक लाइन से, एक एक पॉइंट से इस प्लेन के ऊपर। दिस इज प्लेन P1। तो आपके पास ये बन जाएगा। इसी के बारे में बात हो रही है, यही आपके पास एन की बात हो रही है लोकस की। तो एक बात बताइए, एल और एल डैश में डिफरेंस क्या होगा? इसके अगर आपके पास DRS -1, 3 एंड 5 है तो ये दोनों तो पैरेलल होंगे, तो हमारे पास इसके DRS भी निकल के आ जाएंगे, -1, 3 एंड 5। यस और नो? करेक्ट बात है। तो यहां पर जो हम L1 से बनाना चाहते हैं, ये जो बनेगा इसका प्रोजेक्शन, ये भी आप मान के चलिए कि इसी के ऊपर मैं कोई और कलर ढूंढ लेता हूं जिससे बात बन जाए। तो ये भी इसी के पैरेलल बनने वाली है एक लाइन। ये है प्रोजेक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो P1 पे आने वाला, P1 बड़ा प्लेन रहेगा, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अब यहां पर हमारे पास एक ओरिजिन पॉइंट हमें पता है, इसका फायदा उठाते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक ओरिजिन पॉइंट पता है। तो ओरिजिन पता है तो हम इसका एक यहाँ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल देते हैं। तो क्या है, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो DRS तो अपने पास आ चुके हैं। अगर पॉइंट भी आ गया तो हमारे पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी, तो हमारे पास ये लोकस आ जाएगा निकल के यहाँ से। ठीक है। तो चलिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर ओरिजिन का निकालते हैं। ओरिजिन 0 0 0 ऑन प्लेन P1। P1 के लिए हो रहा है, P1 प्लेन की इक्वेशन लाएंगे। तो यहां से आता है x -0/1, y -0/2, z -0/-1। यहां पर 0 0 0 आप रखेंगे तो +1 आता है। ये डेटा आपके पास। ठीक है। 0 0 0 से हमने इसको बनाया, 1 2 एंड -1 ये हमने डाल दिया। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना चाहते हैं, वी आर हैविंग दिस एज -1/6। तो आप देखिए x का वैल्यू आता है -1/6, y का वैल्यू -1/3 और z का वैल्यू हमारे पास से 1/6 आता है। सो नाउ वी आर हैविंग द पॉइंट O डैश एज, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, -1/6, -1/3 एंड 1/6। अंडरस्टूड? अब हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। एल डैश की कैसे लिखेंगे? DRS हमें मालूम है, तो हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे x + 1/6, y + 1/3, z -1/6 and the DRS are ठीक है। अब एल डैश की इक्वेशन तो हमारे पास आ गई। अब हमें यह देखना है कि इसका जो लोकस की बात हो रही है, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इसके ऊपर लाई करते हैं। तो अगर मैं इसको k अज्यूम कर लेता हूं यहाँ पर, तो मेरे पास एक वेरिएबल पॉइंट आएगा -k -1/6, 3k -1/3 एंड इट इज 5k + 1/6। सो जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ k और यहाँ पर फिगर आउट करते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। जैसे 0 दिया है तो ऑप्शन ए के लिए आपके पास k का वैल्यू -1/6 होना चाहिए। -1/6 आप रखते हैं तो आपके पास ये डेटा 0 आता है। आप यहाँ रख के देखिएगा तो आपके पास -3/6 बनेगा, जो बनेगा आपके पास से -½ -5/6 बनेगा अगला। ये यहाँ आप रखने जाएंगे तो -5/6, -4/6, -2/3 ये ऑप्शन बनेगा। क्या ये यहाँ पर है? बिल्कुल यही है। 0 -5/6 -2/3 ये बात बनी। दूसरा ऑप्शन बनाते हैं। देखिए इसमें क्या है, -1/6 हमें चाहिए, तो यानी यहाँ पर हमें k को 0 रखना चाहिए। तो फिर पॉइंट आएगा -1/6, -1/3 और 1/6। ढूंढिए। -1/6, -1/3, 1/6 करेक्ट। बी भी करेक्ट है। पी वाला लोकस भी आया अपने पास, इस पोल पर लाई करेगा, वो तो आना भी चाहिए था। ओरिजिन का फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही यही है, तो ये पॉइंट तो आएगा ही आएगा। आगे चलते हैं, सी की बात करते हैं। अगर हम ये कोऑर्डिनेट चाहते हैं तो हमें मुझे के को क्या रखना पड़ेगा? के को मुझे 4/6 रखना पड़ेगा, यानी 2/3। तो -4/6 -1/6 विल बिकम -5/6। लेकिन जब मैं ये रखता हूँ तो मेरे पास पहला कोऑर्डिनेट तो मैच होता है, लेकिन जब मैं यहाँ रखने जाऊँगा
तो ये आएगा 4/6 आपके पास से, तो 2 बनेगा यहाँ पर, 2/3। तो यहाँ पर आता है 6 - 1 इज 5/3 आपके पास बनेगा डेटा। नेक्स्ट, इसका हम साइज 5/3। आगे आप जाइएगा तो ये आपके पास से 2/3 है। तो देखो 5/3 है कि अपने पास यहाँ पर नहीं है, तो सी ऑप्शन का तो चांस नहीं है। एक्स कोऑर्डिनेट मैच हुआ लेकिन वाई कोऑर्डिनेट मैच नहीं हो रहा, तो सी निकालने की जरूरत भी नहीं है। लास्ट वाला कोऑर्डिनेट आप चाहो तो निकाल सकते हो। फिर बारी आती है डी ऑप्शन के लिए। -1/3 अगर हम चाहते हैं तो हम यहाँ क्या लिखें, आप के को 1/6 रखिए, तो 1/6 1/6 2/6 बनेगा, माइनस साइन बाहर है, -1/3 बन जाएगा। सो आई एम मार्किंग हियर डी इफ के इज 1/6। ठीक है, तो 1/6 रखिएगा, तो आपके पास पहला ही बनता है -1/3। 1/6 आपने यहाँ पर रखा तो 1/6 और ये 1/2 बनेगा। 1/2 माइनस 1/3 ये आपके पास से 1/6 बन जाएगा, जो यहाँ नहीं दिया हुआ, यहाँ ये 0 बोला हुआ, ये नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, तो सी और डी आंसर्स नहीं आ रहे। करेक्ट आंसर्स हमारे पास जो आने वाले हैं वो है ए बी। तो जब इसका आंसर ए बी है तो जो स्टूडेंट ए बी मार्क करेगा, ये टॉप क्लास क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, दो प्लेन्स के ऊपर बेस्ड ये सवाल बनाया गया था। पैरेलल की बात हो रही है, एक्चुअल डायग्राम भी मैंने यहाँ पर समझाया क्या हो रहा है। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत कम स्टूडेंट इसको सॉल्व कर पाएंगे फाइनल एग्जाम के अंदर भी। कहना ही चाहता था कि अगर ए बी इसका आंसर है तो अगर हमने कहीं पर भी सिर्फ ए मार्क किया तो -2 मिल रहा है, जो आजकल पार्शियल मार्किंग में कुछ तो मार्क्स मिलते हैं, समझ गए। तो मार्किंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग, मेक योर ऑल कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन एंड कीप वर्किंग हार्ड। Let P and Q be distinct points on the parabola y square is equal to 2x, such that a circle with PQH diameter passes through the vertex O of parabola. If P lies in the first quadrant and the area of triangle OPQ is 3√2, then which one of the following is and are the correct coordinates of point P? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर जहां पर हमें सर्कल और पैराबोला का मिक्स क्वेश्चन दिख रहा है, एमसीक्यू सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, जेईई एडवांस 2015 पेपर 1। मार्किंग स्कीम ऐसी थी कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो पार्शियल मार्किंग नहीं थी, -2 की पेनल्टी है अगर आपने सही सभी करेक्ट ऑप्शन मार्क नहीं किए। चलिए क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, कैसे हम इसको डिस्कस करेंगे। पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन दिस पैराबोला। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पैराबोला का ही प्लॉटिंग शुरू करते हैं। तो दिस इज द पैराबोला। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सीक्वेंशियली बनाते हैं। पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन दिस पैराबोला। तो पैराबोला आपके पास है y² इज इक्वल टू 4ax होता है, हमारे पास 2x है, यानी यहाँ से a का वैल्यू की रिक्वायरमेंट हाफ आई है। एक सर्कल बनाया है, पी क्यू एज द डायमीटर पासेस थ्रू द वर्टेक्स ओ, वर्टेक्स ओ ओरिजिन है। P and Q in the first, P lies in the first quadrant, ओके, यहाँ पर P है और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ और Q भी यहाँ पर होगा। ठीक है, तो एक सर्कल यहाँ पर बनाया गया है, हम एक सर्कल का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कर देते हैं। सर्कल का कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर बना देते हैं। तो ये पॉइंट हो गया आपके पास से P, ये पॉइंट आपके पास से है Q, और ये इस सर्कल का डायामीटर है, ये इस सर्कल का डायामीटर है। तो अब सर्कल के बारे में छोटी बात आपको पता होगी कि अगर सर्कल का कोई भी डायामीटर आपको पता है तो इसकी सरकमफेरेंस पर हर जगह एंगल 90 आता है, तो वही 90 डिग्री आपको यहाँ पर भी मिलेगा। जब हम इस P पॉइंट को वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास वो 90 डिग्री यहाँ भी बनेगा, क्योंकि ये डायामीटर है, इस सर्कल का ये डायामीटर है। करेक्ट, एक ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। पैराबोला के हिसाब से अगर हम देखें तो हम इसको a_t1 स्क्वायर 2a_t1 ले सकते हैं। ऐसे Q पॉइंट हम पैराबोला पर अज्यूम कर सकते हैं a_t2 स्क्वायर 2a_t2। करेक्ट, क्योंकि ये एंगल 90 है तो OP और OQ दोनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो आपके पास -1 आना चाहिए। OP एंड OQ के स्लोप का प्रोडक्ट आपके पास से -1 आना चाहिए। ओरिजिन आपके पास से कोऑर्डिनेट रखता है 0 0, स्लोप निकाल लेंगे हम इसका।
तो डेटा बनेगा आपके पास से 2a t1 माइनस 0 अपॉन a t1 स्क्वायर माइनस 0। अगला आता है आपके पास 2a t2 माइनस 0, a22 स्क्वायर कोमा 0 माइनस 1। ए से ए कैंसिल है यहाँ सब जगह से, यहाँ से 4 आता है, ये t1 t2 है, यहाँ पर आपके पास आता है t1 t2 इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो हम t2 का डेटा निकाल सकते हैं -4/t1। ये बात आपके पास यहां से बनी। ठीक है, पॉइंट्स आ गया। अब यहां पर हमें a भी पता है, तो हम क्लियरली यहां पर p पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। तो a का वैल्यू हाफ है, t1 हम लिख सकते हैं a t1 स्क्वायर कोमा 2a t1। तो ये आपके पास लिखा जाएगा, a का वैल्यू हाफ है तो आप लिखेंगे इसको t1 स्क्वायर बाय 2 और यहां पर आपके पास सिंपल t1। q पॉइंट जो होता है आपके पास a t2 स्क्वायर कोमा 2a t2। एक तो t2 हमें पता है इतना बन जाएगा, तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो ये बनेगा 16a/t1 स्क्वायर। यहाँ पे आप ये भी रखेंगे -8/t1, ये भी हम डेटा रख देंगे। ठीक है, ये दो डेटा आ गए और यहाँ पर a भी लिखा हुआ है a। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब a का वैल्यू आप देखिए कितना आता है, हाफ आता है। तो ये 8/t1 का स्क्वायर है और ये यहां पर ये डेटा आपके पास है। ठीक है, p आ चुका है, q आ चुका है, दोनों आपके पास आ गए। अब आगे की बात बनाते हैं, p एंड q। अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इसका एरिया हमारे पास गिवन है। तो अगर वो चाहते हैं कि फाइनली p के कोऑर्डिनेट आए, तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर का हेडेक है कि वो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताते रहेंगे। तो t1 t2 में एक रिलेशन आ गया है, ताकि अब देखिए दोनों कोऑर्डिनेट्स t1 के टर्म्स में है। अब जैसे ही t1 पता चलेगा पॉइंट p आ जाएगा। पहले एक्सप्लेन किया हुआ है p कहाँ पर लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, तो यानी पॉजिटिव आने चाहिए दोनों कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ 90 डिग्री से t1 t2 में रिलेशन आ चुका है। अब हम यहाँ जाएंगे, एरिया की बात करेंगे। सो नाउ द एरिया ऑफ OPQ, देखिएगा OPQ का एरिया। तो ये OP इंटू OQ आपके पास से बनेगा, OP की डिस्टेंस निकालेंगे, OQ की डिस्टेंस हम निकाल देंगे। ठीक है, और वहां से हम इक्वेट कर देंगे। सो OP की डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी हाफ OP इंटू OQ। इसकी वैल्यू आपके पास है 3√2 आती है। OP का लेंथ बताते हैं, ये रही, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस निकाल दीजिए आप। ओरिजिन से डिस्टेंस आप निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा t1 की पावर 4/4। यहाँ पर t1 का स्क्वायर आता है, यहाँ बन जाएगा 64 t1 की पावर 4 प्लस 16/t1 का स्क्वायर, और ये यहाँ पर आपके पास है 6√2 बन जाता है। कितना बन जाता है, 6√2। ठीक, आगे चले। दोनों साइड अगर हम चाहें तो होल स्क्वायर्स को हम कॉमन ले सकते हैं। तो आपके पास से डेटा बनेगा, t1 का स्क्वायर है, t1 का स्क्वायर प्लस 4 आता है, यहाँ पर 16 आपके पास कॉमन है, 4 प्लस t1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी t1 पावर 4 है। ठीक है, आराम से इसको प्रोसेस करेंगे, होल स्क्वायर दोनों साइड कर देते हैं। सो इट इज 36 इंटू 2। अब यहाँ से हम t1 को कैलकुलेट करते हैं, तो थोड़ा आप इसको देखिए कैसे इसको हम बना सकते हैं। एक तो देखिएगा, ये t1 स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और इस 4 से ये 16 अपने पास कैंसिल है 4 टाइम्स, और इस 4 से हम इसको कैंसिल कर पाएंगे 18 टाइम्स। ओके, अब इसको देख लेते हैं। t1 का स्क्वायर है और ये डेटा आपके पास लिखा गया है। ये डेटा आपके पास लिखा है, t1 का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर है अपॉन में t1 का भी स्क्वायर है, सामने आपके पास 18 आता है। t1 का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन t1 का स्क्वायर, सामने आता है 18। ठीक है, चलिए आगे बना लेते हैं। वी आर हैविंग 3√2, आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 3√2 आपके पास से t1 आता है,
-3 प्लस माइनस, ये आपके पास से क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अब ये जो T1 है, क्योंकि ये बोल दिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसको समझिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये कंफर्म बात है कि T1 कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब ये यहाँ पर पॉजिटिव होने के लिए ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर जो इक्वेशन है, अगर हमने ये वाली इक्वेशन सॉल्व करने गए तो इसमें तो अगर T1 पॉजिटिव हो गया तो कंप्लीट टर्म ही पॉजिटिव आ जाएगी, जो 0 के बराबर नहीं होगी। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास जो इक्वेशन बननी चाहिए वो T1 स्क्वायर माइनस 3√2 T1 प्लस 4 इक्वल टू 0 आपके पास लिखा है। तो यहाँ आपके पास है T1, तो बना देंगे, इसके फैक्टराइजेशन कीजिए, T1 माइनस √2 एंड T1 माइनस 2√2, प्रोडक्ट करके देखिए, √2 T1 माइनस 2√2 T1 आपके पास है, डेटा आपके पास बन गया। T1 की वैल्यू √2 आती है, T1 की वैल्यू भी 2√2 आती है, दोनों डेटा आपके पास बने। अब हमें निकालना है पॉइंट, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए, T1 स्क्वायर बाय 2 T1 पॉइंट P, ये है कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट वाले के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो आपके पास से ये कोऑर्डिनेट बन जाएगा। अगर हमें स्क्वायर करना है तो 2/2 1 आएगा और 1 √2 आपके पास से बनेगा, दैट इज द डी आंसर। और इस वाले के हिसाब से अगर आप P बनाएंगे तो पहले इसका स्क्वायर होगा, 2√2 का स्क्वायर 8 आता है, यहाँ पर है 2√2, 4 2√2 आपके पास से डेटा बन जाएगा। ए और डी हमारे पास इसके दो आंसर्स बन जाते हैं, एक आंसर ए आएगा और एक आंसर डी आता है। ठीक है, सो दिस इज डी एंड दिस इज ए, सो वी आर हैविंग ए डी एज द फाइनल आंसर। ए डी हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, अब देखिएगा, पैराबोला पर पॉइंट अज्यूम करना बहुत फेयरली सिंपल बात है। पैराबोला अगर स्टूडेंट ने पढ़ा है तो जरूर वो पॉइंट को अज्यूम करना जानता है। ठीक है, फिर एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना जिससे कि राइट एंगल बन रहा है वर्टेक्स पर। तो ये स्लोप का जो बेसिक फंडा है m1 m2 -1, वहां से हम इसकी बात करेंगे, यानी एंगल है POQ, जो एंगल दिया है हमें 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये सर्कल है, डायमीटर है PQ, तो ये एंगल 90 है। स्लोप से T1 T2 में रिलेशन आ गए, दोनों पॉइंट्स हमारे पास आ गए। गिवन है कि P फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो T1 पॉजिटिव होगा। फिर हमें एरिया की बात समझा रखी कि इसका एरिया क्या होगा, OPQ, हाफ OP इंटू OQ आपके पास लिखा गया है, हाफ OP इंटू OQ आपके पास लिखा गया है 3√2। ये डेटा बना दिया हमने, मल्टीप्लाई क्या, T1 की वैल्यूज। T1 की वैल्यूज यहाँ देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है तो पॉजिटिव वाली पिक करेंगे। जब हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने जाते हैं तो हमारे पास दो वैल्यूज आती है प्लस माइनस। तो प्लस वाली क्वालिटी ये है, यहाँ ये तो पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये 0 नहीं आ सकता फॉर पॉजिटिव के लिए। अगर T1 पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव 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 तीनों टर्म पॉजिटिव हो जाएंगी। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि इससे तो हमारे पास नहीं आएंगे। अगर आप चाहें फिर भी सॉल्व करके देखना तो मैं आपको बता दूं, इसका फैक्टराइजेशन ये बनेंगे, T1 प्लस √2 एंड T1 प्लस 2√2। तो आपके पास दोनों ही डेटा नेगेटिव आने वाले हैं, इसीलिए इसको हमने रिजेक्ट कर दिया, माइनस साइन वाला लिया, दो डेटा आया, दोनों को बनाया और यहाँ पे हमारा आंसर भी बन गया। अब आज ध्यान दीजिए, ये जो जिस मार्किंग स्कीम के साथ क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जिसने AD मार्क किया होगा उसी को +4 मिलेंगे। पार्शियल मार्किंग कैसे बेनिफिशियल होती है, अगर आपने सिर्फ A मार्क किया तो आपको मार्क्स मिलते हैं, लेकिन 2015 में कोई पार्शियल मार्किंग नहीं थी, उसे उस केस में भी अगर इसका A भी मार्क किया है तो भी -2 मिलेगा, सिर्फ D मार्क किया तो भी -2 मिलेगा, आपने A और B मार्क कर दिया तो भी -2 मिलेगा, और सिर्फ AD मार्क करोगे तभी +4 मार्क्स है। ठीक है, तो पे अटेंशन टू द मार्किंग स्कीम, क्योंकि JEE एडवांस की मार्किंग स्कीम कभी भी डिस्क्लोज नहीं होती है, स्टूडेंट्स को ही सबसे पहले पता चलता है। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। Let yx be the solution of differential equation 1 plus e power x y dash plus y times e power x is equal to 1,
y0 की वैल्यू 2 है, फिर आपसे पूछा कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है इन चारों में से जो सही होगा। सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन बिलोंग्स टू डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर एंड आस्क्ड इन जेईई एडवांस 2015 पेपर 1। ओके, सो लेट्स डिस्कस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस इक्वेशन को हम थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। डिवाइड बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स 1 प्लस ई पावर एक्स टाइम्स वाई 1/1 प्लस ई पावर एक्स, ये आपके पास है। यहाँ हम जाएंगे, ये आपके पास से आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या बन जाते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर? डिवाइड बाई डी एक्स है, ये पी वाई है और ये क्यू लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो y के साथ लिखा है इसको हमें लिखना होता है e टू दी पावर दिस इज पी एक्स डी एक्स। तो ये आपके पास बनेगा e टू दी पावर e पावर x अपॉन 1 प्लस ई पावर x डी एक्स। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिखा गया है तो ये log ऑफ 1 प्लस ई पावर x कैटेगरी में चला जाएगा। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है। ठीक है, एफ डैश एक्स और नीचे अगर एफ एक्स लिखा हो तो फिर वो log एफ एक्स बन जाता है। ई और एल एन कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास 1 प्लस ई पावर एक्स यहाँ से आउटपुट आ जाएगा। तो फाइनली इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो सॉल्यूशन आता है y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू जो सामने लिखा गया है मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी यही है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आएगा dx y टाइम्स e टू दी पावर 1 प्लस ई पावर एक्स इज x प्लस c। ये कांस्टेंट हमारे पास आएगी। क्या कुछ और इंफॉर्मेशन हमारे पास है? बिल्कुल है, ये देखिए y0 की वैल्यू 2 है। समझिए y0 की वैल्यू 2 है, इसका मीनिंग ये होता है कि x अगर 0 है तो y का वैल्यू 2 बनेगा। तो ये 2 है, यहाँ 1 प्लस x का वैल्यू 0 है। सो क्लियरली वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ c as 4। वैल्यू ऑफ c as 4। सो द कर्व y टाइम्स 1 प्लस ई टू दी पावर x आता है, यहाँ से x प्लस 4 आता है। ये डेटा हमने बना दिया। y की वैल्यू है x प्लस 4 अपॉन 1 प्लस ई पावर x। ये डेटा हम बना सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ से कर्व की इक्वेशन आई। अब हम क्या इसके बारे में जानना चाहते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो y ऑफ -4 यानी x की वैल्यू -4 अगर हम रखेंगे तो यहाँ से है -4 प्लस 4। फाइनली आंसर 0 आता है। y ऑफ -2 भी आपके पास लिखा गया है, यह है -2 प्लस 4। ये आपके पास से 0 नहीं आ रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन इसका पास केस नहीं बनने वाला। ठीक है, अब आगे आते हैं सीओडी पर। सीओडी में क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा। सीओडी में पूछा है कि yx हैज ए क्रिटिकल पॉइंट इन इंटरवल -1 to 0। क्रिटिकल पॉइंट का डिस्कशन हो रहा है। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर डिवाइड बाय dx या तो 0 आता हो या फिर नॉट डिफाइंड आता हो। ओके, सो क्रिटिकल पॉइंट्स वेर डिवाइड बाई डी एक्स डोमेन के पार्ट होते हैं आइदर 0 और इट इज डज नॉट एग्जिस्ट। तो चलिए फिर इसका डिफरेंशिएशन हम यहां बना लेते हैं। डिवाइड बाई डी एक्स बनेगा क्या, यहां आप जाएंगे 1 प्लस ई पावर एक्स का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 1, एक्स प्लस 4 आता है और यहां से भी ई पावर एक्स आएगा आपके पास। ठीक है, ये 1 आता है, यहां से x प्लस 4 ई पावर x आता है। ओके, अंडरस्टूड। चलिए आगे बना के देखिए क्या इसके बारे में बात हमारे पास बनती है। यहां से अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें देन वी आर हैविंग 1 आपके साथ मल्टीप्लाई में ये ई पावर x आपके पास है, ये डेटा बनेगा 1 माइनस एक्स ई पावर x। ये रिजल्ट आपके पास आएगा 1 माइनस ई पावर x, देन इट इज यहाँ पर आपके पास से 4 हो रहा है। सिंप्लीफाइड टोटल कंप्लीटली इसको कर देते हैं। सो लेट मी राइट इट, दिस इज कमिंग एज, देखो अपॉन में तो होल स्क्वायर आ चुका है,
और डिनोमिनेटर तो कभी 0 होने वाला भी नहीं है। यहाँ आपके पास 1 है और मैं ये कहता हूँ कि ई पावर एक्स आपका हमेशा कॉमन रहेगा, तो ये 1 माइनस एक्स माइनस 4 बनेगा। सो इट इज माइनस एक्स माइनस 3। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग डिवाइड बाय डी एक्स। अब बात यह है कि कब 0 बनता है, तो हम इसको अगर 0 बना के देखें तो डिनोमिनेटर तो कभी 0 होगा नहीं। ई पावर एक्स हमेशा 0 से इन्फिनिटी के बीच में होता है। इट्स ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। 0 बनाने की बात है तो यहाँ हम न्यूमरेटर में बात कर सकते हैं। क्या ऐसा कोई पॉइंट जहाँ पर ये डज नॉट एग्जिस्ट हो? ऐसा भी कोई केस यहाँ पर नहीं होगा। सो दो केसेस की बात है। डिवाइड बाय डी एक्स ऑलवेज एग्जिस्ट, ये आपके पास से दिस ऑलवेज एग्जिस्ट, ये हमेशा एग्जिस्ट यहाँ पर करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमें ये बात करनी है कि डिवाइड बाय डी एक्स, जिसको कि हम एफ डैश एक्स की बात कर रहे हैं, इसके साथ क्या होगा वो आप देखिएगा। तो वो डेटा बनता है आपके पास 1 ई पावर एक्स आपके पास से आता है, यहाँ पर है एक्स प्लस 3 और वापॉन में लिखा हुआ है 1 प्लस ई पावर एक्स का होल स्क्वायर। 1 प्लस ई पावर एक्स का होल स्क्वायर, ये डेटा आपके पास लिखा गया है। ये बात बन गई। अब चलिए हमें जो इंटरवल्स दिए गए उस पर फोकस करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली इसका एग्जैक्टली तो सॉल्यूशन आ नहीं रहा है। तो ये बहुत बात कर रहे हैं कि एक इंटरवल के बीच में होगा। ये जो भी दिया हुआ है दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एफ डैश -1 पर डेटा निकालते हैं, क्या होने वाला है। तो यहाँ 1 है, यहाँ माइनस ए 1 बाई ई बन जाएगा। आपने -1 रखा तो डेटा बनेगा आपके पास से 2 बाई ई, और ये रहेगा 1 प्लस 1 बाई ई का होल स्क्वायर। ई की जो वैल्यू होती है वो 2.71 है, और 2 से डिवाइड जब करेंगे तो दिस क्वांटिटी इज लेसर देन 1। 1 से माइनस करोगे तो ये क्वांटिटी आपके पास पॉजिटिव आने वाली है। वहीं अगर हम 0 पर देखें, जो इंटरवल का दूसरा पॉइंट है, वहां डिस्कस करते हैं। 0 अगर आप रखने जाएंगे तो ये बनेगा 1 माइनस, ये 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 1 माइनस 3 आपके पास बनेगा, डिवाइडेड बाय आपके पास से 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर है। -2/4 आपके पास है, यहाँ से आता है तो -12 आएगा, -2/4। ठीक है, और यहाँ पर ये डेटा आने वाला है नेगेटिव। तो डायरेक्टली क्रिटिकल पॉइंट नहीं आया है। सवाल बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव और ये नेगेटिव, लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो यहाँ हम रिकॉल कर सकते हैं कि फ्रॉम IMVT इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, इस थ्योरम को यूटिलाइज करके हम ये बात कह सकते हैं कि यहाँ ये पॉजिटिव है, यहाँ ये नेगेटिव है। क्योंकि ग्राफ कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब एटलीस्ट एक बार इसका क्रिटिकल पॉइंट हैज एफ डैश एक्स इज 0 for some x belonging to -1 to 0। तो अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब इसका क्रिटिकल पॉइंट किसके बीच में लाई करने वाला है? -1 से 0 के बीच में लाई करेगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी गलत है, ए करेक्ट हो जाएगा, बी गलत है। ठीक है, तो फाइनल आंसर हम यहाँ पर मार्क करने वाले हैं AC। हम इसका आंसर फाइनल यहाँ से AC इसका आंसर मार्क कर देंगे। बहुत बढ़िया सवाल है। आपसे क्रिटिकल पॉइंट के डेफिनेशन पहले स्टूडेंट्स को पता हो कि क्या होता है। डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस यहाँ नहीं बनेगा। फिर एफ डैश एक्स के ऊपर डिवाइड बाय डी एक्स के ऊपर इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ बनाई गई है। तो ऐसा एक ऑप्शन जो AC ऑप्शन यहाँ पर आते हैं MCQ के साथ पूछना, जहाँ पर मार्किंग अगर आप देखें ध्यान से, सही करोगे तो +4 है, एक भी ऑप्शन गलत मार्क कर दिया या बाकी सब केसेस में -2 की पेनल्टी अपने पास लिखी गई है। तो फाइनल आंसर्स हमारे पास आ रहे हैं AC। अच्छा सवाल, टॉप क्लास क्वेश्चन जो आपके हर कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूटिलाइज करेगा, चेक कर लेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा कि स्टूडेंट सच में टॉप IITs में जाने के लिए एलिजिबल है या नहीं। लेकिन अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, यू विल डेफिनेटली परफॉर्म बेटर हियर। ओके, कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। Consider the family of all the circles whose centers lies on the straight line y is equal to x. If this family of circles is represented by the differential equation py double dash plus qy dash plus 1 is equal to 0, if p and q are the function of x, y and y dash, here y dash is dy by dx, y double dash is d2y upon dx square, then which one of the following statement is not true? क्या हमसे पूछा है P की वैल्यू y प्लस एक्स, P प्लस क्यू, P एंड P माइनस क्यू। JEE एडवांस 2015 पेपर 1 का एक क्वेश्चन है।
जहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और डिफरेंशियल इक्वेशन की मिक्सिंग देखने को मिल रही। कितना अच्छा सवाल है, जहाँ पर मैथमेटिक्स की दो ब्रांचेस मिक्स हो जाती हैं, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दूसरा इंटीग्रल कैलकुलस मिक्स है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जाते हैं सर्कल, और फैमिली ऑफ सर्कल है जिसका सेंटर इस लाइन पर लाई करता है। अच्छा, सेंटर अगर हम अज्यूम करें, लेट्स से द सेंटर इज अल्फा कोमा बीटा, और ये किस पे लाई करता है, ये लाइन लाई करता है y इज इक्वल टू एक्स, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा बन जाएगा। तो फिर हमारे पास सर्कल की इक्वेशन लिखी जा सकती है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू भी अल्फा ही है, और सामने आपके पास है रेडियस का स्क्वायर। ये डेटा है। ओपन करते हैं इसको, यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x अल्फा 2y अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये डेटा आपके पास है। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है वो हम काउंट कर लेते हैं। एक अल्फा और एक आर है, यहां पर दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन भी दो बार होगा। तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे 2x आता है, यहां से 2y आता है, यह है डिवाइड बाई डी एक्स। यहाँ पर 2 अल्फा आता है, ये 2 अल्फा है, और ये है डिवाइड बाई डी एक्स, और ये पूरा डेटा आपके पास 0 है। ठीक है, यहाँ पर y डैश डिवाइड बाई डी एक्स को y डैश और y डबल डैश से रिप्रेजेंट किया है, उस पर हम भी फोकस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली इसको बना सकते हैं। एक बार और हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि डिफरेंशिएट करें। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं इसको y डैश के फॉर्म में लिख लेता हूँ, 2 सब जगह से कैंसिल है, सो आई कैन राइट दिस एज x प्लस y डैश y डैश 2 चला गया है, यहाँ है माइनस अल्फा, फिर यहाँ पर आपके पास है माइनस अल्फा y डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट हमने किया, x की वैल्यू 1 है, ये y डैश और ये भी y डैश बन गया स्क्वायर, y डबल डैश और ये 0 आता है, अल्फा है, y डबल डैश आपके पास से 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या कर रहा है, जब डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी जाती है तो जितने भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम अल्फा की वैल्यू जो लिखी जा सकती है 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डैश लिखा गया है, तो इसकी वजह से हम इस अल्फा को यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ है आपके पास वाई डैश का स्क्वायर, यह है वाई डबल डैश, अल्फा आप लेकर आइए, अल्फा लिखा जाएगा एक्स प्लस वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश टाइम्स वाई डबल डैश आपके पास लिखा गया है, ये अल्फा की वैल्यू है। करिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर इसको देखते हैं कि क्या बात बनेगी। तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर है, यहाँ है वाई डबल डैश, फिर वाई डैश आता है, वाई डैश का क्यूब आता है, वाई है वाई डैश और वाई डबल डैश आपके पास है, एक्स प्लस वाई डैश वाई डबल डैश आपके पास बन जाएगा। ठीक है, और ये अपॉन है। तो फेयरली सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो तो मैथमेटिक्स में रहती ही है हमेशा। जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। सो लेट्स प्रोसीड। वाई डैश वाई डबल डैश ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, और देख लेते हैं। डबल डेरिवेटिव आपके पास यहाँ है, एक डबल डेरिवेटिव यहाँ भी है। थोड़ा मैं इसको सिंप्लीफाई यही करके लिखना चाहता हूँ ताकि हम अगले पेज पर लिखें तो फिर हमें क्लियर रहे। सो वाई डबल डैश यहाँ है, ये डिनोमिनेटर वाला तो हट जाएगा, ये रहा वाई डबल डैश वाई और यहाँ माइनस एक्स। सो वी आर हैविंग वाई माइनस एक्स वाई डबल डैश। ठीक है, अब चलते हैं वाई डैश पर, जो सिंगल वाई डैश है। ये सब ले लिया है, पिक कर दिया है, ये पिक कर दिया है। आपके पास यहाँ 1 है, ये वाई डैश का स्क्वायर है, ये वाई डैश और यहाँ वाई डैश का क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3 वाई डैश के टर्म्स आपके पास है, यहाँ वाई डैश का स्क्वायर, वाई डैश का क्यूब। ये वाई डैश का स्क्वायर या वाई डैश का क्यूब, ये तीनों चीजें आ गई। ये तीनों बात बनी। और क्या बचा है, ये ले लिया है, ये ले लिया है, ये ले लिया है, ये ले लिया, 1 बचा है प्लस 1।
ठीक है, अब इसको मैच कीजिए इसके साथ, यहाँ देखिए अब दिस शुड बी द इक्वेशन। तो यहां से अगर हम इसको देखें तो ये है y माइनस वन वाई डबल डैश, यहां से हम y डैश को कॉमन ले लेंगे, और ये है प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। सो जस्ट डू अ कंपैरिजन, वन लिखा हुआ है, यहां भी प्लस वन लिखा हुआ है, तो आइए p का वैल्यू हमें पता चला, द वैल्यू ऑफ p इज y माइनस एक्स, द वैल्यू ऑफ q इज वन प्लस y डैश का स्क्वायर, y डैश का स्क्वायर, दिस इज q। तो मैच कर दीजिए, p इज y माइनस एक्स, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। फिर हम इंटरेस्टेड है p प्लस क्यू, दोनों का आप ऐड कीजिए, तो आपके पास क्या डेटा आना चाहिए, माइनस एक्स आएगा, वन माइनस एक्स, फिर और मैच कीजिए, तो p प्लस क्यू अगर हम यहाँ बनाए, p प्लस क्यू इट इज वन प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई डैश का स्क्वायर है, ढूंढ लीजिए, वन माइनस एक्स प्लस वाई डैश, यस करेक्ट, यही है। p माइनस क्यू अगर हम डिफरेंस लेते हैं यहाँ पर, तो फिर आप देखिएगा p माइनस क्यू होगा तो माइनस एक्स ही रहेगा, यहाँ प्लस एक्स कर दिया, दिस इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग। फाइनल आंसर हम जो मार्क करने वाले हैं इस सवाल का जो है BC। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक पर ये सवाल है। तो एक सर्कल जिसका सेंटर लाइन y इक्वल टू एक्स अप्लाई करता है, तो दोनों कोऑर्डिनेट सेम हो गए, ये इक्वेशन बनी, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। बोर्ड में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो ये फेयरली इजी सवाल है, BC हम मार्क करेंगे और इसके अंदर मार्क्स लेकर जाएंगे और ऐसे मैथमेटिक्स को सीखते रहेंगे। कीप लर्निंग। Let g is defined from R to R be a differentiable function with g0 as 0, g dash 0 as 0, g dash 1 is not equal to 0. Let fx equal to xy mod x gx, x is not equal to 0, 0 x is equal to 0, and hx as e to the power mod x for all x belongs to R. Let f of h of x denotes f of h of x and h of fx denotes h of f of x. Then which of the following option is not true? JEE एडवांस 2015 पेपर 1 के अंदर ही क्वेश्चन पूछा गया है, MCQ सेक्शन है जहां पर एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। कंपोजिट फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट है, तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन ये बेसिकली इस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड टॉपिक है। चलिए इसको अप्रोच करते हैं, शुरुआत करते हैं। MCQ है, मार्किंग स्कीम के बारे में जब पूरा सॉल्व कर लेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उस टाइम के स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के लिए कैसी परफॉर्मेंस दी थी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। g ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है, g डैश 0 इज 0 है और g डैश 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर fx का बात हो रहा है। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर f के बारे में और h के बारे में। देखो, जब हम डिफरेंशिएबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव लिखते हैं, तो वहाँ पर हम जैसे f ऑफ a पे चेक किया हमने या 0 का चेक किया, तो 0 प्लस h या 0 माइनस h लिखते हैं। यहाँ ऑलरेडी एक फंक्शन h के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो फिर h से कंफ्यूज ना हो इसलिए हम उस h को हटा देते हैं और h की जगह कोई और वेरिएबल डेल्टा को यूटिलाइज कर लेते हैं। डेल्टा है उसको वहाँ पर यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे f पर अगर हमें डिफरेंशिएबिलिटी पूछिए, ये आपके पास फंक्शन है, x अपॉन मॉड x लिखा हुआ है, तो मैं इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ कि अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x प्लस से ऊपर होगा, कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास से डेटा gx आ जाता है। जब ये 0 है तो 0 आता है, और जब x नेगेटिव होगा तो यहाँ मॉड माइनस से ओपन होगा, तो ये डेटा माइनस ऑफ gx आपके पास बनेगा। अंडरस्टूड? ये आपके पास डेटा fx का निकल के आया है। यहाँ पर सबसे पहले हमें hx का भी पता करना है, तो आप चाहो तो इसको ग्राफ बना के इसके बारे में बात कर सकते हैं। e टू दी पावर मॉड x लिखा गया है, ये आपका ग्राफ होता है e पावर x का। दिस इज द प्लॉट ऑफ e टू दी पावर x। अब जब हम मॉड लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, जैसा प्लस में है वैसा ही ये माइनस में भी रहेगा, जैसा ये इधर रहेगा वैसा ही यहाँ भी बन जाएगा, इस साइड भी ऐसे रहेगा और ये इस साइड भी ऐसे ही रहेगा। दिस इज 0। तो क्लियर दिख रहा है कि इस जगह आपको हो सकता है लगे कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो हमें काम करते हैं, ग्राफ से अगर आप देख पाएँ तो ये कॉर्नर आ चुका है,
तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन ठीक है, कई बार ग्राफ हम रफ बनाते हैं तो एग्जैक्टली द हैंड मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आप ऐसे इसको डिफाइन करेंगे तो e⁻x रहेगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो जब x नेगेटिव है तो मॉड अपना -x से ओपन होगा। करा मैंने डिफरेंशिएशन, तो ये e⁻x ही रहेगा, -e⁻−x आपके पास से बन जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं h'0+ और h'0-, ये डेटा है। 0+ पे आप रखोगे तो e⁻0 की वैल्यू आपके पास से 1 आ जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव रखोगे तो यहाँ से 0 बनेगा, e⁻0 फाइनली डेटा -1 आएगा। ठीक है, ये डेटा आपके पास आता है e⁻0, वैल्यू आई -1। ये 1 है, ये -1 है, दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, कंफर्म है। और यहाँ पर कंटिन्यूटी तो हमें दिखी गई है, h(0) है, h(0+) है, वो वैल्यू 1 है। यहाँ से h(0-) है, ये भी 1 आता है। सो hx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। सो ये डिफरेंशिएबल बोला है, ये वाला ऑप्शन अपने पास गलत है। ठीक है, पहले चलते हैं फिर f के पास। f की डेफिनेशन यहाँ पर है, इसको भी एनालिसिस कर लेते हैं कि इसके बारे में हम क्या बात करेंगे। hx में क्या डायरेक्टली फंक्शन पता था, इसलिए पहले इसको सॉल्व कर लिया। अब आते हैं fx के पास। fx में ये डेफिनेशन है, तो यहीं पर आप चाहो तो बना सकते हैं कि अगर मैं 0 प्लस, जैसे कंटिन्यूटी की बात अगर हम करें, 0+ डेल्टा अगर बनाऊं, क्योंकि h यूज में नहीं लेना चाहता, h से फंक्शन बना हुआ है, तो 0+ डेल्टा बनाया तो ऊपर वाली डेफिनेशन है आपके पास, ये डेल्टा आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पर ये कंडीशन लगा दें कि डेल्टा टेंड्स टू 0 है, तो आपके पास यहाँ पर ये 0+ बन जाएगा। और डेल्टा को हम बहुत एक पॉजिटिव डेटा मान रहे हैं, क्योंकि बहुत क्लोज टू 0 है, पॉजिटिव है। लेकिन सिमिलरली 0- डेल्टा है, तो यहाँ वाला डेफिनेशन आपके पास आएगा, माइनस आएगा, 0- डेल्टा है, डेल्टा टेंड्स टू 0 है, यहाँ से 0-। अब आप बताइएगा, क्योंकि g 0 है, और एक बात और बताई रखी है कि g फंक्शन एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो कंटिन्यूस होगा ही होगा। डिफरेंशिएबल लिखा है तो कंटिन्यूस होना ही होना है। तो ये डेटा जब आप लिखेंगे तो आपके पास से ये वाली वैल्यू भी g(0) के इक्वली आ जाएगी, और ये वाला डेटा भी आपके पास से g(0) के ही बराबर आएगा। ठीक है, दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब कंटिन्यूस तो है। अगर f फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं होता तो हम डायरेक्टली बोल देते कि नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा। आप डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें यहाँ पर LSD और RSD दोनों निकालने होंगे। f ऑफ आपके पास से 0- डेल्टा f(0) डिवाइडेड बाय -डेल्टा, ये हमने बनाया। ठीक है, 0- डेल्टा। अब आइए बनाओ, तो यहाँ पर आप देखिए 0- डेल्टा, यहाँ वाली डेफिनेशन आएगी नेगेटिव वाली, तो ये आप बनाएंगे। 0- डेल्टा यहाँ से आता है, तो ये नेगेटिव आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे -g 0- डेल्टा, फिर f(0) आता है, यहाँ पर 0 आता है, ये 0 आता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमारे पास आ रही है। क्या आ रहा है, उसको हम सिंप्लीफाई करें तो देखिएगा क्या बात बनेगी। मैं लिखूंगा इसको LSD f' LSD बनेगा 0- लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0, ये डेटा माइनस से माइनस चला जाएगा, अब ये कौन सा फॉर्म है पहले आप चेक कीजिए। ये 0/0 वाला फॉर्म हमें यहाँ पर दिख रहा है, और अगर ये 0/0 वाला फॉर्म है तो फिर हम यहाँ पर एलोपिटल रूल अप्लाई करेंगे, LH रूल। 1 है, माइनस आता है, g' आता है, माइनस डेल्टा आता है, तो डेटा आपके पास से -g'0 बनेगा। g'0 की वैल्यू 0 है, तो नेगेटिव करने पर फिर से हमारे पास 0 बन जाएगा। बारी है कि हम RSD निकालें, f'0+ लिमिट, यहाँ हम पहुंचेंगे, जो डेफिनेशन है उसको यूटिलाइज करेंगे, ये डेफिनेशन है।
एफ ऑफ जीरो प्लस एच, आप इस डेफिनेशन को बना देते हैं, दोनों जगह प्लस लिखा हुआ है तो आपके पास से जी एक्स आएगा जब पॉजिटिव है, जीरो है तो एक्स इक्वल टू जीरो है, और जब नेगेटिव है तो फिर ये यहाँ से ये बन जाएगी बात। तो जीरो प्लस पॉजिटिव में जाएंगे तो यहाँ पहुंचेंगे आप। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आपके पास जीरो आती है और ये भी डेल्टा है। फिर से आप देखेंगे डेल्टा टेंड्स टू जीरो है तो जीरो बाय जीरो वाला फॉर्म है, तो ये जीरो बाय जीरो वाला फॉर्म है, तो इसके बाद अब आप यहाँ पर एल एच रूल यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि जी कैसा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वन जी डैश डेल्टा, मेरे पास जी डैश जीरो आता है, आपके पास जी डैश जीरो आया है और जी डैश जीरो की वैल्यू जीरो आती है, ठीक है, लिखा हुआ है। तो क्या पता चला हमें यहाँ से, हमारे पास तो ये यहाँ से भी जीरो आया, यहाँ से भी जीरो आया है, तो पता चल गया कि f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो। तो बी ऑप्शन चाहे गलत था पर ए ऑप्शन तो करेक्ट है, ए ऑप्शन तो करेक्ट है। अब दो ऑप्शंस और हैं हमारे पास, एफ ऑफ एच और एच ऑफ एफ, दोनों का डिस्कशन और करना है किस पर, जीरो पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सी ऑप्शन की तरफ। बात बना रहा हूं मैं इस वाले फंक्शन के लिए, पहले हम बात करेंगे एफ ऑफ एच एक्स के लिए। एच एक्स हमें मालूम है, लिख लेते हैं यहाँ पर ई टू दी पावर मॉड एक्स, ये कहानी है जो कि नॉट डिफरेंशिएबल है, ये हम देख चुके हैं, इसके बारे में हमें बात करनी है। और एफ कैसा है, एफ हो रहा, एफ के बारे में लिख लेते हैं। एफ की डेफिनेशन, ये जी एक्स आता है जब एक्स पॉजिटिव है, ज़ीरो आता है, माइनस जी एक्स आता है जब एक्स नेगेटिव है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले इस फंक्शन के लिए अगर हम देखना चाहते हैं, कंटिन्यूस तो दोनों ही केसेस में बन जाएंगे, हम सबसे पहले ही इसका एल एच डी और आर एच डी निकालना शुरू करते हैं। एल एच डी, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एच जीरो माइनस डेल्टा माइनस एफ ऑफ एच ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय माइनस डेल्टा। तो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है, हम सबको पता है कि हम वहाँ पर एच का यूटिलाइजेशन करते हैं, इसलिए जानबूझ के एग्जामिनर ने यहाँ पर एच रखा है, कोई बात नहीं, हमें कॉन्सेप्ट पता है ना, उस एच की जगह डेल्टा इंट्रोड्यूस कर दिया और डेल्टा के हिसाब से डेफिनेशन बनाए। तो यही होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उस पॉइंट से a माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच आता है। यहाँ फंक्शन एफ ऑफ एच एक्स है तो जीरो माइनस डेल्टा, जीरो और माइनस डेल्टा, यही डेफिनेशन होती है। अब इसके हिसाब से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि अगर h की वैल्यू जीरो रखी जाएगी, e पावर जीरो बनेगा जिसकी वैल्यू वन आती है। कितनी आती है, वन आती है। अब इसी के हिसाब से अब हम इसको प्रोसेस करते हैं। यहाँ आप इसको रखेंगे क्योंकि डेल्टा हमने पॉजिटिव कंसीडर किया हुआ है, यहाँ आप रखेंगे तो ये e पावर डेल्टा बन जाएगा, यहाँ से ये वन बन जाएगा और यहाँ है आपके पास माइनस डेल्टा। अब हम इसको चेक करते हैं कि कैसी बात है। अभी हमने देखा है कि f कैसा फंक्शन है, f एक डिफरेंशिएबल फंक्शन हमारे पास आया था, ठीक है। तो देखिएगा ये कौन सा फॉर्म है, फॉर्म चेक कीजिए। अगर आपने जीरो रखा है, e पावर जीरो वन आता है, f1 माइनस f1 जीरो बाय जीरो वाला फॉर्म बन रहा है। जीरो बाय जीरो वाला फॉर्म है तो फिर हम यहाँ पर एलोपिटल रूल लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जाएंगे, यहाँ आ जाएगा एफ डैश ई टू दी पावर डेल्टा, फिर ई टू दी पावर डेल्टा, f1 की जीरो वैल्यू, ये आता है माइनस वन। रखिए आप जीरो, यहाँ आपके पास आएगा माइनस एफ डैश वन, ये डेटा आपके पास होता है माइनस एफ डैश वन, ये मेरे पास से डेटा यहाँ पर बनेगा। आगे चलते हैं, आर एच डी की मैं बात करता हूँ। आर एच डी सेम डेफिनेशन, डेल्टा टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एच ऑफ जीरो प्लस डेल्टा, एफ ऑफ एच ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय डेल्टा, डेल्टा टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर आपने लिखा एफ ऑफ ई टू दी पावर डेल्टा माइनस एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाय डेल्टा, ये बात बनेगी आपके पास, यहाँ आपने रखा, ये बात बनी। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे अगर आप जीरो रखते हैं ना तो f1 माइनस एफ वन, ये फिर से जीरो बाय जीरो वाला फॉर्म बन रहा है।
0/0 वाला फॉर्म है, आप यहाँ पर LH रूल लगा सकते हैं। ये 1 है, f डैश e टू द पावर डेल्टा, e टू द पावर डेल्टा, और ये 0। आप लिमिट लगाइए, डेल्टा आपके पास आता है f डैश 1। ठीक, आइए आप, हम यहाँ g डैश 1 हमें दिया हुआ है कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो आप मुझे ये बताइए, सारी डेफिनेशन यहाँ पर रुकी हुई है, सारी डेफिनेशन इस जगह पर, 0 पर प्रॉब्लम है। ये देखिए 0 पर, लेकिन 1 पर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 0 से आगे जाएंगे तो डेफिनेशन हमेशा कैसी रहेगी, gx ही रहेगी। तो अगर मैं यहाँ पर f डैश x निकालता हूँ तो ये मेरे पास g डैश x आ जाएगा। अगर x पॉजिटिव है तो मेरे पास कभी f डैश 1 मुझे निकालना है तो वो डेरिवेटिव मेरे पास g डैश 1 बनेगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। ये बात मुझे कंफर्म पता चली कि g डैश तो 1 0 नहीं है, तो f डैश 1 भी 0 नहीं है, क्योंकि f डैश 1 ही g डैश 1 है। क्योंकि f x g x के बराबर है अगर आप पॉजिटिव पे है, पॉजिटिव से फिर आप इन्फिनिटी तक चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो f डैश 1 ही g डैश 1 है, जो कि नॉन जीरो गिवन है। तो फिर आप देखिए यहाँ से क्या रिजल्ट आया। तो ये जो डेल्टा हमारे पास, ये नॉन नेगेटिव आएगा f डैश 1, और यहाँ पर माइनस f डैश 1, यहाँ प्लस f डैश 1। ये तभी बराबर आ सकते जब f डैश 1 की वैल्यू 0 आती। मना किया है, जैसे नॉन जीरो वैल्यू कुछ भी सोच लीजिए इसकी वैल्यू 2 है, तो ये -2 बनेगा, यहाँ +2 बनेगा। अगर f डैश 1 की वैल्यू -3 है तो यहाँ +3 बनेगा, यहाँ -3 बनेगा। कभी भी इक्वल नहीं आएंगे, क्योंकि ये गिवन है कि ये 0 नहीं है। ऐसे हमारे पास ये गिवन है कि ये 0 नहीं है, कि f डैश 1 0 नहीं होता है। तो ये कुछ भी वैल्यू हो, ये नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो ये दोनों सेम नहीं है। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन हमने पिक किया है f of hx is not differentiable at x equal to 0. It's not differentiable, तो C is wrong option. आगे बढ़ते हैं, h of fx is differentiable at x equal to 0. h of fx, यहाँ अब हम चलते हैं h of fx के बारे में, h of fx का क्या बात बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन डी पार्ट, h of fx, पहले f था, अब h अंदर था, अब h बाहर है, f अंदर है। ठीक है, इस फंक्शन का डिस्कशन वही शायद पॉइंट सेम ही है, 0 पर ही डिस्कस करना है, एक बार चेक कर ले। यस, डिस्कशन फिर से हमारे पास 0 पर ही है। एमसीक्यूज के लिए ना कई तरह से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, या हमें हर ऑप्शन को सॉल्व करना पड़ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आइए बनाते हैं। तो हर एग्जीक्यूशन पे कभी भी आता है, हमेशा अक्रॉस सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम रहता है। ठीक है, तो वो डिफिकल्टी लेवल सबके लिए सेम है, तो उसके लिए मत सोचिए ज़्यादा। चलिए 0 पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले LHT, लिमिट h टेंड्स टू 0। हमें fx पता है क्या? हमें fx नहीं पता, तो क्या हमें वो पता है? h पता है, तो मैं यहाँ से इसको e टू दी पावर मॉड fx लिख सकता हूँ। ध्यान दीजिए आप, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? hx पता है, e पावर मॉड x है, तो यहाँ से e पावर मॉड fx आ जाएगा। ठीक है, अब हम फंक्शन यहाँ बनाने जाएंगे, तो आप देखिएगा e टू दी पावर f ऑफ 0 प्लस डेल्टा माइनस, अब आपको 0 भी रखना है, डिवाइडेड बाय प्लस डेल्टा। पहले RHD निकाल लेते हैं। ठीक है, जब लिख दिया है तो RHD बना लेते हैं। h की आदत लगी हुई है, आपको भी आदत होगी, ये बात एग्जामिनर भी जानता है, तो हमने यहाँ पर डेल्टा इंट्रोड्यूस किया है। f की वैल्यू निकालते हैं 0 पर, ये रहा f की वैल्यू 0 पर 0 वैल्यू आती है। देखा आपने, 0 पर इसकी वैल्यू 0 आती है। ठीक है, और g एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो 0 पर 0 था, तो हमने क्लियरली देखा हुआ कि f भी कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस भी आया था और f डिफरेंशिएबल भी फंक्शन था। f कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो अगर हम f ऑफ 0 की वैल्यू देखें तो वो 0 आती है। सो दिस इज द डेटा वी आर गेटिंग, दिस डेटा एज e टू दी पावर 0 विच इज 1। ठीक है, आइए हम बनाते हैं RHD। e टू दी पावर आपके पास से ये डेल्टा है, -1 है, अपॉन में डेल्टा है। g की बात करते हैं, क्योंकि डेल्टा हमने पॉजिटिव लिया हुआ है, तो ये रहा आपका फंक्शन। ये देखिए पॉजिटिव पे क्या आता है?
एफ ऑफ एक्स ही जी ऑफ एक्स है, आपके पास एफ ऑफ डेल्टा किसके बराबर बन जाएगा, जी ऑफ डेल्टा के बराबर बन जाएगा। ये बात है, यहाँ पे हम जी ऑफ डेल्टा बना लेते हैं स्टैंडर्ड लिमिट्स के हिसाब से। ये बात बनी। अब हमें इसका साइन पता करना होगा, क्योंकि जी की जो वैल्यू है जीरो के आसपास अगर आप देखेंगे तो वो जीरो ही जाता है। जी की वैल्यू जीरो के आसपास आप देखेंगे तो वो जीरो ही जाता है। ये डेफिनेशन हमारे पास आ रही है। और हमें जी के बारे में कुछ मालूम है क्या, बस हमें इतना ही पता है, जी के बारे में और कुछ नहीं पता। तो ये जो है डेटा आपके पास से जीरो की तरफ जाएगा, तो ये पूरा आपका स्टैंडर्ड लिमिट जो है ये वन की तरफ चली जाएगी। स्टैंडर्ड लिमिट कहाँ चली जाएगी, वन की तरफ चली जाएगी। तो आपके पास लिमिट है डेल्टा टेंड्स टू जीरो, दिस इज वन, और यहाँ मॉड है, ये हम पहले पॉजिटिव माना हुआ है हमने, तो इसको हम जीरो प्लस डेल्टा माइनस जी जीरो अपॉन डेल्टा लिख सकता हूँ। ठीक है, मॉड के अंदर क्योंकि ये पॉजिटिव रहता है, तो ये जो लिमिट लगेगी आपके पास से, ये आपके पास से जी डैश जीरो प्लस निकल के आने वाली। राइट हैंड डेरिवेटिव है जी का, क्या है ये, राइट हैंड डेरिवेटिव है, और जी डैश जीरो का वैल्यू हमें पता है जीरो है। सो डेरिवेटिव जीरो है तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी इसका जीरो निकल के आएगा। बारी है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन लिखते हैं। यहां पर अब क्या होगा, e टू दी पावर एफ ऑफ जीरो माइनस डेल्टा एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय माइनस डेल्टा, ये कहा गई। ठीक है, अब आप देखिए एफ ऑफ माइनस डेल्टा, एफ अगर एक्स नेगेटिव है तो ये डेफिनेशन आती है। शुरुआत करते हैं, पहले ही मॉड लगा हुआ है, नेगेटिव साइड पर ये डेफिनेशन आ जाएगी आपके पास है माइनस जी ऑफ डेल्टा। ठीक, माइनस ये वन है और ये माइनस डेल्टा है। अब हमें इसके बारे में सोचना है कैसे हम इसको ट्रेस करें। तो क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है, थोड़ा सा गौर करके देखिएगा, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है क्या। इसको मैं एक स्टेप और सिंपल लिख देता हूँ, ये माइनस डेल्टा है आपके पास और ये ई टू दी पावर जी ऑफ डेल्टा है। तो ये डेफिनेशन आपके पास यहाँ लिखी गई है, सेम है, बस माइनस का डिफरेंस है। दोनों सेम है, माइनस का डिफरेंस है, तो जो यहाँ पर मेरे पास आने वाला था अब भी मेरे पास वही आएगा, बस एक माइनस साइन बन जाएगा और जी डैश जीरो प्लस ये डेटा बनेगा। सेम है, बस माइनस का डिफरेंस, ये तो कैंसिल मैं कर दूंगा तो आप देखोगे तो दोनों सेम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर डेटा जब इसका जीरो आता है तो ये आपके पास है माइनस जीरो आ जाएगा, जो अल्टीमेटली जीरो बन जाएगा। अगर जी डैश जीरो जीरो नहीं होता तो वही सिचुएशन बन जाती जो यहाँ बन रही है, यहाँ भी एक दूसरे के नेगेटिव आए हैं, पर क्योंकि एफ डैश वन जी डैश वन के इक्वल था और वो नॉन जीरो गिवन था क्वेश्चन के अंदर, इस वजह से इनके वैल्यू सेम नहीं आई। नॉन जीरो है, नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग डेटा रहेंगे। जीरो एक ऐसा नंबर है जिसके अगर आपने माइनस लगा दें, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपने एक टेस्ट दिया पूरे इंडिया में, आपके जो भी मार्क्स आए हैं मैंने आपके मार्क्स के आगे माइनस साइन लगा दिया, सपोज करो आपके 100 मार्क्स आए हैं तो अब कितने आगे हैं, -100। सपोज करो आपके -20 आए थे, अब कितने आगे, +20, मैंने माइनस साइन लगा दिया आपके मार्क्स के आगे। लेकिन मैं बोलता हूँ आपके मार्क्स इतने आए हैं कि अगर मैं माइनस साइन लगा देता हूँ तब भी आपकी रैंक चेंज नहीं हो रही है, पूरे इंडिया में टेस्ट हुआ है, तो फिर आप समझ जाएंगे वो नंबर सिर्फ जीरो हो सकता है, आपके सिर्फ जीरो मार्क्स आए, क्योंकि जीरो का आगे आप माइनस लगाएंगे तो फर्क पड़ेगा नहीं। जीरो इज द न्यूट्रल पॉइंट, बाकी कोई सा भी नॉन जीरो नंबर हो, आपके अकाउंट में 1 करोड़ हो, माइनस लगा दो तो 1 करोड़ जो जमा है वो 1 करोड़ लोन में चेंज हो जाएंगे। अब बैंक को आपसे लेना है, समझिए 1 करोड़ का लोन है, माइनस लगा दिया तो 1 करोड़ जमा हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो नॉन जीरो नंबर्स इक्वल नहीं हो सकते, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो डेटा बन रहा था जीरो पर बन रहा था डेरिवेटिव, जो गिवन है जीरो है, वन पर डेरिवेटिव इक्वल नहीं था, नॉन जीरो था, तो यहाँ पर तो सेम आ जाएगा, सेम आ जाएगा तो ये डिफरेंशिएबल बन गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास है, सेम आ गया है, सेम आ गया है तो दे हैव बिकम डिफरेंशिएबल। Brilliant question. So we are going to mark final marking as AD as the correct answer.
हम यहाँ पर AD को फाइनल आंसर मार्क कर लेंगे। अब जैसे इसका आंसर AD आया है, मैं आपको उस टाइम की मार्किंग स्कीम समझा देता हूँ। सही करोगे तो +4 है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं अटेम्प्ट नहीं करने पर, लेकिन बाकी सब केसेस में -2 है। इसका मतलब ये निकल के आया कि करेक्ट आंसर अगर AD है, अगर आपने AD के अलावा कोई और ऑप्शन मार्क कर दिया तब तो -2 है ही सही। आपने AD की जगह अगर सिर्फ A मार्क किया तब भी -2 था, सिर्फ D मार्क किया तब भी -2 था, क्योंकि पार्शियल मार्किंग 2015 के अंदर अलाउड नहीं थी। ओके, सो कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग, सीखते रहिए इन सभी कॉन्सेप्ट को। अच्छा सवाल है ये, ब्रिलियंट क्वेश्चन है, टॉप क्लास क्वेश्चन है। ऐसे सवाल हमारे हमेशा टिप्स पर होने चाहिए, हमेशा हमारे लर्निंग कर्व के ऊपर होने चाहिए। ये डिटेल डिस्कशन चलते हैं यहाँ पर, तो अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी हुई है तो आपको इनके अंदर डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए कहूँगा आप मेरे जो कैलकुलस वाला कोर्स है उसको पढ़िए, उसको देखिए और वहाँ पर आप ज़रूर सीखिएगा। ऐप के ऊपर है, आई अंडरस्टैंड दैट्स अ पेड कोर्स, तो वहाँ से आप उसको पढ़िए। डेफिनेटली आपकी मैथमेटिक्स जो है वो स्मूथ हो जाएगी। कीप लर्निंग। Let fx is written as sine of pi by 6 plus sine of pi by 2 sin x for all x belongs to real number, and gx is pi by 2 sin x for all x belongs to real number. If fog x and f of gx and g of fx denotes the g of fx, then which one of the following is in R true? यह हमें बनाना है। रेंज की बात हो रही है यहाँ पर fx की, गॉफ x की रेंज की बात, लिमिट है और एक और स्टेटमेंट है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन JEE Advanced 2015 पेपर 1। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलस कंप्लीटली डिफरेंशियल कैलकुलस दिख रही है, पर एक तरफ रेंज है, कंपोजिट फंक्शन की रेंज है, लिमिट है और एक स्टेटमेंट है जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि गॉफ एक्स जो कंपोजिट फंक्शन है उसके बारे में 1 आएगा नहीं आएगा। हर ऑप्शन को देखिए, यहाँ एफ है, एफ बाय जी है, यहाँ फॉग है, यहाँ गॉफ है, तो अच्छा खासा टाइम ये आपसे एनालिसिस करवाएगा। ठीक है, तो चलिए, मार्किंग स्कीम ऐसी है कि अगर आपने एक भी पार्शियल आंसर दिया या एक भी गलत ऑप्शन दिया, -2 की पेनल्टी है। सभी आंसर्स आपके सही होने चाहिए, तभी आपको +4 मार्क्स मिलेंगे। पार्शियल मार्किंग 2015 में नहीं थी। आइए क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। एफ के बारे में रेंज की बात करनी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एफ एक्स को सबसे पहले लिखने लगा। साइन है यहाँ पर, ये π/6 है, यहाँ साइन फिर π/2 और फिर आपके पास से साइन एक्स लिखा गया है। एक्स की वैल्यू पूरी आर है, तो साइन एक्स की वैल्यू किसके बीच में रहेगी वो आप देख के बताइएगा। साइन एक्स की वैल्यू आपके पास से रहेगी -1 से 1 के बीच में। पूरे आर में अगर हम फिक्स कर दें तो साइन एक्स -1 से 1 के बाहर नहीं रहता है। जब ये π/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यही डेटा आपका -π/2 से +π/2 के बीच में रहेगा, -90 से +90 के बीच में। और ये भी जब -90 से +90 के बीच में रहेगा तो साइन में -90 +90 जाएगा तो आपके पास आउटपुट आएगा -1 to 1। साइन -90 -1 होता है, साइन 90 +1 होता है। अब ये जो -1 to 1 है ये π/6 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये डेटा आपके पास से आता है -π/6 और ये डेटा आपके पास आता है +π/6। π/6 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 30 डिग्री, ये -30 डिग्री, आपको साइन लिखा हुआ है। आप मुझे बताइए मिनिमम मैक्सिमम कितना होगा। साइन -30 की वैल्यू -½ आती है और साइन 30 की वैल्यू आपके पास से +½ आती है। सो दिस इज द रेंज ऑफ एफ एक्स जो कि यहाँ पर लिखी गई है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ से सही आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, GX के बारे में एनालिसिस करना जो यहाँ दिया गया है रेंज, तो GX को पहले ढूंढ के लाइए। GX आपके पास है π/2 है यहाँ पर और साइन एक्स आता है, ये भी सभी आर के लिए बात कर रहा है। तो आप देखिएगा यहाँ पर अगर हम x को पूरे आर के अंदर चेंज कर लें तो इतना हम समझ चुके हैं कि साइन एक्स की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में रहेगी। वहीं फिर π/2 साइन एक्स जो है वो डेटा आपके पास से बनेगा -π/2 से π/2, करेक्ट। और यही एक्चुअल में GX है, तो GX की रेंज हमें पता चल गई कितनी है, -π/2 से π/2। हम इंटरेस्टेड हैं f ऑफ g ऑफ x के अंदर, f ऑफ g ऑफ x के अंदर। तो GX का जो इनपुट है वो आप देखिए, जो GX का आउटपुट है वो है -90 से +90
और ये इनपुट बन चुका है किसके लिए, एफ के लिए। एफ कहाँ है, एफ ये रहा। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर जब फॉगएक्स बनाएंगे तो ये इसका इनपुट होता है, करेक्ट, ये इसका इनपुट होता है, यहाँ वाला एक्स यहाँ जाके दिखता है। तो जब मैं फॉगएक्स बनाऊंगा तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, ये सेम फंक्शन रहेगा आपके पास, और ये डेटा आपके पास ऐसा बन जाएगा कि साइन है, π/6 है, फिर साइन है, फिर π/2 है, फिर साइन है, फिर gx आपके पास से आता है। ठीक है, अब gx हमारा -90 से 90 के बीच में है, तो फिर से एक लाइन में एनालिसिस इसका कर लेते हैं, क्योंकि साइन को ना एक्चुअल में आप देखिए साइन की एक्सट्रीम वैल्यूज π/2 पर भी आ जाती है +1 और -π/2 पे -1 आ जाती है, इसके बाहर साइन कभी जाता भी नहीं है। सो लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट, क्योंकि जो इनपुट है वो उसका आउटपुट आपके पास जो इनिशियल अंदर वाला डेटा है वो -π/2 से π/2 के बीच में रहता है। तो आप सोचिए कि ये डेटा हमारे पास -90 से +90 है, जब ये साइन के पास जाएगा तो आपके पास क्या आउटपुट आएगा, -1 से 1, और ये अगर -1 से 1 हो गया, बाकी सब तो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ, साइन की वैल्यू -1 से 1, π/2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये बना, फिर साइन के साथ -1 to 1, फिर π/6 से मल्टीप्लाई हो गया, ये बनेगा, फिर ये बन जाएगा। सेम रिजल्ट आपके पास यहाँ आ जाएगा कि जब साइन -1 to 1 आया है, π/2 से मल्टीप्लाई होकर -90 से +90 बनेगा। साइन के साथ जब ये बात बनेगी तो आपके पास फिर से वही रिजल्ट आएगा, -1 to 1, π/6 से मल्टीप्लाई होगा, -30 से +30 आता है, -30 से +30 साइन के अंदर जाएगा तो आपके पास फिर से फाइनल आंसर आता है -½ से +½ आता है। ये आपके पास फॉगएक्स का रेंज निकल के आ जाएगा। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। ओके, फॉगएक्स इज करेक्ट, -½ से +½ आपके पास लिखा हुआ है। ए इज ट्रू, बी इज ट्रू। अब हम चलते हैं आगे सी और डी के बारे में डिस्कस करने, कि सी और डी में हमें क्या डिस्कस करना है। यहां हमें बनानी है लिमिट x टेंड्स टू 0, आपके पास यहाँ पर साइन लिखा गया है जो है π/6, यहाँ है साइन, ये है π/2, यहाँ भी आपके पास से साइन लिखा गया, ठीक है। और gx को लेकर आइए, gx कितना है, gx हो रहा आपके पास, gx आपके पास लिखा गया है π/2 sin x, ठीक है, ये डेटा आपके पास लिखा गया, ठीक है। तो आप देखिए, यहीं पे पहले मैं लिख लेता हूं, डायरेक्ट लिखूंगा तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा समझने में लगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम यहाँ पर सॉल्व करना नहीं है, मेरा मेन एम ये है आप समझ पाए कि क्या प्रोसेस हुआ है, वही मेन एम है। सॉल्यूशंस, कॉन्सेप्ट से ये सब बातें आपको पता होंगी, पर समझाना, प्रोसेस सीखना, ये बात है, पढ़ाना नहीं है, सिखाना है, ठीक है। fx लिखा है, gx लिखा है। सबसे पहले लिमिट के अंदर फॉर्म चेक की जाती है। 0 रख रहे हैं तो साइन 0 आता है, आपके पास से 0 बन चुका है, साइन 0 है, 0 है, साइन 0 0, फिर 0 × π/6 0, 0/0 0 वाला फॉर्म यहाँ पर है। या तो अब हम एलोपिटल की तरफ जाएं, या क्योंकि काफ़ी सारे फंक्शन हैं, नॉट अ गुड आइडिया, हमें स्टैंडर्ड लिमिट की तरफ जाना चाहिए, तो हम स्टैंडर्ड लिमिट की तरफ इसको लेकर चलते हैं, प्रोसेस करते हैं। लिमिट है x टेंड्स टू 0, यहाँ मैंने रखा इसको, साइन है, ये π/2 है, ये साइन आपके पास से, ये π/2 है, यहाँ भी आपके पास साइन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो अंदर वाला डेटा है वही मैंने वापस से यहाँ पर जनरेट कर दिया स्टैंडर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जिसको डिवाइड किया है वो हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा, करेक्ट बात है कि π/2 से π/2 कैंसिल हो जाएगा, साइन वाली टर्म यहाँ है, फिर से स्टैंडर्ड लिमिट लगेगी, साइन के अंदर वाले डेटा को हमने देखा तो ये लिखा हुआ रहेगा π/2 sin x। तो क्या बात बन गई, बस एक टर्म का मल्टीप्लाई हमने किया था, ये डेटा तो यहाँ है जो यहाँ भी लिखा हुआ है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। स्टैंडर्ड लिमिट होती है x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x 1 आता है। ये जो डेटा आपके पास यहाँ बॉक्स में लिखा गया है ये 0 की तरफ जा रहा है, और यहाँ वाला जो बॉक्स है ये भी आपका 0 की तरफ जा रहा है, तो दोनों स्टैंडर्ड लिमिट से बनेंगे 1, और यहाँ वाला डेटा आपके पास यहाँ भी लिखा हुआ है, ये भी आपके पास से कितना बन जाएगा, स्टैंडर्ड लिमिट फॉर दिस इज ऑल्सो 1,
ठीक है, तो दिस इज वन। आपके पास यहाँ से और क्या डेटा बनेगा उसको ध्यान से देखना। देखो चलते चलते गलती कैसे होती है, यहाँ 6 लिखा हुआ था लेकिन कई जगह 2 ही 2 था, तो दिमाग में वही सेट हो गया, यहाँ 6 है, तो फिर होना क्या चाहिए कि यहाँ पर सब जगह हमें 6 लिखना होगा, बाकी सब जगह ठीक है 6। चाहे कितने कॉन्सेप्ट होते हैं इस तरह के टाइपोज एग्जाम में हो जाते हैं, ठीक है, सो रिलैक्स माइंड से रहिएगा। यहाँ पर अब ये सेम है, 0 की तरफ जा रहे हैं, सो दिस लिमिट इज 1। यहाँ आपके पास π/6 है और ये भी आपके स्टैंडर्ड लिमिट है, दिस इज ऑल्सो कमिंग एज 1 बिकॉज दिस क्वांटिटी इज लीडिंग टू 0, दिस क्वांटिटी इज ऑल्सो लीडिंग टू 0। क्या हम कॉन्सेप्ट यूटिलाइज कर रहे हैं? हम यूटिलाइज ये कर रहे हैं कि x टेंड्स टू अल्फा अगर आपके पास है और साइन ऑफ fx अपॉन fx की बात हम करें, और जब x अल्फा की तरफ जाता है fx आपका 0 की तरफ जाता है, तो अगर ऐसा आपके पास है तो फिर ये लिमिट 1 को अप्रोच कर जाती है। साइन सेम अपॉन सेम एंड दैट सेम टेंड्स टू 0 इफ x टेंड्स टू अल्फा वी कैन राइट दिस एज 1। यहाँ तो खैर लिमिट भी 0 की तरफ ही थी, तो ये सेम है, 0 की तरफ जा रहे हैं, दिस इज 1, दिस इज 1। आपने फिजिक्स में भी देखा होगा, कई जगह बोल देते हैं ये स्टेटमेंट, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल वी कैन राइट साइन थीटा एज थीटा, तो इसी की एप्लीकेशन होती है ना। तो हमारे पास π/6 फाइनली आंसर इसका निकल के आ रहा है, π/6। तो अभी क्या क्या मार्क किए थे हमने आंसर्स, A, B और C भी हमारे पास आ चुका है। अब बारी है D की। देयर एन x बिलोंग्स टू R सच दैट गॉफ x इज 1। ये हम चाहते हैं कि गॉफ x की वैल्यू 1 आए, ठीक है भाई, कोशिश करेंगे। G ऑफ fx, G लेकर आइए, G की वैल्यू है π/2 sin x, π/2 sin x आपके पास से ये बनता है π/2 sin fx, ये बन जाएगा। वी आर लुकिंग फॉर कि इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1, ऐसा एक x आएगा, ये बात बोली गई है। हमने पहले ऑप्शन में ये देखा था कि fx की रेंज कितनी आती है, -half to half। वी नो दैट fx लाइज बिटवीन -half to half, करेक्ट। तो अगर मैं यहां पर साइन ऑफ fx का मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहूं, क्योंकि हम इसको 1 की बात कर रहे हैं, तो होना क्या चाहिए, आपके पास साइन की वैल्यू हाफ आ जाएगी। fx की मैक्सिमम वैल्यू ही हाफ है, तो ये साइन हाफ आ सकता है। आप जानते हैं हाफ कितना होता है, हाफ की वैल्यू तो 1 से छोटी होती है और 1 होता है 57 डिग्री के आसपास, अगर आपको याद हो तो ये डेटा तो 60 डिग्री से भी कम है, तो 1 जो होता है वो 57 डिग्री के आसपास होता है, हाफ उससे भी छोटा है, तो यहाँ पर कहानी है। अगर मैं यहाँ पर आपसे ये पूछता हूँ कि कैसे हम इसके डेटा या कंप्यूटेशन बनाना चाहें, क्या हम इसके आसपास तक यहाँ पर कभी पहुँच पाएंगे, ये बात हम सोच रहे हैं कि क्या अभी हम वहाँ 1 तक पहुँच पाएंगे, ये हमें सोचना है। ये 1/2 लिखा हुआ है, यहाँ 1 है, यहाँ पे आपके पास इतना है। तो एक बात बताइए, 1/2 का डेटा कितना आने वाला है? 1/2 हमें ऐसा दिखता है कि ये तो इसका भी आधा हो जाएगा, 28.5 डिग्री, करेक्ट। तो इसको थोड़ा और बेटर बनाते हैं, यानी 1/2 की जो वैल्यू है वो sin 30 से कम है, करेक्ट। 58 इतना होता है, तो अगर मैंने साइन ऑफ हाफ ले लिया तो ये मेरे पास sin 30 आएगा। sin 30 हाफ होता है, यहां से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं π/2 टाइम्स साइन ऑफ हाफ, ये आ गया π/2, sin 30 की वैल्यू आती है आपके पास है 1/2, ठीक। तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया, देखिए, क्योंकि हम इसको नहीं जानते वैल्यू कितनी आती है। आपके पास है π/2 sin हाफ, ये आपने लिखा, ग्रेटेस्ट वैल्यू जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और यहां से मेरे पास आ रहा है ये लेसर देन π/4 है। आप π/4 को जानते हैं, 3.14 डिवाइडेड बाय 4, ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी 1 से छोटी है, और हम बात कर रहे हैं कि 1 पहुंच जाए। क्या फिजिबल है, क्या ये पॉसिबल है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपके पास fx है साइन के साथ, ये जो डेटा हमने बनाया, इट इज़ π/2 साइन fx का मैक्सिमम वैल्यू 1 से छोटा है, तो दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 1, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। पूरे क्वेश्चन में डी ऑप्शन सबसे ट्रिकी है, डी ऑप्शन सबसे ट्रिकी है। बात कर रहे हैं 1 के बराबर आ जाए तो ऐसा एक एक्स एग्जिस्ट करेगा, ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करने वाला, ये 1 नहीं पहुंच पाएगा,
सो दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन, यहाँ पे हम जाएंगे, दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। और फाइनल आंसर हमारे पास जो हम मार्क करेंगे, इट इज ए बी सी। आपको 2015 के स्टूडेंट्स का दर्द बताऊं, ए बी सी इसका आंसर करेक्ट था। मार्किंग स्कीम ऐसी है कि अगर आपने सारे आंसर सही करोगे तभी +4 मिला था उन्हें, एक भी गलत कर दिया या पार्शियल मार्किंग की, आपने पार्शियली सॉल्व किया तो -2 की मार्किंग थी। तो जैसे अभी अगर पार्शियल मार्किंग होती है, अगर आपने ए बी सी में से ए बी भी मार्क कर दिया आपको मार्क्स मिले, आपने बी सी मार्क कर दिया आपको मार्क्स मिले, आपने सिर्फ ए मार्क कर दिया आपको मार्क्स मिले, पार्शियल मार्किंग है। तो 2015 के पेपर में पार्शियल मार्किंग नहीं थी। अगर आपने ए बी सी आंसर में से सिर्फ ए मार्क किया है तब भी आपको -2 मिलता था, सिर्फ बी किया तो भी -2 मिलेगा, ए बी किया तो भी -2 मिलेगा, सिर्फ एक ही केस में आपको +4 मिलने वाला अगर आपने ए बी सी मार्क किया। तो ये 2015 के पेपर के बाद ही बहुत हल्ला हुआ था सब तरफ। उसके बाद 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 सब जगह फिर पार्शियल मार्किंग इनेबल कर दी गई। वरना फिर एक स्टूडेंट जो तुक्का लगाता है और जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है उसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। ठीक है, सो कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग, पढ़ते रहिए। Let PQR be the triangle जहाँ let A vector is QR vector, B vector is RP vector, and C vector is PQ vector. If magnitude of A vector is 12, magnitude of B vector is 4√3, and B vector dot C vector is 24, then which one of the following is not true? एक से ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पर ट्रू हैं जो हमसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। 2015 का जेई एडवांस का पेपर है जिसमें पेपर 1 के क्वेश्चंस आपके सामने दिए गए। क्वेश्चन फेयरली सिंपल है, ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या मार्किंग स्कीम के साथ है। अगर आप क्वेश्चन में पार्शियल मार्किंग नहीं थी तब, अगर आप चारों के ऊपर स्टैंड ले पाएंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। पार्शियल मार्किंग नहीं है, जो भी इसका आंसर आएगा एग्जैक्टली आपने मार्क किया तभी मार्क्स है। कुछ ऑप्शंस पता किए, कुछ ऑप्शन नहीं पता किए तो फिर पेनल्टी है -2 की। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या कहानी है। तो ट्राइंगल है पी क्यू आर, सो लेट मी फॉर्म अ ट्राइंगल फर्स्ट, पी क्यू आर। तो देखिए क्यू आर वैक्टर, क्यू से आर आप जाएंगे, इट्स अ ए वैक्टर। आर से पी आप जाते हैं, ये आर से पी जाएंगे, ये बी वैक्टर है। फिर पी से क्यू आप जाते हैं, पी से क्यू आप गए तो आपके पास से ये सी वैक्टर आता है। ए बी सी आपके पास है, तो वी कैन राइट दिस एज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये डेटा आपके पास से बनेगा। करेक्ट, ये बात हमें गिवन है। अब हमें क्या इंफॉर्मेशन पता है उसके बारे में पहले बात करते हैं। हमें मैग्नीट्यूड पता है ए वेक्टर, हमें मैग्नीट्यूड पता है बी वेक्टर, और हमें मैग्नीट्यूड पता है ये बी डॉट सी पता है। तो फिर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर बी प्लस सी रखते हैं और सामने हम यहाँ पर -a कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो बी डॉट सी हमें मालूम है। सो नाउ लेट्स डू अ स्क्वायर, दोनों साइड अब हम इसका स्क्वायर करते हैं। बी डॉट सी का हमने किया स्क्वायर, -a का भी हमने किया स्क्वायर। तो फिर यहां पर इस वेक्टर का इसी के साथ हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। बी डॉट बी आपके पास आता है, बी डॉट सी है, सी डॉट बी है, सी डॉट सी है, और यहां पर आपके पास ए डॉट ए भी लिखा गया है। बी डॉट बी होता है आपके बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2 टाइम्स बी डॉट सी प्लस मॉड सी स्क्वायर इज मॉड ऑफ ए स्क्वायर। क्या हमारे पास सबके बारे में इंफॉर्मेशन है? यस, वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीवन। मॉड ऑफ बी को आप देखिएगा, मॉड ऑफ बी आपके पास कितना है, दिस इज द मैग्नीट्यूड 4√3, तो ये बन जाएगा 16 इंटू 3। 2 टाइम्स बी डॉट सी इज 24, ये आपके पास है 24। फिर आपके पास आता है मॉड ऑफ सी स्क्वायर, ये हमें कंप्यूट करना है। आपके पास मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज 12, जो आपके पास है 144 बन जाएगा। सो लेट्स सी क्या डेटा हमारे पास आया, 144 - 48 - 48। तो ये यहाँ से आपके पास 96 आता है, आपके पास फिर से यहाँ पर 48 आ जाता है। सो द मॉड ऑफ सी इज 4√3, आपके पास से डेटा बन जाएगा।
4√3, ठीक है। मॉड ऑफ सी इज 4√3। अब एक एक करके सभी ऑप्शंस को हम इसके अकॉर्डिंग ट्राई करते हैं। ए ऑप्शन आपके पास क्या लिखा है, मैच कीजिए। हमारे पास मॉड सी आ चुका है, हमारे पास मॉड सी आ चुका है। तो देखिए मॉड सी 4√3 है, इसका स्क्वायर करेंगे 16/3/2 माइनस मॉड ऑफ ए इज 12। तो ये यहां से आपके पास आता है 8/24 माइनस 12 इज कमिंग एज 12। करेक्ट, ए इज करेक्ट, ये वाली बात ठीक है। आगे चलते हैं बी ऑप्शन पर, इसको जो चेक करते हैं। स्क्वायर करना है, आपके पास से 16/3/2 आता है। मॉड ऑफ ए आपके पास से 12 है, यहाँ आपके पास से 8 है। 24 प्लस 12 वी आर हैविंग 36। ये इसका आंसर नहीं है, 30 लिखा हुआ है। बी इज नॉट द करेक्ट आंसर। यहाँ और यहाँ क्या लिखा है उसके बारे में फोकस कर लेंगे। अभी हमें ए डॉट बी चाहिए और इसके बारे में भी बात हो रही है, ठीक है। तो दो ऑप्शंस पे हमारा डिसीजन हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं कि हमें चाहिए अब ए डॉट बी निकाला जाए। ये है हमारे पास से रिजल्ट। तो हम जानते हैं अगर हम ए डॉट बी निकालना चाहते हैं तो फिर ए प्लस बी को एक साइड रखेंगे और माइनस सी यहाँ रखेंगे और फिर उसके बाद हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो आपके पास डेटा बनेगा मॉड ए स्क्वायर। तो वापस से होल स्क्वायर होगा तो ऐसे ही होंगे, इसका इसके साथ डॉट होगा तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर 2 टाइम्स ए डॉट बी स्क्वायर ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड सी स्क्वायर। मॉड ए का जो स्क्वायर है आपके पास से ये लिखा हुआ, ये आएगा 144। मॉड बी का स्क्वायर आपके पास कहाँ है, ये रहा। तो 16/3 इज 48। 2 टाइम्स ए डॉट बी हम बनाना चाहते हैं। मॉड ऑफ सी कितना है वो देख लीजिए। मॉड ऑफ सी अभी हमने निकाला, ये भी आपके पास से 48 आता है। 16/3 ये हो गया कैंसिल। आपके पास से ए डॉट बी का वैल्यू आएगा -72। यस, डी इज करेक्ट। ए डॉट बी हमारे पास आ गया है -72, ठीक है। ए बी डी में डिसाइड हो गया है कि ए डी आंसर आ रहे हैं, बी नहीं आ रहा। अभी ये क्रॉस प्रोडक्ट की बात लिखी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये फाइनली ऑप्शंस बने। अब आते हैं हम इसके ऊपर। यहाँ देखिएगा हमें ये बात पता है कि ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है ट्राइंगल से। यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, जिस वेक्टर का डबल क्रॉस है उसको देख लेते हैं। ए 2 बार आ रहा है, ए क्रॉस बी है, फिर सी क्रॉस ए भी है, तो ए जो डबल बार आया है। तो यहाँ पर हम पूरे में क्या कर देते हैं, क्रॉस विद ए वेक्टर, ए वेक्टर के साथ क्रॉस कर देते हैं। ए क्रॉस ए, इट इज ए क्रॉस बी। और क्रॉस प्रोडक्ट में ना ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है, 0 का तो 0 ही रहेगा, ये 0 है। और यहां पर हम इसको -c क्रॉस ए लिख सकते हैं। ए क्रॉस सी इज -c क्रॉस है। तो ए क्रॉस बी लिखा हुआ है सी क्रॉस ए के इक्वल है, बराबर है ये, ठीक है। अब जो डेटा हम चाहते हैं उसके बारे में थोड़ी बातचीत की जाए। पता चला सी क्रॉस ए भी ए क्रॉस बी के ही बराबर है। तो फिर क्या बात बनेगी, ये बना ए क्रॉस बी और ये वाला भी हम ए क्रॉस बी ही लिख सकते हैं क्योंकि सी क्रॉस ए भी ए क्रॉस बी है। ऐसा करने से हमारे पास ये ट्वाइस आ जाता है, ए क्रॉस बी। हमें ए डॉट बी पता है, ए और बी के मैग्नीट्यूड पता है। तो आपने एक आइडेंटिटी देखी होगी, इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये मॉड ए मॉड बी साइन थीटा बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको लिखूंगा ए क्रॉस बी का स्क्वायर। ये आपके पास से मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जिसको हम थोड़ा सा अगर देखें तो लिख पाएंगे मॉड ए मॉड बी, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 से ये मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ पर कॉस थीटा। फायदा क्या है, इनके वैल्यूज हम जानते हैं, ये लिखा जा सकता है। इसको लेग्रांजेस आइडेंटिटी भी कहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं पूरा इसको लिखकर आपको बता रहा हूँ। इसको ए डॉट बी का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन विद शॉर्ट थ्योरी के साथ भी मैं बताता रहता हूँ, तो सीखते रहिए। ए का मॉड हमने निकाला कितना है, 12 है, इट इज 144। बी का मॉड इतना है, इसका स्क्वायर हम करेंगे तो 16/3 बन जाएगा। और ए डॉट बी हमने निकाला है, ये रहा 72 का यहाँ पर स्क्वायर बन जाएगा। तो इस डेटा की कंप्यूटेशन हम निकालना चाहते हैं फाइनली ये कितना बनेगा।
तो आप इसको देखिएगा, यहाँ से हम इसको 16 इंटू, ये 16 इंटू 9 होता है, ये भी 16 इंटू 3 है, यहाँ पर आपके पास 72 है। 72 को हम ब्रेक कर सकते हैं किसके हिसाब से, ताकि हम कॉमन और इसको सिंप्लीफाई कर पाए। 9 आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो 9 इंटू 9 आपको दिखेगा, और 8 भी है, 8 इंटू 8 भी आपको दिखने वाला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपके पास 64 आता है, यहाँ आपके पास 14 और इस पर भी 64 लिखा हुआ है, और एक 9 आपके पास कॉमन है। ठीक है, तो 9 कॉमन ले लिया और एक 64, तो आपके पास 4 बचेगा। 4 इंटू 3 इज 12। एक 9 कॉमन लिया है और 64 कॉमन है, एक 9 आपके पास यहाँ बचा, तो आपके पास 9 है, 64 है और 3 लिखा गया है। हम चाहते हैं कि इसका स्क्वायर रूट लिया जाए, तो 9 का बन जाएगा 3, 64 का 8 है और 3 का आपके पास है √3। मैग्नीट्यूड है तो पॉजिटिव ही लेंगे, ये यहाँ रखने पर आएगा, तो डेटा बनेगा 2 इंटू 3 इंटू 8 इंटू √3। ठीक है, तो इस डेटा को बना लेते हैं। ये आता है 6 इंटू 8 इज 48, 48 √3 वी आर गेटिंग, और यही हमारे पास सी ऑप्शन भी है। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास निकल के आता है ACD। क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, हर ऑप्शन पर ट्राई हमने किया है। मार्किंग स्कीम का बहुत क्रूशियल रोल है। अगर आपने AC मार्क किया, पार्शियल मार्किंग नहीं है, तो भी आपको -2 मिलता है। AD मार्क किया तो भी -2 मिलेंगे। ACD मार्क करोगे तभी आपको फाइनली जो +4 मार्क्स है वो इसके अंदर मिलने वाला है। सो वी आर गोइंग टू मार्क ACD as the final answer. Okay, keep learning, keep solving. We are here to solve your all mathematics problem. Keep learning. Column 1 has 4 options A, B, C, D. In R square, if the magnitude of projection vector of vector alpha I k plus beta j k on √3 I k plus j k is √3. If alpha is equal to 2 plus √3 times beta, then find the possible values of mod alpha. ऐसे 4 ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं, और कॉलम 2 में भी PQRS है। ये JEE Advanced 2015 पेपर 1 के मैच द कॉलम सेक्शन है। यहाँ पर मार्किंग स्कीम ऐसी है कि ABCD जो है, इसके अंदर से ईच एंट्री जो कॉलम 1 के अंदर है, सही करेंगे तो +2 है, गलत मार्क करते हैं तो -1 है। ये सब जानते हैं। 2015 के अंदर पेपर ऑनलाइन नहीं था, OMR बेस्ड फिजिकल फॉर्म में पेपर हुआ था, तो OMR शीट थी, हर ऑप्शन के साथ आपको ABCD चार और एक इससे कनेक्ट होगा PQRST 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 ऐसे करके ऑप्शंस बने हुए थे। बबल्स को डाकन करना था, तो ये ऑनलाइन पेपर नहीं था, ऑफलाइन पेपर था। ऐसे एक एक करके हम सॉल्व करेंगे, तो 2 मार्क्स इसके हैं, 2 मार्क्स इसके हैं, इसे टोटल हमारे पास ये कॉम्प्रीहेंशन 8 मार्क्स का था, 8 मार्क्स का था। और वही बात है, गलत करने पर -1 की पेनल्टी भी थी। चलिए शुरुआत करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑफ दिस ऑन दिस। देखो कहानी ऐसी होती है कि अगर हम प्रोजेक्शन निकालने पहुंचे हैं, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आपके पास है अल्फा I कैप प्लस बीटा J कैप ऑन √3 I प्लस J कैप, ये आपको निकालना है। इफ इट इज एन A वेक्टर एंड दिस इज एन B वेक्टर, तो ये आपके पास है A डॉट B डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B आता है। डॉट आप कर देंगे तो आपके पास है √3 अल्फा प्लस बीटा अपॉन √3 + 1, ये डेटा है। और ये प्रोजेक्शन आपके पास से √3 आपके पास से आता है, दिस इज कमिंग एज √3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आएगा √3 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 4 + 1 3 + 1 4, रूट लेंगे 2 बन जाएगा, 2√3। आगे क्या पूछा है उस बात को देखते हैं। हमारे पास अल्फा और बीटा में एक रिलेशन और गिवन है, और यहाँ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मॉड अल्फा पूछा जा रहा है, मॉड अल्फा। ठीक है, तो फिर यहाँ से हमें बीटा को रिप्लेस करके लिखना चाहिए, तो वहां से बीटा क्या बन जाएगा आप बताइए। आप लिख सकते हैं बीटा को अल्फा -2 अपॉन √3, अल्फा -2 अपॉन √3। तो यहाँ पर हम इसको डेटा बनाएंगे, √3 अल्फा है, अल्फा -2 अपॉन √3, ये 2√3 आपके पास से बनेगा। √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 अल्फा, अल्फा -2, 2 × 3 आपके पास है 6 बन जाएगा।
यह है आपके पास से 4 अल्फा, सामने डेटा आपके पास 8 आता है, ठीक है। और याद रखिए प्रोजेक्शन है, तो यहाँ एक वर्ड और लिखा गया है, मैग्नीट्यूड। प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड की बात हुआ है, तो मैग्नीट्यूड अगर वर्ड लिखा गया है तो फिर यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड बात करेंगे तो यहाँ मॉड आएगा। सो इट्स गोइंग टू बी मॉडुलस ऑन दिस साइड, तो यहाँ पर सब जगह आपके पास मॉड रहेगा, यहाँ पर मॉड रहेगा फिर, ठीक है। तो अच्छा ध्यान दे लिया, मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड हम यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। चलिए फिर इसको प्रोसेस करते हैं, क्या हमारे पास फाइनली क्या आंसर निकल के आता है। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमने देखा +6 है, अब मॉड ओपन होगा, आपके पास +-6 आता है। एक बार आप प्लस लेंगे, एक बार आप माइनस लेंगे, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे अल्फ़ा की वैल्यू 2 आती है। यहाँ से आप चले जाएंगे, अल्फ़ा की वैल्यू -1 आती है। दो वैल्यूज हमारे पास आ रही है। हमसे पूछा है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मॉड अल्फ़ा, तो अगर हम मॉड अल्फ़ा लेंगे तो एक डेटा मेरे पास यहाँ से 1 आता है और यहाँ से 2 आता है। एक 1 है और एक 2 है, एक P है और एक Q है। तो क्लियर हम लिख सकते हैं दैट द A ऑप्शन हैज़ P एंड Q, ठीक है। ये करने पे आपको इस पेपर के अंदर 2 मार्क्स फर्स्ट वाले के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे फिर अब B पर जाएंगे, C पर जाएंगे, D पर जाएंगे। ज़रूरी नहीं है हर ऑप्शन एक ही चैप्टर से, जैसे हमने देखा कि ये वेक्टर से है, सेकंड वाला कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से, थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर से, फोर्थ प्रोग्रेशन से है, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं सेकंड वाले पर। फर्स्ट वाला हमने बना दिया है यहाँ पर, अब बढ़ते हैं हम सेकंड वाले पर। तो इसका आंसर हमने बनाया है PQ, मार्क करते हुए चलेंगे, दिस इज PQ। आते हैं बी पर। बी पर ये क्या पूछा है, बी पूछा गया है ए एंड बी आर रियल नंबर सच दैट, ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है। अच्छा, हमेशा फिर ए की वैल्यूज आपसे पूछी जा रही है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो पहली बात तो ये पॉलिनोमियल्स हैं, क्वाड्रेटिक और लीनियर है, तो सबसे पहले तो एट x इक्वल टू 1 पर ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है कि कर्व स्मूथ है, तो सबसे पहले वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो सबसे पहले यहीं पर डेफिनेशंस बनाते हैं कि f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 और f ऑफ 1 प्लस, ये तीनों बराबर आएंगे, फाइनाइट आएंगे। 1 और 1 प्लस ये दोनों डेटा आपके पास सेम आएंगे क्योंकि सेकंड डेफिनेशन है। 1 माइनस ऊपर वाले से हम बना देंगे, -3a -2, यहाँ से डेटा रखेंगे, इट इज़ b प्लस ए स्क्वायर आपके पास है। डेटा बना देते हैं, क्या बात बनेगी आपके पास, वी आर गेटिंग दिस एज b प्लस 3a प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, ये डेटा आपके पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएबल भी है, ये बात भी बताया गया है कि x इक्वल टू 1 पर ये डिफरेंशिएबल है। तो फिर हम बनाएंगे f-1 माइनस इज इक्वल टू f-1 प्लस, यहाँ पर 1 माइनस पे बात करेंगे -6ax, और डेरिवेटिव इस साइड भी निकालिए तो आपके पास से b आता है। यहाँ पर डेटा आप रखेंगे 1 माइनस, सो मेरे पास डेटा आ गया, b का वैल्यू है 6a। फिर से अटेंशन पे करेंगे क्योंकि एग्जाम के अंदर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें a निकालना है, b निकालना है, पहले चेक कर लीजिए। हम वी आर इंटरेस्टेड कि हम a निकालें, तो फिर b की वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे, तो हमारे पास ये डेटा यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, फिर क्या आया वो हम बात करते हैं। 6a प्लस 3a प्लस ए स्क्वायर प्लस 2। अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने पर क्या आएगा, ये सारी बातें मुझे ध्यान रखते हुए आपके लिए आगे बढ़ना है। ये डेटा अपने पास आता है। डिफरेंशिएबिलिटी की बात थी, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमने इसके बारे में कॉन्सेप्ट बना दिया, दोनों मैच करा दिए। बी की वैल्यू आपके पास से, देखो कोई मिस्टेक, यस देयर इज अ मिस्टेक, क्या मिस्टेक हुआ है बताइए सोच के। सर ये माइनस साइन आएगा, आप देखिए यहाँ पर बी की जो वैल्यू है वो आपके पास आने वाली है -6 से, तो चेक कर लेंगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। वी आर हैविंग -6a, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ आपके पास माइनस बन जाएगा और माइनस के साथ 3, तो फिर ये आपके पास से a-1 एंड a-2 बन जाता है। आपके पास पॉसिबल वैल्यूज a की वैल्यू 1 एंड 2 आती है। 1 एंड 2 आपके पास फिर से सेम आ रहा है, तो आपके पास b का आंसर भी PQ ही आएगा। जो a का आंसर है PQ,
बी का आंसर भी हमारे पास है पी क्यू ही आने वाला है। ठीक है, दो होने के बाद अब हम चलते हैं थर्ड पर। ये रहा थर्ड ऑप्शन, इसकी बात करते हैं। सो ए हमारे पास है पी क्यू, सेकेंड हमारे पास है पी क्यू। लेट्स प्रोसीड फॉर सी ऑप्शन। ओमेगा की वैल्यू 1 नहीं है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, और आपके पास ये तीन एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ पर लिखे गए हैं। जीरो पूछा गया, पूछा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एन, क्या वैल्यूज आएंगी एन की। अब थोड़ा सा आप इनको देखिए, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, आपके पास ओमेगा इमेजनरी रूट है, यानी आपके पास जो ओमेगा है ये 1 नहीं है। ओमेगा पावर क्यूब जब जब होगा 1 बनेगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये वाला डेटा भी आपके पास से 0 बनता है। अब इन डेटास को थोड़ा आप देखिए, ये जो लिखा गया है 3 - 3 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 3 - 3 2 ओमेगा स्क्वायर, सब पे पावर सेम है 4n+3। इनको अभी हमें सिंप्लीफाई करना है। सो आई एम री राइटिंग ऑल ऑफ देम। 3 - 3 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर 4n+3। सेकेंड 2 + 3 ओमेगा 3 ओमेगा स्क्वायर 4n+3 -3 2 ओमेगा 3 ओमेगा स्क्वायर 4n+3। ठीक है, सब पर पावर 4n+3 है, और ये तीनों डेटा हमने बनाए। ऑब्जर्व करते, ऑब्जर्वेशन के ही मार्क्स है। ऑब्जर्व किया जाए, दो नंबर 3 और -3 और एक नंबर 2 है। दो नंबर 3 और -3, तो 3 और -3 को पहचानना थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो हम एक काम करते हैं 2 को पकड़ते हैं। यहाँ पर 2 के साथ ओमेगा स्क्वायर है, तो क्यों ना इस टर्म को कॉमन लिया जाए। यहाँ 2 अकेला है, छोड़ देते हैं। यहाँ पर आपके पास ओमेगा कॉमन लिया जा सकता है। तो चलिए प्रोसेस करते हैं, कुछ छोटी छोटी बातें आपको जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है। एक तो 1/ओमेगा जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है, 1/ओमेगा स्क्वायर ओमेगा होता है। ये कुछ बातें हम ध्यान रखेंगे तो ईजी रहेगा। चेक करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा क्यूब 1 होता है। ठीक है, चलिए यहाँ से ओमेगा स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ, तो मेरे पास ओमेगा स्क्वायर की पावर 4n+3 बन जाता है। यहाँ मेरे पास 3/ओमेगा स्क्वायर बनेगा, 3/ओमेगा है, यहाँ आएगा आपके पास से 2। फिर यहाँ से कुछ कॉमन नहीं लेना आपको, ये डेटा आपने बनाया, यहाँ से आप ओमेगा कॉमन लेंगे, -3/ओमेगा 2, और यहाँ है 3 ओमेगा। ये डेटा आपके पास है। इसको समझिए, 1/ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा आती है। ओमेगा की वैल्यू है 4n+6 आपके पास है, ये ओमेगा, यहाँ से ये ओमेगा स्क्वायर +2। तो आप देखेंगे यही डेटा यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा ना मैच कीजिए, यही डेटा यहाँ लिखा हुआ है, यही डेटा यहाँ भी बन जाएगा अगर आप नोटिस करेंगे तो 1/3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर बनेगा 2। ठीक है, 3 ओमेगा लिखा हुआ है। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि ये टर्म अब तीनों जगह से कॉमन आ जाएगी, और आपके पास बचेगा क्या, यहाँ वाला डेटा, ओमेगा पावर 8n+6 प्लस 1 ओमेगा पावर 4n+3, और ये आपके पास से 0 आता है। तो ये डेटा, ये डेटा, ये डेटा बाहर आ गया, और ये बचा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे बात बन गई। अब चाहते हैं हम इसके बारे में एन क्या होगा, ये बात पूछी जा रही है। यहाँ वाले डेटा को अगर आप देखें, क्या ये कभी 0 बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, क्या आपको फिजिबिलिटी इसके बारे में दिखती है? तो देखो एक कहानी है, ये जो ओमेगा स्क्वायर है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो -1 - ओमेगा, क्योंकि तीनों का सम 0 होता है। अंडरस्टूड? तो ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं -1 - ओमेगा, ये जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो आपके पास 3 ओमेगा +3 +3 ओमेगा +2, ये डेटा आपके पास बनेगा। तो फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेटा बनेगा। तो यहाँ से ये बन सकता है 5 + 6 ओमेगा की पावर 4n+3, जो कि 0 नहीं होगा, क्योंकि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। 5 + 6 ओमेगा, ये वाला पार्ट तो 0 नहीं है, तो 0 होने के चांस अब यहाँ बचते हैं कि इधर 0 होने के चांस बनना चाहिए। ओमेगा के साथ क्या खास बात है, अगर ओमेगा का 3 का मल्टीपल पावर आ गया तो फिर वो 0 बन जाएगा।
तो यहाँ पर हम एक एक पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर 3 का मल्टीपल कर दिया तो ओमेगा पावर क्यूब करते ही 1 बन जाएगा, तो फिर 1 1 1 करते ही आपके पास से 3 बन जाएगा, तो ये भी 0 नहीं होगा। सो अगर हम चाहते हैं कि ये डेटा आपके पास से 0 बने तो फिर पॉसिबिलिटी ये है कि n जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या है, 1 2 3 4 5, यहाँ सिर्फ 3 है जो 3 का मल्टीपल है, बाकी सब कुछ नहीं। आपको वेरीफाई करना, आप रख के देख लीजिए। मैंने यहाँ चेक करना शुरू किया, n इक्वल टू 1 रखिए आप, ओमेगा पावर 14 आता है, 1 आता है, ओमेगा पावर 7 आता है, ओमेगा पावर 12 4 का मल्टीपल है, 1 आ जाएगा, 14 लिखा है आपके पास, ओमेगा स्क्वायर बनेगा। ओमेगा पावर 6 1 होता है, ओमेगा आएगा, वैल्यू आई 0, बिल्कुल सही, 1 वाला डेटा एक्सेप्टेबल है। ओमेगा की वैल्यू 2 रखते हैं, 2 आपने रखा है यहाँ पर, 2 रखेंगे यहाँ पर तो 16 प्लस 6 आपके पास है 22 बनता है, 2 यहाँ पे आता है, 8 and 3 are 11, ये डेटा है। यहाँ पे देखिए 21 है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 1 ओमेगा बचेगा, ओमेगा स्क्वायर आता है यहाँ पर 9 आता है, 2 बचा, ओमेगा स्क्वायर आता है, अगेन इट्स 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। जब जब 3 का मल्टीपल होगा तब तब बात बनेगी, आपके पास क्यू भी इसका आंसर है। और आप एक बार 3 रख के हुए देखिए, 3 रखोगे ना तो ओमेगा पावर 24 प्लस 6 30 आता है, 3 का मल्टीपल बन रहा है 1 1, 3 रखिए, आपके पास है 12 प्लस 3 15, ओमेगा पावर 3, ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 1, 3 बन जाएगा, तो इस पर बात नहीं बनेगी। और 4 and 5 को भी आप चेक करके देखेंगे, इन दोनों पर भी बात बन जाएगी। तो हमारे पास आंसर्स इसके बन जाएंगे PQST, सी का आंसर हमारे पास आएगा PQST, सारे आंसर्स आपके पास आ जाएंगे PQST, तब जाके आपको इस वाले पार्ट से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या देखा, पहले वाले का PQ है, दूसरे का PQ है, तीसरे का अपने पास PQST है, ये बात ठीक है। अब चलते हैं हम डी ऑप्शन पर, जो कि हमारा है लास्ट। हार्मोनिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स A and B इज 4। हार्मोनिक मीन आपको निकालना है HM ऑफ A and B, वो आपके पास आएगा 2AB अपॉन A प्लस B, इसका वैल्यू 4 आता है, तो डिसाइड हो गया, AB का वैल्यू आएगा 2 टाइम्स A प्लस B, कंडीशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। Q इज अ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट A5 Q B आर इन AP। देखिए A5 Q B ये सब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, AP में है। A5 Q B इज एन AP, Q इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, ये आपसे पूछा जा रहा है। Q एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ये बात ध्यान रखेंगे, Q इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, ये सब AP में है, तो देखो ये तो 5 का 5 ही रखा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 माइनस डी, इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस डी, इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 2D। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, हर बार हम कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नहीं, फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है। तो 5 माइनस डी 5, 5 प्लस डी 5 प्लस 2D, ये बात हमारे पास आ गई। अब हम क्या चाहते हैं, उस बारे में थोड़ा हम फोकस करें। ये रिजल्ट हमारे पास है, तो क्या हम इसके लिए रिजल्ट बना पाएंगे। ए ढूंढिए, ए कितना है 5 माइनस डी, बी कितना है 5 प्लस 2D इज इक्वल टू 2 है आपके पास। हो देखिए ए कितना है 5 माइनस डी, बी कितना है 5 प्लस 2D। डेटा बनाइएगा, यहाँ आता है 25, ये 10 आता है आपके पास से 5D माइनस 2D स्क्वायर, ये 10 प्लस D आता है। यहाँ पर आप थोड़ा डेटा बनाते हुए चलिए, तो वो डेटा आपके पास बनेगा 2D स्क्वायर, यहाँ पर 2D है, यहाँ 5D है, यहाँ पर डेटा आप बना दीजिए 3D आता है, ये 20 है और यहाँ आपके पास ये 5 बन जाएगा। ये इक्वेशन आपके पास आई, ये बनेगा 2D स्क्वायर माइनस यहाँ पर 10 आता है। तो थोड़ा हम वही कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं कि इसको थोड़ा इस तरीके से ब्रेक डाउन करें। 2D माइनस 5 है आपके पास से, और D प्लस 1 भी आते हैं, 2 डेटाज आपके पास आ रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्लियर रहे तो ठीक रहेगा। एक आता है D की वैल्यू 5/2 और दूसरा आता है D का वैल्यू -1।
अब किसी एक को फाइनलाइज करने के लिए एग्जामिनर कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा बात हमको बताएगा एग्जाम में। तो देखिए क्या बताया हमसे, पूछा है कि Q इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। Q कहाँ है? Q ये रहा। तो अब आइए Q पर आप पहुंचिए। Q है आपके पास से 5+D, 5+D। तो आपके पास दोनों डेटा के अंदर ये तो पॉजिटिव आने वाला है, इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के लिए ठीक है। अब हम चाहते हैं Q-D निकाला जाए। Q-A, और A कितना है? A इज 5-D। ठीक है, तो आप देखिए Q-A में हम इंटरेस्टेड हैं, मॉड लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप डिफरेंस लेने जाएंगे ना, तो आपके पास से 2D का मॉड आ जाएगा। D आपके पास है, आप सबसे पहले डबल कर दीजिए, तो 2D 5/2 का डबल करेंगे 5 आएगा, और -1 का डबल करेंगे मॉड लगने के बाद 2 आ जाएगा। सो वी आर गेटिंग 5 and 2 एज द फाइनल आंसर। इस बात का कोई यूटिलाइजेशन हुआ नहीं, जैसे यहाँ पर कि Q पॉजिटिव ही होना चाहिए, ऐसा कुछ पता चला नहीं। ठीक है, 2 and 5 आंसर आता है। कहाँ है 2 and 5? ये रहा, Q&T, Q&T। समझ गए? तो देखा जाए तो मैच द कॉलम 2 2 2 2 8 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स के। तो आप एक मैच द कॉलम सॉल्व करते तो आपके पास 8 मार्क्स आ सकते थे। अलग अलग चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड है। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग, हर सवाल का, हर प्रोसेस को सीखिए। कोई चैप्टर टॉपिक सब वीक है अगर आपके चैप्टर के साथ साथ टॉपिक भी, तो उसको सीखिए, लर्न कीजिए, छोड़ के मत जाइए। और ये सिर्फ सीखना ही नहीं है, उस नॉलेज को एग्जाम में कन्वर्ट करना, इसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमारे पास रिवीजन में टाइम होना चाहिए। सो कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। In a triangle XYZ, let A, B, C the length of sides of opposite to the angles capital X, capital Y, capital Z respectively. If 2 times A square minus B square is equal to C square and lambda times sine of X minus Y upon sine Z, then possible values of n for which cos of n pi lambda is equal to 0. Match the column. पूछा गया JEE Advanced 2015 पेपर 1, जहाँ पर हर ऑप्शन की मार्किंग स्कीम ऐसी है कि आप सही करेंगे तो आपको +2 मार्क्स मिलेगा, और गलत करते हैं तो -1 भी है। 2015 के अंदर पेपर CBT मोड में नहीं था, ये आपके पास OMR शीट बेस्ड था, इसलिए आपके सामने PQR के सामने E के सामने PQRST, ऐसे हर कॉलम 1 के सामने कॉलम 2 के हर ऑप्शन टाइप थे। OMR शीट से इसको फिल करना था, तब पेपर जो था ऑफलाइन मोड में पेपर हुआ करता था। 2018 से ये पेपर्स फिर से ऑनलाइन मोड में होने शुरू हुए। कमिंग टू दिस टॉपिक, अब यहाँ पर जब आप मैच द कॉलम सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सब एक ही चैप्टर को बिलोंग करें। जैसे ये सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल है, अगला भी सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल है, ये वेक्टर्स के ऊपर आ गया है, लास्ट में आते आते हमारे पास एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर भी आ गया है। चलिए तो फिर प्रोसेस करते हैं। एक से ज़्यादा कॉलम 2 की एंट्रीज कॉलम 1 से अटैच हो सकती है। ए पार्ट की बात करेंगे और जो कोशिश करेंगे कि हर ऑप्शन ABCD जो कॉलम 1 के अंदर लिस्टेड है, यहाँ से हम +2 मार्क्स ले पाए। तो फिर देखिए 4 हैं, तो अकेला ये मैच द कॉलम 8 मार्क्स का हो जाएगा। देयर इज अ -1 की पेनल्टी है, तो -4 भी बनेंगे, है ना। सारे सही होते हैं तो +8 आएंगे मार्क्स, सारे गलत हो गए तो -4 भी आ जाएगा। ठीक है, ABCD ऑल आर फॉर +2 मार्क्स। चलिए शुरुआत करते हैं पहले वाले से। इन अ ट्राइंगल XYZ ABC आर द लेंथ ऑफ अपोजिट टू द एंगल्स। इसके सामने A है, इसके सामने B है, इसके सामने C है। अब आगे चलते हैं, लेंथ ऑफ, आगे आपके पास अब एक डेटा लिखा हो, इसको पढ़िए आप, क्या लिखा है। ये डेटा लिखा है 2 टाइम्स A² - B² इज इक्वल टू C², ये डेटा है। तो अगर हम साइन रूल याद करें तो यहाँ पर क्या है, ए कैपिटल ABC की जगह XYZ लिखा गया है, तो हम इसको ले सकते हैं A/sin X, क्या आएगा B/sin Y, फिर आता है C/sin Z। सामने आपके पास कोई नंबर आप K ले सकते हैं, वैसे जनरली ये 2R होता है, सरकम रेडियस का डबल। अब ये रिलेशन हमारे सामने है, इसको हम थोड़ा यूटिलाइज करना चाहते हैं। ए के टर्म्स में अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे इसको K टाइम्स sin X, B को आप लिखेंगे K टाइम्स sin Y, और C को आप लिखेंगे K टाइम्स sin Z। ये डेटा आपने बनाया, A आपने लिखा,
तो के स्क्वायर आपके पास है, साइन स्क्वायर एक्स आपके पास से आता है, के स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई आपके पास से आता है, के स्क्वायर आपके पास से साइन स्क्वायर जेड आपके पास से आता है। के स्क्वायर सब जगह से कैंसिल है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए माइनस बी एंड साइन ऑफ ए प्लस बी, और यहां आपके पास है साइन स्क्वायर जेड। ठीक है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ऑफ ए प्लस बी। ये डेटा बनाया, क्योंकि ये ट्राइंगल बना रहे हैं तो तीनों एंगल्स का जो सम है x प्लस वाई प्लस जेड ये हमारे पास है 180 रहेगा। तो फिर अगर कहीं पर साइन ऑफ x प्लस वाई लिखा है तो वो पाई माइनस जेड लिखा जा सकता है। सो दिस कैन बी रिटन एज पाई माइनस जेड। और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन पाई माइनस थीटा आपके पास से साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास है साइन ऑफ x माइनस वाई है, ये साइन जेड बनेगा, साइन का स्क्वायर है सामने तो ये एक बार इससे कैंसिल हो जाएगा, ये रिजल्ट अपने पास आएगा। क्या दिया हुआ है देखिए, साइन ऑफ x माइनस वाई अपॉन साइन जेड, ये डेटा हम यहाँ पर कंप्यूट करना चाहते हैं। तो आपके पास रिजल्ट आपका इंतजार कर रहा है, साइन ऑफ x माइनस वाई अपॉन साइन ऑफ जेड। ये डेटा अगर आप इसको डिवाइड में लेके जाते हैं, इसके डिवाइड में साइन जेड रखेंगे तो फिर ये 1/2 बनेगा। एंड दिस इज प्रिसाइजली द वैल्यू ऑफ लैम्डा जो हमें चाहिए। ये आपके पास से लैम्डा की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अभी भी मार्क्स नहीं देना चाहते, अभी लैम्डा कहीं और न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन सच दैट, अब आपके पास कॉस आपके पास लिखा गया है एन पाई लैम्डा 0 आना चाहिए। तो आपके पास है एन पाई बाई 2, ये डेटा 0 आना चाहिए। आप बताइए कॉस की वैल्यू कब कब 0 आती है? कॉस की वैल्यू सामने आप एन रख के देखिए, एन की वैल्यू आप 1 रख लीजिए, कॉस पाई बाई 2 आ जाएगा। 2 रखोगे तो कॉस पाई बनेगा, नहीं आएगा। तो पहला आ गया आपके पास है, ये नहीं आया है। 3 आप रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कॉस 3 पाई बाई 2 भी 0 होता है। फिर आप 5 रख सकते हैं, 5 रखेंगे कॉस 5 पाई बाई 2, ये भी 0 होता है। और मल्टीपल आप करिए पाई बाई 2 के, सब आ जाएंगे। 6 रखेंगे तो 3 पाई बनेगा, जो 1 आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। एन की वैल्यू 135 है हमारे पास, हम ए ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं, PRS। सही मार्क किया, PRS, पहले वाले का आंसर अपने पास निकल के आएगा। ए का आंसर हमारे पास है PRS आया है। अब हम चलते हैं बी ऑप्शन पर। बी ऑप्शन के अंदर क्या पूछा है, आइए देखते हैं। इन अ ट्राइंगल XYZ ABC आर द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स टू द एंगल्स XYZ रेस्पेक्टिवली। यानी सेम ही नोटेशन है जो ये अंदर ऑप्शन के अंदर था। फिर एक कंडीशन है 1 + 2 cos 2x माइनस 2 cos 2y माइनस 2 sin x sin y, ये डेटा अपने पास लिखा गया है। तो सबसे पहले हम इसी को सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस आपके पास है cos 2x माइनस आपके पास 2 cos 2y इज इक्वल टू 2 sin x sin y, ये डेटा अपने पास लिखा गया है। हाफ एंगल्स में चेंज करते हैं सबको, और देखो यहां पर हमें लेंथ a/b का रेशियो लेकर आना है। तो अगर हमें एंगल्स की बात हो रही है तो बेटर ये है उस साइड्स के बारे में रेशियो बात करें तो सबको साइन रूल के अकॉर्डिंग चेंज किया जाए। तो कोशिश कीजिए सबको आप साइन में कन्वर्ट कर पाए। तो मैं डबल एंगल का फॉर्मूला लगाऊंगा 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ पे लिखा है 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, यहाँ y बन जाएगा। यहाँ आपके पास लिखा गया है 2 sin x sin y। आगे पहुंचे, इस 2 से ये 2 चला जाएगा और बाकी सारे डेटा आप यहाँ पर बनाते हुए चलिए। मेरे पास बनेगा 2 sin स्क्वायर y माइनस 2 sin x sin y, ये डेटा यहाँ लेकर आएंगे तो आपके पास माइनस साइन तो रहेगा पर एक कोफिशिएंट आपके पास 2 भी रहेगा। फिर ये लिख लिया गया है, ये लिख लिया गया है, ये बचेगा -2 sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। फिर से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर सबसे पहले 2 हटाया जाए, 2 sin y माइनस sin x sin y माइनस sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ये डेटा बने। क्या हम इसके फैक्टराइजेशन सोच सकते हैं, ये बात पे हमें फोकस करना है। तो देखिए कुछ फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट आपको दिख रहा है,
यहाँ अगर मैं इसको लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस, मैंने यहाँ पर डेटा लिखा 2 साइन एक्स साइन वाई, और एक बार यही टर्म हमने यहाँ पर ऐड भी कर दी। तो यहां से अगर हम देखें तो आपके पास से 2 साइन वाई हमने कॉमन ले लिया, ये आता है साइन वाई, ये साइन वाई है, 2 साइन वाई कॉमन ले लिया, आपके पास से आता है साइन एक्स। ये आपके पास डेटा है साइन एक्स माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ये दोनों डेटा आपके पास यहां से कॉमन आते हैं। ये दो डेटाज आपके पास आए, ये बात है। ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं, तीनों की वैल्यूज किसके बीच में रहती है, 0 से पाई के बीच में, और तीनों का सम भी 180 आता है। ASTC रूल ये कहता है कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों के अंदर साइन की वैल्यूज पॉजिटिव आती है, इररेस्पेक्टिव कि वो एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ये डेटा आपका पॉजिटिव है और ये वाला डेटा भी आपका पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एक्स और वाई दोनों 0 से 180 के बीच में भी रहेंगे तो पॉजिटिव ही रहने वाले हैं। तो ये दोनों का सम तो 0 होने वाला है नहीं, तो सम अगर 0 होने के चांसेस हैं तो ये डेटा है जो कि 0 हो सकता है। तो यहां से आपके पास डेटा बनता है कि साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स है। साइन रूल ये कहता है कि अगर आपके पास a अपॉन साइन एक्स लिखा है, इसको आप b अपॉन साइन वाई के बराबर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसको साइन वाई के हिसाब से लिखूं, k मैंने लिखा, तो मेरे पास साइन वाई की वैल्यू आती है b बाई के, और साइन एक्स की वैल्यू आती है a बाई के। तो हमारे पास रेशियो आता है a बाई के का 1, सिर्फ 1। तो यहाँ a बाई बी इज एंड आर पूछा है, हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन आता है, तो जो बी ऑप्शन है यहाँ हम सिर्फ मार्क करेंगे p। ये सवाल के अंदर हमने मार्क किया है किसको, PRS को, बी में हम मार्क करेंगे सिर्फ p को। अंडरस्टूड। तो इससे करने से हमारे पास ये जो a और b है दोनों के अंदर 2-2 मार्क्स आ जाएंगे, और हमारे पास फाइनली 4 मार्क्स आ चुके होंगे। अब हम चलते हैं आगे। ये मार्क कर चुके हैं, हमारे पास आया है PRS, ये आया है हमारे पास P। लेट्स प्रोसीड फॉर C ऑप्शन। √3i plus j cap I plus √3 j cap beta I plus 1 minus beta j cap is the position vectors of XYZ with respect to origin O respectively। आइए बनाते हैं कहाँ कहाँ पर इनकी लोकेशन है, पहले वो बात करते हैं। ये √3 + 1 है, अगर आप इसको देखेंगे तो x कोऑर्डिनेट ज़्यादा है, y कोऑर्डिनेट कम है। यहाँ पर है आप ओरिजिन से डिस्टेंस अगर आप इसकी देखेंगे तो ये √3, 1 है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला आपके पास से है 1, √3, ये सेकंड वाले की कोऑर्डिनेट है। और आप यहाँ पर हमेशा इनके बीच के एंगल निकाल सकते हो। जैसे आप यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हाइट √3 है, बेस 1 है, तो ये दिया आपके पास कैसे बनेगा आप देखिएगा। एक सेकंड, मैंने सब ठीक लिखा है नहीं लिखा है चेक कर लें, गलती हो सकती है, तो गलती देखेंगे तो गलती हो चुकी है। देखो कितनी बड़ी गलती हो गई है, x को 1 लिख दिया, x तो √3 आएगा, तो ये गलत है। देखा आपने, ऐसा हो जाता है। दिन भर अगर दिमाग मैथमेटिक्स में लगा रहे तो दिमाग थक जाता है, कभी कभी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है। यहाँ पे आप जाइए, मैथमेटिक्स से बड़ा कोई नहीं है, मैथमेटिक्स सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट देखिए, एक बनेगा √3, 1, तो x कोऑर्डिनेट अगर ज़्यादा रहेगा तो ये है आपके पास √3, 1, और वो है 1, तो 1 यहाँ पर रहेगा, √3 यहाँ रहेगा। इसके कोऑर्डिनेट आया है आपके पास से 1, √3। ठीक है जी, ठीक चल रहा है। एंगल निकाल लेते, एंगल ही निकालने जाते थे। तो यहाँ परपेंडिकुलर 1 है, √3 ये है, तो ये एंगल मेरे पास से 30 डिग्री आता है। और ये वाला एंगल अगर आप निकालने जाएंगे तो ये √3/1 बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी √3, और ये 1 है तो ये 60 डिग्री बनेगा। एक 30 है, एक का 60 है। ठीक है भाई, दोनों कंफर्म पता थे, बना लिए। आगे बढ़ते हैं। पूछा है कि जो x और y है, सो फर्स्ट वन इज नोन एज x और ये है y। पूछा है कि डिस्टेंस निकालनी है z की फ्रॉम द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल OX एंड OY। OX और OY का बीच का एंगल कितना बना वो बताइए मुझे। ये 30 है, ये 60 है, बीच में 30 आएगा, बाइसेक्टर बनाएंगे तो ये लाइन बनेगी।
जिसका अगर आप एंगल निकालने की सोच रहे हैं तो इसका आधा 45 डिग्री इसका एंगल बनेगा, ये बाइसेक्टर है इसका। तो इसके बारे में बात करते हैं। 45 डिग्री है तो ये तो पता चल गया ना, ये तो लाइन है y इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इनका बाइसेक्टर हमारे पास आ गया। सो द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स ओ वाई इज एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब देखिए, एक है आपके पास बीटा आई कोमा प्लस 1 माइनस बीटा जे के इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ जेड। तो जेड आपके पास एक और है जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास है बीटा कोमा 1 माइनस बीटा, हियर बीटा कोमा 1 माइनस बीटा, ये जेड के कोऑर्डिनेट आ गए। अब क्या हुआ है, इस जेड का इनके बाइसेक्टर से लेंथ 3/√2 आता है। तो इस जेड का इससे परपेंडिकुलर लेंथ आप निकालेंगे तो बनेगा बीटा 1 माइनस बीटा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज रिटर्न एज 3/√2। ये डेटा आपके पास है। तो यहां से आपके पास बनेगा 2 बीटा -1, √2 से √2 चला जाएगा और ये प्लस -3 आता है। या 2 बीटा -1 मॉड लिया, √2 से √2 चला गया, प्लस -3। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। वी आर गेटिंग पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बीटा। पहला आएगा 2 बीटा की वैल्यू 4 आती है, यहाँ पर माइनस बीटा आता है, बीटा की वैल्यू 2 आती है, बीटा की वैल्यू -1 आती है। तो हमारे पास से 2 और -1 डेटा निकल के आ रहा है, पास पॉसिबल वैल्यू। यहाँ मॉड लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम मॉड लगाएंगे तो मॉड की 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 1 और 2। जो आपके पास 1 और 2 आता है पी क्यू। आगे थर्ड, ये आसान सवाल था। यहाँ पर ये एंगल बाइसेक्टर सोचना, छोटा सा कंस्ट्रक्शन, उसके बाद इसको बनाना। तो 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 6 मार्क्स आ चुके हैं। अब चलते हैं आगे, पर घर पे सॉल्व करना और एग्जाम में सॉल्व करने में बहुत अंतर है। आइए डी पर बात करते हैं। सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स डी। अब तक जो बात है मैच ही चेक कर लें। पी आर एस पी पी क्यू, पी आर एस पी पी क्यू, ठीक है भाई। डी पर आ जाइए, क्या लर्निंग कहती है हमसे, डी पर मैच कीजिएगा। f of alpha denotes the area of region bounded by x equal to 0, x equal to 2 and लिखते हुआ चलता हूं मैं क्या क्या बात हो रहा है। x equal to 0, x equal to 2 और एक पैराबोला है y square is equal to 4x। और एक एक्सप्रेशन है जो लिखा हुआ है, एक कर्व है, अल्फा x -1 मॉड है, अल्फा x -2 मॉड है, प्लस अल्फा x में लिखा हुआ है, यहाँ पर डेटा है। पूछा है कि अल्फा की वैल्यू 0 और 1 आपके पास लिखी गई है। ओके, करली ब्रैकेट्स में ये 0 और 1 आपके पास है। देन द वैल्यूज ऑफ दिस आपसे पूछी जाती है व्हेन अल्फा इज 0 एंड अल्फा इज 1। तो बेसिकली हमें 2 बार इसको सॉल्व करना है। सो लेट्स डिस्कस व्हेन अल्फा इज 0। तो आपके पास अल्फा आता है, पहले 0 रखेंगे तो 1, यहाँ आएगा 2 और ये 0। अल्फा इज इक्वल टू 3। फर्स्ट वाला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। ये हम बनाने पहुंचे। यहां पर x इक्वल टू 0 ये है, x इक्वल टू 2 यहां पर है। ये वाला कोऑर्डिनेट देखिए कितना आता है। अगर हमने यहां पर 2 रखा तो ये पॉइंट आता है 2,2√2। हम ढूंढने वाले हैं 3। 3 कहां पर होगा, ठीक है। ये 2,2√2 आपके पास से आता है, 3 हमें ढूंढना है, ठीक है। बना दो, ये आपके पास से 3 वाली लाइन हमने बना दी। कौन सा रीजन है जिसकी बात हो रही है, ध्यान से देखना है, ठीक है। तो एरिया डिनोट्स बाय x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, पैराबोला एंड दिस कर्व। क्या बात हो रही है, उसको f ऑफ अल्फा बोला गया है, ठीक है जी। तो एक लाइन बनेगी y इक्वल टू 3, एक बनेगा x इक्वल टू 0, एक बनेगा x इक्वल टू 2। तो ये रीजन है वो, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है, ये वो रीजन है जिसकी बात हो रही है? क्या आप इस रीजन की बात कर रहे हैं, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2? कैसे होता है ना, मूवी बोलते हैं पुलिस ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है,
ऐसे यहाँ पर भी हमें वही एरिया निकालना जो चारों तरफ से घेर लिया हो, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, कर्व और ये लाइन, ये है रीजन। वो इसका कंप्यूटेशन कैसे करेंगे वो सोचिए। आपके पास ये लेंथ पता है 2 है, ये एक रेक्टेंगल आपके पास से बन चुका है, इस रेक्टेंगल में से इस एरिया को हटा देते हैं, इजी है। हमारे पास जो f ऑफ अल्फा बेसिकली f ऑफ 0 आना चाहिए, उसकी सिचुएशन ये है कि इस पूरे रेक्टेंगल में से इस रीजन को हटा देते हैं, तो आपके पास पूरा रेक्टेंगल का एरिया बनेगा 2 इंटू 3 माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 तक आप जाएंगे, इस कर्व को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां से आप कर्व ये है तो यहां से y की वैल्यू आपके पास है 2 रूट x आ जाएगी, ये डेटा आपके पास बन जाएगा। सिंपल बना लेते हैं इसको। तो ये डेटा आपके पास आया 6 माइनस 2 टाइम्स x टू द पावर 3/2 पावर 3/2 0 से 2, यहां आपके पास है 4/3 2 रूट 2 आपके पास है। f ऑफ 0 यहां से ऐड करेंगे, यहां पर वैल्यू 6 आती है, 6 हम मार्क कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन अल्फा इक्वल टू 0 से 6 की तरफ जा रहा है, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें अल्फा इक्वल टू 1 के लिए भी बनाना है। अल्फा इक्वल टू 1 के लिए ये तीनों तो ठीक है, यहां पर आके चेंज आएगा। तो आइए क्या चेंज आएगा, हम बात करते हैं वही x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और ये पैराबोला। हम बात करने लगे जब अल्फा की वैल्यू 1 है। अब देखिएगा पहला वाला 1 रखेंगे तो मॉड ऑफ x माइनस 1, अगले वाले पे 1 जाएंगे तो मॉड ऑफ x माइनस 2, और फिर यह 1 रखेंगे तो आपके पास से x भी आता है। ठीक, चलिए बनाइए। आइए आगे बढ़े, ग्राफ बनाए। 0 से 2 में हमेशा ग्राफ बनाना है, पूरी दुनिया में भी ग्राफ नहीं बनाना। तो ये दोनों जो मॉड है इसके बारे में देखो, 1 से 2 है जहां हमें इसको देखना है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं, पहला इंटरवल जब ये 0 से 1 है, या इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो डेफिनेशन की जरूरत तो मुझे तब भी पड़ेगी, क्योंकि 0 से 2 में इंटरेस्टेड है। 0 से 1 जाएंगे तो पहला वाला मॉड आपका 1 माइनस एक्स पॉजिटिव से ओपन होगा, दूसरा वाला 2 माइनस एक्स, तब ये प्लस रहेगा, यहाँ आता है और प्लस एक्स, तो आपके पास से डेटा बन जाएगा 3 माइनस एक्स आता है। फिर आगे चलते हैं हम 1 से लेके 2 तक। 1 से लेके 2 में आप जाएंगे तो फर्स्ट वाला आपके पास लिखा हुआ है x माइनस 1, और फिर 2 दूसरा वाला बनेगा 2 माइनस एक्स प्लस 1, ये डेटा है, एक से ग्रेटर है ये वाला आपके पास है। ये भी डेटा कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव, और फिर ये डेटा x से x चला जाएगा, ये डेटा आपके पास है 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, ये डेटा आपके पास बना। हो गया एनालिसिस, एक 3 माइनस एक्स है और एक 1 प्लस एक्स है। तो ये पहले ग्राफ बना लेते हैं। जब हम 0 रखेंगे तो आपके पास से 3 आता है, जब हम 1 रखेंगे तो आपके पास से 2 आता है। आपने 1 रखा तो 2 आ रहा है, अब आप यहाँ रखिए, यहाँ जब आपने 1 रखा तो 2 आया, और जब 2 रखेंगे तो आपके पास से 3 आ जाएगा। ये ऐसा इस तरह का वी शेप यहाँ पर बन रहा है, ये 2 है और ये 1 है। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो बाकी कर्व्स है, क्या चाहते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। 2 डेटा रखने पर हमारे पास से डेटा वैल्यू आता कितना है, 2 पर डेटा आया था 2 रूट 2, ठीक है, यानी 3 से कम। और ये 1 पर कितना डेटा आता है इसका देखिएगा, 1 पर अगर रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आती, तो पैराबोला यहां से गुजरेगा, ऐसा ऐसा पैराबोला ये बनने वाला है। ये पैराबोला 1,2 जो है पॉइंट यहां से आ रहा है, 1,2 इस पर भी लाई करता है, पैराबोला के ऊपर भी। x को 1 रखो, y की वैल्यू 2 ही आती, तो ये यहीं से पास होगा, ठीक है, ऐसा ये बनेगा। अब हम क्या चाहते हैं वो आप देख लीजिए। हम चाहते हैं यहाँ पर कि f ऑफ 1 निकाला जाए, जिसके बारे में हम इंटरेस्टेड हैं। आगे बढ़ते हैं, ढूंढ लीजिए अपनी क्या कहानी बनेगी। तो एरिया x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, इन दोनों के बीच में ये कर्व है और इन कर्व के बीच का पोर्शन जिसके बारे में हमें बात करनी है। तो ये है वो रीजन, देखिए अब ये रहा, फिर एक रीजन ये भी है, बन गया शेडेड एरिया हमारे पास आ गया। एक सेगमेंट ये आएगा, एक सेगमेंट ये बनेगा,
इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है 2 टाइम्स रूट एक्स। इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इस वाले की डेफिनेशन 0 से 1 के बीच में कितनी है, 3 माइनस एक्स। ये डेटा आपके पास है 3 माइनस एक्स। मतलब 2 नंबर के हिसाब से मेहनत काफी करवा ली अगर आप देखें तो। और ये इस पेपर का सबसे लास्ट का क्वेश्चन है, उसका भी सबसे लास्ट पार्ट। मैथमेटिक्स की बात करें, बाकी और भी सब्जेक्ट थे, यहाँ है 1 प्लस एक्स। तो अगर हम यहाँ पर एफ ऑफ अल्फा यानी एफ ऑफ 1 निकालना चाहेंगे तो ये ऊपर वाले में से छोटे वाले रीजन को हटा देंगे। पहला इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा 0 से 1 3 माइनस एक्स माइनस 2 रूट एक्स डी एक्स, प्लस 1 से 2 आपके पास है 1 प्लस एक्स माइनस 2 रूट एक्स डी एक्स आता है। यहाँ 3x से यहाँ पर है एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ आपके पास है 4/3 बन जाएगा x पावर 3/2, 0 से 1। x से एक्स स्क्वायर बाय 2 है, यहाँ पर आपके पास से 4/3 है, x की पावर भी 3/2 है। 3 माइनस 1/2 माइनस 4/3 और ये 0 है। 2 माइनस 1 करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ 4 माइनस 1 करेंगे 3/2 बनेगा, और यहां पर भी अगर आप रखेंगे तो ये बनेगा 2√2 माइनस 1। एग्जाम टाइम में इन सबको कंप्यूट करना, आंसर तक पहुंचना, तभी मार्क्स आते हैं। यही सीखना है और यही बात है। तो आप देखिए थोड़ा क्या बात बना पाएंगे यहाँ से। देखिएगा -4/3 है, ये +4/3 बनेगा, तो ये आपका इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, ये 1/2 है, 3/2 से चला जाएगा तो 1 बचेगा, वो 1 और ये 1 बना 2, 2 और 3 बना 5, 5 माइनस 8√2/3, और मेरे पास ये है f ऑफ 1। f ऑफ 1 प्लस 8√2/3, सामने है 5, 5 आएगा इसका आंसर। जहां पिछले वाले का 6 आंसर आया था, इसका 5 आंसर आया। तो पता चला है कि ये जो है डी ऑप्शन, ये ST से कनेक्ट होगा, और वही ये देखिए आप ST। तो 2 2 2 2 करते हुए सवाल बहुत अच्छा है। इन सब में सबसे बढ़िया सवाल डी ऑप्शन है, टॉप क्लास क्वेश्चन, बढ़िया सवाल, शानदार सवाल। जो डी पार्ट हमने यहाँ पर हम सॉल्व इसको कर रहे हैं, अच्छा सवाल है। ST का फाइनल आंसर आएगा। एक एक करके सीक्वेंशियली हमने सारी बात देखी, सीखा, लर्न किया, और आपको ऐसे मैथ्स दो कॉलम करने हैं तो आप मेरी जो कैलकुलस वाली बुक है वहाँ से आप इन सबको ट्राई कर सकते हैं। सो कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। थ्योरी में डाउट लगे तो आप मेरे वीडियो कोर्सेस ले लीजिए, और प्रैक्टिस करनी बुक से कर सकते हैं। अपनी मैथमेटिक्स के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पैसा नहीं है। टाइम, टाइम इज़ द बिग थिंग। एक बार टाइम निकल जाता है तो फिर प्रैक्टिस करने में इश्यूज आते हैं। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। For any integer k, let alpha k is written as cos k pi by 7 plus iota sin k pi by 7, where I is equal to root of -1. Now the value of expression as sigma k equal to 1 to 12 modulus of alpha k plus 1 minus alpha k divided by sigma k equal to 1 to 3 mod of alpha 4k minus 1 minus alpha 4k minus 2। यस, ये क्वेश्चन पूछा गया जेईई एडवांस 2015 पेपर 2 के अंदर। यहाँ पर सिंगल इंटीजर्स के आंसर सही थे, ये पूछा गया। मार्किंग स्कीम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सही करने पर +4 है। जो भी आंसर आएगा सिंगल डिजिट के अंदर इंटीजर्स आएगा, यानी आप समझ गए आंसर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बीच में रहने वाला है। क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं तो यहाँ से अगर हम इसको देखें, ये डेटा हमारे पास लिखा गया है। तो अगर हम यहाँ से इसको आइलर फॉर्म में चेंज करने की सोचते हैं तो ये e⁻ आयोटा k पाई बाय 7 हमारे पास लिखा गया है। सवाल को मैं थोड़ा लेकर चलता हूँ। अगर हम nth रूट ऑफ यूनिटी की तरफ लेकर चलते हैं तो z आपके पास है 1⁻1/n आना चाहिए। यहाँ 1 को हम लिख सकते हैं 2m पाई, और ये पावर रहेगा 1/n। यहाँ z है आपके पास e⁻ आयोटा 2m पाई बाय n। ये nth रूट ऑफ यूनिटी यहां से बात बनती है।
हमें जो दिख रहा है वहाँ पर पहली बात k तो इंटीजर ठीक है, 2 मिसिंग है। तो अगर हम अल्फा k को अगर लिखना चाहें तो ये e टू दी पावर आयोटा जो k पाई बाय 7 लिखा गया है, मैं ये कहूँगा कि इसको हम 2k पाई बाय 14 लिख सकते हैं। तो फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो m है एक इंटीजर हो सकता है, m की वैल्यूज आप 0, 1, 2, 3 से लेके n-1, यानी बेसिकली n कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज आप पिक कर सकते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है nth रूट ऑफ यूनिटी, जो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से वहाँ पर बेस्ड है। तो 2 मिसिंग था, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हमने कर दिया, तो यहाँ से हमें ये पता चला कि अल्फा k क्या है। दिस इज, यहाँ nth रूट आता जब 2m पाई था अपॉन n है और यहाँ 14 है, सो दिस इज एक्चुअली अ 14th रूट ऑफ यूनिटी। अब फिर यहाँ पर 14th रूट ऑफ यूनिटी है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो जाए 7 को देखकर 7th रूट ऑफ यूनिटी है, नहीं। ऊपर 2m पाई आता है तो 2 का फैक्टर में थोड़ी थ्योरी आपको याद दिलाई, तो पता चला है 14th रूट ऑफ यूनिटी है। जब nth रूट ऑफ यूनिटी होते हैं तो दे ऑल लाई ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1। तो यहाँ पर भी ये 14th रूट भी सब सेम सर्कल पर ही लाई करेंगे, जिसकी रेडियस होगी 1, सेंटर होगा ओरिजिन, ठीक है। और ये बनाते हैं पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। सारी साइड्स बराबर होती हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल एंगल अगर 2 पाई है, हमें 14 में डिवाइड करना पड़ेगा पाई बाय 7। तो ये सब के सब एक सर्कल के ऊपर ही लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इनकी पोजीशनिंग बनाने चलें, जैसा हमें यहाँ दिया जा रहा है अल्फा के बारे में बात, तो सबसे पहले आपके पास है फर्स्ट रूट, तो इसका 1 ही बनेगा। फिर आप जाएंगे अल्फा 1 पर, फिर आप जाएंगे यहाँ पर अल्फा 2 पर। ऐसे करते करते अगर आप देखें तो यहाँ पर जब हम पहुँचेंगे 7 अगर मैं लिखता हूँ तो मेरे पास यहाँ से पाई तक हम पहुँच जाएंगे। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, फिर अल्फा 4, अल्फा 5, अल्फा 6 और यहाँ अल्फा 7 आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आप देखिए जितने यहाँ पर बनाए गए हैं उतने यहाँ पर और आएंगे। दिस इज वी कैन सेट इज एज अल्फा 0 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो पूछा क्या है उसको समझने के लिए, अगर आपको थ्योरी इसकी बिल्कुल क्लियर है तब आपको इतना टाइम लगेगा ही नहीं। ये अल्फा 8 बनेगा, अल्फा 9 बनेगा, इन दोनों के कॉन्जुगेट। यहाँ अल्फा 10 आपके पास आ जाएगा, यहाँ से आपके पास अल्फा 11 है, फिर आपके पास अल्फा 12 है, और फिर ये आपके पास अल्फा 13 और ये 0 है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखते हुए सारी बात बना सकते हैं। और ये सब क्या होंगे, रेगुलर होंगे। तो ये इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, ऑल दीज आर देयर साइड्स, ये सब इसके साइड्स बन जाएंगे, ठीक है। तो के जो आपके पास है यानी इंटीजर 0 रखूंगा तो मेरे पास 1 आएगा, तो फिर अल्फा 0 है। अब ये समेशन क्या है इसको हम थोड़ा समझते हैं कि समेशन हमारे पास क्या लिखा गया है, इसको समझिए आप अल्फा को। तो यहाँ तक मैंने आपको, जिसमें मेरा काम आपको सिर्फ डायरेक्टली सॉल्यूशन देना नहीं है, आप अगर यहाँ आए हैं तो मैं आपको शॉर्ट में थ्योरी भी बताता हूँ कि भाई ये ऐसे हुआ है, ठीक है। तो ये थ्योरी है nth रूट ऑफ यूनिटी नाम की टॉपिक की। तो यहाँ से हमें पता चला कि 14th रूट ऑफ यूनिटी है। यहाँ पर हमें पता चलता है जब nth रूट ऑफ यूनिटी होती है तो वो एक सर्कल पर 14th इक्वल पार्ट करते हैं। अगर nth है तो n इक्वल पार्ट्स बनेंगे, n साइडेड रेगुलर पॉलीगन बनता है। और यहाँ पर आपके पास है 14 साइडेड रेगुलर पॉलीगन बनेगा। रेगुलर वर्ड का मतलब है कि सारी साइड्स बराबर होंगी, ऑल साइड्स आर इक्वल, मत ये सारी साइड्स इक्वल होंगी। इस साइड को लिखा कैसे जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक टर्म होती है मॉड ऑफ z1 माइनस z2। ये जो टर्म होती है मॉड ऑफ z1 माइनस z2, इसका मतलब होता है दिस शोज द डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। ये इसके बीच के डिस्टेंस को शो करता है। तो यहाँ जो ये लिखा जा रहा है ये क्या है, इसके बारे में मैं बात करता हूँ कि सिग्मा हमें दिया है k का वैल्यू 1 से 12 मॉड ऑफ अल्फा k प्लस 1 माइनस अल्फा k, ठीक है। और आगे लिखा है सिग्मा एक और बार है, k की वैल्यू 1 से लेके 3 है, फोर के माइनस 1 अल्फा 4k माइनस 2। तो पहले हम इसको समझें और इसका मीनिंग बताएंगे। पहले 1 रखेंगे
तो मेरे पास आएगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 का मॉड, फिर बनेगा अल्फा 3 माइनस अल्फा 2 का मॉड, फिर आगे और चलते हैं तो ये बनता है अल्फा 4 माइनस अल्फा 3 का मॉड। तो वैल्यूज रख रहा हूं मैं, पहले 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, चलते चलते मैं 12 तक पहुंचूंगा। 12 तक जब ये जाएगा तो डेटा आपके पास है अल्फा 13 माइनस अल्फा 12 बनेगा। ठीक, यहां समझिए, जब आप 1 रखने जाएंगे, यहाँ 4k माइनस 1 4k माइनस 2 है, जब आपने 1 रखा, समेशन हम 1 तक चाहते हैं, तो 1 रखोगे तो 4 माइनस 1 आपके पास से मॉड आएगा, अल्फा 1 रखते ही 3 बनेगा और ये 2 बनेगा, फिर 1 के बाद 2 रखा जाएगा, 2 रखोगे तो 8 माइनस 1 आपके पास से 7 आता है, 8 माइनस 2 आपके पास से 6 आता है। ठीक है, यहाँ पर हमने डेटा बनाया। आगे बढ़ते हैं, फिर कितना डेटा रखना है, 3 हमको रखना है, 3 रखिए आप, तो 3 रखेंगे, 12 माइनस 1 11 और ये बना 10। ये एक्सप्रेशन लिखा गया है। तो अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में ये बात मालूम है कि Z1 माइनस Z2 का मॉड रिप्रेजेंट क्या करता है, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मीनिंग समझिए, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 क्या है। अगर ये रेगुलर पॉलीगन यहाँ बन रहे हैं, यहाँ पर अगर रेगुलर पॉलीगन बन रहा है तो ये सारी साइड्स आपकी इक्वल हैं, दे ऑल आर इक्वल, ये सब साइड इक्वल होंगी, ये सब साइड इक्वल है, दे ऑल आर इक्वल, क्योंकि ये कैसे हैं, रेगुलर हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का अगर डिफरेंस लिया जाए और मॉड लगा देंगे तो फिर वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो अल्फा 5 माइनस अल्फा 4 का मॉड भी साइड बन जाएगा, अल्फा 6 माइनस अल्फा 5 का मॉड भी इसके साइड बन जाएगा। तो लेट्स अज्यूम जो साइड है उसको हम पिक कर लेते हैं, दैट साइड लेंथ इज p, साइड लेंथ इज p, दे ऑल आर p इक्वल टू p लेंथ, p p p, दे ऑल आर इक्वल टू द लेंथ p। तो यहां पर क्या लिखा है, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, ये भी आपके पास से क्या बनेगा, द लेंथ p, ये भी लेंथ p है, कॉन्जिक्यूटिव है, 4 माइनस 3 कॉन्जिक्यूटिव, ये भी p बनेगा। अल्फा 3 माइनस अल्फा 2, ये भी आपके पास से p बनेगा, कुछ पॉलीगन की लेंथ p बनेंगे, ये सब भी p बन जाएंगे आपके पास। ऊपर कितने सिग्मा लिखे हैं, 1 से लेके 12 तक, तो 12 टाइम्स जो उसकी साइड लेंथ है पॉलीगन की, साइड लेंथ p डिवाइडेड बाय आपके पास 3 है जो उसकी साइड लेंथ है आपके पास से p, क्योंकि ये सब रेगुलर पॉलीगन बनेंगे, दोनों कैंसिल होंगे आपके पास से, आपके पास आया 12/3। फाइनल आंसर हम यहाँ से 4 मार्क कर देंगे। ब्रिलियंट क्वेश्चन, अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई है तो आप इसको और जल्दी इसको ख़त्म कर सकते थे। मैंने आपको साथ के साथ इसकी थ्योरी भी पढ़ा दी। कॉम्प्लेक्स नंबर वो चैप्टर है जो जेईई एडवांस के हिसाब से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल चैप्टर है, इसको तैयार करके ज़रूर जाइएगा। कभी इस पर आसान सवाल आते हैं, जैसे ये थोड़ा ट्रिकी था, जिसको थ्योरी एग्जैक्टली पता है वो बनाएगा, और जो सिग्मा वगैरह देख के डर जाता है वो डर जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा अपना लेवल अप कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा हेल्प करने के लिए। बस पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, हर उन बारीकियों को सीखिए। यहीं पर आप मेरी जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाली जो अलजेब्रा में बुक के अंदर चैप्टर है, वहाँ से भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। टिल जेईई एडवांस लेवल आपको वहाँ पर देखने को भी मिलेगा। कीप सॉल्विंग, कीप अपनी मैथमेटिक्स को अप रखिए, सीखते हुए चलिए, हर जो चीज़ आपको नई लगती है सीखते हुए चलिए। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन के साइडेड था 4, इसका फाइनल आंसर आता है। Suppose that all the terms of an arithmetic progression AP are natural numbers if the ratio of sum of first 7 terms to the sum of first 11 terms is 6:11 and the 7th term lies in between 130 and 140. Then the common difference of this AP is, this question asked in JEE Advanced 2015 paper 2, जहाँ पर मार्किंग स्कीम ऐसी है कि सिंगल डिजिट में आपके आंसर्स आने चाहिए और सही करने पर +4 हैं, और बाकी सारे केसेस के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। 2015 के अंदर पेपर जो है अपना ऑफलाइन मोड में होता था, इसीलिए आपको ORS फिल करनी होती थी। आजकल CBT मोड में होता है, तो अपने सब कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे हम इसको अप्रोच करें, क्या इसका प्रोसीजर होना चाहिए। सिंगल डिजिट में आंसर्स आएंगे, यानी आंसर्स का हमें आइडिया है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके बीच में आंसर है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। AP के ऊपर बेस्ड है, प्रोग्रेशन अलजेब्रा के ऊपर कहानी चल रही है, तो एक एक लाइन को डिकोड करते हैं। ऑल द टर्म्स आर इन AP, ओके अंडरस्टूड, आर नेचुरल नंबर्स, ये ध्यान रखेंगे, सब इंटीजर्स आएंगे। इफ
रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, ठीक है, फर्स्ट 7 टर्म्स का रेशियो टू द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स, 11 टर्म्स का, तो यहां से आएगा 7/2, फॉर्मूला लगाइए, 2a + 6 टाइम्स d, 11/2, 2a + 10 टाइम्स d, यहां से हमने बनाया, एंड दिस रेशियो इज कमिंग एज 6/11। ठीक, आगे चलते, 2 से 2 चला गया है, 11 से 11 चला गया है, आपके पास यहां से a + 3d आता है, यहां से a + 5d आता है, और ये 6 बन जाता है आपके पास। अंडरस्टूड? यहां से भी अगर आप देखें 2 हटा सकते हैं, यहां से भी 2 हटा सकते हैं, या 2 से डिवाइड कर दिया। सिंप्लीफाई करने गए तो यहाँ 7a + 21 टाइम्स d आता है, यहाँ पर 6a + 30 टाइम्स d बनती है बात। यहाँ a है, यहाँ आपके पास 9 टाइम्स d बना, a का वैल्यू 9d आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि 7th टर्म जो है, नाउ द t नंबर 7 लाइज बिटवीन 130 एंड 140। ठीक है, नो प्रॉब्लम। 7th टर्म होगा आपके पास से a + 6 टाइम्स d, जो बनेगा 140। हमें मालूम है a का वैल्यू 9d है, तो बना लेते हैं। ये 130 है आपके पास, यहां से 9d + 6d आपके पास से डेटा बनेगा, ये आता है 1d, यहां है आपके पास 15 टाइम्स d। अब एक काम कीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए सबको, 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां आपके पास से बनेगा 3d। 5 से डिवाइड करेंगे अगर आप, तो आपके पास 5 से 2 टाइम्स डिवाइड हुआ, और ये 6 टाइम 26 टाइम। 5 से डिवाइड करेंगे और ये 28 आता है। ठीक है, ये आपके पास, फिर आप 3 से भी डिवाइड करेंगे, सो डेटा है 26/3, और ये यहाँ से 28/3। ये बड़ी बात लिखी हुई कि दे ऑल आर नेचुरल नंबर, तो ए भी नेचुरल नंबर होगा और डी भी नेचुरल नंबर होगा। तो अगर डी नेचुरल नंबर होगा तो 9 टाइम्स करने से ए तो नेचुरल नंबर आ ही जाएगा। अब बताइए डी किसके बीच में होगा? 26/3 जो है ये आपके पास से 8 पॉइंट समथिंग आने वाला है, और ये 9.33 के आसपास जा चुका है। तो आप समझ गए हैं कि हम जानते हैं कि डी जो है नेचुरल नंबर है, तो हमारे पास एक ही डेटा बनेगा कि डी की वैल्यू 9 निकल के आएगी। So D has to be 9. लास्ट में ये पूछा कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस सीक्वेंस इज, दिस इज प्रिसाइजली इज द आंसर। डुएबल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा फैंसी क्वेश्चन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आजकल जेई मेन में इवन इससे बेटर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जेई एडवांस का डर हटाइए, दिमाग से हटाइए, वहाँ पर कुछ क्वेश्चन बिल्कुल डुएबल होते हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और ये वो एग्ज़ाम है जहाँ पर 40% मार्क्स, 35% आप मार्क्स ले आए तो आपको अच्छी IITs में आपको कुछ ना कुछ ब्रांच जरूर मिल जाएगी। ठीक है, तो चैप्टर्स को टारगेट कीजिए, सिलेबस कवर कीजिए कि आप मैक्सिमम कवर कर पाएँ, ताकि इंटरमिक्स प्रॉब्लम्स भी अगर आती हैं तो आप उनको एड्रेस कर सकें। जेईई एडवांस 2015 पेपर 2 का प्रोग्रेशन का हमने क्वेश्चन अभी डिस्कस किया। आई होप इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, और बाकी बने रहिए। ऐसी और चीज़ें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे जो बुक है अलजेब्रा वाली, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, वीडियो कोर्सेज से आप पढ़ सकते हैं। इन सब की डिटेल्स आपको हमेशा अवेलेबल रहती है। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। मैथमेटिक्स को हिस्ट्री की तरह मत पढ़िएगा, मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स की तरह पढ़िए, पेन चलाइए, टाइम स्पेंड कीजिए, फिर आप देखेंगे कि हर चैप्टर से आपकी दोस्ती हो जाएगी। कीप सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। The coefficient of x to the power n in expansion of 1 + x, 1 + x square, 1 + x cube, ... 1 + x to the power 100 is. The question was asked in JEE Advanced 2015 paper 2. यहाँ पर मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिंगल डिजिट के अंदर इनके आंसर्स आएंगे, 0 से 9 के बीच में, बहुत इंक्लूसिव। सही करने पर +4 है और गलत करने पर 0, या बाकी सारे केसेस जो अटेम्प्ट करते हो नहीं करते हो, बाकी सबके अंदर 0 नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। चलिए इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n। इतनी सारी जो टर्म्स हमारे पास लिखी गई है, आप देख सकते हैं 100 ब्रैकेट्स यहाँ पर बनाए गए हैं। चलो लेट्स प्रोसीड। क्या लिखा जा रहा है? यहाँ है 1 + x, यहाँ आप देखेंगे 1 + x का स्क्वायर है, 1 + x पावर क्यूब है, पावर 4, पावर 5। क्या सर आप सारे लिखने वाले हैं क्या? देखते जाइए क्या हम करने वाले हैं।
यहाँ पर ये बात है, 9 तक हमें चाहिए। आगे जब हम जाएंगे तो 1 प्लस एक्स पावर 10 वगैरह ये सारे डेटा आपके पास बनेंगे, 1 प्लस एक्स पावर 100। सोचने वाली बात है, अगर मुझे एक्स पावर 9 चाहिए तो इतना मुझे कंफर्म हो गया है कि अगर मैं एक्स पावर 10 से किसी को मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर, तब तो एक्स पावर 9 नहीं आने वाला। इवन एक्स पावर 11 से या एक्स पावर 100 से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे नहीं मिलने वाला। तो यहाँ तो मुझे एक्स चाहिए ही नहीं, यहाँ तो ये सब कितना होना चाहिए, 1। एक्स की टर्म आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सारी टर्म्स एक्स की 10, 11, 12 है, और एक्स पावर 10 किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो हमेशा हमें 9 कभी नहीं देने वाला, हायर पावर्स ही आएंगी। तो वो सब का तो कोफिशिएंट प्रोडक्ट का हमें क्या लेना चाहिए, सिर्फ कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई आना चाहिए 1, कोई भी एक्स की टर्म नहीं आनी चाहिए। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर n बनाना चाहें तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, आप बताइए। जब ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई होने जाएंगी तो आप देख सकते हैं कि ये अकेला x पावर n आपके पास लिखा गया है, और ये x पावर n रहे, और ये सब जगह सबके 1 1 1 1 से मल्टीप्लाई होके बने। तो मैं यहाँ इसको बनाना चाहता हूँ कि इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ, सिंगल टर्म के कंट्रीब्यूशन से कितने बन पाएंगे वो, फिर डबल टर्म्स अगर मल्टीप्लाई होंगी, सिंगल टर्म ऑफ x टू द पावर r, डबल टर्म्स ऑफ x टू द पावर r, एंड ट्रिपल टर्म्स। तब की हम बात कर रहे हैं। तो अब देखिए, x पावर की x की पावर सिर्फ अकेला टर्म हो तो x पावर 9 है, बाकी सब जगह के 1 आप पिक कर लीजिए, आपके पास x टू द पावर 9 बन जाएगा। मैं बात करना चाहता हूं डबल, तो डबल का मतलब ये है कि दो टर्म्स हो जिसके अंदर x इन्वॉल्व हो। तो कैसे आ सकता है आप देखिएगा, मैं यहाँ पर इसको मेंशन भी करूंगा कि जैसे ये 1 है, x पावर 1 है, ये मल्टीप्लाई x पावर 8 से हो जाए, तो जब ये x पावर 8 से मल्टीप्लाई होगा तो x पावर 9 बन जाएगा। यहाँ आपके पास x का स्क्वायर है और ये डेटा आपके पास यहाँ लिखा गया है, तो ये पावर 2 जब यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो भी x पावर 9 बन जाएगा, है ना। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन से आप देखिए, x की पावर 1 प्लस 8 एक ये बनेगा, x टू द पावर हमने लिखा 2 प्लस 7 ये भी बनेगा, x टू द पावर 3 प्लस 6 ये भी एक डेटा आपके पास बनेगा यहाँ से, फिर 4 एंड 5 ये भी एक डेटा आपके पास बनेगा। ये आपके पास हो गए डबल डबल टर्म्स के कॉन्ट्रीब्यूशन से। क्या 3 टर्म्स के मल्टीप्लाई जो एक्स वाली टर्म्स है उनके मल्टीप्लाई से भी 9 आ सकता है? सोचिए कि अगर मेरे पास 1 लिखा है तो इस जस्ट थिंक 9 हम कैसे ला सकते हैं। 9 में अभी दो के कॉम्बिनेशन हमने बना लिए, एक तरीके से इनको लाभ भी देखें तो वैसे भी समझ सकते हैं। 9 लाने के तरीके क्या है, 1 एंड 8, फिर 2 एंड 7, देन 3 एंड 6, यही थे। और क्या पॉसिबिलिटीज है और वो देख सकते हैं, 4 एंड 5, 4 के आगे जाएंगे तो 5 एंड 4 रिपीट आ जाएंगे। मैं पूछता हूँ 3 के कॉम्बिनेशंस बनाइए, तो एक 1 ले लिया, एक 2 ले लिया, अगला क्या बनेगा 6, ऐड कीजिए 6 प्लस 2 8 प्लस 9 आपके पास आता है। और बनाइए 1 एंड 2 के साथ छोड़ देते हैं, एक 1 लिया, एक 3 लिया हमने, और फिर क्या बनेगा 4 आ गया है, यहाँ 5 ले सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। 5 प्लस 3 8 आता है, मतलब मैं समझना चाहता हूँ x पावर 1 मल्टीप्लाई होगा x पावर क्यूब से, x पावर 5 से, ये तीनों भी आपके पास कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। तो यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ कि ये डेटा बना मेरे पास x पावर 1 प्लस 2 प्लस 6, x पावर 1 प्लस 3 प्लस 5। और कोई पॉसिबिलिटी आपको नज़र आती है जो आपको दिखता है? अगर आप 1 एंड 4 ले लेंगे तो फिर आपके पास एक पॉसिबिलिटी और है कि सर 1 4 एंड 4 ले लें, पर यहाँ पर ना 2 पावर सेम किसी भी ब्रैकेट में नहीं है, 1 है तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। अब 1 को छोड़िए, अगर हम 2 पर चलते हैं कि यहाँ मैंने 2 ले लिया, 2 के साथ 1 वाला केस हम ले लिए, फिर हम लेते हैं 3 और एक लेते हैं 4, क्या पॉसिबल है? 4 एंड 3 7, 7 प्लस 2 इज 9, करेक्ट, ये वाली बात भी पॉसिबल है, ये वाला भी पॉसिबल है। तो यहाँ आप जाएंगे तो x टू द पावर 2 प्लस 3 प्लस 4, ये भी आपके पास से पॉसिबिलिटी है। तो हमारे पास कितने डेटा बन गए वो आप देखिएगा। कोफिशिएंट की बात करने वाले हैं, इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, ये भी 1 है, इसका भी 1 है, यहाँ भी 1 है।
4 टर्म्स आपके पास आती हैं और यहाँ आपके पास 3 टर्म्स आने वाली है। ठीक है, तो ये 4 है, यहाँ 3 है 7 और एक ये है के मान 8। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आसान सवाल है, बस कॉम्बिनेशंस देखने थे। 10 और 10 से ज़्यादा वाले को कभी भी अगर आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो x पावर 9 नहीं आएगा, हायर टर्म्स ही आने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब सिर्फ इन 9 ब्रैकेट्स के बारे में हमें कॉम्बिनेशन सोचने थे। यहाँ से हमने इनके बारे में सोचा, कोफिशिएंट्स ऐड किया, फाइनल आंसर इज 8। ठीक है, यहाँ से हम इसका आंसर मार्क करेंगे। तो देखिए आप, क्या जेईई एडवांस में ऐसे इजी सवाल पूछे जाते हैं, कुछ कोई फॉर्मूला कुछ नहीं, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड जितना आप सोच सकते हैं पूछे जाते हैं, क्योंकि पूरा पेपर बैलेंस होता है। कुछ क्वेश्चन अच्छे पूछेंगे, कुछ क्वेश्चन एवरेज पूछेंगे, कुछ क्वेश्चन इजी लेवल के भी पूछेंगे। पेपर बैलेंस होता है ताकि हर स्टूडेंट कम से कम, जो जेईई एडवांस में एक और क्राइटेरिया है ना कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए मिनिमम मार्क्स लेकर आने होते हैं सब्जेक्ट के अंदर, वो जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के सम होता है। ठीक है, तो चलिए ऐसे सीखते रहिए, और आपको इसके सवाल अच्छे करने हो तो आप मेरी जो बुक है बाइनोमियल थ्योरम की, वहाँ से आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, कीप सॉल्विंग। Suppose that foci of the ellipse x square by 9 plus y square by 5 is equal to 1 are f1, 0 and f2, 0, where f1 is greater than 0 and f2 is lesser than 0. Let p1 and p2 be two parabolas with a common vertex at 0, 0 and the foci at f1, 0 and 2 f2, 0 respectively. Let t1 be a tangent to p1, which passes through 2f2, 0 and t2 be a tangent to p2, which passes through f1, 0. If m1 is the slope of t1 and m2 is the slope of t2, then find the value of 1 upon m1 square plus m2 square. This question was asked in JEE Advanced 2015 पेपर 2। क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि इलिप्स से शुरुआत है इसकी और पैराबोला के ऊपर मिक्सिंग है। कॉनिक सेक्शन का एक बढ़िया सवाल आपके सामने, मार्किंग स्कीम है इसके अंदर, सिंगल डिजिट के अंदर आपके पास इसके आंसर्स होंगे। मार्किंग में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सही करने पर +4 है। ठीक है, तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम एड्रेस करते हैं, लाइन बाय लाइन इसको डिकोड करेंगे कि क्या हमसे पूछा जा रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो फिर से देखते हैं, आपके पास एलिप्स लिखा गया है, तो एलिप्स के हिसाब से अगर हम इसको देखें, एक्स स्क्वायर बाय 9 वाई स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू 1 आपके पास है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है और बी स्क्वायर की वैल्यू 5 है। क्लियर है, ए की वैल्यू बी से ज़्यादा है, तो आप एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं इसके अंदर, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। डेटा आप बनाएंगे 1 माइनस 5/9 आपके पास आता है, तो 4/9 यानी 2/3 बनेगा। बारी है फोकस की। फोकाई आप याद कीजिए एलिप्स के होते हैं प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 रहेगा, यहाँ ए आपके पास से 3 है और ई है 2/3 कॉमा 0 आपके पास है। तो यहाँ से अगर हम देखें P1 एंड P2 आर टू पैराबोलास विद कॉमन वर्टेक्स, फोकस की बात हो रही है। ठीक है, तो F1 0 F2 0 बना लेंगे, और F1 पॉजिटिव वाला है, F2 नेगेटिव वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पहला जो फोकस है उसको हम लिखेंगे 2,0। ठीक है, ये हो गया अपने पास F1, और जो दूसरा वाला है वो बनेगा -2,0, इट इज़ F2। क्लियर, इसके हिसाब से डिसाइड हो गया, पॉजिटिव वाला F1, दूसरा वाला F2। ठीक है, आगे क्या हुआ है, P1 एंड P2 आर टू पैराबोलास विद कॉमन वर्टेक्स 0, 0 एंड विद फोकाई F1, 0 एंड 2 टाइम्स F2, 0। यहाँ चेंज है, वो F1, 0 तो मेंटेन किया है लेकिन डबल कर दिया है रिस्पेक्टिवली। चलिए प्लॉट करते हैं, क्या बात बन रही है समझते हैं। यहाँ है एलिप्स, बनाया इसको, पैराबोला की बात है, ओरिजिन इसका सेंटर है, तो यहाँ ओरिजिन लेकिन क्या है इनका वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स ओरिजिन है। इसका एक फोकस F1, 0 है, ये लिख लीजिए, इसका एक फोकस, इसका भी फोकस है, ध्यान रखें। दूसरा जो फोकस है वो 2F2 पर आएगा, इसका डबल करिए, 2F2 करेंगे तो ये -4 आएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो -4, 0 क्या इसको सेटिस्फाई करता है, तो आप देखेंगे यहाँ से आपके पास -4 आप रखेंगे तो 16/9 है, 1 से ग्रेटर हो गया, बाहर आ चुका है, यहाँ है ये आपका नया जो फोकस है -4, 0 पैराबोला का यहाँ पर है। अब इसका वर्टेक्स लेकिन सेम है, लेकिन ये पैराबोला का लेंथ बढ़ जाएगा क्योंकि
वर्टेक्स यहाँ पर, ये फोकस यहाँ पर है, तो फिर इसका लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ ज़्यादा होगी। ये ऐसा डायग्राम बन रहा है, ठीक है। सो वी कैन टैग देम, जैसा बताया गया है। पहला वाला P1 है, सेकंड वाला आपके पास से P2 है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है और, तो 2 लाइन कवर हो गई। अब आते हैं T1। T1 इज द टेंजेंट टू P1, P1 पर टेंजेंट है, विच पासेस थ्रू 2F2, 0, यानी यहां से पास होगा और टेंजेंट इसकी है, ठीक है। और आप ध्यान दें तो M1 इसी का स्लोप है, तो यहां से आप इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। ये टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, दिस इज टेंजेंट नंबर 1, जो इस वाले पॉइंट से पास हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। T2 बी द टेंजेंट टू द P2, P2 पर T2 जो है P2 की टेंजेंट है जो F1, 0 से पास होती है। यहाँ आपके पास एक टेंजेंट और आएगी जो इस पर पास होगी, एंड दिस इज योर टेंजेंट नंबर T2, ठीक है। चलिए ये बात भी बना दी, जो F1, 0 से पास होगी, जो पॉइंट है हमारे पास 2, 0। ध्यान रखेंगे इस फोकस के कोऑर्डिनेट हैं 2, 0, ठीक। आगे चले, M1 इसका स्लोप है विद द स्लोप ऑफ M1 एंड M2 इसका स्लोप है। तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, लाइन बाय लाइन हमने डिस्कस कर लिया है। लिखते टाइम हम एक बार फिर से कंफर्म कर लेंगे कि वापस आगे बढ़ने के पहले जो लिखा है सही लिखा है या नहीं लिखा है। सपोज दैट फोकाई ऑफ इलिप्स, हमने फोकाई डिसाइड कर दिए, ये दोनों आए। यहाँ पर F1, 0, F1 पॉजिटिव वाला, इसको F1 इसको F2 लिया। फिर 2 पैराबोलास बनाने हैं जिनका कॉमन वर्टेक्स 0, 0 है, वर्टेक्स यहाँ पर है, ठीक है। और इसी पर अगर हम देखें, फोकस भी एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों के 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यानी एक्स एक्सिस ही पैराबोला की भी एक्सिस है, वही इलिप्स की भी मेजर एक्सिस थी। एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, ताकि इसका फोकस यहाँ है, इसका फोकस बाहर जाएगा। -4, 0 इस इलिप्स के बाहर है, ठीक है, बात बनी। तो मैं इस पैराबोलास की इक्वेशन लिखनी चाहिए हमें, क्योंकि आगे जाके हम टेंजेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। आइए तो देखिए, पैराबोला के बारे में हम कुछ बातें रिकॉल करते हैं। अगर पैराबोला की इक्वेशन y² = 4ax लिखी गई है, तो इसकी टेंजेंट बहुत क्लियर होती है कि आप लिख सकते हो टेंजेंट इसकी y = mx + a/m। तो ये बात आपको मालूम है, नहीं मालूम है? तो ये एक मल्टी स्टारर मूवी है, जिस जैसे होता है उसमें 2 हीरोज एक साथ होते हैं, ऐसे यहाँ इस क्वेश्चन में भी 2 हीरोज हैं, एक एलिप्स है और 2 पैराबोलास हैं, ठीक है। तो ये पैराबोला के टेंजेंट की कंडीशन होती है। तो सबसे पहले मैं पैराबोला P1 की इक्वेशन लिखना चाहता हूँ। पैराबोला P1 क्या इक्वेशन होगी, इसका फेस इस साइड है, तो ये इक्वेशन बनेगी आपके पास है y², और वर्टेक्स और इसके बीच में डिस्टेंस 2 है, तो आपके पास a का वैल्यू 2 है, या आपके पास है 8x आएगा, यहाँ से a का वैल्यू 2 बनेगा, y² = 8x P1 की इक्वेशन होगी। वही अगर मैं पैराबोला सेकंड वाला बनाना शुरू करता हूँ, तो आप देखिए इसका फोकस इस साइड है, तो ये y² = 4x में a की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और a यहाँ पे आप देखेंगे तो ओरिजिन से फोकस की जो डिस्टेंस है आपके पास s', जो s' नहीं है, s' तो यहाँ होगा, इसका जो फोकस s0 है ये -4 है, तो वर्टेक्स से इसका डिस्टेंस -4 है, तो यहाँ आपके पास इक्वेशन बनेगी, एक तो नेगेटिव आएगा, a का वैल्यू -4 होगा, यह आएगा -16x। दोनों पैराबोलास आ गए। अब बात होती है टेंजेंट की। इस वाले की टेंजेंट m की जगह आप m1 लिखेंगे, तो आपके पास बनेगा y = m1x + 2/m, m1, और इसकी टेंजेंट आप लिखेंगे तो ये है m2 दिया हुआ है, m2 सेकंड वाले का स्लोप है, -4/m2, ठीक है, बना दिया। -a + a/m होता है, a हमें क्लियरली पता है, ये बात बना दी। अब ये टेंजेंट एक पॉइंट से पास होती है, T1 टेंजेंट इस पॉइंट से पास होगी s0, -4, 0 लाइज ऑन इट, तो आप सेटिस्फाई कर देंगे, इसको 0 रखेंगे, y कोऑर्डिनेट आपके पास से -4m1 बनेगा, और ये 2 टाइम्स m1 आपके पास से बना। यहाँ आप जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि 4m1 की वैल्यू 2/m1 बनेगा। मेरे पास डेटा है कि 1/m1 का स्क्वायर अगर हम निकालें तो वैल्यू 2 आती है, ये डेटा है। सिमिलरली यहाँ पर ये भी एक फोकस से पास होते हैं, S लिखा हुआ सेकंड टेंजेंट, फोकस 2, 0 लाइज ऑन इट, तो यहाँ आप देखेंगे तो पहले 0 आएगा, यह है 2m2 4/m2,
m2 का स्क्वायर की वैल्यू 2 आता है, ठीक है। तो 1/m1 स्क्वायर 2 है और m2 स्क्वायर की वैल्यू 2 है। हमें एक डेटा निकालना है, ये रहा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहीं पर हम नेक्स्ट वाली स्लाइड पर चले जाते हैं ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर पाए। तो 1/m1 स्क्वायर हमारे पास से 2 आया है और m2 स्क्वायर भी हमारे पास से 2 है। फाइनली वी आर गेटिंग 4 एज द फाइनल आंसर। फाइनली वी आर गेटिंग 4 एज द फाइनल आंसर। टॉप क्लास क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन, जिसमें 2 पैराबोलास की इक्वेशन लिखवा ली, ठीक है, टेंजेंसी की कंडीशन चेक करवा ली, और क्या है, बस इतना ही चेक करना होता है। तो ब्रिलियंट क्वेश्चन की तरह मैं इसको मार्क करूंगा। टॉप क्लास क्वेश्चन है ये, जो जेईई एडवांस 2015 के अंदर पेपर 2 के अंदर पूछा गया है। तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आने वाला है, दैट्स कमिंग 4 एज द फाइनल आंसर। तो मैं सभी स्टूडेंट को एडवाइस करूंगा, कॉनिक सेक्शन को मत छोड़ के जाइए, बहुत अच्छा टॉपिक है, सवाल आता है, जेईई एडवांस का फेवरेट है कि कॉनिक से सवाल पूछना, इंटरमिक्स करना क्वेश्चंस को, कौन 2-2, 3-3 कॉनिक एक साथ, जैसे यहाँ 2 पैराबोला एक इलिप्स को मिक्स किया। पर जब आप इसको पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम देंगे ना, 1 वीक का टाइम भी अगर आप देते हैं, मतलब आपका एग्ज़ाम बिल्कुल पास नहीं है, किसी भी एक दिन उठाइए और 1 वीक तक कॉनिक पढ़िए, कम से कम 3-4 दिन तो पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। उसके लिए बेस्ट रिसोर्स आप अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुक उठा लो, वहाँ पर आपको बहुत सारे सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस दिखेंगे। उन सॉल्व्ड इलस्ट्रेशन से ही आप चैप्टर को सीख सकते हैं कि क्या होता क्या है। समझिए, पहले कॉनिक बहुत डीपर लेवल तक आता था, अब नहीं आता है उतना, बस टेंजेंसी तक हमें जाना है पिछले 10 साल तक, जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। बस पढ़िए, सीखिए इन चीज़ों को, मार्क्स आएंगे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। बातें हम चाहे कितनी ही सुन लें, मार्क्स आते हैं तो कॉन्फिडेंस तभी आता है। ओके, बाकी सब चीज़ें अपने पास, मैथमेटिक्स का पूरा इकोसिस्टम है, जहाँ पे आपको मेरी बहुत सारी बुक्स दिखेंगी, वीडियो कोर्सेज दिखेंगे, मॉक टेस्ट दिखेंगे, एवरीथिंग इज़ प्लान्ड फॉर यू। पढ़ना तो आप ही को होगा, क्लास के अर्जुन बनिए, ज़रूर आप चीज़ें सीखेंगे। ओके, बना लीजिए। Let m and n be 2 positive integers greater than 1 if limit alpha tends to 0 e to the power cos alpha power n minus e upon alpha power m is value is minus e by 2. Then find the value of m by n. This question was asked in JEE Advanced 2015 paper 2. यहाँ पर सिंगल इंटीजर्स के अंदर आंसर्स आने थे 0 से 9 के बीच में। सही करने पर +4 की मार्किंग है और देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है कि लिमिट चैप्टर के ऊपर बेस्ड है, स्टैंडर्ड लिमिट दिखती है, ई पावर करके बना हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं कि हम ई पावर वाले को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो देखिएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा है, आपके पास ई है और ई पावर एफ एक्स -1 है। तो स्टैंडर्ड लिमिट्स हमारे दिमाग में क्लियर हो कि किन को यूटिलाइज करके हम सवाल बना सकते हैं। ये वैल्यू 1 आती है इफ़ as x tends to alpha fx tends to 0। अगर ऐसा है तो हम इस लिमिट को 1 लिख सकते हैं कि जो भी ये लिमिट हो उस पर अगर डिनोमिनेटर 0 की तरफ जाएगा तब ये लिमिट 1 लिखी जा सकती है। इसी को यूटिलाइज करने की कोशिश हम गिवन लिमिट में करने की कोशिश करते हैं कि अल्फा टेंड्स टू 0 है, e टू द पावर कॉस है, अल्फ़ा n माइनस ई आपके पास लिखा गया है, यहाँ अल्फ़ा पावर m है। जब मैं अल्फ़ा को 0 लिखता हूँ तो कॉस 0 बनता है, जिसकी वैल्यू 1 आती है, e माइनस ई की वैल्यू 0 आती है। तो ये 0/0 वाला फॉर्म मुझे अभी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इट इज़ 0/0 वाला फॉर्म है। क्या हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं? तो सबसे पहले नोटिस करिए, ई पावर वाले में यहाँ 1 होना ज़रूरी है। कितना होना ज़रूरी है? 1। अभी 1 नहीं है, ई है, तो हम क्या करते हैं, ई को कॉमन ले लेते हैं। तो ई कॉमन लेंगे तो 1/e बनेगा, यानी यहाँ पर cos अल्फा पावर n -1 क्रिएट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय दिस वी कैन राइट इट एज। और फिर जो ऊपर हमने लिखा है उसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे आगे, यहाँ से डेटा, और अल्फा पावर m हमने बनाया। अब आप नोटिस करिए, जो बात मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, क्या है वो कहानी, कि यहाँ अगर जो लिखा है वही अगर 0 की तरफ जाता है तो बात आपकी 1 बन जाएगी। तो ये वाला डेटा पिक करिए, ये डेटा भी आपका 0 की तरफ जा रहा है, ये डेटा भी 0 की तरफ जा रहा है। तो स्टैंडर्ड लिमिट से क्या बनेगा, e टू दी पावर cos अल्फा पावर n -1 अपॉन दिस डेटा विल बिकम 1। तो ये हम यहाँ पर पार्शियल लिमिट लगा सकते हैं।
तो इसके बाद हम यहाँ पहुँचे, लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0, दिस इज ई एंड दिस इज पर यू आर गेटिंग एज 1। ये पूरा डेटा आपके पास 1 आ गया। अब ये कॉस वाला डेटा है, इसको मैं एक रीअरेंजमेंट करता हूँ, माइनस साइन कॉमन लिया, 1 माइनस मेरे पास कॉस है और ये है अल्फा पावर n। यहाँ पर अल्फा पावर n का होल स्क्वायर डेटा बनेगा अल्फा पावर 2n अपॉन अल्फा पावर m, और ये डेटा मुझे मालूम है, दिस लिमिट इज नॉट न्यू टू मी, इट इज रिटन एज माइनस e/2, इट इज गिवन। तो एक्सपोनेंशियल वाली लिमिट लगने के बाद अब हम ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हम इस सेकंड स्टैंडर्ड लिमिट को जानते हैं, उसके ऊपर फोकस्ड है। तो मैं सेकंड स्टैंडर्ड लिमिट की बात करूं तो आप देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर आपके पास लिखा है 1 माइनस कॉस एक्स है अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो ये डेटा आपके पास हाफ आता है। ये होती है स्टैंडर्ड लिमिट कि जो कॉस के अंदर वाला डेटा है अगर वो 0 की तरफ जाता है, उसी का स्क्वायर यहाँ लिखा है, तो फिर इसको हम हाफ लिख सकते हैं। तो यहाँ माइनस है, यहाँ ई है, सबसे पहली बात इसी को हम सॉल्व करने जाएंगे तो ये बनेगा माइनस ई, और ये भी आप अगर नोटिस करें तो ये 0 की तरफ ही जा रहा है। n जो हमें गिवन है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो 0 ही रहेगा। तो ये वाली स्टैंडर्ड लिमिट आपके पास से हाफ आ जाती है, ठीक है। और यहाँ अगर हम चाहते हैं कि लिमिट्स एग्जिस्ट करे तो क्या होना चाहिए, आप मुझे बताइए क्या होना चाहिए। अगर एक भी अल्फा अगर ये कैंसिल नहीं हुए तो फिर आपकी फाइनाइट वैल्यू आंसर नहीं आ सकती। तो यहाँ पर इनका कैंसिल होना जरूरी है। अगर 2n ज़्यादा हो गया, m नीचे लिखा हुआ है, 2m अगर ग्रेटर हो गया तो फिर अल्फा बचेगा, लिमिट लगाने पर 0 आ जाएगा। अगर मैं यहीं पर बात करूं कि इसमें अगर मैं सिचुएशन बनाऊं कि इफ 2m इज ग्रेटर देन n, ऊपर वाले की पावर ज़्यादा हो गई तो हमारी लिमिट 0 आ जाएगी। और अगर उल्टा हो गया कि ये नीचे वाला ज़्यादा बन गया तो फिर अल्फा नीचे बचेगा, अल्फा नीचे बचेगा तो लिमिट 0 लगाने के बाद फाइनाइट इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो लिमिट हमारे पास चली जाएगी इन्फिनिटी, प्लस माइनस इन्फिनिटी, किधर भी जा सकती है, पर हमारा आंसर फाइनाइट आ रहा है। तो फिर कहानी ये है कि फॉर फाइनाइट एग्जिस्टेंस, तो फॉर फाइनाइट एग्जिस्टेंस जो हम चाहते हैं ये दोनों कैंसिल होने चाहिए, 2n की वैल्यू m आएगी। तो देखो माइनस e/2 डेटा बना, यहाँ से m/n का डेटा निकालेंगे तो वो अपने पास से 2 आ जाएगा। तो फाइनाइट एग्जिस्टेंस के लिए m/n की वैल्यू 2 आनी चाहिए। तो सारे केसेस मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिए कि अगर ये होता तो अल्फा ऊपर बचेगा, लिमिट 0 आती, पर 0 दिया नहीं है, सो दिस इज रिजेक्टेड। क्योंकि हमारे पास लिमिट क्या है, माइनस e/2 है, और ये भी फाइनाइट है, ये भी हमारे पास से रिजेक्टेड। तो ये होना चाहिए तब जाके लिमिट इसकी एग्जिस्ट करेगी। तो दो स्टैंडर्ड लिमिट्स का मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर है, सोनली डिपेंडेंट ऑन लिमिट। एक e पावर x वाला है -1 अपॉन fx, और ये 1 माइनस वाला, दोनों इसके ऊपर बेस्ड। फिर एक छोटा सा एनालिसिस m और n के बारे में, और आंसर 4 मार्क्स आपके डन हो जाएंगे। तो जब भी सिंगल चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर वो डेप्थ इन्वॉल्व करेंगे, 2 स्टैंडर्ड लिमिट्स इन्वॉल्व कर दी और एक एनालिसिस यहाँ पर जाकर, ठीक है। तो हर चैप्टर को डेप्थ तक सीखिए, क्योंकि हम श्योर नहीं है कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो 2-3 चैप्टर मिक्स करके आएंगे या सिंगल कॉन्सेप्ट के ऊपर, सिंगल चैप्टर के ऊपर ही मल्टीपल कॉन्सेप्ट मिक्स होकर आएंगे। तो सीखते रहिए डेप्थ से, और यहाँ पर आप मेरी कैलकुलस वाली बुक की हेल्प ले सकते हैं। ढेर सारे सवाल वहाँ पर हैं, आपकी जो पोजिशनिंग है, जो आपकी अभी करंट स्थिति है, उसको वो अच्छे से इम्प्रूव करेगा। और मैथमेटिक्स में जब सवाल बनते हैं तभी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ओके, कीप लर्निंग। If alpha is an integration from 0 to 1 e to the power 9x plus 3 times tan inverse x multiplied by 12 plus 9x square upon 1 plus x square dx, where tan inverse x takes only principal values, then find the value of ln 1 plus alpha modulus minus 3 pi alpha. This question was asked in JEE Advanced 2015 paper 2. चैप्टर हमको दिख ही रहा है, इंटीग्रेशन के ऊपर ये बेस्ड है। मार्किंग स्कीम ऐसी है कि सिंगल डिजिट में इसके आंसर्स आएंगे, यहाँ पर 0 से 9 के बीच में, इंक्लूडिंग बोथ द वैल्यूज। और सही करने पर +4 था और गलत करने पर आपके पास बाकी सारे केसेस के अंदर 0। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, प्रोसीड करते हैं, क्या किया जाए इस इंटीग्रेशन के बारे में सोचिए। यहाँ पर 3x प्लस 9x प्लस 3x स्क्वायर लिखा गया है। दिमाग में पहला थॉट यही आता है कि
इसी को क्यों ना टी सब्स्टिट्यूट किया जाए, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, तो ये हमें आइडिया दे रहा है कि अगर हम इसको सीधा इंटीग्रेट सब्स्टिट्यूशन करें, फिर इंटीग्रेट करने की सोचें तो शायद बात बन जाएगी। 9x प्लस 3 tan इनवर्स x को t रखा, डिफ्रेंशिएट करने गए, tan इनवर्स x होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है dx, सामने आपके पास से dt आता है, यह 9 है और 3 है, यह 12 आता है आपके पास से। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। क्या ये हमारे पास लिखा गया है? बिल्कुल यही है पूरा। तो ये तो dt में चेंज हो गया है और ये t में चला गया है। इंटीग्रेशन के अंदर जब भी हम कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फिर वहाँ पर हमें इंस्टेंटली उनका सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नए वेरिएबल के हिसाब से लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ती है। अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास जब x 0 है तो t भी 0 बनेगा। जब मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो फिर मेरे पास 9 प्लस 3 π/4 डेटा बनता है। सो अल्फा जो इंटीग्रेशन है वो 0 आ चुका है, 9 प्लस 3 π/4 आपके पास डेटा है, ये e पावर t और ये पूरा आपके पास से dt बन चुका है। e पावर t का इंटीग्रेशन यही रहता है जो लिखा गया है। आगे हम पहुंचेंगे e पावर 9 प्लस 3 π/4 e पावर 0, ये अल्फा प्लस 1 e टू दी पावर 9 प्लस 3 π/4, ln हमने ले लिया दोनों साइड, 1 प्लस अल्फा है, इट इज 9 प्लस 3 π/4, ये डेटा है। मैच कीजिए इसको उसके साथ, ln है 1 प्लस अल्फा माइनस 3 π/4 आपके पास डेटा है, सामने आपके पास इसके लिए 9 आता है। तो फाइनल आंसर इज 9, इसको हम यहाँ पर 9 मार्क कर देंगे। इंटीग्रेशन वाइज अगर हम देखें तो बस एक सब्स्टिट्यूशन था, जिसके बाद आप इसको सब्स्टिट्यूट करके लिमिट्स चेंज कर दीजिए। इंटीग्रेशन तो आसान था, e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t, तो फेयरली डूएबल क्वेश्चन है। तो कौन कहता है ये एडवांस में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं? आप इस सवाल को देखिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन जो बिल्कुल हॉट स्पॉट है ये एडवांस वालों का, उसके ऊपर ये क्वेश्चन एक सिंगल सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन डन हो गया। तो ज़्यादा डरिए बस मैथमेटिक्स से, स्मार्टली खेलिए, जो स्कोरिंग चैप्टर्स उनको पकड़िए और ज़रूर आपके मार्क्स आएंगे। जैसे एग्ज़ाम जिसमें 35% 38% बाई IITs मिल जाता है, तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या सेल्फ डाउट में रहता है कि मुझसे नहीं होगा, बहुत डिफ़िकल्ट आता है। ऐसा नहीं है, कॉन्फिडेंट रहिए, बस मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत तो ज़िंदगी ताउम्र करनी पड़ेगी, चाहे आप कुछ भी कीजिए, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप पे जाइए, जॉब लाइफ कीजिए, कुछ भी करेंगे, मेहनत सब जगह लगेगी। अभी हम कंफर्ट जोन में हैं, पेरेंट्स आपके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल करा रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो कुछ करके दिखाइए, पढ़ लीजिए और बात बन जाएगी। मज़ा आने लगता है एक टाइम के बाद मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है? तो पढ़िए इसको, सब बातों को। रिसोर्सेज आपको चाहिए तो आपके इस और बेहतरीन सवाल के लिए मेरी बुक से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, फुली सॉल्व हैं। जहाँ पर आपको जो भी मैथ्स मिलता है पढ़िए। थ्योरी की कमी है तो थ्योरी आप पढ़ सकते हैं मुझसे, ठीक है? पढ़िए, अच्छी मेंटरशिप में अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी जो कैलिबर है, आपकी जो पोटेंशियल है, आप उससे कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कीप लर्निंग। If f is from R to R be a continuous odd function with which vanishes exactly at one point. Okay, odd function which vanishes exactly at one point. And f of 1 is equal to 1 by 2. Suppose that capital Fx is equal to integration from -1 to 1 small ft dt for all x belongs to -1 to 2. And capital Gx is equal to from integration from -1 to x t times modulus of f of ft dt. For all x belongs to -1 to 2. If limit x tends to 1, capital Fx upon capital Gx is 1 by 14, then find the value of f of 1 by 2. This is what we are looking for. Okay? So ये क्वेश्चन जे एडवांस 2015 पेपर 2 के अंदर पूछा गया है। मार्किंग स्कीम ऐसी है कि अगर आप सही करते हैं तो +4 है, गलत करने पर या फिर अटेम्प्ट नहीं करने पर बाकी सब केसेस में 0 है। आंसर जो है वो सिंगल डिजिट में आएगा, इंक्लूसिव ऑफ 0 एंड 9, ये इसकी पॉसिबिलिटीज़ है। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले वहाँ से हम बात को शुरू करते हैं। देखिए, कंटिन्यूस फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का मतलब होता है कि f of -x इज इक्वल टू f of fx, ये बात है। फिर आगे एक लाइन लिखिए कि इट वैनिशेस एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, सिर्फ एक जगह ही 0 आएगा। अगर ऑड फंक्शन है तो और कंटिन्यूस फंक्शन है, आर में डिफाइंड है,
तो अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ x की वैल्यू 0, तो ये -0 आता है, -f(0) बनता है। जब हम सॉल्व करने जाएंगे ये डेटा आपके पास से आता है, f(0) की वैल्यू ही 0 बन जाती है। तो फंक्शन कैसा है, f(0) पर वैल्यू 0 रखता है। ये एक ऑड फंक्शन है, ये हमने देख लिया है, पर 0 इसका एक ही बार आएगा वो आप देखिए, क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन है और हमें दिया हुआ है कि f(1) की वैल्यू हाफ है। तो अब ये दोबारा कभी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, लिखा है वैनिशेस एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट। तो 0 वाला पॉइंट तो हमें मिल गया है, बाकी इसका कैसा भी बिहेवियर हो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जैसा भी होगा ये सिमेट्रिक होगा किसके अबाउट, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन के अबाउट। हमें नहीं पता कैसा भी इसका ग्राफ रहे, क्योंकि ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो इतना हम इस ग्राफ से कह सकते हैं कि एक बार, क्योंकि इसकी वैल्यू जो 1 है ना, f(1) इज कमिंग एज हाफ, तो यहाँ 1 पर इसकी वैल्यू हाफ आती है। तो इतना हमें श्योरिटी हो गई है कि इफ x इज ग्रेटर देन 0, fx भी आपके पास से पॉजिटिव ही रहेगा, और अगर x आपके पास नेगेटिव है तो फिर आपके पास पूरा फंक्शन नेगेटिव ही रहेगा, आगे जाकर वापस से x एक्सिस को कट नहीं करने वाला। ये बात हमें यहाँ तक पता चल गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास एक लिमिट लिखी गई है, लिमिट है x टेंड्स टू 1 कैपिटल fx अपॉन कैपिटल gx। ठीक है, हमारे पास इन दोनों का डेटा है, उसी को लेकर आते हैं। कैपिटल fx आपके पास लिखा गया है -1 to x स्मॉल f t dt, एंड कैपिटल gx इज -1 to x t टाइम्स f of t dt। ठीक, तो आप एक बार नोटिस करिए, ये है एक ऑड फंक्शन, दिस इज एन ऑड फंक्शन। जब x टेंड्स टू 1 जाएगा तो ये इंटीग्रेशन आपके पास बन रहा है -1 to 1 f t dt, और विच इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का इसमें इंटीग्रेशन आपके पास से 0 बन जाएगा। वही अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये भी आप देखिएगा, -1 से 1 लिमिट जब 1 लगाएंगे आपके पास यहाँ t रहेगा, f of t, और ये dt है। क्योंकि ft अगर ऑड है, f of ft भी ऑड रहेगा, लेकिन जो मॉड है उसने इसको even बना दिया होगा, लेकिन फिर t से फिर से मल्टीप्लाई हुआ है, ये वापस आपके पास ऑड आएगा। और -1 से 1 के बीच में अगर हम ऑड फंक्शंस देखें तो ये डेटा फिर से हमारे पास से 0 आता है। कैसा आता है, 0 आता है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिमिट है, यहाँ पर x टेंड्स टू 1 हमने लिखा है, तो अब 0/0 वाला फॉर्म है, श्योर हो चुके हैं हम। फिर किसको बुलाया जाए, अगर 0/0 वाला फॉर्म आ चुका है तो किसको बुलाया जाए। नाउ वी कैन यूज LH रूल। एलोपिडल हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। एलोपिडल अप्लाई कीजिए तो आप देखेंगे ऊपर से पहले डिफरेंशिएशन होगा तो f of x आएगा, x का डेरिवेटिव 1, और 1 कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 आता है। यहां आप पहुंचेंगे, x का डेरिवेटिव 1, 1 कांस्टेंट है, 0 बन जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब आप लिमिट लगा दीजिए, मेरे पास से f of 1 आता है, यहाँ पर ये 1 है, मॉड है f of 1, ये डेटा लिखा गया है। f1 की वैल्यू हाफ है, गिवन है, इट इज रिटन एज 1/2। मॉड ऑफ हाफ आपके पास से आता है, और मॉड ऑफ हाफ जैसे मैंने बोला कि अगर x पॉजिटिव है दोबारा कभी 0 होने का चांस ही नहीं है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस बात के लिए बात लिखी गई थी कि मॉड को ओपन कैसे करेंगे। जिसने ध्यान ही नहीं दिया वो बाई चांस तुक्के में आंसर लेकर आ जाएगा। ये मॉडुलस जो है पॉजिटिव से ओपन होगा, x पॉजिटिव है, एक ही बार 0 आएगा, बाकी कभी ये 0 नहीं आएगा, इसलिए वो लाइन लिखी हुई थी, ताकि ये मॉड जो है अपने पास प्लस से ओपन होगा। आपके पास f of 1 की वैल्यू हाफ आती है। अब हम यहाँ पर डेटा बनाना चाहते हैं और ये वैल्यू हमें गिवन है। दिस लिमिट जो हम कंप्यूट करना चाहते हैं, ये f of हाफ आपके पास से बनेगा, एंड दिस इज रिटन एज 1/14। ये लिखा हुआ डेटा 1/14। अब ये इक्वेशन सॉल्व होगी, यहाँ से आप डेटा बनाएंगे तो f of हाफ का वैल्यू आपके पास से बनेगा 14/2, एंड दैट्स प्रिसाइजली इज द 7।
7 आपके पास यहाँ से फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो डेटा हमने बनाया, तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, दिस लिमिट वी आर गेटिंग एज 7। इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, फंक्शन इन्वॉल्व है, ऑड फंक्शन है, जीरो का डेटा निकाला, इसका एनालिसिस कर लिया कि दोबारा कभी जीरो होगा नहीं, आगे जाके यूटिलाइजेशन हुआ। लिमिट्स यहाँ पर है, 0/0 वाला फॉर्म चेक करके बताया मैंने कि भाई ये देखो जीरो आ रहा है, मन से कुछ नहीं माना है। यहाँ पर भी आपने देखा कि ये भी जीरो आ रहा है, तो 0/0 वाला फॉर्म है। अब हमने LH रूल लगाया, LH रूल के अंदर क्योंकि इंटीग्रेशन है तो आपके पास यहाँ पर लेबनीज रूल भी लगा है, यहाँ पर लेबनीज रूल भी अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये बात बनती हुई चली गई। बढ़िया क्वेश्चन, एक स्टूडेंट को डराने के इसमें सारे इंतजामात हैं। यहाँ एक इंटीग्रेशन, वहाँ कंपोजिट फंक्शन, मॉडुलस, फिर टी, फिर एक और नया फंक्शन, फिर लिमिट की बात करना। ब्रिलियंट क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन, अच्छा सवाल। ऐसे और बेहतरीन सवाल आपको करने हैं तो मेरी जो कैलकुलस वाली बुक है वहाँ से आप कर सकते हैं, क्रैश कोर्स से सीख सकते हैं, और भी जो डेटा आपको अपने ऐप पे अवेलेबल है वहाँ सबसे सीख सकते हैं। बस सीखिए, सिखाने ही आए हैं आपको, सीखना आपको है। क्लास के अर्जुन बनिए, ठीक है, कीप लर्निंग। Suppose that P vector, Q vector and R vector are three known coplanar vectors in R cube. Let the components of a vector S along P, Q and R be 4, 3 and 5 respectively. If components of this vector along S along minus P plus Q vector plus R vector, P vector minus Q vector plus R vector, minus P vector minus Q vector plus R vector are X, Y and Z respectively, then find the value of 2x plus y plus z is, ये हमसे पूछा गया है। The question was asked in JEE Advanced 2015 पेपर 2। वेक्टर्स के ऊपर ही क्वेश्चन बेस्ड है, और यहाँ पर क्या है ना, इस क्वेश्चन को JEE वालों ने इसको सभी को मार्क्स दिए थे, एक तरीके से बोनस किया था। क्यों बोनस किया था वो भी हम समझते हैं, और इसमें क्या ऐसी एम्बिग्यूटी थी पर्टिकुलर वर्ड के अंदर जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट्स को मार्क्स देने पड़ गए थे। आइए, वैसे देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेस वेक्टर्स के ऊपर है, जहाँ पर अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हो तो फिर हम जो भी 3D में कोई भी वेक्टर हो हम उन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। और प्रॉब्लम वाज द वर्ड कंपोनेंट, जहाँ पर मैं समझाता हूँ। तो दिस वाज अवॉर्डेड एज बोनस। क्या प्रॉब्लम है वो मैं समझाता हूँ। देखो, PQR3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। अच्छा, नॉन कोप्लेनर है, इसका मतलब ये हुआ कि आप इनका अगर बॉक्स बनाते हैं तो वो जीरो नहीं आएगा, नॉन कोप्लेनर है। ठीक है, नॉन कोप्लेनर है तो देन एनी वेक्टर इन 3D स्पेस में हम लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास S वेक्टर है, वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। और बताया गया है द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर S along P, Q are 4, 3 and 5 रेस्पेक्टिवली। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने जाएंगे तो ये 4 टाइम्स P वेक्टर, 3 टाइम्स Q वेक्टर एंड 5 टाइम्स R वेक्टर, ये हम इसको लिख सकते हैं। तो सब फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है वर्ड कंपोनेंट, ये प्रॉब्लम है। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है ना, ऐसा भी लिया जाता है कि अगर मैं इसको कंपोनेंट्स की तरह देखूं तो वेक्टर्स में इस बात को ऐसे भी लिखा जाता है, एज ए कंपोनेंट अगर हम लिखने पहुंच गए तो फिर मुझे इसको P वेक्टर, मुझे इसका यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर भी मुझे इसका यूनिट वेक्टर लेना होगा, तब कंपोनेंट की बात होती है। कंपोनेंट कैसे किए जाते हैं आप खुद देखिएगा। आपके पास अगर S वेक्टर यहाँ पर है और आपको अगर इस डायरेक्शन में कंपोनेंट करना है, ये डायरेक्शन आपकी P डायरेक्शन है, तो कंपोनेंट का मीनिंग समझिए। तो आपके पास एक्चुअल में हर वेक्टर कैसे होता है, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक उसकी डायरेक्शन होती है। तो ये जो वर्ड कंपोनेंट है ना, इसकी वजह से कन्फ्यूजन शुरू हुआ था। तो जैसे S वेक्टर को मैं कंपोनेंट करने जाऊंगा तो इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास आएगा मोड ऑफ S कॉस थीटा। यस और नो? मॉड S मैग्नीट्यूड हो गया, कॉस थीटा कंपोनेंट है तो डायरेक्शन ये वाली लेगा, डायरेक्शन ये वाली लेगा। तो अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा कंपोनेंट ऑफ S वेक्टर अलोंग P वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड मेरे पास आ चुका है,
मुझे चाहिए डायरेक्शन, इसके अलोंग है तो पी वेक्टर की डायरेक्शन आएगी। डायरेक्शन कैसे लिखी जाती है? पी क्या, आप मुझे कॉस थीटा का डेटा बना दीजिए। कॉस थीटा हम लिख सकते हैं एस वेक्टर डॉट पी वेक्टर डिवाइडेड बाय इनके मैग्नीट्यूड्स, और यहाँ है पी कैप लिखा जाएगा पी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। एस से एस कैंसिल है, यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है, ये दोनों कैंसिल है, तो ये बनेगा एस डॉट पी टाइम्स मॉड ऑफ पी एंड इट इज अ पी वेक्टर। ये डेटा आपके पास है, एस से एस चला जाएगा, ये डेटा आपके पास से बनकर निकलेगा, और यहाँ पर इसका स्क्वायर भी हो जाएगा, एक तरीके से कैंसिल इसका स्क्वायर, तो ये कंपोनेंट आएगा। और यहाँ पर ये नहीं समझाया गया है कि पी क्यू आर यूनिट वैक्टर्स है, ऐसा नहीं बोला गया है। आप पढ़िए क्वेश्चन में पी क्यू आर क्या बोले गए हैं? नॉन कोप्लेनर वैक्टर्स है, मैग्नीट्यूड नहीं बोला। तो ये जो इक्वेशन है वो इसमें चेंज हो जाएगी जब हम कंपोनेंट की बात करते हैं। लेकिन वहाँ ये समझाना चाह रहे थे कि जब नॉन कोप्लेनर वैक्टर्स हैं तो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में 3D में कोई भी वेक्टर बनाया जा सकता है, और लीनियर कॉम्बिनेशंस के जो कंपोनेंट्स हैं ये वहाँ उसकी बात कर रहे हैं कि वो कंपोनेंट, वो कोफिशिएंट्स आपके पास 4, 3 एंड 5 हैं। यहाँ से इसकी बनी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली फिर आगे बात बनी तो पूछा गया कि इसी के इन तीनों के हिसाब से भी पूछा गया कि इन तीनों को भी कोफिशिएंट्स क्या है, कंपोनेंट्स के कोफिशिएंट क्या है? एक्स वाई जेड है। तो आपके पास सेकेंड इक्वेशन बनती है एस वेक्टर कैन बी रिटन एज एक्स टाइम्स माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर, वाई आपके पास आएगा पी वेक्टर क्यू वेक्टर प्लस आर, देन वी आर गेटिंग जेड माइनस पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर एंड आर वेक्टर। ऐसे हम लिख सकते हैं, ये भी बात बताई गई है। तो हम यहाँ से अगर पी वेक्टर बनाएंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड आता है, यहाँ एक्स माइनस वाई माइनस जेड पी वेक्टर भी आता है, पी हो चुका है, क्यू वेक्टर भी आता है। ठीक है, तो यहाँ से p वेक्टर माइनस एक्स आता है, y आता है, और ये माइनस जेड आता है। x आता है, माइनस वाई आता है, और यहाँ से माइनस जेड आता है। और r वेक्टर और ढूंढ लीजिए, x है, y है, z है, यहाँ से आता है r वेक्टर। ठीक, और ये तो हमें गिवन है कि s वेक्टर इनके कॉम्बिनेशंस में कैसा लिखा जाता है वो आप देखिए। यहाँ पर ये आपके पास है फ्रॉम कंडीशन नंबर 1, डायरेक्टली हम कंपेयर कर सकते हैं, we can directly compare. So now from one condition आप देख सकते हैं कि माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये वाला डेटा आपका कंपेयर होगा 4 के साथ। एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये डेटा आपके पास कंपेयर होगा 3 के साथ। एंड द लास्ट वन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये डेटा आपके पास कंपेयर होगा 5 के साथ। ठीक, मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, मेरे पास डेटा आता है 2x, इसकी वैल्यू आती है 8, यहाँ से मेरे पास x का वैल्यू 4 आता है। कितना आता है? 4 आता है। तो चलिए फिर कॉम्बिनेशंस बनाने शुरू करते हैं कि अगर ये 4 है तो फिर मेरे पास ये रिजल्ट आया यहाँ से कि y प्लस z जो है इसका वैल्यू 1 आएगा। 4 रखिए, y प्लस z की वैल्यू 1 आती है। यहाँ डेटा बनाइए, यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आया? फर्स्ट से रिजल्ट, यहाँ से अगर हम जाएँ तो -4 बनेगा आपके पास, एंड ये है y माइनस जेड इज इक्वल टू 4, तो y माइनस जेड की वैल्यू 8 आ जाती है आपके पास से। ठीक है, सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ पे अगर आप दोनों को ऐड करते हैं तो मेरे पास y का वैल्यू 9/2 आता है, और यहाँ से y का वैल्यू आपके पास से कितना हम लिख सकते हैं वो हमें सोचना है। तो 9/2 माइनस 8 आपके पास है -7/2। एक बार थोड़ा चेक करें, शायद हम पहुंच पाए। z, दिस इज z, ये आपके पास से z आएगा। ठीक है, तो ये y है और ये z है। ठीक, तो आपके पास x भी आ चुका है, y भी आ चुका है, z भी आ चुका है। जब पूछा गया है लास्ट में, सो नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड? 2x प्लस वाई प्लस जेड, 8 आता है, 9/2 आता है, 7/2 आता है, फाइनली हमारे पास 9 इसका आंसर आता है। लेकिन क्या है, ये जो वर्ड है ना कंपोनेंट, इसने पूरा इसका जो इंटरप्रिटेशन है उसको चेंज कर दिया। अगर मैं कंपोनेंट की बात करता हूँ तो फिर मैं ऐसे लिखूंगा, इसका मैग्नीट्यूड से भी डिवाइड होगा, और ये तो फर्स्ट इक्वेशन है,
आप सोचिए सेकंड इक्वेशन कितनी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी जब ये वेक्टर्स है, तो ये वेक्टर्स के कोफिशिएंट x है लेकिन डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, इसलिए फिर सभी को मार्क्स दे दी। कहना वो ये चाहते थे कि लीनियर कॉम्बिनेशंस के कोफिशिएंट x y z और 4 3 5 है, बट कंपोनेंट वर्ड ने प्रॉब्लम क्रिएट किया। इसका इंटरप्रिटेशन दूसरे तरीके से लिया जाता है, और अगर आप ऐसे इक्वेशन बनाओगे तो मैं बताओ वो सेकंड इक्वेशन कैसी बनेगी। तो सेकंड इक्वेशन आपके पास ऐसे बनती कि आप x लिखते, ये बनता -p + q + r डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड रहता, जो हम सॉल्व ही नहीं कर पाते क्योंकि डेटा ही नहीं पता हमें इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। या तो ये बताते कि आपस में परपेंडिकुलर हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, तब फिर हम इनके बारे में सोच पाते। ये वाला भी इक्वेशन आपके पास बनता, तो सोचो इसको सॉल्व करने के लिए सारे डेटा निकल के आते, सॉल्व ये भी हो जाता। तो इस बिकॉज ऑफ दिस वर्ड कंपोनेंट चीजें थोड़ी गड़बड़ हुई। तो आंसर उन्होंने सोच के बनाया था कि 9 आ जाएगा, और जिसका मार्किंग स्कीम अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर पूछा यही है कि आपके पास जो आंसर्स आएंगे वो सिंगल डिजिट में आएंगे और वो रहेंगे 0 से 9 के बीच में, दोनों इंक्लूसिव, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, +4 था। पर बिकॉज ऑफ दिस वर्ड कंपोनेंट प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, इस वजह से इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट्स को बोनस दिया गया। बोनस देने से क्योंकि इक्वेशन ये भी बन सकती है। तो मैंने आपको एक करेक्ट जो वो चाहते थे वो ये चाहते थे कि नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में 3D में कोई भी वेक्टर लिखा जा सकता है, ऐसा कंपैरिजन करके इक्वेशन सॉल्व करवाना। बट बिकॉज ऑफ द वर्ड कंपोनेंट ऐसे भी निकलते हैं कि एस वेक्टर का पी वेक्टर के अलॉन्ग कंपोनेंट आप निकालेंगे तो मॉड एस कॉस थीटा है, फिर ये पी के आप यहाँ पर लिखेंगे तो ऐसे वेक्टर्स आते हैं। फिर समझ गए? तो फिर छोटी सी गड़बड़ की वजह से, उस वर्ड की वजह से बोनस करना पड़ गया। तो ऐसा नहीं है कि जेईई के एग्जामिनेशन सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, एग्जाम सेटर के ऊपर भी बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं। अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन की फ्रेमिंग लूज रह गई तो फिर बोनस फिर सब चिल्लाने लग जाते हैं, और वो लॉजिकल फैक्ट के जो लॉजिकली जो फैक्ट्स हैं उनके बेसिस पर उन्हें फिर बोनस करना ही पड़ता है। आप सोचिए अगर किसी पेपर में 3 या 4 बोनस हो जाए तो फिर सोशल मीडिया के ज़माने में उस पेपर की क्या फजीयत होएगी। समझिए? तो प्रेशर इक्विवेलेंट जेईई वालों के ऊपर भी है, स्टूडेंट के ऊपर भी है। बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस भी वो नहीं जा सकते हैं, बट क्या है कि उनको अपने ऊपर वो नहीं है, एक कमेटी रहती, 4-5 लोग डिसाइड करते हैं, कई सारे पेपर्स बनाए जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट के केस में हर स्टूडेंट इंडिविजुअली परफॉर्म करता है, तीनों सब्जेक्ट्स में परफॉर्म करता है, तो प्रेशर वहाँ है, और एज भी कम होती है, एक्सपीरियंस भी कम होता है। ठीक है? तो एग्जामिनर्स की टेंशन छोड़िए, खुद की परफॉर्मेंस को एनहांस कीजिए। जितने भी टॉपिक्स है मैथमेटिक्स के सबको स्ट्रॉन्ग करते हुए चलिए, जिसमें अपनी जो मैथमेटिक्स का पूरा इकोसिस्टम आपको मेरे साथ मिल जाएगा। ओके? उस इकोसिस्टम को आप पढ़िए, चाहे वो बुक्स हो, वीडियो कोर्सेज हो, और या मेंटरशिप हो। एक्सपीरियंस गाइडेंस हमेशा हेल्प करती है। सो टेक बेनिफिट ऑफ दैट, इन्वेस्ट इन योर प्रिपरेशन। प्लीज़ जो भी आप सोचते हैं मैथमेटिक्स के बारे में, वर्क हार्ड कीजिए, डिसिप्लिन रहिए, थिंग्स विल बी फाइन। Let S be the set of all non-zero real numbers alpha such that quadratic equation alpha x square minus x plus alpha equal to 0 has two distinct real numbers x1 and x2. Satisfying this inequality, mod of x1 minus x2 is lesser than 1. Then which one of the following intervals is a subset of S? तो पहले complete set निकालेंगे, फिर subset की बात कर लेंगे। This question was asked in JEE Advanced 2015 पेपर 2। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये MCQ कैटेगरी के अंदर पूछा गया है, जहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट होंगे। तो याद रखिए ये वही 2015 है जहाँ पर कोई पार्शियल मार्किंग नहीं थी और फर्स्ट टाइम -2 की मार्किंग इंट्रोड्यूस की गई थी। That was a brutal for all the students appearing. Going forward 2016, 17, 18, 19, 20 बाकी सब ईयर्स के अंदर पार्शियल मार्किंग थी, ये पहला साल था। और जेईई एडवांस यही खास बात है कि मार्किंग स्कीम वो डिस्क्लोज नहीं करते, दे वांट स्टूडेंट को वहाँ पर जाकर वो अपना स्ट्रैटेजी बनाए। ठीक है? तो 1 and more than 1 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं, मैं वापस से फिर मार्किंग स्कीम के ऊपर आकर आपको कुछ बातें समझाऊंगा। टॉपिक समझिए क्या पूछा जा रहा है। ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स अल्फा, ओके, जिसके रूट से हमारे पास x1 एंड x2। तो देखिए अल्फा x² माइनस x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0,
बता दिया है कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। इससे ये पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसके रूट्स हमें मालूम है। रूट से आपके पास x1 एंड x2, तो अगर आप सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे, सम ऑफ द रूट्स आपके पास से 1/अल्फा आता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आप निकालेंगे तो वो 1 है। c/a माइनस b/a, उन कॉन्सेप्ट को लगाया तो सम ऑफ द रूट माइनस माइनस 1/अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 अल्फा। एक इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ गिवन है, मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2 इज लेसर देन 1। दिस इज नोन टू अस। गिवन modulus of x1 minus x2, the difference of x1 x2 is lesser than 1. So let's do a squaring both the sides, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं। ये आपके पास से x1 स्क्वायर है, x2 स्क्वायर है, 2 टाइम्स x1 x2 आपके पास से बन जाएगा 1 वी आर गेटिंग। इसको थोड़ा स्मार्टली रखते हैं और x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 लेस देन 1 कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 माइनस 4x1 x2 कैंसिल होके यहाँ पहुंच जाएगा। अंडरस्टूड? यहाँ पर बात बनी, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर 2x1 x2 माइनस 4x1 x2 कैंसिल होके यहाँ पहुंच जाते हैं। क्या हम इन दोनों रिजल्ट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं? जी बिल्कुल। यहाँ देखिए आप, तो आपके पास x1 प्लस x2 की वैल्यू, वहां से हमारे पास डेटा बन जाएगा 1/अल्फा है, 1/अल्फा होल स्क्वायर माइनस, ये डेटा आपके पास है 4, x1 x2 आपके पास से डेटा लिखा हुआ है, तो ये आपके पास आएगा 4 इंटू 1 लेसर देन 1। ये हम चाहते हैं यहाँ से बात बने। ठीक, एक बात और देखिएगा, यहाँ पर कुछ बात बताई गई है। जी बिल्कुल, लिखा है कि डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, तो ये लेसर देन 1 की तो बात बनानी ही है। एक बात और याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं तो x1 x2 इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब x1 माइनस x2 जो है वो ग्रेटर देन 0 भी रहेगा, इसका डिफरेंस। ठीक है, तो इस वाली बात को हम या तो यहाँ पर इसको इंक्लूड कर दें या अलग से इसको देख लें। आप चाहें तो यहाँ भी मैं इस बात को इंक्लूड कर सकता हूँ। देखो कैसे, ताकि हमारे पास इक्वेशन जो हमने बनाई है वहाँ पर हमारे पास कोई चेंजेस ना आए। तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन 0 होगा बिकॉज x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो ये भी आप ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0। इक्वलिटी होल्ड नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर ये कंडीशन आपके पास बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे, ग्रेटर देन 0। तो देखिए 0 है 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर लेसर देन 1। अल्फा स्क्वायर अपॉन में लिखा है, पहले ही समझा दिया है कि 0 नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया आपके पास अल्फा स्क्वायर। अब दोनों साइड कंडीशन है, इधर भी है उधर भी है। बात करते बनाते, देखिएगा इधर वाली बात को पहले बनाते हैं, तो ये वाला क्या मिस हो जाता है स्क्वायर करते ही, तो इसका ध्यान रखना है। ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे आप फैक्टराइज करने जाएंगे तो मेरे पास 1 माइनस 2 अल्फा एंड 1 प्लस 2 अल्फा मेरे पास बनेगा। जो मैं नंबर लाइन पर ड्रॉ करूंगा तो माइनस हाफ है प्लस हाफ है, आप 3 रखिए तो नेगेटिव है पॉजिटिव है नेगेटिव है। अल्फा मेरे पास आ गया है माइनस हाफ से प्लस हाफ। दिस इज माय कंडीशन नंबर 1। चलता हूँ मैं सेकेंड कंडीशन की तरफ, ये वाला डेटा। अभी हमने इसको सॉल्व किया है, अब हम आगे चलते हैं। एंड 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर इज लेसर देन अल्फा स्क्वायर। आप थोड़ा डेटा देखेंगे तो आपके पास रिजल्ट है 5 अल्फा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। जो मेरे पास है √5 अल्फा माइनस 1, √5 अल्फा प्लस 1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, माइनस दिस एंड दिस। कोई नंबर ढूंढिए यहाँ से, 1/√5 का मतलब 1 होता है, 1 रखेंगे तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है पॉजिटिव है। माइनस इन्फिनिटी माइनस 1/√5 यूनियन 1/√5 से लेके इन्फिनिटी, दिस इज आ सेकेंड कंडीशन। ठीक है, ये फर्स्ट है वो सेकंड है, और दोनों तरफ से कंडीशन है तो दोनों तरफ हमें ध्यान रखना होगा, दोनों का लेना होगा कॉमन। ये बात करते हैं माइनस 1/√2 और यहाँ 2 है। थोड़ा सोचिए 2 ज्यादा है या √5 ज्यादा है, इतना सा बता दीजिए। √4 होता तो 2 आता, √5 की वैल्यू 2 से ज्यादा आती है।
तो यहाँ पर जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/√5 की वैल्यू हाफ से कम हो जाएगी। तो अगर हम इन दोनों का कॉमन लेना चाहते हैं यहाँ पर, तो आपके पास फाइनल आंसर्स आपके लिए आ जाएगा -1/√5 यहाँ होगा, इससे ग्रेटर होगा -1/2। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा चेक करते हैं, गड़बड़ कर दिया। -1/2 छोटा होगा क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है, दिस। ठीक, 1/√5 आपके पास यहाँ है और यहाँ आएगा 1/2। ढूंढिए। तो हम पहले वाले केस में चाहते हैं कि इनके बीच में कुछ आए, फर्स्ट कंडीशन। वहीं पर सेकंड कंडीशन आपसे कहती है कि -∞ से आप आइए यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके आप यहाँ चलिए। दोनों को अगर आप कॉमन लेंगे तो आपके कॉमन वाला पोर्शन यहाँ नज़र आता है। एक सेक्शन यहाँ है, एक सेक्शन यहाँ है। तो क्या है हमारे पास पूरा अल्फ़ा का वैल्यू अगर मैं डेटा निकालूं तो अल्फ़ा इज़ कमिंग एज -1/2 से लेके -1/√5 यूनियन 1/√5 से लेके 2। ये रीज़न आता है। एक सेगमेंट ये वाला, एक सेगमेंट ये वाला। कौन सा ऑप्शन हमारे मैच हुए देखिए, सबसेट की हम बात कर रहे हैं तो एक ऑप्शन ए आया है और ये इसके अंदर है क्या? नहीं, ये इसके अंदर नहीं आता, जीरो वाला पोर्शन नहीं है, ये भी नहीं है। ये आपके पास ऑप्शन आएगा 1/√2 से आप यहाँ पर 1/2 तक जा सकते हैं। मैंने गलत लिखा, इट्स नॉट 2, इट इज़ रिटन एज 1/2। ठीक है, कितना लिखा हुआ है? 1/2। दिस इज 1/2। ठीक है, तो फाइनल आंसर वी आर गोइंग टू मार्क हियर एज AD। AD हमारे पास से फाइनल आंसर बना। अब मैं बात करता हूं मार्किंग स्कीम की। एक तो क्वेश्चन ट्रिकी है, कैसे? अगर ये ग्रेटर देन 0 पे ध्यान नहीं दिया तो आप हो सकता है कि इस वाले को मिस कर दें, ये जो इधर सॉल्व कर रहे हैं और आप यहीं पर आने लग जाए। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्किंग स्कीम की बात कर रहा था। हमारे पास आंसर आया है AD। अगर आपने सिर्फ A भी मार्क किया इस क्वेश्चन के अंदर 2015 के मार्किंग स्कीम से आपको -2 मिलेगा। पर आजकल जो पार्शियल मार्किंग चलती है उसमें आपको मार्क्स मिलते हैं, लेकिन उस ईयर में अगर आपने मार्क इसमें A मार्क कर दिया तो भी -2 मिलेगा, सिर्फ D मार्क किया तो भी -2 मिलेगा, आपने A भी मार्क किया तो भी -2 मिलेगा। पर ये इंस्ट्रक्शंस क्या है? +4 सिर्फ एक ही मार्क में मिलेंगे जब सारे करेक्ट ऑप्शंस मार्क किए होंगे। बाकी नहीं अटेम्प्ट करने के केस में 0 है, बाकी सब केसेस में -2 है। तो सोचिए उन स्टूडेंट्स के लिए कितना डिफिकल्ट था। आपके क्या एग्जामिनेशन के अंदर पेपर कोड आएगा, वी हैव नो आइडिया। पर जो भी आएगा, जो ऐसा कुछ नया नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग अगर हो तो थोड़ा एक्यूरेसी पे काम कीजिएगा। ठीक है, पार्शियल मार्किंग बहुत बड़ा बूम है, बहुत बड़ा एक अच्छी फैसिलिटी है। यहाँ पर उस टाइम के स्टूडेंट सिर्फ D मार्क करके आएंगे तो भी -2 है, सिर्फ AD मार्क करेंगे तब उनको मार्क्स मिलेगा। ओके, सो कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग एंड मेक योर मैथमेटिक्स विद एक्यूरेसी। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखिए, चैप्टर्स चेंज होते रहेंगे, इंटरमिक्स प्रॉब्लम्स आते रहेंगी। आप आपकी जो मेथोडोलॉजी है, जो कैलकुलेशन मैनिपुलेशन हैंडल करने का प्रोसेस है, उसको स्ट्रॉन्ग रखिए, उसको MCQs की प्रैक्टिस करते हुए रखिए। उसके लिए अपनी जो कैलकुलस की बुक है, अलजेब्रा की बुक है, सबकी, उन सब में आपको काफ़ी सारे MCQs, एक से ज़्यादा ऑप्शंस वाले मिलेंगे, सब सॉल्व है। कॉन्सेप्चुअल वीकनेस है तो थ्योरी कोर्सेज आप देख सकते हैं। बाकी पढ़िए, आपका सपना पूरा करने के लिए जो कुछ आपको मैथमेटिक्स में चाहिए वो सब अपने पास यहाँ पर अवेलेबल है। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। If alpha is 3 times sin inverse 6/11 and beta is 3 times cos inverse 4/9, where inverse trigonometric functions take only principal values, then find the correct option is an R. Cos beta greater than 0, sin beta less than 0, cos alpha plus beta positive, cos alpha negative. This question was asked in JEE Advanced 2015 paper 2. एक से ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हैं और कोई पार्शियल मार्किंग नहीं है। सही करने पर +4 है, गलत करने पर अगर पार्शियली मार्क करोगे तब भी -2 की मार्किंग थी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का अप्रोच देखते हैं। ITF के ऊपर बेस्ड है कि कैसे हम इनके बारे में एग्जैक्टली बना सकते हैं। देखो, सारे ऑप्शन इनइक्वलिटी के हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारी बातें पूछी, तो एग्जैक्ट कुछ नहीं हो रहा है। और इन ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास कुछ ही वैल्यूज हैं जिनके हम एग्जैक्ट वैल्यूज जानते हैं। 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, 90 डिग्री है, इन्हीं के बारे में हमें आइडिया है। साइन और कॉस के बीच में टैन कॉट कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। तो सोचते हैं, देखते हैं, तो हमारे लिए ये नंबर्स का कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 6/11 क्या है,
6/11 को आप देखने लगे तो मैं पूछिए, अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूँ और 6 के डबल नंबर 12 होता है, तो मैंने एक जगह 6/12 भी लिखा। सुना है कि ज़्यादा से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कम आती है, तो ये जो सुनी हुई बात सही है क्या? फैक्ट है। आपके जो भी टेस्ट में मार्क्स आए हैं, मैं कहता हूँ उसको मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, और फिर कहता हूँ नहीं 5 से डिवाइड कर देता हूँ। बड़े नंबर से डिवाइड करूँगा तो आपके मार्क्स और कम हो जाएंगे। तो 12 से डिवाइड करूँगा तो फिर ये क्वांटिटी इससे कम आएगी। कितनी कम आती है कि ये 1/2 है, यानी 0.5 के आसपास लिखा गया है। दिस इज रफली 0.5 के आसपास, और ये अगर आप देखेंगे तो ये तो 0.5 के आसपास है। ये वाला नंबर 11 से आप डिवाइड करेंगे तो 0.55 आएगा आपके पास, फिर आपके पास से 444.54 बन जाएगा। हम, जैसे मैंने बोला कि हम ट्रिगो में या ज़्यादा एंगल्स नहीं जानते हैं, या हमने 1/2 लेके आ गए हैं तो उसके बारे में सोच से जानते हैं। एक और डेटा होता है √3/2, उसकी भी वैल्यू हम जानते हैं। अगर मैं देखूं √3/2 क्या इससे ग्रेटर होगा? बिल्कुल होगा। 1.732 है, ये आपके पास है 0.86 के आसपास ये नंबर बनता है। तो ये वाली बात तो क्लियर हो चुकी है। अगर मैं इसी के अंदर सभी जगह साइन इनवर्स ले लेता हूं, तो साइन इनवर्स क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है जी यहाँ पर, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। यहाँ पहुंचे, साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू आती है आपके पास से π/6। ये आपके पास एंगल है साइन इनवर्स 6/11, और ये एंगल हमारे पास आ गया π/3। चाहते क्या है? 3 टाइम्स करना है, तो हमने यहाँ पर सब जगह 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 एक पॉजिटिव नंबर है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी फिर से चेंज नहीं होगा। 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, यह है π/3। यहाँ आता है π/2, दिस इज π/2। 3 टाइम्स साइन इनवर्स 6/11 की वैल्यू अल्फा आता है, और यहाँ पर भी वैल्यू पाई आती है। अल्फा की वैल्यू आपके पास है π/2 से पाई के बीच में रहेंगी। किसके बीच में रहेंगी? π/2 से पाई के बीच में। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं बीटा पर। बीटा आप देखिए 3 टाइम्स कॉस इनवर्स 4/9 है। 4/9 को पकड़िए, अभी हमने 6/11 को देखा था, तो देखिएगा 4/9, 9 से मैं डिवाइड कर रहा हूं। अगर मैंने इसको इसी की जगह 8 से डिवाइड किया होता तो कम से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू ज़्यादा आएगी। पॉजिटिव यह है ही सही, ये बात भी सही है। कॉस इनवर्स का ग्राफ अगर आपने देखा हो तो कॉस इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये डिक्रीज होता है। अगर हमारे मार्क्स डिक्रीजिंग नेचर के हैं तो जैसे जैसे तारीखें आगे बढ़ती जाएंगी, वीक टेस्ट आगे बढ़ते जाएंगे, मार्क्स कम होते जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पर अगर ये पैटर्न है और अगर मैंने कॉस इनवर्स ले लिया तो फिर साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। यहां से आपके पास 1/2 आता है। कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू π/2 आती है। यहां आपके पास है कॉस इनवर्स 4/9, और ये आपके पास है 60 डिग्री π/3 आता है। अब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये है 3π/2। यहां आपके पास 3 टाइम्स कॉस इनवर्स 4/9, और ये भी पाई आता है। इसको आप देखिएगा आगे क्या बात बनने वाली है। 3 टाइम्स कॉस इनवर्स दिस डेटा इज बीटा। तो हमारे पास यहां से अगर हम देखें दिस इज बीटा, तो बीटा डिसाइड हो गया कौन से क्वाड्रेंट में है। आपके पास बीटा डिसाइड हुआ है पाई से लेके 3π/2 डिसाइड हो गया। इट इज बिटवीन पाई टू 3π/2। ये डेटा है। आप चाहो तो लिख सकते हैं कि बीटा की वैल्यू पाई से लेके 3π/2। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। अगर ये डेटा है कि जो कि हमें दिख रहा है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, आप मुझे बताइए साइन बीटा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कॉस बीटा कैसा होगा? वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। ASTC रूल को अगर आपने पढ़ा है तो आप यहां से डिकोड कर पाएंगे। ये ASTC थर्ड क्वाड्रेंट में आप जा रहे हो, पाई यहाँ है, 3π/2 यहाँ है, π/2 यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन नेगेटिव होगा अपने पास से, कॉस भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ लिखा है कॉस पॉजिटिव होगा, गलत ऑप्शन है। साइन नेगेटिव होगा, करेक्ट ऑप्शन है। आगे फिर अल्फा के बारे में भी, अल्फा कहाँ पर है? अल्फा क्लियर हो गया, अल्फा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। हमारे पास ऑप्शन अल्फा के लिए, कॉस के लिए पूछा है, तो आप बताइए यहाँ अगर हम साइन अल्फा बनाएंगे तो वो पॉजिटिव होगा, लेकिन वहीं अगर मैं कॉस अल्फा बनाऊंगा तो वो नेगेटिव आएगा।
सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। डी ऑप्शन भी करेक्ट आ गया अपने पास। आगे बढ़ते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा की बात हो रही है, ठीक है, स्टडी करते हैं, समझते हैं। अल्फा देखिए, अल्फा किसके बीच में है? ये अल्फा है, ठीक है, और बीटा किसके बीच में है? बीटा ये रहा, ठीक। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो ये दोनों आपके पास से बनेंगे 3π/2। ये अल्फा है, ये बीटा है, और दोनों को अगर हम देखेंगे तो ये बनेगा 5π/2, करेक्ट। तो 3π/2 से 5π/2 कौन सा रीजन है? ये है। अब ये इस रीजन में कहीं भी रहे, 3π/2 से 5π/2 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट एंड फोर्थ के अंदर अगर आप देखें कॉस पॉजिटिव है, इधर तो सारे पॉजिटिव होते हैं। यहां अगर हमसे इन्होंने कॉस पूछ लिया तो कॉस अल्फा प्लस बीटा हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि कंफर्म हो गया कि अल्फा प्लस बीटा या तो फर्स्ट में है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इन्हीं दोनों के बीच में रहेगा और दोनों में कॉस पॉजिटिव होता है। दिस इज अगेन करेक्ट ऑप्शन। तो वी आर गोइंग टू मार्क हियर एज BCD एज द फाइनल आंसर। BCD हम यहां से आज का आंसर मार्क कर देंगे। ब्रिलियंट क्वेश्चन, एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है, सोचना, ये सब मैनिपुलेशन के पार्ट है। स्टार्ट कैसे करें, स्टार्ट कैसे किया, ये कैसे सोचा, ये कैसे बनाया, किन नंबर्स को हम जानते हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। डिक्रीजिंग था इसीलिए साइन चेंज हो गया यहाँ पर। क्यों साइन चेंज हुआ? डिक्रीज करता है इसलिए। यहाँ पर साइन कैसा होता है? साइन इंक्रीज करता है, तो साइन चेंज नहीं हुआ, ऐसा ही रहा। ब्रिलियंट क्वेश्चन। ऐसे और ITF के सवाल करने हो तो आप जो ट्रिगो वाली बुक है वहाँ आपको मिल जाएंगे या मेरे कोर्सेज के अंदर दिख जाएंगे। बाकी पढ़िए, सीखिए, लर्न करते रहिए, मैथमेटिक्स को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए। डेफिनेटली थिंग्स विल बी इन योर फेवर। If E1 and E2 be two ellipses whose centers are at origin, the major axes of E1 and E2 lie along the x-axis and y-axis respectively. Let capital S be the circle x square plus y minus 1 whole square is equal to 2, and the straight line x plus y is equal to 3. It touches the curve S, E1 and E2 at point P, Q and R respectively. Suppose that PQ is equal to PR is equal to 2 root 2 by 3. If E1 and E2 are eccentricities of ellipse E1 and E2 respectively, then find the correct expressions given in the options. Question was asked in JEE Advanced 2015 paper 2. Marking scheme was a bit different from the usual marking we have nowadays. It has all the correct option you will get +4. There was no partial marking. बाकी सारे केसेस में -2 आपको मिलेगा, पार्शियल मार्किंग नहीं है। 2015 के अंदर ये बहुत बड़ा एक मार्किंग स्कीम का सरप्राइज स्टूडेंट्स को वहाँ मिला था। ऐसे मॉक टेस्ट कभी किसी पूरे इंडिया में नहीं हुए थे जहाँ -2 की मार्किंग रही हो, ठीक है, पर वहाँ स्टूडेंट्स को एकदम से मिला और 2015 के बाद से ही -2 की मार्किंग आई। 16, 17, 18 इसके बाद से आपको पार्शियल मार्किंग भी मिली, क्योंकि यहाँ पार्शियल मार्किंग नहीं है। क्या इम्पैक्ट आता है पार्शियल मार्किंग का, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको थोरली एक्सप्लेन कर दूँ, पूछा क्या है। E1, E2 दो आपके पास एलिप्स है जिसके सेंटर्स जो है वो ओरिजिन पर है, ठीक है। तो मेजर एक्सिस E1 और E2 की अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले मैं एक प्लॉट बनाता हूँ, समझते हैं क्या हो रहा है, ठीक। आइए बनाते हैं बात। तो एक एक्स एक्सिस पर एलिप्स है जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, दूसरे वाले का आपके पास है वाई एक्सिस है। सेंटर दोनों का ओरिजिन ही है, ये बता दिया गया है ना, जहाँ तक दिख रहा है। यस, सेंटर्स आर एट ओरिजिन, ठीक है, ये बनाया हमने। अब हुआ क्या है कि आपके पास एक टेंजेंट है जो है x प्लस वाई, जो इन तीनों कर्व को टच करती है, E1, E2 एंड E3 को, और एक सर्कल भी है। सर्कल है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कहीं पर एक सर्कल है, अब हमें नहीं पता कि वो सर्कल कैसा बनेगा, पर यहाँ पर ओरिजिन उसका सेंटर नहीं है। सो लेट्स से देयर इज अ सर्कल लाइक दिस हियर एज वेल, यहाँ पर एक सर्कल भी है, ठीक। अब हुआ क्या है कि एक टेंजेंट ऐसी बनाई गई है जो इन सब को टच करती है, ऐसी बात बनाई जा रही, ठीक है। सर्कल को टच करना है, सर्कल को टच करवा देते हैं। सर्कल अभी हमने थोड़ा छोटा बनाया, थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि हम एक टेंजेंट वाला सर्कल बना सके यहाँ पर, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड। लेट्स हैव अ बिगर सर्कल।
and bigger line which can touch all of them. ये टच कर रहा, रफ डायग्राम है, थोड़ा आइडिया लेने के लिए कि क्या बात बन रही है ना। क्वेश्चन पढ़ पढ़ के ये बातें समझते हैं। सो जिसका एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है, दिस ब्लू वन इज E1, इट इज E2, सबके नामकरण कर देते हैं, एंड दिस इज द सर्कल S। इस लाइन की इक्वेशन है और कहाँ कहाँ टच करते हैं वो समझिए। S को टच करेगा P पर, S को टच करा है P पर, और E1 को टच किया है Q पर, दिस इज Q एंड इट इज R, PQR ऐसे पॉइंट है। सर्कल हमने बनाया, दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर वाई माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड द टेंजेंट विच इज अ कॉमन टेंजेंट फॉर ऑल ऑफ देम इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, नोटिस किया। आगे बढ़ते हैं। क्या हम इस P पॉइंट को निकाल सकते हैं? सेंटर से आप अपेंडिकुलर डालिए। देखिए किसी भी सर्कल पे आपको अगर टेंजेंट पता है तो आप उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। इस डायग्राम में मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहता, सीधा सीधा यहाँ जाएंगे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपके पास से आना चाहिए P पॉइंट। सो P पॉइंट विल बी पॉइंट P, इट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट। टेंजेंट के ऊपर आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल दीजिए, या फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो भी आपके पास आ जाएगा। मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर से निकाल देता हूँ। तो आपके पास सेंटर कितना है? सेंटर इज 0,1, तो x माइनस 0 वाई माइनस 1, लाइन की इक्वेशन पता है 1 1 आता है, माइनस आपके पास है 0 प्लस 1 माइनस 3 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वी आर हैविंग 1। तो हमारे पास यहाँ से x का आंसर 1 और y का वैल्यू 2 आता है। पॉइंट P हमारे पास आ गया है 1,2। पॉइंट P हमारे पास आ गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P आ चुका है। आपको लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 इलिप्स है, एक सर्कल है। यहाँ पर जो मेजर बात है ना वो ये है कि P पॉइंट से इनके डिस्टेंसेस गिवन है। दिस इज द हार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। और यहाँ पर ये क्वेश्चन सिर्फ सर्कल और 2 इलिप्स का नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बनता है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमारे पास इस टेंजेंट की इक्वेशन पता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 आपके पास है। आप इसका स्लोप देखेंगे -1 आएगा, यानी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि ये tan थीटा है। क्लियरली थीटा की वैल्यू -45 डिग्री है। कॉस थीटा अगर आप बनाने पहुँचे तो -1/√2 नहीं आएगा, प्लस आएगा, लेकिन जो साइन वाला डेटा है वो आपके पास से -1/√2 बन जाएगा। कॉस थीटा साइन थीटा। अब अगर पॉइंट आपको ऑन द लाइन पता हो तो आप उस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पॉइंट, कितने भी डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट्स निकाल सकते हैं। Q और R हमारा एम है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन यूटिलाइज करेंगे। सो नाउ द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, पॉइंट हमारे पास जिसकी हम बात कर रहे हैं P पॉइंट, दिस P पॉइंट इज नोन टू अस। इस P पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो आया आपके पास 1,2, मैं इक्वेशन लिखना चाहता हूँ x माइनस 1 अपॉन कॉस -45 y माइनस 2 अपॉन साइन -45। और हमारे पास ये R भी पता है, दिस इज √2/3। तो फिर चलिए उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। x के कोऑर्डिनेट आपके पास से 1 प्लस R cos 45 आता है, y के कोऑर्डिनेट आपके पास से 2 माइनस R साइन 45 आता है। ये R/√2 आपके पास से डेटा बनेगा और ये 2 माइनस R/√2 बनेगा। क्योंकि हमारा डायग्राम एग्जैक्ट है, तो आप देखिए एक R इधर आएगा, एक R इधर जाएगा, तो यहाँ जो भी जाएगा इधर वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ज़्यादा होगा, R वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कम होगा, ओरिजिन के पास ये बनेगा। तो R की लेंथ है 2√2/3 आपके पास से। सो वी आर हैविंग R एस प्लस माइनस 2√2/3। ये डेटा आपके पास है जो आपको यहाँ पर सिक्वेंशियली रखना होगा ताकि हमारे पास इन सब के x कोऑर्डिनेट निकल के आए। तो चलिए इसको प्रोसेस कर लेते हैं कि व्हेन R इज 2√2/3 मेरे पास x का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? √2 से √2 चला गया है, 5/3 एक पॉइंट आता है। y वाला कोऑर्डिनेट आप निकालिए, √2 चला गया है, 6 माइनस 2 आपके पास से 4/3 आता है। सो मेरे पास एक पॉइंट आया है, ये वाला डेटा
सिमिलरली मैं यहाँ पर एक और r की वैल्यू है -2√2/3, यहाँ से अब मैं x कोऑर्डिनेट निकालता हूँ। यहाँ पर r लिखा हुआ है, आप डेटा लिखेंगे। यहाँ आपके पास r की वैल्यू है -2√2/3। यहाँ से आप जाएंगे 1/3 पहुँचेंगे। यहाँ से आप बनाएंगे 6 आता है 6, और ये आपके पास है 8/3 आता है। एक और पॉइंट आपके पास आया 1/3, 8/3। अब आप खुद यहाँ से डिसाइड कीजिए कौन सा पॉइंट क्या बनेगा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे तो पहले पॉइंट 1,2 था। इनिशियली द पॉइंट वाज 1,2। अब देखिए एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ गया है, एक्स कोऑर्डिनेट कम हो गया है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं पी कौन सा है, क्यू कौन सा, आर कौन सा है। क्यू आगे है तो क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट ज्यादा होगा, आर का एक्स कोऑर्डिनेट कम होगा, आर का वाई कोऑर्डिनेट ज्यादा होगा आर का। तो ढूंढिए आर का वाई कोऑर्डिनेट, ये देखिए यहाँ पर ये रहा आर, दिस इज पॉइंट आर, और यहाँ दिस इज पॉइंट क्यू। डिसाइड हो गया, ठीक है। अब हमारे पास उन एलिप्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ चुके हैं। बहुत बढ़िया, टॉप क्लास क्वेश्चन है ये, आसान सवाल नहीं है। आपके पास वहाँ 2 एलिप्स और 1 सर्कल का क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में बनाने की सोचना और उसको करेक्टली सॉल्व करना, वहाँ पर जहाँ पर -2 की मार्किंग चल रही हो, पार्शियल मार्किंग भी नहीं हो, तो एक सलाम आप उन बच्चों को जरूर कर सकते हैं जिन्होंने 2015 में पेपर दिया होगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अब हमारे पास R एंड Q दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और एक प्लॉटिंग यहाँ पर करना चाहता हूँ। अब सर्कल का रोल ख़त्म हो चुका है, सर्कल का अब कोई रोल नहीं है। यहाँ पर ये सिचुएशन है, दोनों के सेंटर्स हमारे पास पता है, इनकी कॉमन टेंजेंट हमें मालूम है, एक टेंजेंट जो इनको टच करके आया है यहाँ पर, ठीक है। इनके बारे में हमें आइडिया है कि क्या हो रहा है। यहाँ आपके पास एक पॉइंट है, यहाँ आपके पास एक पॉइंट है, तो एक पॉइंट है R जो है 1/3, 8/3। दिस इज द पॉइंट 1/3, 8/3, एंड दिस इज द Q पॉइंट जो आपके पास आया है 5/3, 4/3। यहाँ आपके पास एलिप्स नंबर 1 है, ये है एलिप्स नंबर 2। अब देखिए, अगर हम एलिप्स नंबर 1 की बात करें, क्योंकि सेंटर तो ओरिजिन ही है, ये आप इसकी इक्वेशन मान सकते हैं, और ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मेरे पास इसकी इक्वेशन भी है। तो अगर हम यहाँ पर टेंजेंसी की बात करते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन अगर y = mx ± √a² m² + b², यहाँ से मैं इसको इसी फॉर्मेट में बना लेता हूँ, तो आप देख पाएंगे कांस्टेंट भी पॉजिटिव में है, तो ये प्लस वाला सिंबल हम लेंगे, यूटिलाइज करते हैं। ये डेटा है, किस पॉइंट पर ये होता है आपको पता है, वो आता है -± a²m/c एंड +-b²/c। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। ये टेंजेंसी की कंडीशन तो याद रखो, चाहे पैराबोला की हो, एलिप्स की हो या हाइपरबोला की। इस कंडीशन को हमने यहाँ पर लर्न कर लिया, याद रिकॉल किया, यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ हम देख सकते हैं कि m की वैल्यू तो -1 है। अब मेरे पास अगर मैं ये पॉइंट रखता हूँ तो -1 रखते ही ये प्लस मेरे पास से a²/c आता है। यहाँ पर आप देखेंगे m की वैल्यू -1 है, c का वैल्यू 3 है, तो c का वैल्यू अगर 3 है आपके पास, तो ये भी आप डेटा रखेंगे, मेरे पास से ये डेटा बनता है ± आपके पास से, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर अब ये ऊपर वाला ही सिंबल यूटिलाइज होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर आपके पास और डेटा चला गया, यहाँ से ये भी डेटा चला गया। b² अब हमें चाहिए, दिस इज b²/3, और ये पॉइंट आपके पास है E1 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज कमिंग एज 5/3, 4/3। तो क्या देखा आपने, सीधा सीधा कंपैरिजन हो रहा है, a² की वैल्यू 5 है और b² की वैल्यू 4 है। ये वो कंडीशन है जब a > b है। तो क्या हम यहाँ पर E1 नहीं निकाल पा रहे? निकाल सकते हैं E1। क्या बनेगा E1 आप बता दीजिए। E1 का स्क्वायर होगा 1 - b²/a², 1 - 4/5। E1 की वैल्यू अगर आप देखें, मेरे पास 1/√5 के बाद मेरी वैल्यू निकल के आती है 1/√5। सिमिलरली E2 की अगर हम यहाँ बात करें, E2 की इक्वेशन आप लिख लीजिए x² y² b² = 1। लेकिन यहाँ पर मेजर एक्सिस y एक्सिस है, ध्यान ये रखना होगा कि a से बड़ा b आएगा।
पर टेंजेंसी तो सेम ही रहने वाली है। टेंजेंसी की ये कंडीशंस d इक्वल टू 0 करके आती है, तो यहाँ पर कोई इंपैक्ट नहीं आता है। तो यहाँ अगर हमारे पास यही लाइन है तो यही आपके पास से कंडीशंस आएंगी कि m की वैल्यू -1 रहेगी, c की वैल्यू 3 रहेगी। यहाँ पर आप पॉइंट निकालेंगे, माइनस आप देखेंगे तो ये आपके पास से a² m/c प्लस b² आपके पास से आता है। आपको ये पॉइंट मालूम है, पॉइंट है आपके पास 1/3 कॉमा, तो इस डेटा को आप देखिए 1/3 कॉमा 8/3 आपके पास डेटा है। m की वैल्यू आपको मालूम है -1 है। वी आर हैविंग a²/3, वी आर हैविंग b²/3। इट इज रिटन एज 1/3 कॉमा 8/3। तो डेटा देखिए आप, a² 1 है, b² आपके पास से 8 आता है। a² आ गया है, b² आ गया है, दोनों आ गए। तो अब आप यहां से इसकी एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा वो आप देखिए, क्योंकि यहां पर a से बड़ा b है। फॉर्मूला 1 माइनस a²/b² आपके पास से बनेगा, विच इज 1 माइनस 1/8। वी आर हैविंग 7/8। e2 आपके पास से आ गया है √7/8। e1 आपके पास है 1/√5। क्या हम इन सब डेटा को फिगर आउट कर सकते हैं? यहाँ एक एक करके हर ऑप्शन को मुझे यहाँ पर मैच कर लेना चाहिए। तो मैचिंग शुरू की जाए। तो देखिए क्या डेटाज आए हैं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये डेटा क्या बनेगा आप देखिएगा। e1 आया मेरे पास 1/√5, सो लेट्स प्रोसीड। ये डेटा तो ये बनेगा 1/5। e2 मेरे पास आया है √7/8, स्क्वायर करेंगे 7/8। 40 आपके पास आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 35 है। यस, वी आर हैविंग 43/40 एज द फाइनल आंसर। करेक्ट, दिस इज ट्रू। मल्टीप्लाई निकालिए, एक है 1/√5 और दूसरा है आपके पास है √7/√8। तो ये तो √7 बनेगा, यहां से 2 निकाल सकते हैं, 4 को 2 और 2 और 5 आपके पास से 10 बन जाएगा। ये डेटा बनेगा, ये भी करेक्ट है। √7/2√5 ये वाला डेटा भी करेक्ट है। सी की तरफ चलते हैं, स्क्वायर करना है, पहले वाले का 1/5 है, e2 का स्क्वायर 7/8 बन जाएगा। यहाँ आपके पास 40 रहेगा, ये 8 माइनस 35 आपके पास बनेगा, आपके पास से 27/40 आता है। दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज द रॉन्ग। लास्ट में e1 e2 का प्रोडक्ट है, तो ये तो गलत ही हो गया है, ये आएगा डेटा। तो फाइनली आंसर्स आपके पास से आप मार्क करने वाले हैं ए बी। ब्रिलियंट क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन। 2 इलिप्स, एक सर्कल और लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन से इसको सॉल्व करके पॉइंट्स निकालना, सॉल्व करना, फाइनल एग्जाम में सॉल्व करना, इट्स ए डिफिकल्ट वन, इट्स ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी तभी ये सवाल बनेगा, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें तो कोशिश करते हुए चलना है और ज़रूर इसको बना के रहेंगे। क्यों नहीं बनेगा सवाल, सवाल ही तो है। अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, कई बार आप खुद देखोगे कि अच्छे से अच्छे मॉक टेस्ट में आप कई बार ऐसे सवाल करके आ जाते हैं जो क्लास के टॉपर से भी नहीं हो रहे। प्रैक्टिस इज द की। कॉन्सेप्ट आपने कैसे पढ़े, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें क्यों डिपेंडेंट होती हैं प्रैक्टिस क्या है। प्रैक्टिस करेंगे ज़रूर बात बनेगी, ये मैं आपको गारंटी दे देता हूँ। आप ज़रूर अगर प्रैक्टिस करें, मैथ्स को हिस्ट्री की तरह से वीडियो देखते रहेंगे, आधा अधूरा अटेम्प्ट किया तो फिर आपको लगेगा कि सवाल बन रहे हैं, पर एक्चुअल में नहीं बनेंगे। डिलीजन से बाहर आइए, कॉपी पेन उठाइए, टाइम स्पेंड कीजिए, दोस्ती कीजिए। ये कॉनिक सेक्शन बहुत फेवरेट टॉपिक है जेई वालों का। जो सवाल पूछे गए जेई में उन पर फोकस कीजिए, ज़रूर आपसे सवाल बनेंगे। मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूँ, ज़रूर आप सवाल बना पाएंगे। सो कीप सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, बी कंफर्टेबल विद व्हाटएवर इज बीन आस्क्ड। मैं आपको मार्किंग स्कीम की बात करने वाला था। मैं कह रहा था यहाँ पर ए बी है, अगर पार्शियल मार्किंग नहीं थी जैसा वहाँ पर, अगर आपने सिर्फ ए मार्क किया होता इस क्वेश्चन में, 2015 के आप एस्पिरेंट होते तब भी आपको -2 मिलते, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें कोई पार्शियल मार्किंग नहीं थी। सिर्फ आपने अगर यहाँ पर बी मार्क किया होता तो भी आपको -2 मिलेगा। सिर्फ ए बी मार्क करोगे तभी +4 है, यानी पार्शियल है ही नहीं। या तो 0 है नहीं अटेम्प्ट करने पर, या +4 हुए, बाकी सारे केसेस में -2 था। बहुत हल्ला हुआ देश भर में, फिर इसके बाद अगली बार से उन्होंने पार्शियल मार्किंग इनेबल किया। ओके, सो दिस इज विद द फाइनल आंसर ए बी। और इन चैप्टर्स को सीखिए, काफ़ी सारे मैथमेटिक्स के रिसोर्सेज मेरे आपके लिए अवेलेबल हैं। ध्यान से इन बातों को सुनिए, आप ही के भले की बात कर रहे हैं। इन्वेस्ट कीजिए अपने ऊपर, पढ़ाने के लिए मैं तैयार हूँ। पढ़िए, क्लास के अर्जुन बनिए। कीप सॉल्विंग।
Consider the hyperbola h as x square minus y square equal to 1 and the circle capital S with the center N, x2, 0. Suppose that h and s touch each other at the point P, okay, with x1 is greater than 1, y1 is greater than 0. So they are in first quadrant. The common tangent to h and s at point P intersect the x-axis at point M. L, M be the centroid of the triangle PMN. Then correct expression is, ये क्वेश्चन पूछा गया एमसीक्यू सेक्शन के एमसीक्यू के अंदर, जहां पर उस टाइम पर कोई भी पार्शियल मार्किंग नहीं थी और फर्स्ट टाइम -2 की मार्किंग इंट्रोड्यूस हुई थी. ठीक है, तो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस 2015 पेपर 2. मार्किंग स्कीम को हम जब डिस्कस करें, जब एक बार हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. कौन से चैप्टर से आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है? आप देख सकते हैं कॉनिक है, जहां पर हाइपरबोला की बात हो रही है और इसकी मिक्सिंग हो गई है सर्कल के साथ, प्लस उन्होंने इसको मिक्स कर दिया है कैलकुलस के साथ भी. तो अगर हम देखें तो हमारे पास चैप्टर्स कितने आने वाले हैं? हाइपरबोला प्लस सर्कल है, प्लस अगर हम यहाँ देखें तो आपको फिर यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस भी नज़र आ रही है. एक्सप्रेशन आने के बाद उनके डिफरेंशिएशन भी हो रहे हैं. एक तरीके से मल्टी स्टारर मूवी है, जहाँ पर कैप्टन भी है, स्पाइडरमैन भी है, थॉर भी है, सब है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं. हाइपरबोला लिखा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसके बारे में सोचते हैं, तो एक प्लॉट करना शुरू करते हैं कि क्या डायग्राम बन रहा होगा. ठीक है, एक हाइपरबोला है, फिर एक सर्कल है जिसका सेंटर है x2, 0. ये किस पे लाई करने वाला है? दिस लाइज ऑन x एक्सिस. ओके, सपोज दैट h एंड s टच ईच अदर एट पॉइंट P. अच्छा, दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, तो सर्कल को बना लेते हैं. सबसे पहले लेट्स कंस्ट्रक्ट अ सर्कल. ये सर्कल मैंने बनाया. अब हम यहाँ पर हाइपरबोला बनाते हैं. ये हाइपरबोला आपने बनाया इधर से, यहाँ ये बनेगा और ये इस साइड भी ऐसे बनेगा. तो किसी एक पॉइंट है जहाँ पर ये टच करते हैं एंड द टचिंग पॉइंट इज P. फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हम कर रहे हैं. P पॉइंट इज दिस वन, x1, y1. ठीक है, x1 और y1 दोनों के कैसे है केसेस? x1 1 से बड़ा है और यहाँ y1 पॉजिटिव है. तो क्या सब बातें ठीक हैं? इसका सेंटर अभी हम बना रहे हैं. इसका सेंटर है N, विच इज गिवन एज x2, 0. ओके, ये लिखा सर्कल है सेंटर x1, x2, 0. सपोज दैट h एंड s टच ईच अदर एट पॉइंट P. ये दोनों यहाँ पर टच कर रहे हैं. द कॉमन टेंजेंट टू h एंड s एट P इंटरसेक्ट द x एक्सिस. जो कॉमन टेंजेंट है, क्योंकि ये एक दूसरे को टच करते हैं, यहाँ पर आपने इनके लिए कॉमन टेंजेंट बना दिया. कॉमन टेंजेंट आया जो इसको यहाँ पर कट करता है. दैट पॉइंट इज M. ओके, दैट पॉइंट इज M. ठीक, L, M बी द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल PMN. क्या हमारे पास PMN बना? अब देखिए, ये है सर्कल का सेंटर. अगर मैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को ज्वाइन करा देता हूं तो आपको पता है यही तो नॉर्मल बन जाएगा. आर यू अवेयर ऑफ दिस? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जहां पर सर्कल को कोई लाइन अगर टच करता है, अगर आप उसको सेंटर से ज्वाइन कर दें उसके, तो फिर वो एंगल 90 डिग्री बन जाता है और वो उसका नॉर्मल क्रिएट हो जाता है. तो यहाँ से अगर मैं N को P से ज्वाइन करूँगा तो फिर ये अपने पास यहाँ पर नॉर्मल बन जाएगा और ये यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है? टेंजेंट. तो आई थिंक इनफ इंफॉर्मेशन अब हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है. ठीक है, शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हमारे पास हाइपरबोला गिवन है. हाइपरबोला है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसके ऊपर है पॉइंट P जो है x1, y1. सबसे पहले दिस लाइज ऑन इट, ये इसके ऊपर लाई करेगा. यहां से डेटा 1 आता है. फर्स्ट कंडीशन आपके पास है, ये बन जाएगी. y1 हमें दिया हुआ है पॉजिटिव है, तो फिर मैं इसको रूट करके लिख सकता हूं x1 स्क्वायर माइनस 1. कंडीशन नंबर 1. ठीक, अब x1, y1 पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये यहां आके कट करता है. तो ये हमने बनाया x1, y1. ठीक है, इस पर हम टेंजेंट लिखेंगे. टेंजेंट किस पर लिखें? किसकी इक्वेशन पता है? सर्कल की तो पता ही नहीं है इक्वेशन. सेंटर पता है, रेडियस नहीं पता है, पर हमें हाइपरबोला की पता है. हाइपरबोला की इक्वेशन हमें मालूम है. तो हाइपरबोला कहता है कि इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अगर इसकी टेंजेंट लिखोगे जब पॉइंट इसी के पास है, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी x x1 y y1 इज इक्वल टू 1. ये टेंजेंट बन जाएगी.
और ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को m पर कट करता है। तो अगर आप यहाँ पर y की वैल्यू 0 करते हैं तो मेरे पास x की वैल्यू 1/x1 आता है। सो पॉइंट m इज नोन टू अस 1/x1, 0 m पॉइंट आ गया है। और हम क्या कर सकते हैं वो सोचते हैं, यहाँ पर सारे एक्सप्रेशन जो भी है l और m ये दोनों जो हैं सेंट्रॉइड निकाला जाएगा। सेंट्रॉइड होता है तीनों वर्टेक्स को ऐड करके 3 से डिवाइड। तो x2 में अभी हमें कुछ नहीं पता है, तो हमें कहीं से x1 x2 में रिलेशन लाना होगा। अब आप सोचिए, टेंजेंसी से कंडीशन लगा के m आ चुका है, x1 y1 में ये रिलेशन है, इसको कैसे यूटिलाइज करें ये हमें सोचना होगा। तो आप देखो pn का स्लोप आप निकाल सकते हो, p और n आपको पता है, और ये नॉर्मल भी है, इस वाले बारे में हम थोड़ा सोच लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ से टेंजेंट का स्लोप क्या आया है। टेंजेंट का स्लोप अगर आप देखेंगे तो ये x1/y1 है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, -y1/x1, करेक्ट। इस नॉर्मल का स्लोप, और ये नॉर्मल का स्लोप ही pn के स्लोप के इक्वल आएगा, जो pn है। n स्टैंड्स फॉर टेंजेंट और n स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। तो n को दूसरे वाले n से कंफ्यूज मत होइएगा, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर नॉर्मल। तो देखो pn का स्लोप कैसे लिखा जाएगा, ये रहा pn, x1 y1 है और x2 0 है। तो आप इसको लिखेंगे y1 - 0 अपॉन y1 - 0 अपॉन x1 - x2, ये डेटा है। ठीक, इस रिलेशन को यूटिलाइज करते हैं। y1 से y1 आपके पास कैंसिल है और डेटा आपके पास से बनेगा ये, सामने आपके पास 1 है, x2 का वैल्यू 2x1 आपके पास से आ जाता है। x2 का वैल्यू कितना आ गया, 2x1। तो x2 की वैल्यू पता चल गया हमें, 2x1 है, m उतना है, सारे डेटा सब हमारे पास है। तो अगर हमें x2 पता चला है तो बेसिकली हमारे पास तो पॉइंट m निकल के आ गया है, जो था x2, 0 कितना है वो x2, 0, और वो हमारे पास कितना बन गया है, वो बन गया है 2x1, 0। ठीक है, तो चलिए अब हम ट्राइंगल के हिसाब से बात करते हैं। तो ट्राइंगल के हिसाब से P पॉइंट हमारे पास था x1, y1, फिर आता है Q पॉइंट, Q की जरूरत नहीं, Q तो है ही नहीं यहाँ पर। M पॉइंट, M पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप देखिए 1/x1, 0, 1/x1, 0। देन देयर इज एन N पॉइंट, N पॉइंट आपके पास है 2x1, 0। ठीक है, तीनों आ चुके। हमें निकालना है सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड निकालते हैं। सो लेट्स टेक आउट द सेंट्रॉइड पार्ट, जो है L, M, जो बनेंगे तीनों का एवरेज x1 + 1/x1 + 2x1/3, और यहाँ डेटा चलिए आपके पास y1 + 0 + 0/3, ये डेटा है। मैचिंग कीजिए, 2x1 और x1 इज 3x1, 3 से डिवाइड करेंगे आपके पास L आ जाएगा, इट इज x1 + 1/3x1। ठीक, यहाँ अगर हम m निकालेंगे तो ये आपके पास डेटा है y1/3। ठीक है, और एक रिलेशन और x1 y1 में ये रहा, इसको भी हम यहीं पर मार्क कर लेते हैं। इतना नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप समझ पाए, वरना जब एग्जाम में सॉल्व करते हैं वो रफ की तरह सॉल्व करते हैं। पर मेरा एम यही है कि आप समझ पाए बातों को, क्या लिखा हुआ है। यहाँ से अगर हम सीधा ही डिफरेंशिएट करते हैं dl/dx1, x1 का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 1/x1 का डेटा आपके पास है 1/3x1 का स्क्वायर बनेगा, एंड दिस इज व्हाट यू आर हैविंग हियर। x1 तो ग्रेटर देन 1 है, ऑलरेडी गिवन है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, सेम कंडीशन यूटिलाइज हुआ है। दिस इज योर प्रिसाइजली द ए ऑप्शन। तो ये गलत है, ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया है। अब हम चाहते हैं m का डिफरेंशिएशन हो। m को देखिए आप, ये रहा आपके पास से m। तो पहले अगर मैं इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा dm/dy1, तो फिर मेरे पास 1/3 ही आएगा जो लिखा हुआ है। डी ऑप्शन मेरे पास आ गया, करेक्ट। आगे यहाँ पर m को x1 के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट किया हुआ, तो वहाँ हम बात कर लेते हैं कि m की वैल्यू x1/3 है और y1/3, और y1 की वैल्यू ये है √x1² 3। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, dm/dx1, 1/3 आपके पास लिखा गया है, रूट है आपके पास से 1/2 √x1² - 1। ठीक है,
अब रूट के अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, रूट का हो गया हाफ दिस, अब अंदर वाला डेटा डिफरेंशिएट करेंगे तो वो बनेगा 2x1 माइनस 0। 2 से 2 कैंसिल है आपके पास से, आप देख सकते हैं कि ये x1/3 रूट ऑफ x1 स्क्वायर माइनस 1, ये डेटा आपके पास है। क्या ये मैच होता है? बिल्कुल मैच होता है। dm/x1 इज x1/3 टाइम्स रूट ऑफ x1 स्क्वायर माइनस 1। यस, दिस इज आवर बी ऑप्शन। तो फाइनली लर्निंग क्या है, ये गलत है अपने पास है। फाइनली हमारे पास मार्किंग करेंगे हम ABD। दिस इज वन ऑफ द टॉप क्लास क्वेश्चन जो यहाँ पर कितने सारे चैप्टर्स मिक्स करके पूछा गया है। हाइपरबोला है, सर्कल है, नॉर्मल का कॉन्सेप्ट, कॉमन टेंजेंट का कॉन्सेप्ट, और उसके अकॉर्डिंग फिर उसको कैलकुलस के हिसाब से भी डिफरेंशिएट करना। घर पर बैठ के सॉल्व करना अलग कहानी है, उसको एग्ज़ाम में सॉल्व करना बहुत अलग बात है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी मार्किंग स्कीम के बारे में बता देता हूँ। 2015 वो पहला साल था जब वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की गई, वो भी -2 की, पर देयर वाज नो पार्शियल मार्किंग। पार्शियल मार्किंग नहीं थी तो हर केस में -2 है। हमारे पास यहाँ पर आंसर ABD आया है। अगर पार्शियल मार्किंग नहीं, आपने सिर्फ A मार्क किया तो आपको -2 मार्क्स मिलेंगे। आपने A और B मार्क कर दिया, पार्शियल मार्किंग में मार्क्स मिलते हैं आपको। अगर आपने A और B मार्क किया इस पेपर में, अगर आप एस्पिरेंट रहे हो तो आपको तब भी -2 मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ ABD मार्क करोगे ना तभी मार्क्स हैं आपको। इफ ऑल द बबल्स ऑफ करेक्ट ऑप्शन आर डार्कन देन यू विल गेट +4। अटेम्प्ट नहीं करते हो तो 0 है, बाकी सब केसेस में -2 है। आपने इसका सबसेट अगर मार्क AD मार्क कर दिया तब भी -2 है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट वगैरह सब सेम रहे, आपके अप्रोच भी सेम रही। अगर मार्किंग स्कीम को अकेले को चेंज कर दिया जाए तो फिर आपकी परफॉर्मेंस जो है, जो नॉलेज का मार्क्स में कन्वर्जन है, वो आपको बहुत ब्रूटल दिखेगा, आपके मार्क्स ही नहीं आएंगे, -2 होते रहेंगे। इसीलिए JEE एडवांस वाले कभी भी मार्किंग स्कीम को पब्लिक नहीं करते हैं, वो हर साल चेंज करते रहते हैं। तो पता नहीं आप जब एग्ज़ाम देंगे तब वो क्या मार्किंग स्कीम आएगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब भी देश के टॉप स्टूडेंट्स की बात हो तो उसके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए, उसके अंदर इतना डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी बनाना आना चाहिए, जिससे कि वो अपना नया स्ट्रेटेजी बनाए अकॉर्डिंग टू द न्यू मार्किंग स्कीम जो एग्ज़ाम में दे रखी हो। ओके, कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। और आपको मैथमेटिक्स के रिसोर्सेज चाहिए तो आपको मालूम ही है, वी हैव आवर बुक्स, वी हैव आवर वीडियो लेक्चर्स, वी हैव एवरीथिंग फॉर यू। पूरा मैथमेटिक्स का कंप्लीट इकोसिस्टम आपके लिए अवेलेबल है। कीप लर्निंग। The option which of the value of A and capital L satisfy the following equations. It is integration from 0 to 4 pi e to the power t sin power t6 at plus cos power 4 at dt divided by integration from 0 to pi e power t sin power 6 at plus cos power 4 at dt. And that's written as capital L. Then there are 4 options depending upon the values of A and L given in the options. This question was asked in JEE Advanced 2015 पेपर 2 डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड है। जो सेक्शन पूछा गया है वो MCQ है। एक से ज़्यादा ऑप्शन जहाँ पर करेक्ट होते हैं जो हमें यहाँ पर मार्क करना है। मार्किंग स्कीम ऐसी है कि कोई पार्शियल मार्किंग नहीं है, +4 सही करने पर है, बाकी सारे केसेस में -2 है। इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन हम करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को अप्रोच करने का मेथड सोचते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक इंटीग्रेशन लिखा गया है जो है 0 से पाई। एक फंक्शन है, जो फंक्शन यहाँ लिखा है वही फंक्शन यहाँ भी लिखा है, थोड़ा मैच कर लीजिए। e पावर t साइन पावर 6 at cos पावर 4 at dt। ठीक है, यहाँ लेकिन क्या है, 0 से 4 पाई लिखा गया है। ओके, ध्यान रखते हैं। तो जो न्यूमरेटर है उसके बारे में हम बात करते हैं। मैं इसको लिखना चाहता हूँ, 0 से 4 पाई है, उसको हमने ब्रेक किया। e पावर t आपके पास आता है, साइन पावर 6 at बनेगा, cos पावर 4 at बनेगा, dt मैंने बनाया। फिर आगे जाएंगे, पाई से 2 पाई, यहाँ पर ये डेटा है, ये dt बनेगा। फिर आपके पास है 2 पाई से 3 पाई, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, e पावर t साइन पावर 6 at आता है, cos पावर 4 at आता है, dt आता है। 3 पाई से लेके 4 पाई आपने लिखा, जिसको e पावर t है,
ए पावर टी है, कॉस पावर 4 आता है, ए टी आता है, डी टी आता है। ठीक, ये बात बनाई हमने। चलिए अब आगे हम प्रोसीड करते हैं कि क्या हम इनके बारे में सोच सकते हैं। अब ये वही टर्म है जो इनके डिनोमिनेटर में लिखी गई है, ध्यान रखेंगे। इस वाले को थोड़ा देखते हैं और आप ऑप्शंस देखिए। ए क्या है, 2 and 4, 2 and 4, यानी ए जो है वो एक पॉजिटिव इवन नंबर हमें दिया गया है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, एक्सप्रेशन सब जगह सेम है। ये बहुत बढ़िया फैंटाबुलस क्वेश्चन है। प्रॉब्लम से लिमिट्स हैं, एक्सप्रेशन सभी जगह सेम है, न्यूमरेटर में भी सेम है, डिनोमिनेटर के अंदर भी एक्सप्रेशन सेम है। बस यह है कि लिमिट्स के बारे में कुछ सोचा जाए, बनाया जाए, बात बनाई जाए। तो यहाँ हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम कोशिश ये करना चाहते हैं कि इनके लिमिट्स चेंज होके वापस 0 से पाई आ जाए। तो मैं इस t को चेंज करना चाहता हूँ a प्लस एक्स के साथ। ऐसा करने से क्या होगा कि जब मैं यहाँ पर a को छोड़िए पाई प्लस एक्स के साथ, तो जब मैं पाई रखूंगा तो पाई से पाई कैंसिल होकर x की वैल्यू 0 आएगी। जब मैं 2 पाई रखूंगा तो 2 पाई माइनस पाई करके पाई आ जाएगा, ताकि 0 से पाई बन जाए इंटीग्रेशन। सिमिलरली यहाँ भी मैं यही बात सोचता हूँ कि इसको कैसे में हम बनाएं। तो t की वैल्यू में सोच रहा हूँ कि क्यों ना 2 पाई प्लस एक्स रखा जाए। सोच के देखिए, जब आप 2 पाई रखेंगे 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, x की लिमिट लोअर लिमिट 0 आ जाएगी। 3 पाई होगा तो पाई आ जाएगा, सेम बनेगा 0 से पाई। यहाँ आप चल के देखिए यहाँ क्या कहानी है। जो t है आपके पास से वो बनेगा आपके पास से 3 पाई प्लस एक्स आता है। 3 पाई से 3 पाई कैंसिल 0 आता है। 4 पाई रखेंगे तो पाई आता है। ये 3 सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पर करने की सोचते हैं। ठीक है, और ये जो डेटा इंटीग्रेशन आपके पास लिखा गया है, आप इसको अज्यूम कर लीजिए कि दिस इज सम इंटीग्रेशन, सम कुछ वैल्यू जिसकी पिक कर लेते हैं। लेट्स से दिस इंटीग्रेशन इज p। ओके, सो हमारे पास क्या डेटा बनने वाला वो आप देखिए। ये तो इंटीग्रेशन बन गया p, सेम ही है जिसको p अज्यूम किया है। यहाँ आप लोअर लिमिट्स देखिएगा, यहाँ पर पाई रखेंगे तो आपके पास 0 और 2 पाई रखा तो पाई आता है। t की जगह में रखूँगा पाई प्लस एक्स। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये बनेगा साइन पावर 6। आप a से मल्टीप्लाई करेंगे, a पाई प्लस ए एक्स आपके पास से डेटा बनेगा। यहाँ कॉस पावर 4 है, आपके पास a पाई प्लस ए एक्स आपके पास से डेटा बनता है। फिर यह है डी एक्स है, डी एक्स ही डी टी के बराबर भी आ जाएगा। आप देखो यहाँ से अगर हम डी टी निकालेंगे तो वही डी एक्स है, बन गया इंटीग्रेशन। सिमिलरली आगे वाले में क्या फ़र्क पड़ेगा, आगे वाले में भी वही लोअर लिमिट 2 पाई कैंसिल और ये पाई ई पावर 2 पाई प्लस एक्स आता है आपके पास से। ये है साइन, यहाँ है 6। आप a से मल्टीप्लाई करेंगे at से तो ये बनेगा 2a पाई प्लस ए एक्स। यहाँ आपके पास कॉस आता है 2a पाई प्लस ए एक्स। ये डेटा आपके पास है, ये भी डी एक्स है। आगे बढ़ते हैं। 3 पाई 0 है और पाई आता है e पावर 3 पाई प्लस एक्स आता है। साइन पावर 6 है, आपने यहाँ पर ई टी लिखा है तो आपके पास डेटा बनेगा 3 पाई ए प्लस ए एक्स। कॉस पावर 4 है, यहाँ से आपके पास 3 पाई ए एक्स। ठीक है, सीक्वेंशियली बनाएंगे तो सब बात बन जाएगी। मैं यहाँ पर एक एक अप्रोच आपको लिखकर बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाए। हम यहाँ पर स्पीड के लिए नहीं हैं, हम यहाँ पर सीखने के लिए हैं। और कई बार सॉल्यूशन देखने के बाद भी स्टूडेंट सोच रहा होता है अब आगे क्या, ये तो समझ ही नहीं आया। ठीक है, ये बात बनाई। अब आप सोचिए यहाँ पर ये डेटा तो हम बना रहे हैं, आगे क्या। ए का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए एक तो सब पर पावर 6 है तो यानी इवन पावर से। अब देखिए साइन ए पाई प्लस ए एक्स क्या होगा ये आप मुझे समझा दीजिए। ए पाई प्लस ए पाई कितना है, या तो ये 2 पाई बनेगा या फिर ये 4 पाई बनेगा। अब आप चाहे 2 पाई पर जाइए या 4 पाई पर जाइए, यहाँ होता है आप जाएंगे इधर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। एएसटीसी रूल ये कहता है 2 पाई 4 पाई एक ही बात है, क्योंकि ए के लिए हमारे पास दो ही डेटास हैं। ए चाहे 2 ले या ए चाहे 4 ले, हम दोनों ही केसेस में यही अप्लाई करने वाले हैं। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा, साइन 4 पाई प्लस थीटा इज अगेन साइन थीटा। आपके पास तो ये डेटा सेम बन जाएगा। तो मेरे पास रिजल्ट ये बना कि मैं यहाँ P लिखूँगा,
ये बनेगा 0 से पाई, और मैं यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो मैं यहाँ से एक टर्म e पावर पाई कॉमन ले सकता हूँ। डेटा बना 0 से पाई, यह है e पावर x। साइन 2 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा, पावर 6 आएगा, ax आएगा। cos 2 पाई प्लस थीटा ये भी वही है, या तो 2 पाई है या 4 पाई है। और देखिए पावर वैसे भी इवन है, तो वैसे ये प्लस आता है, और अगर ये ऑड भी रहा होता तो भी प्लस बन जाता। ज़्यादा सोचने की बात वैसे भी नहीं है। यहाँ आपके पास से बनेगा cos पावर 4x 4ax dx, ये बात खत्म हुई। यहाँ देखिए e पावर 2 पाई हमारे पास से कॉमन आएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई है, ये बना e पावर x। यहाँ से आप डेटा बनाइए साइन, ये 2a पाई आपके पास है, यहाँ भी 2a पाई। साइन 2 पाई प्लस थीटा आप जैसे बनाएंगे साइन थीटा बन जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे इसको साइन पावर 6ax, यहाँ आप लिखेंगे cos पावर 4 दिस डेटा, ठीक। और लास्ट में जाते जाते अगर आप लास्ट वाले को देखें तो यहाँ से हम लास्ट वाले टर्म को भी कॉमन ले सकते हैं। 3 पाई कॉमन लेंगे, बनेगा 0 से पाई e पावर x। पहला वाला डेटा साइन के साथ लिखा गया है, ठीक। तो ये डेटा आपके पास बनेगा साइन पावर 6ax प्लस cos पावर 4ax dx, ये डेटा आपके पास है। ये जो एक्सप्रेशन है सब जगह सेम है, और इस इंटीग्रल को ही हमने p अज्यूम किया है। तो आप देखें तो दिस इज द सेम इंटीग्रल p, नोटिस कीजिएगा, दिस इज द सेम इंटीग्रल p, दिस इज अगेन द सेम इंटीग्रल p, and this is again the same integral p। ये सारे सेम इंटीग्रल p लिखे गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो न्यूमरेटर हमारे पास अब निकल के आया है इज इक्वल टू p प्लस, यहाँ देखिएगा e पावर पाई टाइम्स p, e पावर पाई टाइम्स p। द नेक्स्ट वन इज e पावर 2 पाई टाइम्स p, लास्ट वाले पे e पावर 3 पाई टाइम्स p आता है, ये भी p आता है। यहां से p हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस e पावर p, 1 प्लस 2 पाई, 1 प्लस 3 पाई डेटा लिखा। ये एक gp है, और p क्या है, p वही है जो हमने यहाँ पर न्यूमरेटर के अंदर लिखा है। बेसिकली डिनोमिनेटर की बात हो रही है, ये हम निकालना चाहते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड, और ये gp बन चुका है 1 अपॉन 1 माइनस e टू द पावर 4 पाई अपॉन 1 माइनस e पावर पाई, ये लिख लीजिए, या फिर आप माइनस साइन दोनों जगह से कॉमन ले लीजिए, बात बराबर है, ठीक है। सो ए की वैल्यू दोनों के लिए हमने रिजल्ट निकाले, ए चाहे 2 हो या 4 हो, यही एल है, ए कैन बी 2 और 4, बट दिस इज द वैल्यू ऑफ एल। तो ये एल हमारे पास मैच हो रहा है, ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। यहाँ प्लस लिखा हुआ है, ये बातें गलत है। फाइनल आंसर आपके पास से ए सी आता है। ब्रिलियंट क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन, बहुत बढ़िया शानदार सवाल है ये, आसान सवाल बिल्कुल नहीं है। तो 2 डिवीजन दिए हुए, 2 इंटीग्रल्स के डिवीजन गिवन है, एक्सप्रेशन अंदर का सेम है, एक 0 से पाई है, एक 0 से 4 पाई है। इस प्रोफाइल को समझ के चलिए, बहुत ट्रिकी है ये, इसको क्रैक करना, है ना। प्रैक्टिस की होगी अच्छी खासी तभी ये बात बनेगी। वहाँ आप देखें जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं सब फेल, किंग क्वीन सब। यहाँ पर बस सिस्टमैटिकली आपको ब्रेक करना होगा, फिर कुछ सब्स्टिट्यूशन है जो सोचने होंगी। सब्स्टिट्यूशन यही है कि पहले वाले के अंदर आपको t रखना होगा पाई प्लस एक्स, सेकेंड वाले में 2 पाई प्लस एक्स, थर्ड वाले में 3 पाई प्लस एक्स। ऐसा करने से इनकी लिमिट्स चेंज हो जाती हैं। और यहाँ साइन 2 पाई प्लस थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा सेम रहता, 2 पाई लिखें 4 पाई लिखें, बात बराबर हैं। तो फिर अंदर वाले सारे इंटीग्रल सेम आ जाते हैं, e पावर पाई कोफिशिएंट, e पावर 2 पाई, e पावर 3 पाई, ये सारे डेटा बनते हैं। एक बार हिंट दिखने के बाद फिर क्वेश्चन डूएबल होता है। आता हूँ इसके मार्किंग स्कीम के ऊपर। क्या मार्किंग स्कीम का भी रोल होता है? बिल्कुल। सिर्फ आपने एसी मार्क करोगे तब आपको +4 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई पार्शियल मार्किंग नहीं थी। अगर आपने एसी मार्क किया तब आपको मिला +4। अगर आपने सिर्फ ए मार्क किया होता तो आपको -2 मिलता, सिर्फ सी मार्क किया होता तो भी -2 मिलता। आपने अगर ए भी मार्क किया होगा तब भी -2 ही मिलेगा, क्योंकि देयर वाज नो पार्शियल मार्किंग।
तो ये जो पार्शियल मार्किंग इनेबल हुआ ना 2016, 17, 18 इसके बाद से, तो से थैंक्स टू 2015 जेईई एस्पिरेंट्स, इनके दुख की वजह से, क्योंकि मार्क्स ही नहीं आए थे, पार्शियल मार्किंग थी ही नहीं, तो अगर किसी ने आधा भी अगर इसको सॉल्व किया है तो मार्क्स तक नहीं पहुंच पा रहा था वो। तो बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनके क्वेश्चन आधे आधे लेके छूट गए थे क्योंकि पार्शियल मार्किंग थी ही नहीं। तो जो सिर्फ एसी मार्क करेगा उसी को मार्क्स मिलेंगे। तो ब्रिलियंट क्वेश्चन विद एक तरीके से ब्रूटल मार्किंग स्कीम के साथ ये पूछा गया था। कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा, पेपर बहुत अच्छा था 2015 का। कुछ क्वेश्चन आसान भी थे, बैलेंस था पेपर, पर मार्किंग स्कीम ने उसको डिफिकल्ट कर दिया था। ओके, सो कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। और आपको और इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए तो अपनी कैलकुलस वाली बुक है, कैलकुलस वाले कोर्सेज हैं, उन सबको आप ले सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। Let f and g from -1 to 2 defined to R be a continuous function which are twice differentiable on the interval -1 to 2. Let values of f and g at points -1, 0 and 2 be as given in the following table. F of x and g of x, x equal to -1, 3 and 0, x equal to 0, 6 and 1, and x equal to 2, it is 0 and -1. In each of the interval -1, 0, 0, 2, the function f minus 3g double derivative never vanishes. Okay, just never vanishes. Then correct statement is an R. F dash x minus 3 times g dash x is 0. F dash x minus 3 dash 0. The same term is 0 at exactly 3 solutions. One solution, different intervals, it is being mentioned. The question was asked in JEE Advanced 2015 पेपर 2 MCQ सेक्शन, जहां पर एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। मार्किंग स्कीम ऐसी है कि सही करोगे तो +4 है और गलत करने पर बाकी सारे केसेस में -2 है। कोई पार्शियल मार्किंग यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, विदाउट पार्शियल मार्किंग। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो सबसे पहले टॉपिक को आइडेंटिफाई करना किस चैप्टर की बात यहाँ हो रही है। बिकॉज डेरिवेटिव है तो क्लियर है डिफरेंशियल कैलकुलस का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली डिस्कशन आउट हो रहा है, एक सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन होंगे, ये सब डिस्कशन यहाँ पर है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात हो रहा है। यहाँ पर कुछ डेटाज हमें गिवन है फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स के, 3 जगह पर हमें गिवन है। ये जो डेटा हमारे पास है एफ डैश एक्स माइनस 3 टाइम्स जी डैश एक्स, तो यहीं से हम एक एच एक्स फंक्शन अज्यूम करते हैं। इसका इंटीग्रेशन बेसिकली एफ एक्स माइनस 3 टाइम्स जी एक्स हमने अज्यूम किया। ठीक, पूरा डिस्कशन -1 से 2 के बीच में है, तो फिर हम भी इंटरवल सबसे पहले जो इसकी डोमेन है वहीं पर पिक करते हैं। -1 से 2 में ये डिफाइन किए गए हैं, तो यही डोमेन हमने इसके लिए बनाई गई। सबसे पहले h ऑफ -1 बनाया, h ऑफ 0 और h ऑफ 2, जो टेबुलर फॉर्म में हमारे पास गिवन है। यहाँ आता है f ऑफ -1, 3 टाइम्स g ऑफ -1, डेटा पिक करेंगे, f ऑफ -1 पर वैल्यू 3 आती है, g ऑफ -1 पर वैल्यू 0 आती है, फाइनल आउटपुट आया 3। 0 पर रखेंगे, f ऑफ 0 माइनस 3 टाइम्स g ऑफ 0 आता है, 0 पर वैल्यू आता है 6 माइनस 3, g ऑफ 0 पर वैल्यू आती है 1। ये डेटा भी 3 बन गया आपके पास। आगे चलते हैं, आपके पास अगला डेटा 2 पर f ऑफ 0 का आप डेटा बनाइए। यहाँ से आपके पास g ऑफ 2 है, 2 पर डेटा हमने रखे 0 एंड -1। ठीक है, तो यहाँ पर अब f ऑफ 2 की वैल्यू है 0, यहाँ है 3, ये है -1, यहाँ आता है आपके पास है डेटा 3। इतना हमने रिजल्ट देखा तो पता चलता है जो कैपिटल H है उसकी तीनों डेटास पर -1, 0 एंड 2 पर डेटा 3, 3, 3 सेम आता है। अब यहाँ से बात कनेक्ट कर जाती है, समझ में आ जाता है कि ये रोलेस थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके ऊपर बेस्ड है, रोलेस थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि ये फंक्शन जो है दोनों कंटिन्यूअस और ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, तो फिर इन दोनों से मिला हुआ जो फंक्शन है एच एक्स भी कैसा होगा, इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस एंड ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। कंटिन्यूस भी होगा और ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन भी होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि हम इसको कैसे और सिंप्लीफाई करके बना सकते हैं। यहां हमने इसको बनाया। ठीक,
अब देखिए, अगर ये कंटिन्यूस और ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मैं यहाँ पर एच एक्स के बारे में एक एनालिसिस करना शुरू करता हूँ। यहाँ है -1, यहाँ है 0 और यहाँ थोड़ा दूर पर 2 रहेगा। अभी देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू 3 आती है, इसकी वैल्यू भी 3 आती है, इसकी वैल्यू भी 3 आती है। दे ऑल आर गेटिंग 3 वैल्यूज। तो आपको पता है रोलेस थ्योरम क्या करता है? फिर रोलेस थ्योरम क्या करेगा वो आप समझाइए। इन इंटरवल्स में रोलेस थ्योरम ये बात बता देगा, h डैश एक्स फ्रॉम रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट ये कि फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल हो और f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b अगर इक्वल हो जाते हैं, जो यहाँ पर हो रहे हैं इक्वल, तो उसके बीच में एटलीस्ट एक सॉल्यूशन आएगा, इतना हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें -1 दोनों पर वैल्यू 3 आती है, तो यहाँ पर आपके पास एटलीस्ट एक सॉल्यूशन आएगा। -1 0 है और यहाँ पर 2 है। सिमिलरली यहाँ ऑल्सो हमारे पास एक C2 रहेगा जब ये 0 रहेगा, करेक्ट, C2 रहेगा। लेकिन यहाँ पर अब आगे एक इंफॉर्मेशन पता है क्या, कि जो इसका डबल डेरिवेटिव बनेगा ना वो कभी 0 नहीं आता है। कब 0 नहीं आता है? -1 से 0 और 0 से 2 के बीच में। मैं कहना ये चाहता हूं कि हमारे पास ये रिजल्ट आया, ठीक। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो इसका डेरिवेटिव है f डैश एक्स माइनस 3 टाइम्स g डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एटलीस्ट 1x बिलोंगिंग टू -1 to 0, ये स्टेटमेंट है। फिर मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। सिमिलरली हमने देखा h ऑफ 0 जिसकी वैल्यू 3 है और h ऑफ 2, इन दोनों की वैल्यू भी सेम आती है। तो इसका जब हम डेरिवेटिव बनाएंगे f डैश एक्स माइनस 3 टाइम्स g डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एटलीस्ट 1x बिलोंगिंग टू 0 से 2। ये दोनों स्टेटमेंट आपके जो आए हैं रोलेस थ्योरम से हम ये बात लिख पा रहे हैं। ये दो पूरे स्टेटमेंट किससे लिखे गए हैं? रोल्स थ्योरम से। पर क्या है ना, इस रोलेस थ्योरम में इसमें एक बात एडिशनल है, ये एटलीस्ट की बात करते हैं और ऑप्शंस में हमारे पास एग्जैक्टली बात हो रहा है। देखिए एग्जैक्ट एग्जैक्ट एग्जैक्ट, तो मतलब रोलेस थ्योरम के साथ साथ कुछ और भी लगेगा। तो कुछ और इंफॉर्मेशन भी हमें चाहिए। क्या इंफॉर्मेशन है? वो लिखा हुआ कि -1 से 0 है और 0 से 2 के बीच में इसका जो डबल डेरिवेटिव है वो कभी भी 0 नहीं आएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ इसके डबल डेरिवेटिव की तरफ बढ़ता हूँ, मैंने यहाँ पहुँचा, यहाँ 2 है, यहाँ -1 है, यहाँ 0 है। ये इस पूरे रीजन में कभी भी 0 नहीं होगा, ये यहाँ भी कभी भी 0 नहीं होगा। लेकिन क्योंकि इसके बीच में कम से कम एक बार 0 आएगा, कम से कम उधर एक बार 0 आएगा, इन दोनों के बीच में रोलेस थ्योरम फिर से लग जाएगी, क्योंकि ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। तो रोलेस थ्योरम जब यहाँ लगेगी तो इनके बीच में कम से कम एक बार 0 आना चाहिए, डबल डेरिवेटिव। लेकिन हमें मना किया है कि डबल डेरिवेटिव यहाँ और यहाँ तो 0 नहीं है, तो फिर कौन सा पॉइंट बचा जहाँ 0 हो सकता है? यहाँ से यहाँ मना कर दिया है, यहाँ से यहाँ मना कर दिया है। तो रोलेस थ्योरम ये कहता है कि अगर h डैश C1 अपने पास 0 है और इसकी वैल्यू h डैश C2 के बराबर है, ये C1 C2 दो पॉइंट लिए हैं, तो वापस से आपके पास रोलेस थ्योरम लगेगा। और रोलेस थ्योरम इस बात की गारंटी लेता है दैट देयर इज एन एटलीस्ट 1c जहां पर बिलोंगिंग टू C1 एंड C2, जहां पर इसका डबल डेरिवेटिव 0 आएगा। लेकिन डबल डेरिवेटिव कहां पर 0 नहीं है वो आप देखिए, बट डबल डेरिवेटिव तो इसका 0 ही नहीं है जब x की वैल्यू -1 से 0 है और 0 से 2 है। तो फिर हमें कम से कम एक पॉइंट चाहिए। तो कौन सा वो पॉइंट बनेगा? आप -1 से 0 में नहीं आ सकते, 0 से 2 में नहीं आ सकते, पर एक बार तो आएगा। तो फिर वो पॉइंट आपके पास से 0 बनेगा, जिसका मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट तो लाना ही पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव इसका 0 पर होगा, क्योंकि फंक्शन जब भी कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होगा और अगर वो f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b है, वैल्यू सेम आती हैं, रोलेस थ्योरम फिर कभी गलत नहीं हो सकती। तो फिर इस इंटरवल में 0 नहीं है, इसमें 0 नहीं है, तो फिर वो 0 पर आएगा। ओपन इंटरवल लिखा हुआ है तो 0 पर वो डेटा निकल के आया। यहाँ तक बात क्लियर हुई। मैं वापस से समराइज करता हूँ और एग्जैक्टली वाली पॉइंट पर अभी हम आ जाएंगे। फंक्शन, अगर सारी बात भूल जाइए,
ध्यान से सुनिए, रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। पहली बात तो पता नहीं चलता है कि क्वेश्चन रोलेस का है, ये जेई मेंस में नहीं है, ये टॉपिक अब रिसेंटली जेई एडवांस के अंदर ही है ना। अच्छा टॉपिक है। क्या होता है कि फंक्शन अगर कंटिन्यूस हो, डिफरेंशिएबल हो और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी अगर है, तो फिर उसकी इंटरवल के बीच में कम से कम एक एटलीस्ट डेरिवेटिव उस जगह पर जीरो आता है, एटलीस्ट वन टाइम, कम से कम एक बार। ये स्टेटमेंट था। यही फंक्शन कैसे अज्यूम किया गया, चारों ऑप्शंस में लिखा हुआ था। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है यहाँ से। कॉम्प्रिहेंसिवली सारी बात को सुनिएगा। इसको मैंने देखा कि इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट करके ये बना दिया और ये डेटा था। ये डेटा कुछ इस तरीके से डिजाइंड है इनके साथ कि इन तीनों की जब इन तीनों पर डेटा निकाला जाता है तो आउटपुट सेम आता है, 3 3 3, तीनों पर सेम आ गया। तीनों पर सेम आ गया तो फिर रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल हो गया कि आपके -1 और 0 दोनों पे 3 3 डेटा आता है, यहाँ भी 3 है, तो रोलेस थ्योरम कहेगा कि इनके बीच में एटलीस्ट एक बार 0 आएगा, यहाँ भी एक बार 0 आएगा। ये मैंने लिखा भी सही कि हमारे पास ये डेटा 3 आता है तो रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है, कम से कम एक बार 0 और कम से कम एक बार 0 यहाँ भी आया। ठीक बात बनी। अब अगर ये दोनों 0 हैं तो फिर से सेम हो गए हैं, फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, एफ और जी दोनों ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, तो ऐड और सब्सट्रैक्शन से बने हुआ फंक्शन भी ट्वाइस डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पर फिर से रोलेस थ्योरम लगेगी। पर मना किया है कि -1 से 0 और इसके बीच में 0 नहीं है, तो इसका 0 पता चल गया, 0 पर है। अब सुनिए, हमने यहाँ पर वर्ड लिखा एटलीस्ट। क्या लिखा है? एटलीस्ट। अगर ये एक से ज़्यादा बार यहाँ पर होता, सपोज कीजिए C3 पर भी ये 0 आ जाता, एक से ज़्यादा बार अगर होता, तो फिर इन दोनों में रोलेस थ्योरम लग जाती और इन दोनों में रोलेस थ्योरम लगती, फिर तो 100% बात है कि यहाँ पर 0 आना कंपलसरी था। अगर ये एक से ज़्यादा बार यहाँ 0 होता है, अगर -1 से 0 के बीच में, तो ये 2 पॉइंट पर 0 अगर आ गया तो फिर रोलेस थ्योरम कंफर्म करेगा कि इनके C1 C3 के बीच में कम से कम एक बार 0 आना चाहिए। कौन? इसका डेरिवेटिव। बट मना क्या है कि डबल डेरिवेटिव, तो इसके अंदर कहीं पर भी 0 नहीं आएगा। इसका मतलब ये -1 से 0 के बीच में एक से ज़्यादा बार एक से ज़्यादा बार 0 लाता ही नहीं है, क्योंकि अगर इसका -1 से 0 के बीच में एक से ज़्यादा 0 आ गए तो फिर उन दोनों में रोलेस थ्योरम लग के मिनिमम हमारे पास एक और बन जाएगा। पर मना किया है कि -1 से 0 के बीच में हमारे पास कोई इसके वैल्यू 0 नहीं आने वाली। दैट मीन्स कि ये जो एटलीस्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये एटलीस्ट सिंगल टाइम ही रहेगा। ये जो एटलीस्ट हमने लिखा है ये सिर्फ एग्जैक्टली 1 है, क्योंकि अगर ये एक से ज़्यादा हो गया, आप समझ पा रहे हैं, अगर एक से ज़्यादा बार इस इंटरवल में 0 हो गया, 2 बार हो गया, तो वहाँ रोलेस लगेगा और एक बार डबल डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, जो कि मना किया हुआ है। सिमिलरली यहाँ भी अगर ये एक से ज़्यादा बार 0 यहाँ आ गया तो फिर जैसे रोलेस थ्योरम यहाँ लगेगा तो 0 से 2 के बीच में भी डबल डेरिवेटिव एक बार 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर भी ये एटलीस्ट वाले जो हैं ये दोनों आपके एग्जैक्टली में चेंज हो जाएंगे, एक से ज़्यादा बार पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव नॉन जीरो बोला गया है इस इंटरवल में। तो फिर कहानी ये बनी कि -1 से 0 ओपन और 0 से 2 ओपन में आपके पास 2 आएंगे, यहाँ लिखा गया है 3 आएंगे, गलत है। -1 से 0 के बीच में एग्जैक्टली 1 होगा, यस। और देखिए 0 से 2 के बीच में भी एग्जैक्टली 1 होगा, करेक्ट बात है। यहाँ लिखा है एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन होंगे -1 से 0 के बीच में, गलत बात है। क्योंकि अगर 2 0 हो गए, सोचिए अगर 2 0 आ गए -1 से 0 के बीच में तो फिर प्रॉब्लम है। फिर समझा देता हूँ ये बात मैं आपको। अगर मैं ये बात समझूं कि जो h' है, यहां अगर ये 2 बार 0 आ गया तो फिर रोलेस थ्योरम आपके एप्लीकेबल हो जाएगी। ये वापस से आपको मैं समझा रहा हूं ताकि आप समझें। ये नॉन जीरो है और अगर ये 0 हो गया तो फिर ये 0 आ जाएगा, जो इसका कॉन्ट्रडिक्शन है, मना किया हुआ है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सिर्फ आपके पास आंसर्स आएंगे BC। ये पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है। हम फाइनली आंसर्स मार्क करेंगे यहाँ पर BC। अब मैं आपको इसकी मार्किंग स्कीम बता देता हूँ।
2015 में कोई पार्शियल मार्किंग नहीं थी। अगर आपने सिर्फ बी मार्क किया तब भी आपको -2 मिलेगा। आपने प्लस सी सिर्फ सी मार्क किया तब भी आपको -2 मिलेगा। पार्शियली मार्किंग में अगर आज की जो टाइम पे पूछा जाता है तो आपको मार्क्स मिलते हैं। 2015 की मार्किंग स्कीम ऐसी थी कि पार्शियल मार्किंग नहीं थे। तो समझिए, एक तो क्वेश्चंस अच्छे अच्छे, ऊपर से मार्किंग स्कीम ऐसी कि बिल्कुल डेडली कॉम्बिनेशन था। तो स्टूडेंट्स ने कितने परेशानी वहाँ पर उठाई होगी, लेकिन फिर भी जितने स्टूडेंट्स उनको सेलेक्ट करने होते उतने वो ले ही लेते हैं। लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट, जो मेहनती स्टूडेंट होता है, वो कहीं ना कहीं ट्रैप में फंस ही जाता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। इसीलिए हम चाहते हैं जो भी जेई एस्पिरेंट्स हों, जब भी आप जेई एडवांस का मॉक टेस्ट भी ट्राई करते हैं, उसकी मार्किंग स्कीम के हिसाब से ही अपनी स्ट्रैटेजी बनाए कीजिए। ऐसे सरप्राइजेस जेई एडवांस वाले हमेशा देते हैं। और मैथमेटिक्स में इन सब चीज़ों को आपको रोलेज थ्योरम इन सब की और प्रैक्टिस करनी है, और एमसीक्यूज क्वेश्चन की बेसिकली और प्रैक्टिस करनी है, तो आप मेरी कैलकुलस वाली बुक लीजिए। वहाँ पे आपको ऐसे काफ़ी सारे सवाल देखने को मिलेंगे। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। Let fx is 7 times 10 power 8x plus 7 times 7 power 6x minus 3 times 10 power 4x minus 3 tan square x for all x from minus pi by 2 to pi by 2. Then find the correct options इनके बीच में कौन सा है। दो ऑप्शंस में fx का इंटीग्रेशन है 0 से pi by 4, और दो ऑप्शंस में x fx का इंटीग्रेशन हमसे पूछा गया है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस 2015 पेपर 2 के अंदर। डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। मार्किंग स्कीम ऐसी है कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट है, सही करोगे तो +4 है, बाकी सारे केसेस में -2 अगर आपने अटेम्प्ट किया। देयर वाज नो पार्शियल मार्किंग। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं कैसे इसको हम एड्रेस करें। तो सबसे पहले वहाँ चलते हैं जहाँ पर हमसे fx का इंटीग्रेशन पूछा गया है। तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा हम देखना चाहते हैं कि क्या लिखा गया है। तो आप अगर देखें यहाँ से, तो मुझे 7 10 पावर 6 में कॉमन ले सकता हूँ, तो ये tan स्क्वायर x प्लस 1 मेरे पास बनता है। यहाँ पीछे वाले के अंदर भी दोनों टर्म्स में अंदर मैं 3 tan स्क्वायर x कॉमन लेता हूँ, ये tan स्क्वायर x प्लस 1 आपके पास लिखा गया है। ठीक, तो अगर हम इस एक्सप्रेशन fx को देखें, यहाँ पे आपके पास से 3 tan स्क्वायर x आपके पास लिखा गया है, tan स्क्वायर x प्लस 1 आपके पास है, 7 10 पावर 6 से 3 tan स्क्वायर x आपके पास है। डेटा यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर ये डेटा है, यहाँ से डेटा आपके पास बनेगा sec स्क्वायर x। ठीक, चलिए इंटीग्रेशन शुरुआत करते हैं। डेटा है 0 से लेके π/4, यहाँ है आपके पास 0 से π/4, 7 आपने लिखा, यहाँ से ये डेटा अपने पास बन जाएगा। पुट करते आपके पास tan x की वैल्यू t आती है, sec स्क्वायर x dx का वैल्यू dt आता है। 0 पर वैल्यू 0 आती है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 आती है। 7 आपके पास है, t पावर 6 है, 3t स्क्वायर है, और ये dt आपके पास से बन जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे, t पावर 7 माइनस t पावर 3, 0 से 1 आपके पास आता है। फाइनली आपके पास से 0 आ रहा है, तो 0 है इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू। b इज करेक्ट, d इज रॉन्ग। ठीक, आगे बढ़ते, क्या चाहते हैं आगे वो देखिए। अब हम चाहते हैं इंटीग्रेशन किया जाए 0 से π/4। तो ये प्यार भरा क्वेश्चन है, कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि क्या बात इसकी की जाए। यहाँ पर अगर हम देखें तो वी कैन टेक x एज अ सेकेंड फंक्शन एंड दिस एज अ सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन x को लेते हैं। फ़ायदा क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन अगर हम लेंगे तो जब आइलेट लगाएंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, तो x सेम रहेगा, आपके पास इंटीग्रेशन रहेगा fx का, फिर यह लिमिट्स रहेंगे 0 से π/4, माइनस 0 से π/4, x का डेरिवेटिव दैट इज 1, फिर इंटीग्रेशन fx dx, फिर जो डेटा बनेगा उसका इंटीग्रेशन।
हमें यहाँ पर एक तरीके से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है एफ की। तो एफ का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अगर आप देखें तो ये रहा आपके पास, एफ का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ये रहा लिमिट्स लगाने के पहले, और टी को आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास रहेगा 10 पावर 7x माइनस 10 पावर 3x, ये डेटा है 0 से π/4। आगे हम पहुँचे, ठीक है, यहाँ से हमने इसको देख लिया कि ये है कहानी, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ये है, या मैं इसको और बेटर यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि अगर हम एफ का dx इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास 10 पावर 7x माइनस 10 पावर 3, ये हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो यही डेटा आपके पास यहाँ बनेगा। तो यहाँ पर भी क्या है ना, कई स्टूडेंट फंस जाते हैं, वहाँ डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन रखना है और वो ये डेटा रख रहे होते हैं 0 डायरेक्टली, ठीक है, या कुछ और नंबर रखने की सोचेंगे बीच में। थोड़ा सोचते हुए चलिए कि क्या बात है, ये यहाँ पर अभी हम इंडेफिनेट वाला रखते हैं तो एक्सप्रेशन को पहले रखेंगे। चलिए π/4 रखेंगे अगर आप, तो आप देखिएगा क्या बात बनेगी। यहाँ पहला वाला π/4 बनेगा, 10 π/4 1 होता है और ये भी 1 होता है, 0 यहाँ है, ये भी 0 आता है। यहाँ आपके पास आता है 0 से लेके π/4। यहाँ अगर हम देखें आपके पास से 10³ आता है और 10 पावर 4 बनेगा आपके पास से। ये डेटा आपके पास बन गया 10² x माइनस 1, 10² x प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास तब देखेंगे कि 0 से π/4 x f(x) dx अपने पास क्या बनता है। ये वाला डेटा 0 है, यहाँ भी 0 है, सामने माइनस आएगा और इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन 0 से π/4 10³ x लिखा हुआ है, 10² x माइनस 1 भी है, और आगे आपके पास है 10² x प्लस 1 जो बन जाएगा sec² x। ये डेटा बनेगा। अब ये इंटीग्रेशन करना है, हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा 10x को t, तो फिर अपने पास sec² x dx जो है वो dt में चेंज हो जाएगा। माइनस साइन है, 0 पर 0, π/4 पे 1 है, यहाँ पे आपके पास लिखा गया है t³, ये है t² माइनस 1 और ये आपके पास है dt बन जाएगा। 0 to 1 मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास डेटा बनेगा t³ माइनस t पावर 5 dt आपके पास है डेटा बनता है। ठीक, इंटीग्रेट करते हैं, आपके पास आगे का आउटपुट आएगा t पावर 4/4 t पावर 6/6, 0 से 1 में आप डेटा रखिए। यहाँ आपके पास 12 आप एलसीएम ले सकते हैं। फाइनली आंसर इज कमिंग एज 1/12। 1/12 आपके पास से आंसर बना। ए ये आंसर नहीं है, और बी और डी में हम पहले डिसाइड कर चुके हैं कि बी और डी में आपके पास से कौन सा आंसर करेक्ट है, बी। तो फाइनल आंसर अगर हम देखें तो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है ए बी। ए बी इसका फाइनल आंसर है। क्या है? ए बी इसका फाइनल आंसर। तो वी आर गोइंग टू मार्क ए बी एज द फाइनल आंसर। थोड़ा सा मैं आपको मार्किंग स्कीम के बारे में बता दूं कि यहाँ पर कोई पार्शियल मार्किंग 2015 के अंदर नहीं थी। तो अगर इन केस आपने ए बी में से अगर ए बी मार्क करोगे तो +4 था, अगर पार्शियल मार्किंग नहीं है तब मैं समझा रहा हूँ। अगर आपने ए ओनली भी मार्क किया तो पार्शियल मार्किंग में आपको मार्क्स मिलते हैं, लेकिन पार्शियल मार्किंग नहीं है तो उस केस में आपको -2 मिलेगा इसके अंदर। अगर आपने बी ओनली मार्क किया तो भी आपको -2 मार्क्स मिलने वाला था। इस पेपर का ऐसा पेपर कोड था, इंटीग्रेशन वगैरह सब सेम रहते। तो यहाँ ये समझने की बात है कि मार्किंग स्कीम हैज़ अ वेरी क्रूशियल रोल कि आपके कैसे मार्क्स आएंगे। तो एक्यूरेसी यहाँ पर बहुत क्रूशियल बन जाती है। आप एग्जैक्टली ये भी मार्क करोगे तब +4 है। तो 2015 के साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये हुआ था। उसके बाद गोइंग फॉरवर्ड सभी में पार्शियल मार्किंग इनेबल हो गई थी, तो वहाँ पर -2 की पेनल्टी इतनी ब्रूटल नहीं थी। अगर आपको ऐसे और क्वेश्चंस करने हैं, उसमें एक्सपर्टीज लानी है, देन यू कैन ज्वाइन माय कैलकुलस कोर्स एंड यू कैन रेफर टू द माय कोड कैलकुलस वाली जो बुक है उसको आप रेफर कर लेते हैं। बस पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, थिंग्स विल बी ऑन पॉजिटिव साइड, कीप लर्निंग।
Let f dash x is written as 192x cube upon 2 plus sine power 4 pi x for all x belongs to real number. F of half value is 0 and integration from fx ds from half to 1 is from greater than or equal to small m and lesser than or equal to capital M. Then finding the possible values of small m and capital M. This question was asked in JEE Advanced 2015 paper 2. MCQ कैटेगरी के अंदर पूछा गया है जहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। ये वही साल है जब वहाँ पर कोई पार्शियल मार्किंग नहीं थी। जो आपका आंसर आएगा वही मार्क करोगे तब +4 मिलेगा। बाकी सभी केसेस में अटेम्प्ट में आपको -2 की पेनल्टी यहाँ पर अवेलेबल थी, सही करने पर +4। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। डेफिनेट के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया है फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से बताऊँगा। पहला वो सॉल्यूशन है जिसमें हम इसको सॉल्व करेंगे और सेकंड वाला जो सॉल्यूशन है वो स्मार्ट है। ठीक है, और जनरली आपको जो दोनों मेथड समझ में आएंगे कि कैसे इसको मैं अप्रोच करता हूँ। सो वेट फॉर सेकंड मेथड ऑल्सो। सो लेट्स फर्स्ट प्रोसीड फॉर द फर्स्ट मेथड। जब हम किसी फंक्शन को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते तब हमारे पास इसको एस्टिमेट किया जाता है कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ किसके बीच में होगी, कि ये m से लेके कैपिटल M के बीच में रहेगा। इसको बोला जाता है, दिस टॉपिक इज नोन एज एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल्स। जब हम उसका एग्जैक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मैं आपको इसके 2 मेथड्स बताऊंगा, तो ध्यान से सुनते चलिएगा। हम चाहते हैं कि fx का इंटीग्रेशन हो, हमारे पास f डैश x लिखा गया है। आप देखिए यहाँ पर जो डेटा हम बात करने वाले हैं, चाहे x की वैल्यू पूरे r में आप घुमा दीजिए कितना भी हो, जो साइन पाई एक्स होने वाला है इसकी वैल्यूज आपको पता है -1 से 1 के बीच में रहती है। और अगर आपने इसी में पावर 4 कर दिया इसका, तो फिर इसकी वैल्यूज जो है वो 0 से 1 के बीच में रहेंगी। बाउंडेड फंक्शन होता है, फाइनाइट वैल्यूज के बीच में रहता है। इवन पावर्स करोगे तो नेगेटिव वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। हमें इंटीग्रेशन देखिए एक स्मॉलर वैल्यू ग्रेटर वैल्यू दोनों चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको यहाँ पर एड्रेस करूँगा। तो जो f डैश x हमारे पास लिखा है वो है 192x क्यूब अपॉन 2 प्लस साइन पावर 4 पाई x आता है। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस क्या होने वाला है। मैं न्यूमरेटर को सेम रखूँगा। मैथ्स का ये रूल है कि अगर हम छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू ज़्यादा आती है, और अगर ग्रेटर नंबर से डिवाइड करेंगे तो फिर वैल्यू कम आती है। तो यहाँ 0 मिनिमम है, तो पहले मैं यहाँ पर 0 रख लेता हूँ ताकि 2 से डिवाइड होगा। और वहीं अगर मैं यहाँ डिस्कशन करूँगा तो यहाँ अगर 2 + 1 हो गया तो 3 से डिवाइड करूँगा तो वैल्यू कम आएगी। जैसे आपके मार्क्स हैं टेस्ट में जो भी आए, मैं कहता हूँ आपके मार्क्स पहले मैं 2 से डिवाइड करता हूँ और आपके मार्क्स को या फिर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, तो आपको पता है जब 3 से डिवाइड करूँगा तो आपके मार्क्स और कम हो जाएंगे। आपके 90 मार्क्स आए हैं, मैंने 2 से डिवाइड किया तो 45 आता है, 3 से डिवाइड किया तो 30 आएगा, 30 कम होता है, तो 3 से डिवाइड करूँगा तो वैल्यू कम आएगी। तो हमने भी यहाँ पर कोशिश की कि 2 तरीके से फंक्शंस यहाँ पर बनाए गए। प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 3 से डिवाइड अगर हम करने इसको चलते हैं तो आपके पास यहाँ पर 6 आता है, 18 और ये यहाँ पर 4 बनता है। 64x क्यूब आपके पास है, यहाँ आपके पास है f डैश x। यहाँ आप 2 से इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो ये आपके पास है 96 आपके पास से डेटा बनेगा। बनी बात, ये हमारे पास से एक इनइक्वलिटी हमने यहाँ पर बना ली। हम चाहते हैं कि वहाँ fx आए, तो हमने दोनों साइड इंटीग्रेशन करना शुरू किया। क्या हमें f1 की कोई वैल्यू मालूम है? जी, हाफ पर पता है, तो फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। इनडेफिनेट आप इनइक्वलिटी पे नहीं कर सकते हो। तो मैं यहाँ इंटीग्रेट करने लगा हाफ से लेके x के बीच में। यहाँ 96x पावर क्यूब है, यहाँ dx है। हाफ से लेके x के बीच में आप इंटीग्रेट करेंगे, हाफ से लेके x के बीच में आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे। तो गए इंटीग्रेशन करने, जी चलते हैं। 64 पहले लिखा हुआ है, आपके पास है x पावर 4/4 आ जाएगा। यहाँ हाफ है, यहाँ x आएगा, क्योंकि हम भी सारा डिस्कशन हाफ के आगे ही कर रहे हैं तो हमने हाफ से x ले लिया। यहाँ f डैश x का इंटीग्रेशन आपको पता है fx आ जाएगा, 1/2 है, x बना। यह 96 है, आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो 96/4 x पावर 4 आपके पास 1/2 से x आता है। सिंप्लीफाई करते हैं, 4 से चला जाएगा 16 आपके पास से बनेगा।
और यहाँ पर भी ये 16 बनेगा। यहाँ है एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1/2। 4 से आपने कैंसिल किया, 24 आपके पास से आता है, एक्स पावर 4 है, 1/16 आपके पास आता है। ठीक, एफ ऑफ हाफ की वैल्यू आप निकाल दीजिए, ये रहा एफ ऑफ हाफ। एफ ऑफ हाफ की वैल्यू आपके पास से 0 है। ठीक, ये डेटा आपके पास बन चुका है। यहाँ 16 है, यहाँ 1/16 है। तो चलिए अब एफ एक्स पे हम आ चुके हैं। किस पर आ चुके हैं? एफ एक्स पर। अब हमारे पास दोनों साइड फंक्शंस भी हैं। अब हमें क्या कोशिश करनी है? फिर से इंटीग्रेशन करना है हाफ से 1। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। 16 बाहर रखते हैं, ये है 1/2 से 1। यहाँ है एक्स पावर 4 1/16 ब्रैकेट इंटीग्रेशन। आप यहाँ पहुँचेंगे हाफ से 1, ये आपके पास है एफ एक्स डी एक्स है। यहाँ आप पहुँचेंगे 24 आउटसाइड है, हाफ से 1 एक्स पावर 4 माइनस 1/16 डी एक्स। ये डेटा आपके पास से बनता है। ठीक है, चलिए इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ आएगा 16 एक्स पावर 5/5 माइनस x/16 1/2 से 1 इंटीग्रेशन। यहाँ है 1/2 से 1 एफ एक्स डी एक्स एंड दिस इज 24 एक्स पावर 5/5 माइनस x/16 1/2 से 1। हम यहाँ पर पहुँचे, डेटा बनाते हैं, देखते हैं क्या बात बनेगी। आप 1/5 तो रखेंगे ही, यहाँ से 1 माइनस 1/32 आपके पास से बनेगा, और 1 माइनस हाफ की वैल्यू 1 आती है, ये आपके पास से 32 बनेगा। इस इंटीग्रेशन का ध्यान रखेंगे। ये है 24 1/5 1 माइनस 1/32 माइनस 1/16 है, ये 1/2 भी यहाँ से जनरेट होगा। तो चलिए पहले इस डेटा को कंप्यूट कर लेते हैं, इस वाले डेटा को कंप्यूट कर लेते हैं। हमारे पास इंटीग्रेशन के बारे में आइडिया लग चुका है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो 32 मेरे पास कॉमन है, 32 बाहर लेंगे तो हाफ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ आपके पास बनने वाला है 31, 32 माइनस 1 इज 31। आप एलसीएम लेंगे 5 आएगा, डिवाइड बाय 5 भी आपके पास बन जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, है ना। यहाँ आपके पास एक इंटीग्रेशन है जो आपके पास 1/2 से 1 लिखा गया है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन है। यहाँ डेटा देखिएगा, ये 32 यहाँ भी मैं बाहर ले सकता हूँ, तो 24/32 अगर आप देखेंगे इस डेटा को भी हम कंप्यूट करेंगे। यहाँ 31 बनेगा, माइनस आपके पास 5 आएगा, डिवाइडेड बाय भी 5 आपके पास आने वाला है। ठीक, आगे चलें, इसको देखिए। ये 27, अगर 5 यहाँ से हटाते हैं तो 26 आता है, 26/10 बन जाएगा। सो आई एम गोइंग टू हैव इट एज 26/10। यहाँ से डेटा बनना चाहिए। तो पहला वाला डेटा बना मेरा इंटीग्रेशन में इस वाले साइड का, यहाँ पर। तो टाइम पूरा लेना है और उसके बाद ही इसको सॉल्व करने की तरफ लेकर जाना है। द फर्स्ट डेटा इज कमिंग एज 26/10, 26/10 एंड दिस इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 1/2 to 1 एफ एक्स डी एक्स। अब हम आगे वाले की बात करते हैं कि यहाँ क्या बना। 24/32 लिखा है, 8 से कैंसिल अगर आप करोगे ना इसको, तो 8 से 3 और ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा। 3/4 आपके पास से डेटा बनेगा, 3/4। आगे चलिए, यहाँ फिर से 26/5 आपके पास और आएगा, 26/5 और बनेगा। तो ठीक है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ ये कैंसिल होगा 13 टाइम्स, यहाँ 2 बनेगा। सो मेरे पास ये डेटा 39/10 आता है। तो आप थोड़ा देखिए, तो ये इंटीग्रेशन जो हम चाहते हैं ये 2.6 से लेके इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 3.9 के बीच में है। ये जो इंटीग्रेशन हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, इसकी वैल्यू आपने देखी अभी 2.6 से लेके 3.9 के बीच में है। ये बोलते हैं कि मिनिमम वैल्यू 13 है। 13 क्या है? तो 3.9 से कम है। तो ये ऑप्शन तो गलत है। मिनिमम वैल्यू आपकी 13 बताई जा रही है, नहीं, 3.9 से भी ये कम होगा। मैक्सिमम वैल्यू 0 बता रहे हैं, गलत बात है। मिनिमम वैल्यू ही 2.6 है, ये भी गलत ऑप्शन है। मैक्सिमम वैल्यू हाफ है, गलत बात है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इसकी मिनिमम वैल्यू 2 से ग्रेटर है, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। यहाँ देखिए, मिनिमम 1 मैक्सिमम 12, आप देखिए तो मिनिमम 1 बता रहे हैं, तो 1 तो इससे भी छोटा है। तो आप जानते हैं 1 से ग्रेटर 2.6 होता है। फिर आई हम लिख सकते हैं, यहाँ है 3.6 और ये 12, तो
12 3.9 से ग्रेटर है और 2.6 से 1 ग्रेटर है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि हम डी मार्क्स बता दें इसके अंदर कि किस इनइक्वलिटी को सॉल्व करता है, किस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है। तो जो मिनिमम आ रहा है हमारे पास 2.6 से, वो डेफिनेटली 1 से ग्रेटर है। 3.9 मैक्सिमम आ रहा है, वो 12 से कम है। तो हम डी ऑप्शन को यहाँ पर मार्क कर सकते हैं कि यस, वन पॉसिबिलिटी इज दिस। ऑप्शंस के हिसाब से बात बनेगी, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं एस्टिमेशन। एग्जैक्टली तो हम निकाल ही नहीं सकते। सबसे बेकार एस्टिमेशन क्या होगा कि हम ये बोल दें कि हाँ, इसका आंसर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में आएगा। वो भी एक एस्टिमेशन है ना। पर हमें क्या करना है, हमें क्लोज जाना है, क्लोज जाना है। तो यहाँ से हमने देखा 2.6 से तो ज़्यादा वैल्यू आएगी। यहाँ मिनिमम ही 13 बता रहे हैं ना, तो मैक्सिमम ही इसका 4 नहीं है, 4 से भी कम है। तो 13 कैसे होगा, ये बात गलत हो गई। यहाँ मैक्सिमम 0 बता दिया कि 0 तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी मिनिमम वैल्यू 2.6 आ रही है, तो वो भी गलत है। मैक्सिमम हाफ बताया जा रहा है कि हाफ से आगे नहीं जाएगा, मिनिमम 2.6 है, ये भी गलत है। तो इसके मैक्सिमम मिनिमम इसका सबसेट बनने वाले 1 से 12, ठीक है। मिनिमम देखिए 2.6 जो कि 1 से ग्रेटर है, 13 से कम है। तो यहाँ पर हमने इसको डी ऑप्शन से मार्क कर दिया। अब आती है बारी के साथ सेकंड मेथड बता दीजिए, जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि कोई और तरीका है इसका तो बताइए। तो चलिए सेकंड मेथड की हम बात करते हैं, कैसे हम इसको और फिगर आउट करते हैं। एग्जैक्टली तो डेटा हमारे पास ऐसे आए नहीं, पर जस्ट दिस इज द बेस्ट ऑप्शन जिसको सेटिस्फाई करता है। यहाँ पर fx का इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ f' मुझे दिया गया है। तो हम एक काम करते हैं, f' का एनालिसिस करने के लिए f" यहाँ पर निकालते हैं। f' का पैटर्न ढूंढना चाहता हूँ कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। यहाँ जब मैं गया तो फिर मेरे पास यहाँ डेटा है, ये है 2 + sin पावर 4 πx है, इसका बनेगा होल स्क्वायर। ये बनेगा 2 + sin पावर 4 πx, और फिर न्यूमरेटर वाला जो डेटा है वो है हमारे पास 192 × 3x का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये -192x³ रहेगा, और फिर आगे वाले का डेरिवेटिव जो है 0, आपके पास 4 आएगा, sin क्यूब बनेगा, πx आएगा, फिर पाई बन जाएगा। आपको sin x का डेरिवेटिव करना है, वो आपके पास है cos πx भी बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव का एनालिसिस यहाँ से शुरू हुआ। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास 2 + sin पावर 4 πx होल स्क्वायर, यहाँ दोनों जगह से अगर हम देखें तो मेरे पास 192x² में कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ आपके पास 3 आता है, 3 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 6 बनेगा। यहाँ 3 आता है, यहाँ पर sin की पावर 4 πx आता है, 192 कॉमन है, 3 इन दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा। आगे चलते हैं, 192 यहाँ है, x³ है, यहाँ x² है, एक x बचेगा, माइनस गए, वो x यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। डेटा बनता है 4 πx sin πx का क्यूब है, और cos πx भी हमारे पास यहाँ से बनता है। ये डेटा भी आपके पास आता है। अब आप इसका एनालिसिस कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। और हमें एनालिसिस का इंटरवल पता है, हाफ से लेके 1 के बीच में हमें इसका डिस्कशन करना है, ज़्यादा नहीं करना है, हाफ से 1 के बीच में करना है, इसके बीच में हमें इसका एनालिसिस करना है। तो यहाँ पर अगर हम इसका एनालिसिस देखें तो यहाँ पर किस किस का साइन हमें मालूम है, वो आप देखिए। दिस इज पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम, दिस इज अगेन पॉजिटिव, दिस इज अगेन पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम। यहाँ जो ये डेटा आपके पास ऊपर लिखा गया है, इसको अगर मैं देखूं तो यहाँ पर भी मैं इसको देखिए 6 तो पहले से लिखा गया है, और मैं यहाँ पर अगर sin क्यूब πx कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास बचता है 3 माइनस, यहाँ देखिएगा साइन ये कॉमन ले लिया है, 4 πx cos πx आपके पास डेटा लिखा गया है, ठीक। अब ये साइन के साथ मल्टीप्लाई में है ये सारी बातें, आप देखिएगा। अगर मैं 1/2 रखूँगा तो sin π/2 आ जाता है आपके पास, यहाँ आप 1/2 रखने जाएंगे ना तो cos π/2 0 बन जाएगा, आपके पास ये डेटा बनेगा जो पॉजिटिव रहेगा अगर मैं 1/2 रखता हूँ, ठीक है। तो अगर 1/2 रखा तो पॉजिटिव है, आप 1 रखिए तो sin पाई आता है, पूरा ही खत्म हो जाता है, sin पाई 0 होता है। सो दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो पॉजिटिव इस इंटरवल के अंदर। तो हमारे पास f" पॉजिटिव आ रहा है,
क्या मतलब हुआ? किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो जिस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव पॉजिटिव निकाला है मतलब वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। यहाँ डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हमारे पास आया है तो मैं यहाँ ये कहूँगा कि मेरा डबल डेरिवेटिव अगर इस इंटरवल में x की वैल्यूज़ अगर हाफ से लेके 1 के बीच में पॉजिटिव है तो हम ये कह सकते हैं कि f डैश x जो होगा वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। यस और नो? ये अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है, x की वैल्यू अगर 1/2 से 1 आपको अलाउड है और ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो f डैश हाफ, f डैश x और f डैश 1 ये डेटा फॉलो होगा कि डेटा आपके पास से फॉलो हो जाएगा। अब आप f डैश हाफ यहाँ पर निकालिए, कितना आता है डेटा, ये हम निकाल सकते हैं। ये डेटा हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये रहा, आप बनाइए। यहाँ पर 192 आता है, 1/8 आपके पास आता है, यहाँ 2 बनेगा, साइन π/2 की वैल्यू 1 आती है। f डैश x आपके पास है, 1 आप रखेंगे, 192 आपके पास है डेटा बनेगा, यहाँ 1 रखेंगे, साइन की वैल्यू 0 आती है। ये हमने f डैश 1 और इसका डेटा बनाया। सिंप्लीफाई करते हैं, क्या डेटा हम यहाँ से बना सकते हैं उस बारे में सोचते हैं। आप 8 से अगर इसको 16 बन जाएगा, 3 बनेगा, यहाँ से 3 से थोड़ा कैंसिल करते हैं, 8 से पहले डिवाइड कर लेते हैं। 8 से कैंसिल होगा, 2 टाइम 16 आएगा, 22 आपके पास बनेगा। लेट मी चेक इट वन मोर टाइम। 8 आपने कैंसिल किया 2 टाइम्स तो 16, 32 बनेगा 4 टाइम्स, 24 टाइम्स। 24/3 आपके पास यहाँ से डेटा आता है, ये है f डैश x। यहाँ आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 96 आपके पास आएगा। 3 से हमने इसको डिवाइड किया तो आपके पास 8 आता है। ये डेटा आपके पास 8 से लेके 96 आ गया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन करना आसान है। इंटीग्रेशन हमने किया शुरू किया 1/2 से 1, यहाँ 8 dx आता है, 1/2 से 1, 96 dx आता है, 1/2 से 1, यहाँ 8 बनेगा, x आएगा आपके पास से 1/2 से 1, यहाँ आएगा fx, ये है हाफ से 1, 96 x आता है, हाफ से 1 है, तो ये 1 क्रिएट होगा आपके पास, यहाँ से 4 आ जाएगा। अभी हम x तक चलते हैं क्योंकि हमें fx में इंटीग्रेट करना है, तो फिर 1 ना इंट्रोड्यूस करके हमें सब जगह इंटीग्रेशन 1 की जगह x रखना चाहिए। तो मैंने सब जगह फिर यहाँ पर x कर दिया। ठीक, चलिए तो अब आप देखिएगा क्या रिजल्ट अपने पास यहाँ पर बनना चाहिए ताकि fx सस्टेन करें, बने वहाँ पर। 8 आएगा आपके पास से, x माइनस हाफ आता है, ये आपके पास f ऑफ x आता है, यहाँ आपके पास f ऑफ हाफ आ जाएगा, ये 96 है, x माइनस हाफ मेरे पास डेटा बना। करेक्ट बात बनी। अब देखिए f ऑफ हाफ की वैल्यू 0 है, सो दिस इज 0, इसका डेटा 0 है। अब हमारे पास इंटीग्रेशन करना है हमें हाफ से लेके 1 के बीच में, तो हम पहुंचे यहाँ पर कि चलिए अब इंटीग्रेशन करते हैं हाफ से लेके 1 के बीच में। x माइनस 1/2 ये डेटा, हाफ से लेके 1 के बीच में fx dx आपने बना दिया। 96 आता है, हाफ से लेके 1 के बीच में x माइनस 1/2 dx आपके पास डेटा बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपके पास से 8 आता है, x का इंटीग्रेशन x²/2 है और x/2 आता है। x²/2 x/2 आपके पास बनेगा, लिमिट से हाफ से 1, 1/2 से 1, इंटीग्रेशन हाफ से 1 fx dx आपके पास बनेगा। हाफ से 1 इंटीग्रेशन बन गया, यहाँ है 96, फिर x का डेटा बनेगा आपके पास है x²/2, यहाँ है x/2, हाफ से 1, ये डेटा आपके पास बना। चलिए भाई यहाँ बनाइए, क्या बात बनेगी। एक तो 2 को हटा दीजिए, 4 आता है, 1 माइनस 1 बनेगा, 1/4 माइनस 1/2 भी आता है आपके पास से,
2 कॉमन ले लिया, कैंसिल किया, 1 माइनस 1, 1/4 माइनस हाफ, ये हम चाहते हैं निकल कर आए डेटा। यहाँ आप 2 हटाएंगे, आपके पास से 48 निकल जाता है, और यहाँ 1 माइनस 1 बनेगा, फिर वही 1/4 माइनस 1/2, डेटा बनाते हुए चलते हैं। 1 माइनस 1 इज 0, यहाँ आपके पास 1/4 आता है, ये 1 आपके पास से क्रिएट हो गया, fx dx। ये 48 है, 1 माइनस 1 आपका चला गया, 0 है, यहाँ आपके पास से प्लस 1/4 है, 1/4 से कैंसिल करेंगे, 12 आएगा, ये 1 आएगा। अब आपको मजा आया होगा कि सर एग्जैक्टली मिनिमा और मैक्सिमा मैच कर गया। यहाँ पर जो लिखा हुआ था M1 और कैपिटल M12, M1 कैपिटल M12, तो सेकंड मेथड आपको शायद लगेगा कि सर यहाँ एग्जैक्ट आ गया है। तो ब्रिलियंट सेकंड मेथड जो हमने डिस्कस किया, यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने क्या किया, डबल डेरिवेटिव निकाला और देखा ये पॉजिटिव है। तो क्लेम ये किया इसके बाद हमने कि एफ डैश एक्स जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हाफ पर इसकी वैल्यू 1 पर वैल्यू पर ये रिजल्ट रहेगा। यहाँ फिर इंटीग्रेशन किया, करते चले गए, एक्स को इंट्रोड्यूस किया, एक बार और इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पहुँच गए, एग्जैक्टली मैच कर गया। ये भी सही है, इसमें आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, लेकिन पहला वाला भी गलत बिल्कुल नहीं है। यहाँ हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को यूटिलाइज किया ही नहीं उसको, और हमने नए फंक्शन सोचे यूजिंग द बाउंडनेस ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स के हिसाब से हमने इसको सोचना शुरू किया, वहाँ से 2 फंक्शंस बनाए, फिर उसको इंटीग्रेट करते चले गए, तो हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज 2.6 से लेके 3.9 के बीच में इस इंटीग्रल को सस्टेन किया। वहाँ से भी हमने आंसर्स को बना दिया था कि डी ही इसका एक सूटेबल आंसर्स बनने के चांसेस हैं। और जो हमने सेकंड वाला पार्ट आपको सिखाया, सेकंड वाले पार्ट में जो मैंने आपको बताया कि भाई सेकंड पार्ट ये है कि आप एफ डबल डैश एक्स निकालिए जो कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स हमारे पास से इंक्रीजिंग हो गया है। इंक्रीजिंग है तो फिर हम ये बात कह सकते हैं कि इस केस में होगा तो इंक्रीजिंग में साइन चेंज नहीं होगा। डेटास निकाले, इंटीग्रेशन किया, फिर आपके पास डेटा बना, फिर एक और बार इंटीग्रेशन किया, और आपके पास एग्जैक्टली स्मॉल m कैपिटल M दोनों निकल के आ गए। तो हमारे पास A गलत, C गलत, D गलत, और D आपके पास करेक्ट आंसर आएगा। सो फाइनली द D इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन MCQ में पूछा जाए, एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं और इसका आंसर सिंगल करेक्ट आया। ब्रिलियंट क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ये वन ऑफ द टॉप क्लास क्वेश्चन पूछा गया है जो JEE एडवांस 2015 के अंदर। इस साल इंटीग्रेशन के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे गए थे और सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ इजी भी थे, कुछ बहुत बेहतरीन थे। तो एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन के हिसाब से। आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके पास मटेरियल की कमी है या कॉन्सेप्ट्स की वीकनेस रही है तो आप मेरे थ्योरी लेक्चर्स और जो हमारी कैलकुलस वाली बुक है वहाँ से आप इसको देख सकते हैं और देखते रहिए, सीखते रहिए। डेफिनेटली आपके लिए जो आपकी प्रिपरेशन है वहाँ पर हमें एडवांस तक ले जाने के लिए कुछ नई चीज़ें लगेंगी। इन्वेस्ट इन दोज थिंग्स। बाकी मैं आपको ही सही मैथमेटिक्स पढ़ाने और सिखाने के लिए। कीप लर्निंग। Let N1 and N2 be the number of red and black balls respectively in box 1 and N3 and N4 be the number of red and black balls respectively in box 2. Then it's a comprehension which we are going to discuss. 2 questions are based on it. One of the 2 boxes, box 1 and box 2, was selected randomly. A ball was drawn randomly out of this box. The ball was found to be red. Then the probability red ball was drawn from the box 2 is 1/3. This question is a comprehension asked in JEE Advanced 2015 paper 2 and here marking ऐसा है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। कॉम्प्रीहेंशन तो है ही सही, साथ में साथ आपके पास मोर देन 1 ऑप्शंस भी करेक्ट है। ठीक है, तो 1 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस। और मार्किंग स्कीम की भी बात कर ले, जैसे MCQ 2015 में पूछे गए थे, सही करने पर +4 है और -2 की यहाँ पर पेनल्टी है, -2 की। कैसे? अगर एक भी केसेस में आपने अगर इसको गलत मार्क कर दिया है तो आपको -2 मिलेगा, पार्शियल मार्किंग नहीं है। सीक्वेंशियली आगे बढ़ते हैं और इन पर्टिकुलर कॉम्प्रीहेंशन को स्टडी करते हैं कि क्या यहाँ पर पूछा गया है। बहुत सारे स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी चैप्टर से डरते हैं, सोचते हैं कि ये चैप्टर तो हमसे कभी समझ में आएगा ही नहीं, लेकिन आप इस सवाल को देखिएगा
कितना फेयरली सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि एवरेज लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, जो अगर स्टूडेंट पढ़ता तो इसको बना कर आ सकता था। और 4 and 4 8 मार्क्स की ये बात है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि आप हमेशा हर चैप्टर को ऑलमोस्ट ठीक ठाक लेवल तक कवर करने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि पता नहीं एग्जाम में कौन से टॉपिक से किस लेवल का क्वेश्चन आ जाए। हमारे पास क्या है, 2 बॉक्सेस हैं, आप ध्यान से देखिए। दिस इज बॉक्स 1, जिसकी क्या सिचुएशन है हम देख लेते हैं। सो मैं क्लियरली यहाँ मेंशन करता हूँ। सो लेट्स से द बॉक्स 1 के अंदर क्या सिचुएशन है। सो लेट्स मार्क इट। N1 हमारे पास यहाँ पर रेड बॉल्स हैं, और जो N2 है वो अपने पास से ब्लैक वाला बॉल्स है। फिर हम आते हैं तो बात करते हैं बॉक्स नंबर 2 का। बॉक्स नंबर 2 में फिर से हमारे पास अगर हम देखें N3 N4 है, जिसमें N3 आपके पास से रेड कलर का बॉल है, और जो N4 है वो आपके पास से ब्लैक कलर का बॉल है। ठीक, ये सिचुएशन दी गई है। ऊपर सिर्फ इतना ही बताया कि 2 बॉक्सेस है। आगे क्या किया है देखिए, वन ऑफ द 2 बॉक्सेस, बॉक्स 1 वाज सेलेक्टेड एट रैंडम। आप बॉक्स का सिलेक्शन रैंडमली करते हैं। ओके, सो लेट्स सी, आपने एक इवेंट बनाया, इवेंट E1, दैट मीन्स बॉक्स 1 इज सेलेक्टेड, एंड इवेंट E2, जिसमें हम बात करेंगे बॉक्स 2 इज सेलेक्टेड। क्योंकि यहां पर रैंडमली वर्ड लिखा हुआ है, तो दोनों के होने के चांसेस इक्वल हैं। E1 and E2 both are having equal chances, 1/2. A ball is drawn randomly out of this box. एक पहले बॉक्स को चूज करेंगे। तो पहले जैसे हम गए तो हमारे सामने 2 बॉक्सेस हैं, किसी भी एक बॉक्स को चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कहानी है। डायरेक्टली किसी एक बॉक्स पर जाएंगे, दोनों के इक्वल चांसेस हैं, हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी हो गई। फिर जिस भी बॉक्स पर हम जाते हैं, क्या हम चाहते हैं, तो हमें बिल्कुल हर क्वेश्चन को प्रोबेबिलिटी या पीएनसी के जो हो उसमें पूरा हमें उसके अंदर घुसना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि लाइक इवेंट मैनेजर आप उस इवेंट को कंडक्ट करवा रहे हैं। तो बस उसके साथ आत्मसात हो जाइए, सीखते हुए चलिए क्या बात चल रही है। आउट ऑफ दिस बॉक्स अ बॉल वाज फाउंड टू बी रेड। अच्छा, एक बॉल निकाला गया और वो रेड आ गया है। सो लेट्स कॉल दिस एज एन इवेंट ए। द रेड कलर बॉल इज ड्रॉन। ये हो चुका है, ये होने वाला एक इवेंट बनाया। प्रोबेबिलिटी दैट दिस रेड बॉल वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स नंबर 2, ये बात हम चाहते हैं। फिर पॉसिबल ऑप्शंस N1 N2 N3 N4 के बनाए गए हैं। पहले हम ये बात कर लेते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी की कि रेड बॉल निकाली जाए। क्या पॉसिबिलिटी है कि आप फर्स्ट बॉक्स पर गए हों, फर्स्ट बॉक्स पर जाने के बाद रेड कलर का बॉल आए, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी कि आप सेकंड वाले बॉक्स पर गए हों, सेकंड वाले बॉक्स में जाने के बाद आपके पास रेड कलर का बॉल आए। फर्स्ट वाला बॉक्स आप चूज करेंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी हाफ है। हाफ है तो आप पहुंच गए बॉक्स नंबर 1 पर। यहाँ आपके पास N1 प्लस N2 2 हैं, रेड कितने हैं, N1 है, ये डेटा बनेगा। फिर आपके पास 1/2 है, ये E2 है, आपके पास इसके भी इक्वल चांसेस हैं। यहाँ से आप रेड वाला चूज करते हैं, इसकी बात बनेगी N3, और ये बनेगा N3 प्लस N4। ठीक है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्वेश्चन ये है कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। हुआ ऐसा है कि ये हो चुका है, रेड कलर की बॉल बाहर आ चुकी, वाज फाउंड टू बी रेड, दिस हैज बीन डन, दिस इज बेस थ्योरम। अब बताइए कि ये अगर ये हो चुका है तो फेवरेबल बात क्या है, या तो बॉक्स 1 से आया होगा या बॉक्स 2 से आया होगा। हमें बोला गया है कि नहीं, ये सेकंड वाले बॉक्स से आया है, तो यहाँ पर हमारे पास फेवरेबल बन जाएगा सेकंड वाले बॉक्स की कहानी। सेकंड वाले बॉक्स से आया है तो फिर E2 से हुआ है, तो इसके फेवर में आएगा आपके पास 1/2 N3, एंड इट इज N3 प्लस N4 एंड डिवाइडेड बाय कंप्लीट, जो आपके पास लिखा गया है 1/2, इट इज N1 प्लस N2 प्लस 1/2, इट इज N3 प्लस N4। ये रिजल्ट आपके पास है, एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज गिवन एज 1/3। ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/3 गिवन है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए,
जैसे भी आप देखें हमें आंसर चाहिए। तो इस हाफ को हाफ से कैंसिल कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये डेटा आपके पास बनेगा 3 टाइम्स n3 अपॉन n3 प्लस n4, ये इधर मल्टीप्लाई होगा n1 प्लस दिस डेटा प्लस n3 अपॉन n3 प्लस n4। ये सिंगल टाइम है, यहाँ ट्रिपल टाइम्स है, एक बार कैंसिल होगा तो डबल आपके पास से बनेगा, ये डबल आपके पास से डेटा बन गया है। तो ये रिलेशन है जिसके बारे में हम बातचीत यहाँ पर करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। आप चाहें तो इसको और सिंपल कर सकते हैं, आप इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लीजिए, n3 प्लस n4 2 टाइम्स n3 कर लीजिए, यहाँ से भी n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 आ जाएगा। आप देखेंगे तो ये यहाँ से आप 2 को उधर ले जा सकते हैं, या फिर ये 1/2 प्लस n4 बाय n3 आपके पास डेटा बनेगा, यहाँ ये बनेगा 1 प्लस n2 बाय n1, ये डेटा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ से हम 1/2 लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लेंगे, रिलेशन तो अपने पास आ ही गया है। n4 बाय n3 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ से 1 आता है। ठीक है, और ये डेटा बनेगा आपके पास है 2 टाइम्स n2 बाय n1, ये डेटा है। अब जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है वहाँ पे आप सेटिस्फाई कर दीजिए। हमारे पास n2 n3 दोनों का जो रेशियो दिया है वो 3:3 दिया है, तो क्या हम ए ऑप्शन की बात करें इस हिसाब से? तो आइए मैच करते हैं, एक एक बात को मैच कर लेते हैं। पहला वाला अगर मैं रखना चाहूँगा तो उस रिलेशन को देखिएगा, n4 बाय n3, तो आपके पास से 15/5 आप करेंगे तो आपके पास से 3 आ जाएगा। यहाँ 1 प्लस 2 टाइम्स आप लिखेंगे n2 बाय n1 जो कि 1 आता है, 3 = 3 आता है, ए इज करेक्ट, ए इसको सेटिस्फाई करता है। बी की तरफ चलते हैं, आपके पास n4 बाय n3 है जो आपके पास है 50/10, 5 आता है। यहाँ 1 प्लस 2 टाइम्स आप लिखेंगे n2 बाई n3 जो कि है 6/3, तो आपके पास ये भी कितना 1 प्लस 2 and 2 4 बन गया है, 5 and 5 करेक्ट, बी ऑप्शन भी करेक्ट है। दो ऑप्शंस आपके करेक्ट आ गए। अब हम चलते हैं सी ऑप्शन की तरफ। सी ऑप्शन पे आप देखिएगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ सी ऑप्शन को, वहाँ मार्क कर लेता हूँ, सी ऑप्शन मार्क करते हैं। n4 बाय n3, तो आपके पास डेटा बनेगा 20/5, डेटा आता है 4, 20/5 डेटा इज 4। आपके पास सामने लिखा गया है 1 प्लस 2 n2 बाय n1 आपके पास है, n2 बाय n1 6/8 आपके पास आता है। ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। सामने वाला तो इंटीजर ही नहीं है, 3/4 3/2 प्लस 1 बनेगा, दिस इज रॉन्ग, सी इज नॉट सेटिस्फाइंग। डी की बात करते हैं, क्या डी वाली बात सही है? आइए मैच करेंगे। n4 बाय n3 अगर हम करके देखेंगे तो हमारे पास 20/5 आता है जिसकी वैल्यू 4 आती है। आगे मैच करते हैं, 1 है प्लस 2 है ना, आपके पास n2 बाय n1, ये रहा n2 बाय n1, अगर आप देखेंगे तो ये 12/6 आता है जिसकी वैल्यू 2 आती है, और यहाँ से पूरा डेटा 5 आता है पर ये 4 है, ये दोनों भी इक्वल नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल। तो फाइनली हमारे पास 57 के आंसर्स आने वाले हैं ए बी। ए बी हम मार्क करेंगे, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, एक कंडीशन निकल के आई, उसके हिसाब से इसका फाइनल आंसर ए बी निकल के आता है। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन है, एक सवाल और होगा इसका। अब हम सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पर अप्रोच करते हैं। तो जहाँ पूछा है बॉल इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम बॉक्स 1 एंड ट्रांसफर टू द बॉक्स 2। ठीक है, if probability of drawing a red ball from box 1 after this transfer is 1/3, then they are asking which of the following possible values of n1 and n2। अब क्या है वो समझिए, बॉक्स 1 से, तो पहले हम सबसे पहले बॉक्स 1 की सिचुएशन बनाते हैं कि बॉक्स 1 में क्या है। बॉक्स 1 में n1 आपके पास से रेड है और n2 आपके पास से ब्लैक बॉल्स है। ठीक है, ये हुआ बॉक्स 1 की सिचुएशन। दो केसेस बताए जा रहे हैं, दो पॉसिबिलिटीज होंगी। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बॉक्स 1। अब हमारे पास यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं है पिछले क्वेश्चन में जो था कि बॉक्स 1 चूज करें या बॉक्स 2 चूज करें, नहीं, हम सीधे ही बॉक्स 1 पर गए हैं और वहाँ से एक बॉल पिक किया है और उसको सेकंड वाले बॉक्स में ट्रांसफ़र कर देंगे।
तो यहाँ पर हम ये बात करते हैं, पहला वाला केस ये है कि रेड बॉल को ट्रांसफर किया गया है, रेड बॉल इज ट्रांसफर्ड। और दूसरा वाला केस ये है यहाँ पर पॉसिबिलिटी कि जो ब्लैक बॉल है दैट इज ट्रांसफर्ड, ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, अगर रेड वाला बॉल ट्रांसफर किया है तो आप बताइए अब बॉक्स 1 में क्या बचा होगा। इस रेड बॉल को निकाल के बॉक्स 2 में डाल दिया है, तो बॉक्स 1 के अंदर अब एक रेड बॉल कम हो गया होगा, करेक्ट। पर रेड को ट्रांसफर किया है तो ब्लैक वाला सिचुएशन तो सेम रहेगा। सेकंड सिचुएशन, ब्लैक बॉल ट्रांसफर किया है तो रेड की काउंटिंग सेम रहेगी, लेकिन ब्लैक वाले कम हो जाएंगे। ठीक है, ये बात बनी। आगे क्या चाहते हैं, जब हम इसको ड्राइंग करते हैं रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 1 आफ्टर दिस ट्रांसफर इज 1/3। जब ट्रांसफर हो गया है तो फिर बॉक्स 1 से रेड बॉल निकाला जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 हमें गिवन है। इस बात को समझिए, यहां हमें इवेंट्स बनानी होंगी। मैं यहां इवेंट x1 बनाता हूं। क्या आपने रेड बॉल को ट्रांसफर किया है, रेड बॉल इज ट्रांसफर्ड। ठीक, और इवेंट हम E2 बनाते हैं x2, दैट द ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड। तो यहां पर हमें बॉक्स नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, बॉक्स तो फर्स्ट में ही गए हैं। आप बताइए, जब यहां पर इस पिटारे में से एक बॉल निकाला जाएगा तो जो हाथ में आएगा वही ट्रांसफर होगा, रैंडमली करना है इस बात को। तो आपके पास रेड वाला ट्रांसफर हो इस बात के फेवर में कितने हैं, N1 है, और टोटल कितनी बॉल्स हैं, टोटल आपके पास है N1 + N2। तो आपके पास इस बात की प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट रेड बॉल ट्रांसफर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी टोटल बॉल्स N1 + N2 है, उसमें रेड N1 है, तो ये बन जाएगी। वहीं अगर हम ये बोले कि नहीं ब्लैक वाला ट्रांसफर हुआ है तो वो आपके पास बनेगा N2/N1 + N2, ये आपके पास से बनेगा। ठीक, इवेंट क्या है जो हम चाहते हैं, लेट्स से इवेंट बी जो है कि आफ्टर द ट्रांसफर, जब ट्रांसफर हो गया है तब जो बॉल हमने ड्रॉ किया है, पिक किया है, वो रेड कलर का होना चाहिए। कि आफ्टर द ट्रांसफर रेड बॉल इज ड्रॉन, बॉक्स चेक करिए कहां से निकाल रहे हैं, फ्रॉम बॉक्स 1 लिखा हुआ, बॉक्स 1 से निकाला है, क्योंकि हो सकता है बॉक्स 2 से भी निकाला जाता है उसमें जिसमें ट्रांसफर किया है। तो यहाँ पर बॉल कम हो जाएंगे, वहीं पर बॉक्स 2 के अंदर बॉल इंक्रीज होगा, लेकिन इसको बॉक्स 1 से ही किया है। वापस से एक बॉक्स में से कलर निकाला, सिंपल सी कहानी समझा देता हूँ। एक बॉक्स में से एक बॉल निकाला, वाइट कलर का है, जो भी कलर आता है दूसरे में डाल देते हैं। दो पॉसिबिलिटीज है, या तो रेड होगा या ब्लैक होगा, चांसेस भी क्लियर हैं। N1 की काउंटिंग अपर आएगी, टोटल इतना आ जाएगा, N2 काउंटिंग इतना आएगा, फिर ये बन जाएगा। अब हम चाहते हैं कि ऐसा आफ्टर द ट्रांसफर जब ये हो चुका है, टोटल N1 + N2 थे, अब एक कम हो जाएंगे, N1 + N2 - 1। देखो अब इसमें टोटल काउंटिंग कितनी, N1 + N2 - 1, N1 - 1 + N2। अब हम चाहते हैं ट्रांसफर के बाद बॉक्स 1 पे फिर से गए, अब एक बॉल निकाला, वो रेड कलर का होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हम चाहते हैं कि ये ऐसा हो, तो इसके लिए हमें क्या सिचुएशन बनानी है कि रेड कलर का बॉल बॉक्स 1 से निकले, ये हम चाहते हैं। ठीक है, तो आप बताइएगा बॉक्स नंबर 1, सिचुएशन नंबर 1 कि पहले आपने ये वाला सिचुएशन किया कि रेड कलर का बॉक्स गया है, और रेड कलर के बॉक्स जाने के बाद आपको फिर से एक रेड कलर की बॉल ट्रांसफ़र करनी है, निकालना है। x2 गए, यानी ब्लैक कलर का बॉल ट्रांसफ़र हुआ। अब आप उसी बॉक्स में से एक रेड कलर का बॉल निकालते हैं, ये बात की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है, इसकी वैल्यू 1/3 है, दिस इज इक्वल टू 1/3। आगे चलिए, तो आपके पास P ऑफ x1 पता है, ये रहा N1 + N1 + N2। यहाँ आप चले जाइए, जब ये हो चुका है, जब Px1 का मतलब क्या है कि रेड वाला बॉल ट्रांसफ़र हो चुका है, तब आप यहाँ आ गए हैं। अब आप मुझे बताइए, अब वापस से रेड बॉल निकलेगा, इसके फेवर में कितनी बॉल्स बची हैं, N1 - 1, और टोटल है कितने,
टोटल ये बॉल्स हैं N1 प्लस N2 माइनस 1। आगे पहुंचे x2 का मतलब ब्लैक वाला बॉल ट्रांसफर हुआ है। ब्लैक वाला बॉल ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी ये डेटा। फिर जब ये हो चुका है तो आप यहां पहुंचे। अब इसमें से अगर रेड निकालेंगे तो फेवर में N1 रहेगा। ये डेटा सामने आपके पास 1/3 ये डेटा बन गया। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हम बना सकते हैं देखेंगे। डिनोमिनेटर को थोड़ा देखिए तो आपको पता चलेगा N1 प्लस N2 है मेरे पास, यहाँ N1 प्लस N2 माइनस 1 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर N1 है और यहाँ N1 माइनस 1 है, यहाँ N2 है, यहाँ N1 है। सामने अगर आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं कि क्या बात बनेगी। देखिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बात शायद आप समझ पाए। ऊपर N1 कॉमन ले सकते हैं हम, तो फिर मेरे पास N1 माइनस 1 प्लस N2 बन जाएगा। ये डेटा हमारे पास है और ये रिजल्ट है, ये 1/3 है। तो ये दोनों कैंसिल है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से N1 प्लस N2 माइनस 1 ही कैंसिल है। आपके पास ये डेटा है, यहाँ से हम डेटा बनाएंगे। यहाँ से आपके पास 3N1 बनेगा। रिजल्ट इसको देख लेते हैं हम क्या बनेगी। 3N1 इज इक्वल टू N1 प्लस N2, ये डेटा आपके पास है। N2 का डेटा आपके पास है 2 टाइम्स N1 आता है। N2 इज 2 टाइम्स N1, ये रिजल्ट है। मैच कर लीजिए किसके अंदर ऐसा हो रहा है कि आपके पास जो रेड कलर की बॉल्स का डबल करने पर ब्लैक कलर की बॉल्स आएंगी, ऐसा होना चाहिए। तो 4 और 6 डबल तो नहीं है, गलत है। 2 और 3 ये भी गलत नहीं, डबल नहीं है। 10 और 20 करेक्ट, सी इज करेक्ट। N2 की वैल्यू N1 का डबल है, 6 ये भी करेक्ट है। CD ऑप्शन हम यहाँ पर मार्क करेंगे, CD ऑप्शन। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर सीधा स्ट्रेट हमसे पूछा है, तो दिस इज अ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो एग्जामिनर तेज है, कॉम्प्रिहेंशन के दो सवालों में पहले वाले 57 के अंदर सवाल पूछा गया कि बेस थ्योरम के ऊपर बेस था, वहीं पर जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया वो टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने मेंशन किया, कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करना, वो भी एक से ज़्यादा ऑप्शन जब करेक्ट हो, और फाइनल एग्जाम के अंदर करना जहाँ पर -2 की मार्किंग हो, कोई पार्शियल मार्किंग नहीं है। यानी कॉम्प्रिहेंशन विद MCQs एंड विद ब्रूटल मार्किंग ऑफ -2, और वो चैप्टर भी प्रोबेबिलिटी हो। जिसमें पहला क्वेश्चन बेस थ्योरम पर, सेकंड क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर। पर जो सीखेगा, जो बनेगा, जो पढ़ाना बढ़ना जानता है, चीज़ों को समझना जानता है, वो स्टूडेंट्स इसके अंदर स्कोर करते हैं। ठीक है, सो कीप सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। किसी भी चैप्टर को परेशान मत होइए। आप थोड़ा भी अगर उसके एवरेज लेवल तक सीखेंगे, थोड़ा डीप डाउन करेंगे, तो आपसे डेफिनेटली वो सभी सवाल बनने शुरू हो जाएंगे। सो कीप लर्निंग। और जो मटेरियल्स आपको चाहिए, अलजेब्रा वाली बुक में आपको प्रोबेबिलिटी के काफ़ी सारे अच्छे सवाल दिख जाएंगे। इंटरमिक्स प्रॉब्लम्स आपको दिख जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मिक्सिंग दिख सकती है, वेक्टर 3D के साथ मिक्सिंग दिख सकती है। पढ़ना आपके लिए, पढ़ाने के लिए मैं हूँ। Let f defined from R to R be a thrice differentiable function. Suppose that capital F1 equal to 0 and capital F3 is equal to -4. And f dash, capital F dash x is lesser than 0 for all x belonging to x belongs to half to 3, 1/2 to 3. And small fx is defined as x times capital Fx for all x belongs to real number. This comprehension has two parts. एंड वो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन JEE Advanced 2015 पेपर 2, जहाँ पर आपके पास जो ऑप्शंस हैं, यहाँ से मल्टीपल ऑप्शन है। तो पैसेज है आपके पास, यहाँ सॉल्व करने के लिए आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन एक साथ है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। MCQ की पैटर्न है, और मार्किंग स्कीम भी आप देख लीजिए कैसी है। सही करने पर +4 है और -2 है, यानी देयर इज नो पार्शियल मार्किंग, देयर इज नो पार्शियल मार्किंग। ये भी आपको यहाँ पर देखने को दिख रहा है, कोई पार्शियल मार्किंग यहाँ पर नहीं भी है। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ मिक्सिंग है। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद उसके एनालिसिस के बारे में भी हम बात करेंगे।
शुरुआत करते हैं। कैपिटल एफ जो है आर से आर में डिफाइन किया गया है, 3 बार डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल F1 इज 0, F3 इज -4 और F डैश एक्स कैपिटल में भी नेगेटिव है। हमारे पास x सभी के लिए जब ये हाफ से 3 के बीच में होगा, स्मॉल fx की बात यहाँ पर हो रही है। जो ऑप्शंस मुझे यहाँ दिख रहे हैं सभी हमारे पास स्मॉल fx के बारे में बात हो रहा है। तो मैं यहाँ पर f ऑफ x की बात की, जो कि है स्मॉल x कैपिटल fx अपने पास लिखा है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, यहाँ पर ऐसा डेटा हमें दिखता है जिसके बारे में हम अब आगे एनालिसिस करते हैं। डिफरेंशिएट करने पहुँचता हूँ स्मॉल fx, तो x की वैल्यू 1 आ जाती है, कैपिटल fx आपके पास आता है, फिर यहाँ x रहेगा, यहाँ पर f डैश x ये डेटा बन जाएगा। मैं यहाँ सबसे पहले 1 पर डेटा निकालूंगा तो वैल्यू आएगी f ऑफ 1, देन वी आर हैविंग f डैश 1। f ऑफ 1 का कैपिटल F1 की वैल्यू 0 है, ये डेटा हमें पता चला कि दिस इज 0 और ये यहाँ से f डैश 1 आता है। अब आप इसका एनालिसिस कीजिए क्या लिखा गया है। हमें दिया है कि f डैश x तो नेगेटिव है, वी नो दैट f dash x is negative for every x belongs to 1/2 to 3। पूरे x कुछ भी यहाँ पर रखो ये नेगेटिव ही आएगा, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि f dash 1 भी नेगेटिव होगा। सो इफ दिस इज नेगेटिव तो दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव, डिसाइड हो गया हमारे पास कि स्मॉल f1 की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू, ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं, f2 हमें निकालना है, वो आप देखिए। F2 जो है ये डेरिवेटिव नहीं है, आपने यहाँ 2 रखा, ये आपके पास से 2 टाइम्स F2 इसका वैल्यू बनता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब हमारे पास कैपिटल F2 के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि हाफ से लेके 3 के बीच में f डैश x नेगेटिव है, तो यहाँ से ये रिजल्ट निकलता है कि fx कैसा होगा, ये एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, ये डिक्रीज करेगा। f डैश x नेगेटिव है यानी कैपिटल fx जो है आपके पास एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीज ही करता रहना चाहिए जैसे इंटरवल्स में हम इसके बारे में बात करते हैं। तो आप देखिएगा, हमें अगर ये बात करना है कि इफ़ x इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर हमने डिक्रीजिंग फंक्शन लिया तो फिर इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर x ग्रेटर देन 1 की मैं बात करूंगा, क्योंकि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो f लेने से इसका साइन चेंज हो जाएगा। और f ऑफ 1 का डेटा हमें पता है कि ये 0 है, ये 0 आता है, हमें बात मालूम है कि f ऑफ 1 की वैल्यू 0 है। तो यहाँ से आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया क्या, सो वी गेट कि f ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी अगर आपने x 1 से छोटा रखा, 1 से ग्रेटर रखा। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ा आप रखते हो तो fx हमेशा नेगेटिव आएगा, बस बन गया अपना काम। मुझे f ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी थी तो वो नेगेटिव ही रहेगी, फिर तो कंफर्म है, करेक्ट, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 के लिए कैपिटल fx हमेशा नेगेटिव है, तो फिर तो f2 भी नेगेटिव होगा। सो दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव, डिसाइड हो गया। यहाँ से फिर मैं लिख सकता हूँ कि f2 का वैल्यू नेगेटिव आएगा, f2 का वैल्यू नेगेटिव है, बी ऑप्शन भी ट्रू है। बहुत बढ़िया सवाल है, ये टॉप क्लास क्वेश्चन है। आगे हम बढ़ रहे हैं, यहाँ पर f डैश x का वैल्यू बात हो रहा है कि 0 आएगा कि नहीं आएगा, 0 आएगा, लेकिन इंटरवल पे फोकस कीजिए। इंटरवल सारे 1 से 3 के बीच में है, ओके। और अभी अभी हमने 1 से आगे का डिस्कशन कर लिया है कि 1 से आगे जाते हैं तो कैपिटल fx अपने पास से नेगेटिव आता है, और यहाँ f डैश x स्मॉल fx की बात हो रही है। स्मॉल fx कहाँ है, ये रहा डेटा, स्मॉल fx यहाँ है, इसका डेरिवेटिव हमने लिखा। तो आप देखिएगा f डैश x जो हम जानते हैं आएगा आपके पास कैपिटल fx प्लस x बनेगा आपके पास से f डैश x, ये डेटा है। डिस्कशन हमें करना है तो डिस्कशन 1 से 3 के बीच में करेंगे, 1 से 3 के बीच में हम इसका डिस्कशन करते हैं। यहीं पे हमें डिस्कशन करना, तो चलिए सबसे पहले मैं 1 पर ही डेटा निकालता हूँ। f ऑफ 1 f डैश 1 ये हम निकाल भी चुके हैं, f डैश 1 हमें पता चल गया था कि नेगेटिव है, f डैश 1 इज कमिंग एज नेगेटिव, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, सो दोबारा लिखने का मतलब नहीं है। f डैश 1 तो नेगेटिव है,
ठीक, अब हम बात करने वाले हैं कि आगे क्या होने वाला है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो फिर हम इसके बारे में क्या बात करें, वो देखिए। यहाँ से अगर हम इसको देखें, सो ये जो क्वांटिटी है आपके पास, जो fx लिखा गया है, ये देखिए fx नेगेटिव आएगा अगर x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। अगर x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो fx नेगेटिव है। तो दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव, हम ओपन इंटरवल में बात कर लेते हैं, और ये भी हमें नेगेटिव दिया गया है, देखो पहले से ही कैपिटल fx नेगेटिव है, fx हमने नेगेटिव कर दिया, तो फिर क्या पता चला, ये नेगेटिव और आपके पास ये जो लिखा गया है ये पॉजिटिव है। तो पता ये चल चुका है कि f' पूरा ही नेगेटिव है अगर आपके पास x की वैल्यूज 1 से 3 के बीच में है। नेगेटिव ही रहेगा, x अगर ग्रेटर देन 1 है, कैपिटल fx नेगेटिव है, f' ऑलरेडी नेगेटिव क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, तो स्मॉल fx हमेशा नेगेटिव है 1 से 3 के बीच में, तो ये जीरो नहीं आ सकता। यहाँ लिखा हुआ है कि ये जीरो बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा। आपके अगर हमेशा नेगेटिव मार्क्स आए हैं तो आपके मार्क्स नॉन जीरो आए हैं। यहाँ लिखा है कि नॉन जीरो फॉर एनी x, तो इसका मतलब क्लियर है कि f' कैन नॉट बी जीरो, f' कभी भी जीरो नहीं आ पाएगा फॉर एनी x, दैट्स ट्रू, क्योंकि ये हमेशा कैसा है, नेगेटिव है। 1 से 3 के बीच में इज फॉर एनी x इट कैन नॉट बी जीरो बिकॉज इट ऑलवेज नेगेटिव। आपके पास A B C यहाँ से इसके फाइनल आंसर्स बनेंगे। ब्रिलियंट 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 क्वेश्चन, इट्स नॉट एन ईजी क्वेश्चन। एग्जाम प्रेशर में इसको सॉल्व करना इज नॉट एन ईजी क्वेश्चन, इट्स ब्रिलियंट क्वेश्चन। और आपने अगर, क्योंकि इसके अंदर मार्किंग स्कीम में समझा दूं, अगर आप ABC मार्क किए होंगे तभी आपको इसके अंदर +4 मिलेगा। अगर आपने AB मार्क कर दिया तो भी आपको -2 मिलेगा, आपने अगर BC मार्क कर दिया तो भी -2 मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पर कोई पार्शियल मार्किंग नहीं थी, जैसा मैंने यहाँ समझाया। देखिए यहाँ पर +4 एंड -2 है, तो एक पैसेज था, MCQ था, और कोई पार्शियल मार्किंग नहीं थी। इसीलिए मैंने बोला है कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। उस टाइम के स्टूडेंट्स के लिए एक रिस्पेक्ट तो बनती है, कैसे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ब्लेंड करके पूछा। एक तो सवाल बहुत अच्छा, मार्किंग स्कीम ब्रूटल। अगर आपने ABC लिखा तो ही +4, आपने AB कर दिया, BC कर दिया तो -2 था, क्योंकि पार्शियल मार्किंग नहीं थी। कॉम्प्रीहेंशन में MCQ पूछ रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन इसका जो लास्ट वाला पार्ट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हेडर तो ठीक है, सारी बातें सेम है कि f(1) इज 0, f(3) इज -4 और f' इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, और हमारे पास कुछ डेटा यहाँ पर गिवन है। कोशिश करेंगे, ठीक है। एक तो यहाँ पर थोड़ा इन बातों को देखो, ये क्या लिखा है इसको देखेंगे, फिर एक यहाँ कुछ लिखा हुआ है, इसके बारे में भी सोचेंगे कि क्या किया जा सकता है। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन की तरफ मैं चलता हूँ। 1 से 3 है, यहाँ है आपके पास x², कैपिटल fx dx आपने लिखा है, तो हम इसके हिसाब से बनाएंगे। लेट्स टेक इट एज अ सेकंड फंक्शन, दिस एज अ फर्स्ट फंक्शन। सेम रहेगा, इसका इंटीग्रेशन fx आ जाएगा। यहाँ है 1 से 3, फिर इसका डिफरेंशिएशन 2x, ये रहेगा fx dx, सामने है आपके पास -12। यहाँ डेटा बनाइए तो आपके पास से 9 आता है, दिस इज f(3) माइनस f(1), 2 आपके पास है, 1 से 3 है, x कैपिटल fx dx का वैल्यू -12। मैच कीजिए, f3 का डेटा पता है क्या? यस, कैपिटल f3 की वैल्यू -4 आती है, तो यहाँ पर आपके पास 9 है, ये -4 है। कैपिटल f1 का वैल्यू 0 है, दिस इज 0, -2। और एनालिसिस कर सकते हैं तो बताइएगा। देखिए x fx की वैल्यू ही स्मॉल fx है, यहाँ भी वही लिखा गया है, देखो यहाँ पर। तो फिर मैं इसको 1 से 3 स्मॉल fx dx लिख सकता हूँ। ये डेटा आपके पास है, तो ये -36 आपके पास आता है, ये इधर आएगा 12 हो जाएगा, ये 2 टाइम्स बन जाएगा। 1 से 3 fx dx आपके पास है। यहाँ अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 से 3 fx dx आपके पास आया, -24 है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, -12 आपके पास से डेटा बनेगा। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, -12। डी आपका करेक्ट आंसर है, ये वाला आंसर आपके पास से गलत है। 12 आएगा नहीं, -12 आता है।
आगे बढ़ते हैं, या कुछ और चीज़ें भी अपने पास लिखी गई है। अभी हमने फर्स्ट वाले को यूटिलाइज कर लिया, चलते हैं सेकेंड कंडीशन पर। क्या पूछा जा रहा है इस कंडीशन को देखिए आप, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, और ये है एफ डबल डैश एक्स डी एक्स। लेट्स कॉल इट एज अ सेकेंड फंक्शन, दिस एज अ फर्स्ट फंक्शन। सेम रखा, इसको इंटीग्रेट किया हमने, आइलेट लगाएंगे, डेटाज आप रखेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, फिर यहाँ 1 से 3 है, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, और ये डेटा हमारे पास यहाँ से बना, इसकी वैल्यू है 40। डेटा आप देखेंगे 3 रखेंगे तो आपके पास से 27 आता है, एफ डैश 3 बनता है, एफ डैश 1 आता है। यहाँ आप देखेंगे 1 से 3 है, ये कुछ इस तरह का रिजल्ट हमें दिखने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए, समझिए, समझाइए क्या बात बनती है। ये हमें थोड़ा देखा देखा लग रहा है, देखो आप, ये रहा ना, है तो सेम ही है। 1 से 3 एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स, ये सेम डेटा लिखा हुआ है, इसका वैल्यू हमारे पास से -12 है। और यहाँ हम डेटा थोड़ा कंप्यूट करेंगे, 27 एफ डैश 3 माइनस एफ डैश 1, ये 36 आपके पास से बनेगा, और वहाँ 40 है, आपके पास से 4 बन जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, 27 एफ डैश 3 माइनस एफ डैश 1, इसका वैल्यू +4 लिखा गया है। अब हमारे पास कैपिटल एफ में आए, यहाँ रिलेशन स्मॉल एफ में लिखे गए, तो ठीक है, चेंज करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो डेटा है वो है स्मॉल एफ एक्स की वैल्यू है आपके पास से एक्स टाइम्स कैपिटल एफ एक्स। सारे एफ एक जैसे ना दिखें, इसलिए हैंड राइटिंग का बड़ा ध्यान रखना है हम सभी को, हैंड राइटिंग थोड़ी ठीक रखनी है, स्मॉल एफ। ठीक, ये डेटा लिखा हुआ है, चलिए करिए डिफरेंशिएट। हमारे पास आया है डैश एक्स कैपिटल एफ एक्स प्लस एक्स टाइम्स कैपिटल एफ एक्स, ये डेटा है। यहाँ पर आप डेटा रखिए, एक बार x की वैल्यू 1 रखिए, एफ डैश 1, एफ ऑफ 1, एफ डैश 1, और कौन सा डेटा निकालना है, 1 एंड 3, 3 पर भी रखना है, एफ डैश 3, एफ ऑफ 3, इट इज 3 टाइम्स एफ डैश 3। कुछ वैल्यूज मालूम है, उनको यूटिलाइज कीजिए। f1 पता है 0 है, तो आपके पास ये डेटा बन गया, तो ये तो आपके पास डायरेक्टली ही 0 चला जाएगा कि दिस इज 0। एफ ऑफ 3 की वैल्यू -4 है, तो आपके पास डेटा बन गया है 3 टाइम्स एफ डैश 3 -4। ये दो रिजल्ट्स आए, तो हमारे पास ये जो रिजल्ट लिखा गया है, मैं यहाँ पर कैपिटल F1 डैश का वैल्यू रख सकता हूँ, कैपिटल F डैश 3 का वैल्यू भी मैं स्मॉल f के बारे में कन्वर्ट करके रख सकता हूँ। इस बात की हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस तरीके से हम इसको बनाएं। तो अगर हमारे पास जगह है तो हम यहीं कर देते हैं चेंज, है ना। तो देखिए कैपिटल F1 डैश जो है वो आपके पास है, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, कैपिटल F1 डैश की वैल्यू वही है जो सिंगल स्मॉलर F1 डैश की वैल्यू है, और यहाँ से अगर मैं कैपिटल F डैश 3 का वैल्यू निकालता हूँ तो वो मेरे पास बनेगा, ये -4 यहाँ आएगा, F डैश 3 +4 डिवाइडेड बाय 3, ये डेटा आपके पास बनता है। इन दोनों रिजल्ट को यहाँ रख लेंगे, आपके पास डेटा है 27 F डैश 3 कैपिटल F डैश, ठीक, कैपिटल F डैश माइनस F1 डैश एंड विच इज रिटर्न एज हाउ मच, आराम से आप देखिए 4 के इक्वल लिखा है, इट इज रिटर्न एज 4। ये तो शायद सिंपल वाला ही F डैश है, यहाँ पर कैपिटल F1 डैश इज स्मॉल F डैश 1, ये डेटा हमने यहाँ देखा भी था। कैपिटल F डैश 3 का डेटा देख लीजिए, ये बनेगा F डैश 3 + 4/3, F डैश 3 + 4/3 27 रहेगा, स्मॉल F डैश 3 + 4/3, ये डेटा आपके पास से बनेगा। कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं क्लियर लिख लूँ, ये कैपिटल F डैश है। बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ से 9 आ जाएगा आपके पास से, 9 टाइम्स F डैश 3, ये 9 यहाँ पर आएगा और ये 36 बन जाएगा। सिंप्लीफाई करते हुए बढ़िए, सो 9 टाइम्स F डैश 3, F डैश 1 and we are going to have it as 32,
दिस इज़ व्हाट वी आर हैविंग। तो आपके पास ये नहीं आया था, डी करेक्ट आया था, यहाँ पर आपके पास ये गलत है, सी करेक्ट आया, मैच कर लीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर सी डी इसका फाइनल आंसर बनेगा, सी डी इसका फाइनल आंसर बनेगा। तो कॉम्प्रिहेंशन पूछा है पर एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हैं, और डेफिनेट इंटीग्रेशन 2015 के अंदर बहुत पूछा गया है, बहुत सवाल थे इसके। सो कीप सॉल्विंग, कीप लर्निंग दीज थिंग्स, कैसे इन फंक्शंस को आपस में रिलेट करके आपसे डिफरेंशिएशन करवाया जाएगा, आपसे इंटीग्रेशन भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाएगा, बाय पार्ट्स आपको इन्वॉल्व करने होंगे, इक्वेशन दिखेंगी। जब एग्ज़ाम का टाइमर भी चल रहा हो पैरेलली, पैनिक भी थोड़े हो रहे होते हैं, जब पता होता है पेरेंट्स एग्ज़ाम सेंटर के बाहर बैठे हैं, फाइनल डे का प्रेशर भी होता है, तो कोई जादू की छड़ी नहीं है प्यारे दोस्तों, मेहनत ही इसका एक तरीका है। जितना ज़्यादा आप इन सवालों से अभ्यस्त हो जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करेंगे, रिसोर्सेस इन्वेस्ट करेंगे, अच्छे टीचर से मेंटरशिप लेंगे, तो आप ज़रूर उस रास्ते तक पहुंच सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, आपसे पहले भी हर स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को क्लियर कर चुके हैं। सो कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग, रिसोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है, और आपको प्रैक्टिस करनी हो डेफिनेट की मेरी कैलकुलस की बुक से कर सकते हैं। थ्योरी वीक है और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो थ्योरी कोर्सेज आप ले सकते हैं, बस पढ़ते रहिए। कीप सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, देन यू विल स्टार्ट लविंग योर जेईई प्रिपरेशन। ऑल द बेस्ट।